अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस, सबसे ज्यादा बैंड किस कार्बन की बजी है? सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। आप ध्यान से देखो, जो कार्बोकेटायन है वही कार्बन फ्री रेडिकल है, केवल एक चीज का अंतर है, वहां हेट्रोलिटिक फिजन था, यहाँ होमोलिटिक फिजन है। वहां एक के फेवर में तोड़ रहे थे, यहाँ दोनों के फेवर में तोड़ रहे हैं। एक्चुअल में ये रिंग जो है वो थोड़ी सी ऐसी मुड़ जाती है, ऐसी मुड़ जाती है। मुड़ी तो एक हाइड्रोजन इधर चला गया और नीचे वाला हाइड्रोजन इस तरफ निकल गया। इस तरफ और इस तरफ निकलने से रिपल्शन खत्म हो गया। लेकिन यहां सिर्फ माइनस आई है, यहां माइनस एम भी है। वो इतना गहरा भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि वो माइनस एम को अपन नेग्लेक्ट कर दें। लड़ाई बराबर बराबर की थी तो उसको देख रहे थे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का वन शॉट लेक्चर रखा है। एक ही शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करना है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत मजेदार सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन, दुख, भय, पीड़ा नहीं आएगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना, किसी बिल्डिंग में नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना। नींव, आप इमारत कितनी अच्छी बना लो, कितनी खूबसूरत बना लो, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे ही जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, फाउंडेशन है। अगर ये आपका मजबूत होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई दुख दर्द नहीं आएगा। समझ गए बात को आप? मेरा नाम है योगेश जैन, अब तो थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्त, समय कम है, माल ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? वैसे पूरा जीओसी पढ़ना है, लेकिन कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर चलेंगे वो बता देता हूं ना, वो बता देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन, फिर हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, फिर अपन पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटीज के क्वेश्चन करेंगे, फिर एसिड और बेस को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टोटोमेज्म। जब मैं आइसोमेज्म पढ़ाया था तब मैंने बोला था अभी टोटोमेज्म समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज आपको टोटोमेज्म समझ में आ जाएगा। जब अपन इतना सब कुछ पढ़ लेंगे ना, जीओसी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपको टोटोमेज्म समझ में आ जाएगा। और फिर अंत तक जो टिका रहेगा पीवाईक्यू भी कर लेना, ठीक है ना, पीवाईक्यू भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं दोस्त। जीओसी जो है उसके अंदर हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बेसिकली जीओसी इज नथिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस करने की वजह से कंपाउंड में बहुत सारे इफेक्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उसकी स्टेबिलिटी में चेंज आ जाता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब ये चेंजेस जो हैं वो पहले से भी कंपाउंड में हो सकते हैं या किसी एक्सटर्नल एजेंसी को लाने से भी ये चेंजेस देखे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये चेंजेस जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस हुआ है वो पहले से है तो उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, जिसमें मेरे आने से या आपके आने से, मतलब हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और अगर मैं कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी को लाया, उस समय पे इलेक्ट्रॉन चलने लगे, जैसे ही दूर ले गया इलेक्ट्रॉन रुक गए, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। मेनली इस चैप्टर में हमें परमानेंट इफेक्ट पढ़ने हैं, जो कि होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट जिसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन। जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं वो होते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बेसिकली सारी रिएक्शंस है ना, आपने सुना है ना, रिएक्टेंट पे रिएजेंट का अटैक कराया तो फिर कुछ बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ऐसा सुना ही है आपने। तो सारे की सारी रिएक्शंस जो है वो इन पे डिपेंडेंट है ना, इन पे। तो वो तो रिएक्शंस में देखेंगे। मेनली इस चैप्टर में हमें परमानेंट इफेक्ट को डिस्कस करना है, जिसमें मेरे आने से, मेरे जाने से, या आपके आने से, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे होंगे तो किस तरह के इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, वो है परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब सुनना मेरे दोस्त, इस स्लाइड पे हम 5 से 10 मिनट बात करेंगे। पूरा इंडक्टिव इफेक्ट इसी स्लाइड पे हम लोग खत्म कर लेंगे एक ही मॉलिक्यूल से। थोड़ी देर तक फोकस होकर सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की बात चलेगी यहां पर, है ना। जीओसी के अंदर देखो रट्टा मारने का ज्यादा कुछ है नहीं, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, अच्छी बात है। आओ इंडक्टिव इफेक्ट को एक ही मॉलिक्यूल से चित करें, और वो मॉलिक्यूल है हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। हालांकि नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बता दिया क्या है उसमें। यह है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है दोस्त, अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला,
ये वाला इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का। आपको पता है ना सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लाया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों के बीच में समझ रहे हो ना मांडोली हुई, मतलब मीटिंग हुई और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हमें यह पता है कि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है। छोटे बच्चे तो है नहीं अपन, इतना तो पता ही है कि क्लोरीन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से सुनना दोस्त, तो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, खिसक जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, खिसक जाता है, थोड़ा सा, कंप्लीटली नहीं जाता, थोड़ा सा। अब उसकी वजह से होता क्या है वो देखना। जैसे आपने सुना होगा NaCl, NaCl आपने सुना होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन Na का है और ये इलेक्ट्रॉन Cl का है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये Na का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस Cl के पास चला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, कंप्लीटली चला जाता है। कंप्लीटली जाने की वजह से होता क्या है कि Na के इलेक्ट्रॉन का तो हुआ नुकसान, तो उस पर आ गया प्लस, और Cl का हुआ फायदा, उस पर आ गया माइनस। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का खुद का था और एक ये जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन वो किसी और का पाप है, वो किसका है, सोडियम का। तो माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के खुद का और एक सोडियम का है ना, सोडियम का है। मैंने आपको क्या बोला, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होकर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा पूरा प्लस और पूरा पूरा माइनस बनता है ना। NaCl में पता है ना, पूरा प्लस पूरा माइनस बनता है। जबकि मैंने यहां क्या बोला कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसकता है क्लोरीन की तरफ, तो क्या पूरा प्लस और माइनस आएगा, पूरा प्लस और माइनस नहीं आता। यहां पर क्या आएगा दोस्त, क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव मेरे भाई। यहां पे डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब इस कार्बन और इस कार्बन में पहले कोई फर्क नहीं था। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दोबारा दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना, ये किया कॉपी और ये किया पेस्ट। इस कार्बन में और इस कार्बन में पहले कोई फर्क नहीं था, दोनों की शक्ल एक जैसी थी। लेकिन अब इस कार्बन पे मैंने डेल्टा प्लस बना दिया, अब इन दोनों की शक्ल अलग अलग है। इस कार्बन पे क्या आया, दर्द आया है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अब इस दर्द को खत्म करने के लिए क्या ये क्लोरीन को बोल सकता है क्या, अरे यार मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर बोल सकता होता तो जाने ही क्यों देता। तो ये कार्बन अपना दर्द खत्म करना चाहता है लेकिन क्लोरीन से तो नहीं कर सकता ना। तो ये क्या करता है, अगले कार्बन से बोलता है, ए भाई देना, ए भाई देना, थोड़ा सा दर्द खत्म कर देना। तो इस कार्बन को थोड़ा सा इस पर रहम आ जाता है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, थोड़ा सा ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। अब ये डेल्टा 1 प्लस हो गया और ये डेल्टा 2 प्लस हो गया। पहले इस कार्बन और इस कार्बन में कोई फर्क नहीं था, देखो आप, इस कार्बन कार्बन में कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब इस कार्बन पे भी डेल्टा 2 प्लस आ गया। अब दोनों की शक्ल अलग अलग हो गई। तो क्या ये कार्बन इस कार्बन से बोल सकता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, वापस दे, नहीं। तो ये क्या करता है, अगले कार्बन से बोलता है, ए भाई देना। तो अगला कार्बन इसकी मदद करता है, तो उस पर डेल्टा 3 प्लस आ जाता है। ऐसे चलता रहता है आगे तक, ऐसे चलता रहता है। मेरे दोस्त मुझे ये बता कि जिस ताकत से इस क्लोरीन ने इस कार्बन की बैंड बजाई होगी, जिस ताकत से इस क्लोरीन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, क्या इस कार्बन ने उस कार्बन का उस ताकत से खींचा होगा, नहीं। इसने तो रिक्वेस्ट करी है, इसने जबरदस्ती खींचा था, इसने रिक्वेस्ट करी है भाई देना। क्या इस कार्बन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जिस ताकत से खींचा होगा, क्या इसने इसका खींचा होगा, नहीं। इसने तो रिक्वेस्ट करी है, ए भाई देना, मेरा दर्द थोड़ा सा खत्म कर देना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस, सबसे ज्यादा बैंड किस कार्बन की बजी है, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस और डेल्टा 3 प्लस में सबसे ज्यादा डेल्टा कहां आया होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव कहां आया होगा, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर डेल्टा 1 प्लस सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा 2 प्लस, फिर डेल्टा 3 प्लस। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, क्या इस पे पहले कोई चार्ज था,
क्या इस पे पहले कोई चार्जेस थे? क्या इसमें कुछ डेल्टा प्लस आ रहा था? नहीं, ये कैसा था? न्यूट्रल था। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा था? न्यूट्रल था। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल ये न्यूट्रल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो अकेला डेल्टा माइनस रहा होगा, ये सारे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पॉजिटिव ऐसे जितने भी रहे होंगे उन सबके बराबर होगा? ये सारा प्लस इस माइनस के बराबर रहा होगा, तभी तो जाके मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। तभी तो जाके मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। यानी कि डेल्टा माइनस किसके बराबर रहा होगा? डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा 3 प्लस, सो ऑन। सुनते चलो, आप सुनते चलो, नेतागिरी नहीं करनी है, सुनते चलो बस ध्यानपूर्वक। इस स्लाइड पे जितना माल बता रहा हूं सुनते चलो, फिर सब लिखा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी पे खत्म हो जाएगा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट। बस ध्यानपूर्वक सुनते चलना। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपनी तरफ खिसकवा लिया, इस कार्बन पे दर्द आया, उसने अगले कार्बन से मदद मांगी, उस पर दर्द आया, उसने अगले कार्बन से मदद मांगी, उस पर दर्द आया। लेकिन जितनी इसकी बैंड बजी होगी उतनी इसकी नहीं बजी, समझ रहे हो ना? जितनी इसकी बजी होगी उतनी इसकी नहीं बजी। मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं बैंड बजना कम होता जा रहा है। मतलब इस क्लोरीन का इस कार्बन पे जितना इफेक्ट होगा, इस क्लोरीन का इस कार्बन पे उतना नहीं होगा, इस पे उतना नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बस यही इंडक्टिव इफेक्ट है, बस यही इंडक्टिव इफेक्ट है, यही इंडक्टिव इफेक्ट है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन आ रही है अब, कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यहां पर पहले कोई पोलैरिटी नहीं थी, पोलैरिटी इंड्यूस करी है, दिखाई है, पोलैरिटी इंड्यूस करी है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है, क्यों आया ये इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों आया? अगर मान लो ये क्लोरीन नहीं होता तो क्या कोई इंडक्टिव इफेक्ट आता क्या? ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, दोनों एक जैसे थे, कोई दर्द ही नहीं था। इंडक्टिव इफेक्ट आया क्योंकि ये कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, एक की कम थी, इसलिए उसने खींचा और खींचने की वजह से दर्द आगे तक आया। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का कॉज, इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आएगा, वरना आएगा ही नहीं, वरना आएगा ही नहीं ना। बात समझिए। अच्छा एक चीज बता, एक चीज बता, ये इलेक्ट्रॉन मैंने खिसकाया है या पहले से खिसक रहा होगा? ये मैंने खिसकाया या पहले से खिसक रहा होगा? सोच के देख, मैंने खिसकाया या पहले से खिसक रहा होगा? भाई मैंने तो समझाया है ना, खिसक तो पहले से रहा होगा। मैं यहां खड़ा हूं, ये इलेक्ट्रॉन खिसक रहा है, मैं यहां आ गया, क्या अब नहीं खिसक रहा है? क्या अभी भी खिसक रहा है? मैं तो कह रहा हूं मैं यहां आ गया, क्या अभी भी खिसक रहा है? क्या अभी भी खिसक रहा है? ले मैं यहां चला गया, क्या अभी भी खिसक रहा है? क्या अभी भी खिसक रहा है? वो तो मैंने समझाया है, मैंने बताया है, वो तो हमेशा खिसका हुआ रहेगा ना, वो तो हमेशा शिफ्ट रहेगा, क्लोरीन तो खींचता रहेगा। उसको ये थोड़ा ना मतलब है कि योगेश उधर चल गया, उधर चल गया, उधर चल गया, उसको क्या मतलब है? यानी कि ये पहले से मॉलिक्यूल में था या मैंने जनरेट किया? पहले से था। क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। ये पहले से मॉलिक्यूल में था, इसलिए ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। 25,000 साल बाद भी अपन इस मॉलिक्यूल को देखेंगे ना, तब भी ये इफेक्ट दिखेगा आपको। बात समझ में आ गई? तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है? परमानेंट इफेक्ट। अच्छा एक चीज बता कि इंडक्टिव इफेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है। पता है वीक क्यों है? अगर स्ट्रॉन्ग होता, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो कंप्लीट ट्रांसफर होके बताता, जैसे यहां पे हुआ है। ये तो पार्शियल हुआ है ना, अगर औकात होती तो पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होके बताता ना। कैसा हुआ है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? वीक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? वीक इफेक्ट है। अच्छा एक चीज बता, जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं, दूर गया, दूर गया, दूर गया, इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पे जितना है, क्या इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पे उतना है? नहीं। क्या इस क्लोरीन का इफेक्ट इस कार्बन पे उतना है? नहीं। यानी कि मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, इस क्लोरीन से जितना दूर जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं,
इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता चला जा रहा है। क्या उतना कम होता चला जा रहा है? मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट की औकात कम होती चली जाएगी। सही बात है, कम होती चली जाएगी। इसलिए हमने हमारी सहूलियत के लिए क्या बना लिया कि 3 कार्बन के बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, होता है, लेकिन 3 कार्बन के बाद हम उसको बहुत माइन्यूट सा या नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि अरे नहीं देख रहे यार, वैसे ही तू वीक है, 3 कार्बन के बाद तो क्या ही लगेगा, नेग्लिजिबल मान के चल लेते हैं। आफ्टर 3 कार्बन 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। आपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी समझना, उससे एक पॉइंट डिस्कस करूंगा यहां पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? विद रेस्पेक्ट टू होती है। जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है। मान लो कोई आदमी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, कोई आदमी 8वें फ्लोर पे खड़ा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसने ज्यादा हाइट कवर करी होगी, 8वें फ्लोर वाले की। ऐसे देख लो ना, 8वें वाले को धक्का दिया और पहले वाले को धक्का दिया, तो दर्द किसके ज्यादा आएगा? 8वां वाला तो बीच रास्ते में से ऊपर निकल जाएगा और पहला वाला बच भी सकता है। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? 8वें वाले की, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू होती है। उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी विद रेस्पेक्ट टू होता है। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है। ये सब हमारी सहूलियत के लिए, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमने रूल्स बना लिए। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या माना जाता है? 0। उसके रेस्पेक्ट में बात चलती है। मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन का 0 मान के, और कार्बन का कुछ कुछ है भाई साहब। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा मान लिया? 0 हो गया। अभी खत्म नहीं, सुनते रहे, बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बता, ये जो इलेक्ट्रॉन खिसका था, क्या ये क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल में चला गया? क्या ये क्लोरीन का हो गया? क्या नहीं, अभी भी वो कार्बन का है, थोड़ा सा खिसका है भाई। अगर क्लोरीन का हो जाता तो पूरा पूरा शिफ्ट हो जाता ना। अभी भी वो कार्बन का ही है, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता, वो अभी भी उसी कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन का नहीं हुआ। क्लोरीन उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। तो ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता। पॉइंट्स हैं, सुनते रहो आप। अब यहां पर 2 ग्रुप है मेरे दोस्त। एक ग्रुप तो है ये क्लोरीन, और दूसरा ग्रुप है मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप। ये पूरा अल्काइल ग्रुप दूसरा ग्रुप है। ये क्लोरीन एक ग्रुप है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही तो होता है, आर से ही तो डिनोट करते हैं अल्काइल को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये अल्काइल ग्रुप है। अभी आप देखोगे तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो खींचने वाले ग्रुप को, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मेरे भाई क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में EWG से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ये सारे कार्बन क्या कर रहे हैं? इस क्लोरीन को देने में लगे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेरे भाई क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको EDG या ERG से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल दो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो खींच रहा है वो विड्रॉइंग, और जो दे रहा है वो डोनेटिंग। खींचने वाला कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देने वाला कौन होगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बात समझ रहे हो? मतलब सिचुएशन क्या चल रही है? देख, सिचुएशन ये चल रही है दोस्त कि ये क्लोरीन सबसे ज्यादा बैंड किसकी वजह रहा होगा? इस कार्बन की। मतलब जितनी ताकत से ये खींच रहा होगा, ये इतनी ताकत से खींच रहा है। क्या कार्बन इस कार्बन से खींच पाएगा उतनी ताकत से? नहीं, ये थोड़ी कम ताकत से खींचेगा। ये कार्बन और कम ताकत से खींचेगा। इस तरह से चलेगा मामला। सबसे ज्यादा इसकी बैंड बजेगी, फिर इसकी, फिर इसकी। दूर जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जा रहा है। ये खींचने वाला ग्रुप है, ये देने वाला ग्रुप है, पूरा का पूरा। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। अब किसको प्लस आई बोलेंगे, किसको माइनस आई बोलेंगे? सुन लेना यार, सुन लेना, 2 मिनट की बात है।
जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसको बोला जाता है माइनस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं आपके? माइनस आई ग्रुप होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिनसे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, जिनको दर्द दिया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो प्लस आई है, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो क्या है आपके? माइनस आई है। दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट है। इतना सिंपल सी बात है। अरे भैया इंडक्टिव इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट नहीं पार्शियल। मेरे आने से मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किसका हुआ था मैंने तो समझाया भाई। है समझा दिया? हाँ समझाया तो है ना भाई, थोड़ा बहुत कोशिश तो करी है। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। ये वीक इफेक्ट क्यों है? अगर स्ट्रॉन्ग होता तो कंप्लीट ट्रांसफर करके बताता, इसलिए वीक इफेक्ट है। जैसे जैसे दूर जा रहा हूं इसका प्रभाव इस पे जितना था उतना इस पे नहीं है, उतना इस पे नहीं है, तो जैसे जैसे दूर जा रहा हूं कम होता चला जा रहा है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमने हमारी सहूलियत के लिए मान लिया कि 3 कार्बन के बाद नहीं देख रहे भाई तेरे को। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना गया है। ये खींचने वाला ग्रुप विड्रॉइंग, देने वाला डोनेटिंग। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है तो इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हो गया आपका खत्म इंडक्टिव इफेक्ट। ये था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इसमें? है क्या है इसमें बताओ? कितना हार्ड है ये? सिंपल है ना भाई, सिंपल है, सिंपल सा ये, ठीक है ना? मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब यही सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर जीवन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहा तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? डिफरेंस होगा तभी तो खिसकेगा ना इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मेरे आने से मेरे जाने से, आपके आने से आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीक इफेक्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो कंप्लीट ट्रांसफर करके बताता, पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे दूर जाते हैं कम होता चला जाता है। 3 कार्बन के बाद हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता। और दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई एक माइनस आई। प्लस आई क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया सिग्मा बॉन्ड। जनरली, जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात, एकदम जनरल बात कर रहा हूं। ये जो अल्काइल ग्रुप था आपका, ये क्या था आपका? अल्काइल ग्रुप। जनरली, हमेशा नहीं बोल रहा, जनरली इसका इफेक्ट प्लस आई देखा गया है। 99.99% केसेस में ये प्लस आई लगाएगा। एक आध परसेंट में बता देंगे बाद में कि कब माइनस आई लगा देता है। फिलहाल जो अल्काइल ग्रुप है आपका वो क्या लगाता है? प्लस आई लगाता है। इन जनरल बात कर रहा हूं तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज प्लस आई। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बेवकूफ नहीं हो जो इतनी मेहनत करके लिख रखा पहले से, आज से लिखा है। क्यों लिखा है? कुछ भी स्टेटमेंट बन के, असर्शन रीजन बन के आ जाएगा, इसलिए। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो पिक्चर में आएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। आइए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है एक मैं करके बताऊंगा, बाकी के आपको करना है, खुद से ट्राई करना है, ईमानदारी से, जितने हो जाए वेरी गुड। न्यू है तो हमें ना यार, हमें तो फिर क्या गम है, सोचना क्या। फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनसर्कल्ड ग्रुप। जो ये सर्कल कर रखे हैं ना मैंने पीले रंग से, इनका इंडक्टिव इफेक्ट बताना है कि ये प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, ये बताना है। एक मैं करके बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में कब आएगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, और कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ती है ना पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा भाई खींचेगा, हमारा फ्लोरीन खींचेगा, खींचेगा तो क्या लगाएगा? माइनस आई। अगर ये माइनस आई लगा रहा है तो बाकी का आइटम क्या लगा रहा है? प्लस आई। अरे है तो एक ही मॉलिक्यूल में, दोनों है तो एक ही मॉलिक्यूल में है ना, तो ये क्या लगा रहा है? माइनस आई। एक और बात सुन लो, फिर आप क्वेश्चन करना। एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान रखो कि कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन sp2 कार्बन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 से ज्यादा, sp2 sp3 से ज्यादा, है ना? क्यों? 100 रुपए 2 लोगों में बांटे, कितना आएगा? 50-50। 100 रुपए 3 लोगों में बांटे,
एक एस और 2 पी, 3 लोग हो गए, 3 लोगों में बांटे कितना आएगा 33.33। 100 रुपए 4 लोगों में बांटे, SP3 4 लोग हैं, एक एस 3 पी, 25 25। तो यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 50, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि एस जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ आएगी। इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कि इलेक्ट्रॉन को कितना बचा के कितना रोक के रख सकता है, वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो एस सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, तो जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दैट्स व्हाई sp2 से ज्यादा, sp3 से ज्यादा ओवरऑल काम आएगा अपने। अब ये sp3 sp2 sp निकालना आना चाहिए ना भाई, यूपीएससी में बता दिया ना भाई, 4 सिग्मा sp3, 1 पाई बॉन्ड आ जाए sp2, 2 पाई बॉन्ड आ जाए sp, ठीक है ना। एक बार पोज करके खुद से ट्राई करो बेटा, पोज करके करना है ना, वीडियो को रोक के ट्राई करो ताकि टाइम खराब नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तुरंत आओ, देखो देखो देखो, आपने ट्राई किया होगा दोस्त, आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, हमें तो गोले में जो दिया है ना, ये गोले में, इसका बताना है कि प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। खींचेगा भाई, खींचेगा, हमारा ऑक्सीजन खींचेगा, क्या लगाएगा भैया? माइनस आई लगाएगा। क्या लगाएगा? माइनस आई। अब इस कार्बन को देख, जब भी कार्बन कार्बन को चेक करना है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे पहले। इस कार्बन से देखूंगा 4 सिग्मा, तो 3 ही सिग्मा दिख रहे हैं। अरे यार, ओ माय गॉड, अरे भैया चौथा वाला अपनी मर्जी से सोचना है ना, हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है। तो यहां पर ये कार्बन कैसा है दोस्त? sp3, और इसकी भी 4 सिग्मा, ये भी कैसा है? sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो क्या यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है ना। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं, तो काय का इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? 0। अच्छा हाँ, अरे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण ही वही था ना भाई, जड़ी वही थी, अब जड़ी खत्म कर दी तो काय का इंडक्टिव इफेक्ट भाई। फिर यहां पे देख, ये कार्बन कैसा? sp3, ये कार्बन कैसा? 1 पाई बॉन्ड आ रहा sp2, और sp2 sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये खींचेगा, खींचेगा तो ये क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा, समझ गए। फिर ये देख, ये कार्बन कैसा? पाई बॉन्ड आ रहा sp2, ये कार्बन कैसा? sp3, क्यों? क्योंकि सारे सिग्मा है, और sp2 sp3 में ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp2, यानी कि अब ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, देगा भैया, तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। ये कार्बन कैसा? sp2, 1 पाई बॉन्ड है, ये कार्बन कैसा? sp, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, तो ये खींचेगा भैया, ये क्या लगाएगा? माइनस आई, ये क्या लगाएगा? माइनस आई। फिर यहां पे देख, ये कार्बन कैसा? sp2, ये कार्बन कैसा? sp2। अब जब लड़ाई बराबर बराबर की आ जाए तो उससे अगले एटम को भी एक बार चेक कर लेना। ये तो सर sp2 आ गया सर, यहां तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही नहीं, आप ही ने बोला था सर, आप ही हो सर, पलटना मत, आप ही हो, आप ही ने बोला था कि जब दोनों के दोनों सेम आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं हो तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। पलटना मत मास्टर, पलटना मत। नहीं पलट रहा भाई, समझा रहा हूं, सुन। इस कार्बन के पिछवाड़े में क्या लगा? ऑक्सीजन, इसके पिछू क्या लगा? ऑक्सीजन। इस कार्बन के पीछे क्या लगा? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब ये ऑक्सीजन तो इस कार्बन की बैंड बजाएगा ना। एक बार बता, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन इसकी बैंड बजा रहा है मान ले, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन की बैंड बजा रहा है, ज्यादा बैंड कौन बजाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब ये कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तेरा ऐसे खींच रहा है, तो इस कार्बन की शक्ल कैसी हो जाएगी? बुरी सी शक्ल बना लेगा, इस तरह से सैड सी शक्ल बना लेगा। अब ये बुरी शक्ल वाला कार्बन और ये अच्छी शक्ल वाला कार्बन, ये रोता हुआ, ये हंसता हुआ, फर्क आ गया कि नहीं आ गया? ये दर्द भरा कार्बन, इसके दर्द नहीं आ रहा, यानी कि ये sp2 और इस sp2 में फर्क है, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे वाले ने खींचा, पीछे वाले ने खींचा, अच्छा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इस तरफ, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इससे। देखो यहां तक सिंपल थे, अब एग्जाम्पल तो थोड़े थोड़े तो टफ करने पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि सिंपल के चक्कर में छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। तो अगर जस्ट कनेक्टिंग एटम सेम आ जाए तो पीछे वाले को चेक करो उससे क्या अटैच है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये sp2 थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो ये कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये खींचेगा, खींचेगा तो ये क्या लगाएगा? माइनस आई, ठीक है ना। फिर जरा इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं पहले, 9th और 10th को, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
ये कार्बन कैसा है दोस्त, sp2 है, और इससे जस्ट कनेक्टिंग कार्बन कैसा है, sp3 है। फर्क आ गया ना यार, फर्क आ गया ना, फर्क आ गया। ये sp2 है, sp3 है, ये तो खींचेगा ना भाई, ये sp2 इस sp3 से खींचेगा क्योंकि sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या लगाएगा, माइनस आई, क्या लगाएगा, माइनस आई। अब इधर देख, ये कार्बन कैसा, sp2, और ये कार्बन देख, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ये कैसा, sp। अब sp2 और sp में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा तो ये खींचेगा, ये खींचेगा तो ये दे रहा है, तो ये प्लस आई, ये दे रहा है। मतलब सेम आइटम खींच भी सकता है, सेम आइटम दे भी सकता है, डिपेंड करेगा जुड़ा किससे है, कैसे जुड़ा है। यहां sp3 से जुड़ा था तो दे रहा था, मतलब खींच रहा था, और यहां sp से जुड़ा है तो दे रहा है। सेम आइटम प्लस आई और माइनस आई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे रटना नहीं है कि सर ये वाले तो प्लस आई होंगे और ये वाले माइनस आई होंगे, नहीं, रटना नहीं है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल, दिमाग लगाना है बस। बात समझ में आ गई? जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वैसे काम करना है, वैसे एरो लगा के देखना है, समझ गए आप? अब ये देख, ये कैसा है, sp2, ये कैसा है, sp2, दोनों सेम आ गए। सेम आ गए तो मैंने क्या बोला, अगले को भी चेक कर लिया करो। ये भी कैसा होगा, sp2, और यहां पर सारे कैसे, यहां पर भी सारे sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब इसको है ना बहुत सारे से बताते हैं, देखो बेटा 6 sp2, यहाँ 2 sp2। वो रस्सी खींचने वाला प्रतियोगिता चलती है ना, टग ऑफ वॉर, कि यहाँ 6 जने एक जैसे खींच रहे हैं, वहां 2 जने खींच रहे हैं तो 6 वाले जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये 6 sp2 2 sp2 अगर ऐसे होता तो यहाँ 6 sp3 है और यहाँ 1 sp3 है, तो यहाँ पर भी वैसा हो सकता था कि 6 sp3 1 sp3 से खींचेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट लॉजिकल। लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक क्या बोलता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो सर और फिर लॉजिक बना दो, दैट इज लॉजिक। समझ रहे हो, दैट इज लॉजिक। भाई तेरे को बचपन में इंफॉर्मेशन दी कि ए ऐसा बनेगा, ये इंफॉर्मेशन तेरे को दे दी, उसके बाद तेने मान लिया ना हाँ ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, उसको मानता आ रहा है ना आज तक ए होगा, ठीक है ना, लॉजिकली ये ए है, बता दिया तेरे को किसी ने। वैसे ही यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये घूमते हैं अंदर। तेने देखा होगा बेंजीन में गोला होता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर घूमते हैं, जिसके घूमने से, याद है, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चल रहे हैं, रिंग के अंदर चल रहे हैं, तो यहां कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, रिंग करंट प्रोड्यूस होगा। उस रिंग करंट के प्रोड्यूस होने के कारण इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब जो नॉर्मल sp2 है ना, मान लो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, नहीं होती 5, मान लिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो ये 5.1 हो जाएगी। मतलब थोड़ी सी बढ़ गई इस sp2 की औकात। और जबकि ये तो नहीं घूम रहे, तो ये वैसे ही है, ये वैसे ही वैसे ही। समझ गए आप बात को? समझने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। तो ये नॉर्मल sp2 और यहां रिंग करंट जनरेट हो रहा है, रिंग करंट जनरेट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और थोड़ी सी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इसका क्या लगेगा, प्लस आई। ये ध्यान रखने वाली बात थी, ये 8th वाला एग्जांपल सिर्फ आपको ध्यान रखना है। समझिए बात, यहां गड़बड़ कर देता है बच्चा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो माइनस आई प्लस आई, वरना कोई प्लस आई माइनस आई नहीं है। केवल एक एक एग्जाम्पल था, एक सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिए जहां फंसता है बच्चा। अगर सेम आ रहे हो तो पीछे वाला को देख लो, यहां पर भी अपन ने पीछे वाले देखे, यहां पे सब सेम आ रहे थे, लेकिन यहां पर लॉजिक अलग चीज लगाई अपन ने, है ना। चले आगे दोस्त, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे दोस्त, आमी आगे चल बो, चल बो रे। अब पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आपने सुना होगा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इन जनरल बात कर रहा हूं, अंदर गेम चलता रहता है, हमें उतना डिटेल में जाना ही नहीं है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर डिपेंड है पूरी, हमारा काम कार्बन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं, और बेचारे को इज्जत भी ना देते, ऐसे बना के छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक वाली लिखी हुई है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर, एस सब विलन या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। बढ़िया।
अब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हाल है, बढ़ रही है भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो माइनस आई का क्या होगा, माइनस आई का क्या होगा, खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी। अगर मैं तेरे से बोलूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा या नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा, खींचेगा भाई खींचेगा, हमारा ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी ताकत से खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई भी क्या होगा, बढ़ेगा यार, सिंपल है ना, माइनस आई भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हाल होता है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होगी तो माइनस आई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ऑर्डर ध्यान रखना, कभी कंपैरिजन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा गेम अंदर डिफरेंट चल जाता है, लेकिन ओवरऑल इन जनरल हमारा काम चल जाएगा इन जनरल बोल के। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, माइनस आई बढ़ेगा कम होगा, सीधी बात है। एक इंपॉर्टेंट गहरी बात मैंने 7-8 पॉइंट पहले बता दिए थे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि भैया कारण क्या है, 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता, बहुत सारे पॉइंट। उसमें एक और पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है एडिटिव इफेक्ट होता है, लेकिन वहां मैं समझाने लायक नहीं था, अब मैं इसको समझाने लायक बन गया, बड़ा हो गया मैं, थोड़ा सा बड़े हो गए आप थोड़े से, वहां अपन बच्चे थे जब इससे पहले पॉइंट पढ़ रहे थे। ये एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, देख ये जो CH2Cl है, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है दोस्त, कि हमें ऊपर से नीचे जाने पर हमें माइनस आई पर वो करना है, मतलब कि बढ़ेगा कि कम होगा, माइनस आई के बारे में बताना है। यहां इस कार्बन से 1 क्लोरीन लगा, यहां 2 क्लोरीन लगे, यहां 3 क्लोरीन लगे, हमें बताना है कि ऊपर से नीचे आने पर माइनस आई बढ़ेगा या कम होगा, ये बात करनी है अपने को, उसके बारे में तथ्य देना है। तो मेरे दोस्त ये 1 क्लोरीन लगा है, ये 1 क्लोरीन इस कार्बन की बैंड बजाएगा, ऑब्वियस है ना भाई, कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन खींचेगा। अब यहां 2 क्लोरीन लगे, एक बार बता, ये क्लोरीन इस कार्बन से खींचेगा तो क्या इस क्लोरीन को रहम आ जाएगा क्या, कि यार भाई तू खींच रहा है यार, कार्बन की बैंड बज रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे रहम आ गया, मैं नहीं खींचूंगा। रहम वहम कुछ नहीं है भाई, जिस ताकत से ये क्लोरीन खींचेगा ना, उसी ताकत से खींचेगा, सेम टाइम पे खींचेगा। अब इस कार्बन की ज्यादा बैंड बज रही है इसके कंपैरिजन में, इसकी तो 1 क्लोरीन इज्जत मतलब जारी थी, यहां 2-2 क्लोरीन खींच रहे हैं, समझ रहा है, उसका तो क्या हाल हो रहा होगा सोचो तुम, गया है तो। फिर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा, तीनों खींच रहे और फुल ताकत से खींच रहे है ना, फुल ताकत से खींच रहे, तो इस कार्बन की तो हालत बहुत गंभीर है। यहाँ 1 क्लोरीन खींच रहा है, यहां 2 खींच रहे हैं तो दोनों का सम होगा, ऐड होगा, यहां 3 खींच रहे, तीनों का एडिशन होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए बोला इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, एडिटिव इफेक्ट, जितने ग्रुप लगे हो उन ग्रुप का इफेक्ट देखो वो क्या लगा रहे हैं, वो प्लस आई लगा रहे हैं या माइनस आई, तो तीनों माइनस आई लगा रहे हैं, तो इस कार्बन पे ज्यादा माइनस आई लगेगा एज कंपेयर टू दिस, समझ रहे हो। तो ऊपर से नीचे जाने पर माइनस आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सम कर रहे हैं हम। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक है माइनस आई सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई इसमें आपको मतलब वैसे याद करने की ट्रिक व्रिक की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक याद करोगे उससे अच्छा है ये सीरीज ही याद कर लो। दिस सीरीज इज एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, है ना, इसको समझाना बेवकूफ़ी है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिकली। भाई जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा माइनस ए लगाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो सीरीज क्या है, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2 फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कोई से भी 3 ऑर्डर उठ के देंगे, 3 दे दिए, क्या ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, मान लो आगे पीछे कर देगा, पूछ लेगा सही है कि नहीं है, ये 3 उठा के दे दिए, कोई से भी 3 उठा के दे देगा, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखी है पहले ही जितनी काम की है। मतलब किसी कार्बन पे अगर NF3 प्लस लगा हो और किसी कार्बन पे अगर क्लोरीन लगाओ तो NF3 प्लस की औकात माइनस आई की बहुत ज्यादा है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, ये तो इसके चीतड़े कर देगा, ये क्लोरीन फिर भी थोड़ा कम खींचेगा। NF3 प्लस इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन माइनस आई के केस में। ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है। इस सीरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत तगड़ी बात निकल के आई है इस सीरीज में से, ये वाली
अभी अभी थोड़ी देर पहले बोल के आया हूं कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन और नाइट्रोजन की बात करी थी, तो कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और यहां कार्बन को आगे रख दिया। ये कार्बन आम कार्बन नहीं है, ये कार्बन कैसा है, ये sp है। यहां से एक बहुत तगड़ी बात निकल के आ रही है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से याद रखना है इस बात को, कि कार्बन sp जो होता है, सिर्फ कार्बन sp, ना sp2 ना sp3, कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे तक काम में आएगा, बहुत गहरी बात है। कार्बन sp जो होता है वो नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ध्यान रखना। कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। कैसे आया? एक्सपेरिमेंटली। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अगर तेरे को कोई बता रहा है ना, नहीं बता सकता कोई भी, कैसे बता देगा यार? तू एक बार बता, फ्लोरीन है क्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी अपनी है, कैसे बता देगा कोई? साइज को देख के बता देगा, चल ठीक है, लेकिन आया तो वो पॉलिंग स्केल वगैरह उसको यूज करके ही ना। पहले चीजें आती है उसके बाद तथ्य बनते हैं, है ना, समझ गए? तो ये आपको याद रखनी है, NH3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, ठीक है। आप ऐसे देख लो ना, ये नॉर्मल नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन पे प्लस है, मतलब ये तो वाली सिचुएशन होगी कि एक भिखारी था, उसके कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए, है? तो खुखार भिखारी हो जाएगा। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लेना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपने सुना होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। फिर यहाँ नाइट्रोजन के पीछे 2 ऑक्सीजन लगे हैं, वो उसकी बैंड बजा रहे होंगे। फिर C ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन sp, उसके पीछे नाइट्रोजन लगा है। फिर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद की 4.0 होती है, सोचो, फ्लोरीन की खुद की 4 होती है, तो ये उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये वाला तो अभी देख के आए थे अपन, ये वाला तो देख के आए थे ना, रिंग करंट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इस इन कार्बन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन sp2 से ज्यादा हो जाती है, ये भी देख के आए थे सर। लेकिन ये भी तो कार्बन sp2 और नाइट्रोजन sp3, तो इसको आगे रखना चाहिए था। मैंने क्या बोला, कार्बन sp की लड़ाई नाइट्रोजन sp3 से है, कार्बन sp2 sp3 की नहीं है। ये भी sp2 ये भी sp2 sp3 वगैरह की लड़ाई नाइट्रोजन से नहीं है, लड़ाई नाइट्रोजन की कार्बन sp से है। कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस आई सीरीज रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। अगला है प्लस आई सीरीज, एक माइनस आई सीरीज थी, एक प्लस आई सीरीज। माइनस आई तो क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे खुकार तरीके से, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप। प्लस आई सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। कौन जल्दी देगा, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? जो इलेक्ट्रॉन को रख के तकलीफ में आ रहा होगा, भाई वही तो जल्दी देगा ना। अरे जिसको दर्द आ रहा होगा, पीड़ा आ रही होगी, चिड़चिड़ापन आ रहा होगा कि अरे यार मैं इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पा रहा, वही तो जल्दी देगा। एक बात सोच कि दो हम दो पोजीशन में बहुत परेशान रहते हैं, एक जब हम बहुत भूखे हों, एक जब अपन ने बहुत ज्यादा खा रखा हो। भूखे होते हैं तो हमें बहुत भयंकर भूख लगती है, जैसे माइनस आई वाला था, उसको बहुत भयंकर भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, खींच रहा था। एक वो सिचुएशन जब अपन ने भयंकर खारा खाओ, भयंकर खारा खाओ, मान लिया अपन किसी शादी में गए और शादी में जाके अपन ने इधर तो रसगुल्ले दबा लिए, इधर गुलाब, यहाँ नीचे रसगुल्ला, यहाँ ऊपर गुलाब जामुन, इधर पनीर दबे हुए हैं, और यहाँ यहाँ पे खीरा ककड़ी अटकी हुई है, नाकों में से दालें बह रही है, कानों में से सूप निकल रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई तेरे को आके बोल दे, लो साहब मौसा जी फूफा जी आके बोल दे, बेटा ये नहीं खाया क्या तेने, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पहले जो खा रखा वही नहीं हजम हो रहा, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं कहीं से तो फिर दर्द आएगा आपके। सिचुएशन नॉर्मल कौन सी होती है? सिचुएशन नॉर्मल होती है जब अपन बिल्कुल एकदम फिट फाट हो, ना तो भूख लग रही है ना ज्यादा खाया, वो बिल्कुल फिट सिचुएशन है। भूख लग रही है तो खाना पड़ेगा, माइनस आई। ज्यादा खा लिया तो निकालना पड़ेगा, प्लस आई। समझ गए ना? अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है जीओसी पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो कोई भी आइटम कब स्टेबल होता है, जब वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब इस पे क्या आ रहा, माइनस, और माइनस में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और एक किसी और का पाप होता है, वो कोई भी हो सकता है जिससे जुड़ा हुआ हो, वो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कोई भी स्पीशी क्या चाहती है, कोई भी स्पीशी न्यूट्रल होना चाहती है। ये न्यूट्रल कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन देगी या लेगी। अगर लेगी तो माइनस और बढ़ेगा, देना चाहती है ना, देना चाहती है, दे के न्यूट्रल हो सकता है, कोई लेके तो नहीं हो सकता। समझिए आप। अब कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपने सुना होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है।
भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे माइनस, फिर भी स्टेबल है, लेकिन कार्बन पे तो अनस्टेबल है। और जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, जितना दरदारा होगा, उतनी जल्दी निकालेगा बाहर, निकल। तो कार्बन सबसे जल्दी देगा, फिर नाइट्रोजन, CH2 माइनस जल्दी देगा, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, इसी तरह से CO माइनस। जहां जहां माइनस आ रहा है वो देना चाहते हैं, लेंगे तो माइनस बढ़ेगा। और कोई भी स्पीशीज क्या होना चाहती है? न्यूट्रल होना चाहती है मेरे दोस्त। तो लेके तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, दे के हो सकता है। फिर आएगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल। अब 3 डिग्री अल्काइल क्या पिक्चर है, देखो इधर। 3 डिग्री अल्काइल का मतलब है कि यहां पर आर आर आर, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री क्या है? इससे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ये 1 डिग्री क्या है? इससे 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? एडिटिव इफेक्ट। 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो आगे सप्लाई भी तो मस्त चलेगी ना। जब 3 जगह से मिल रहे हैं तो इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चल जान दे जान दे। इधर किधर से आ रहे हैं? 2 तरफ से आ रहे हैं, ये बोल रहा है जान दे जान दे। इधर 1 तरफ से आ रहा है, ये बोल रहा है जान दे। यहाँ जान दे जान दे जान दे, यहाँ जान दे जान दे, और यहाँ जान दे। 3 जगह से आ रहा है, यहाँ 2 जगह से, यहाँ 1 जगह से। ज्यादा प्लस आई किसका? इसका। एडिटिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। फिर उसके बाद आपका CH3 आ जाएगा, पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, कार्बन देगा बस। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट तो 0 ही है। तो सीरीज क्या हो गई? CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0। याद होनी चाहिए सीरीज बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया इसमें कि जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता, लेगा तो उस पर माइनस और बढ़ेगा। और कोई भी स्पीशी क्या चाहती है? न्यूट्रल होना चाहती है। कोई भी स्पीशी न्यूट्रल होना चाहती है, तो ये न्यूट्रल तभी हो सकता है जब ये देगा। लेगा तो माइनस और बढ़ता रहेगा ना भाई, समझ गए आप? फिर इसी में अगली सीरीज है ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ये तो आइसोटॉप्स है, ये तो आइसोटॉप है ना। तो ट्रीटियम का प्लस साइड ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। ये क्या बला है सर? ये क्या बला है? ये क्या बला है? मतलब कार्बन पे ट्रीटियम लगाओ, कार्बन पे ड्यूटेरियम, कार्बन पे हाइड्रोजन। तो मैं कह रहा हूं ट्रीटियम ज्यादा प्लस आई लगाएगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। अभी समझा देता हूं, अभी समझा के देता हूं, सुनना ध्यान से मेरे भाई। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम में हमें इतना पता है कि आइसोटोप जो होते हैं उनमें मास का डिफरेंस होता है। ट्रीटियम ज्यादा भारी है कि हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हल्का है, हल्का लगे, हल्का हल्का। ट्रीटियम कैसा? भारी है, भारी है, भारी है। अब हाइड्रोजन वाइब्रेट कर रहा, खट 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 खट। जितनी हल्की चीज होगी उतनी तेजी से वाइब्रेट करेगी, खट 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 खट। अब ट्रीटियम वाइब्रेट कर रहा, खट 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 खट। हाइड्रोजन बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, ट्रीटियम खट 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 खट। कार्बन इधर से आ रहा है। जब 2 लोगों में कोलिजन होता है तभी तो बॉन्ड बनता है ना, ये तो पता होना चाहिए। जब 2 लोग कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, कार्बन इधर से आ रहा है। हाइड्रोजन से टकराने की संभावना कितनी होगी? बहुत सारे कार्बन ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन के इतनी तेज वाइब्रेट करने की वजह से आर पार निकल जाएंगे, बहुत कम टकरा पाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एक जगह पर बहुत कम समय, ध्यान सुनना, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, एक जगह पर बहुत कम समय के लिए होगा। ट्रीटियम धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, एक जगह पर थोड़ा ज्यादा समय के लिए होगा। धीरे धीरे कर रहा है, देखो मेरा हाथ देखो, एक जगह पर मेरा हाथ बहुत ज्यादा समय के लिए है, एक मूवमेंट पर बहुत ज्यादा समय। और ऐसे कर रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं बहुत तेज, तो फिर एक जगह पे बहुत कम समय के लिए। टकराने की संभावना ज्यादा किससे होगी? जब एक जगह पर ज्यादा समय के लिए होगा तो ज्यादा टकराने की संभावना होगी। और जितना बढ़िया से टकराएगा उतना बढ़िया कोलिजन, उतना बढ़िया बॉन्ड। जितना बढ़िया से कोलिजन होगा उतना बढ़िया बॉन्ड बनेगा। एक तो सीधे सीधे कोलाइड कर रहा है और एक हाइड्रोजन ऊपर निकल के ऐसे छू के निकल गया, वैसा वाला कोलिजन है। जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना बढ़िया बॉन्ड होगा। और जितना बढ़िया बॉन्ड होगा ना, जितना मजबूत बॉन्ड होगा, जितनी बॉन्ड में मजबूती होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। क्या बात कर रहे हो? कैसे भाई? बता रहा हूं ना। ये देख, मान ले ये चौक है, चौक तो नहीं है लेकिन मान ले चौक है, ये पूरी ओवरऑल चौक है। फिर देखी होगी, एक होती है चौक और एक होती है चौक का टुकड़ा। ये चौक का टुकड़ा है, ये इतना सा चौक का टुकड़ा होता है और ये चौक है। अब तूने चौक तोड़ी होगी, पक्की बात है, तेरे बचपन में तेने चौक तोड़ी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता तेने नहीं तोड़ी होगी। तो बड़ी चौक आराम से टूट जाती है, खट, इसको नहीं तोड़ूंगा, महंगा है भाई, कट जाएंगे पैसे, खट देने से टूट जाएगी।
लेकिन जो चौक का टुकड़ा होता है उसको तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है। चौक का टुकड़ा इतना सा, उसको तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है। देखना कभी महसूस किया होगा तेने, चौक बड़ी लंबी सी चौक है, मस्त टूट गई, चौक का टुकड़ा है, ताकत लगी। चौक का टुकड़े की लंबाई क्या थी? कम। चौक की लंबाई क्या थी? ज्यादा। मजबूती ज्यादा किसमें थी? चौक के टुकड़े में। जितना मजबूत उतना छोटा, जितना कमजोर उतना लंबा। बात समझ में आ गई? समझ रहे हो? तो ट्रीटियम का कोलिजन बढ़िया से हो रहा था, ट्रीटियम का कोलिजन बढ़िया से हो रहा था तो बॉन्ड मजबूत बन रहा था। बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड कैसा होगा? छोटा होगा। जबकि हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा? कार्बन के साथ बड़ा होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओ माय गॉड, अरे मेरे भाई ये बॉन्ड छोटा है, देख इसमें वाइब्रेशन कम हो रहे थे तो यहां कोलिजन कैसा हुआ? इफेक्टिव कोलिजन हुआ। इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से बॉन्ड कैसा बना? स्ट्रांग बना। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम होगी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बता दिया ना, छोटी चौक में बॉन्ड मजबूत है, बड़ी चौक में बॉन्ड कमजोर है। ठीक है ना? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और लंबाई जितनी कम तो इतनी सी डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट, और इतनी बड़ी डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये तो पहले ही बता चुका हूं। तो यहां ज्यादा प्लस आई लगेगा, यहां कम प्लस आई लगेगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए ट्रीटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। मेरे हिसाब से मजा आया होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16, कुछ नहीं लिखा तो 16 है, अगर 18 वाला देगा तो लिख के देगा दीज टू आर आइसोटोप्स। है ऐसे भी होता है क्या? हाँ होता है, होता है बेटा। ऑक्सीजन भी होता है क्या ऐसे? दो दो, हाँ। ये 18 वाला है और ये 16 वाला है ना, ये आइसोटोप है तो 18 वाले का प्लस आई ज्यादा होगा 16 वाले से। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। माइनस आई सीरीज प्लस आई सीरीज, बिल्कुल क्रिस्प क्रिस्प बात कर रहे हैं अपन। ये था आपका पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्या प्लस आई होता है, क्या माइनस आई होता है, वो सब बता दिया। कुछ रटने का नहीं है ना, केवल वो माइनस आई सीरीज जरूर याद करनी पड़ेगी बेटा, बाकी सब लॉजिकल है। ये प्लस आई सीरीज भी इज वेरी लॉजिकल, जिसकी देने की, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा होगा वो उतनी ज्यादा देगा, जो इलेक्ट्रॉन को रख के अनस्टेबल फील कर रहा होगा उतनी जल्दी देगा, है ना। माइनस आई सीरीज जरूर याद रखनी पड़ेगी आपको। अब इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अपन ने भी, अब इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करते हैं हम इंटरमीडिएट्स के ऊपर। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? एक ऐसी स्पीशी जो किसी के लिए तो प्रोडक्ट होती है और किसी दूसरी रिएक्शन के लिए आपका रिएक्टेंट बन जाती है? ऐसा हो सकता है? हाँ देखना, ए से बी बना और ये बी से बन गया सी। तो ये जो ए से बी बना, बी क्या है? इस ए के लिए तो प्रोडक्ट है। बी से सी बना, बी क्या है? इस सी के लिए रिएक्टेंट है। तो किसी के लिए प्रोडक्ट और किसी के लिए रिएक्टेंट, ये जो बीच की स्पीशी है, ये बीच का जो माल है, यही तो आपका इंटरमीडिएट है। दिस इज योर इंटरमीडिएट। अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई तो ये भी बता दे कि मान ले ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, एस से एफ बना और एफ से जी बना। इसमें कौन कौन इंटरमीडिएट है? इस पूरे में कौन कौन इंटरमीडिएट है? इस पूरे में कौन कौन इंटरमीडिएट है? तो तू क्या बोलेगा? सर बी है, सी है, डी है और एफ है, ये इंटरमीडिएट्स है साहब। ई और जी तो प्रोडक्ट है और ए जो है आपका रिएक्टेंट है, जो बीच में है वही तो। दीज आर इंटरमीडिएट्स। फिलहाल हमें 3 इंटरमीडिएट पढ़ने, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन वो आगे चल के जर्नी में देख लेंगे। जीओसी में हमारा 3 से काम चल जाएगा फिलहाल, और 90% जर्नी में हमारे ये 3 ही चलते हैं। वो 10% की जर्नी अपन अलग जी लेंगे, क्लास 11th में तो वो जर्नी आएगी भी नहीं। 3 इंटरमीडिएट कौन से हैं? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। दीज 3 आर इंटरमीडिएट्स। कार्बोकेटाइन की शक्ल कैसी होती है? इसको शॉर्ट में सी प्लस करके लिखते हैं, सी के ऊपर प्लस। कार्बेनाइन को सी के ऊपर माइनस करके लिखते हैं, और कार्बन फ्री रेडिकल को सी के ऊपर ऐसे डॉट लगा के लिखते हैं बेटा, सी के ऊपर डॉट लगा के। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इन तीनों को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में, क्योंकि काम आएंगे आगे तक। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। आइए, ये रहा कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन के बारे में जानकारी। सुनना ध्यान से, केवल फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर गया तो फिर लपड़ खाओगे। हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखा ना, लगा लगा। अरे भाई सॉरी यार, नाराज क्यों हो रहे हो यार? ये देख, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, पहले ही बताया था। अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ दूं, कैसे टूटे कैसे नहीं टूटे वो उससे मतलब ना है। तोड़ दिए, तोड़ दिए तो तोड़ दिए,
कैसे भी टूटे हो उससे मतलब नहीं है। मैंने क्या करा, ये कार्बन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में तोड़ दिए, किसी एक के फेवर में तोड़ दिए। जब हम किसी एक के फेवर में बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस तरह के बॉन्ड तोड़ने के तरीके को, बॉन्ड फिजन के तरीके को क्या बोला जाता है दोस्त? हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोला जाता है? हेट्रोलाइटिक फिजन बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? हेट्रोलाइटिक फिजन। जब किसी एक के फेवर में दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़ दें तो उस तरह के फिजन को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। तोड़ दिया साहब, तोड़ दिया ना। अब क्या बना, टूटने के बाद क्या बना वो बता रहा हूं सिचुएशन। टूटने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, ये CH3 और इस पे आया प्लस, इससे एक इलेक्ट्रॉन छिन गया ना, और क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या आया? माइनस। एक तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, उसका कार्बन का। इस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखते रहना, ध्यान से, है ना। अब इसको देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। यानी कि इसका ऑक्टेट कैसा है? इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कमी है इसमें। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, इसके हाइब्रिडेशन की। याद है आपको ऐसे बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसकी वैल्यू 4 होती है तो sp3, इसकी वैल्यू 3 आ जाए तो sp2, इसकी वैल्यू 2 आ जाए तो sp। तो यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 3 सिग्मा। यानी कि 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो जाएगा। अगर sp2 है तो sp2 की ज्योमेट्री हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर होती है। पंखा देखा आपने? पंखा, छत का पंखा देखा? छत का पंखा, बीच में गोला है ना, 3 ब्लेड्स आ रही हैं। ये रहा बीच का गोला, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड और ये तीसरी ब्लेड, 3 ब्लेड आ रही हैं, 3 ब्लेड आ रही है। छत का पंखा, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड। अब इन तीनों ब्लेड को ध्यान से देखते रहना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से मिला दिया, तीनों को कॉर्नर्स को मिलाया तो क्या बना? ट्राइंगल। और ये पूरा माल कैसा है? एक प्लेन में है। पूरा माल कैसा है? एक प्लेन में। अरे भाई यहां से मिलाऊंगा तो ऐसे ट्राइंगल बनेगा, और पूरा माल कैसा है? एक प्लेन में है। तो ये इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल, और पूरा माल प्लेन में है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। और वो जो बीच का डंडा जा रहा है जिसपे पंखा लटक रहा है, वो क्या है आपका? ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो खाली हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के गया है? ये p ऑर्बिटल को खाली करके गया है, जो क्लोरीन के पास गया ना p ऑर्बिटल को। वो p ऑर्बिटल क्या है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, काम काम की बात सुनो, अपना काम चल जाएगा इससे। तो ये खाली ऑर्बिटल क्या है? वो जो बीच में डंडा लटक रहा है ना, जिसपे पंखा लटक रहा है, वो है ये वैकेंट p ऑर्बिटल। इसकी ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी आपको। कैसा है? हेट्रोलिटिक फिजन, जब किसी एक के फेवर में तोड़े, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडेशन, ट्राइगोनल प्लेनर है। अभी इसके बारे में बात बाद में करेंगे, है ना। अगर मान लो कार्बन फेडिकल की बात करें, कार्बोकेटाइन की शक्ल कैसी दिखती है? ऐसी, C पे प्लस। कार्बन फेडिकल की बात करते हैं। कार्बन फेडिकल क्या होता है? C पे डॉट, ऐसे C पे डॉट होता है। अभी मैंने बोला था किसी एक के फेवर में दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ दूं, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ऐसा तो है नहीं वहां लिखा था और यहां लिख दूंगा तो इधर उधर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अभी भी वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का। अब मैं क्या कर रहा हूं? कार्बन को कार्बन का इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, क्लोरीन को क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, जिसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसको दे दिया। तो ऐसे केस में जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी बनेगी? कट खट, और यहां पर ये जो p ऑर्बिटल है उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट के फॉर्म में ले लिया। एक और मिलता तो माइनस आ जाता और ये p ऑर्बिटल खाली हो जाता। अभी p ऑर्बिटल खाली था, ये p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जब हम दोनों के फेवर में इलेक्ट्रॉन को तोड़ देते हैं, जब किसी एक के फेवर में तोड़ा था तो क्या बोला? हेट्रोलिटिक। दोनों के फेवर में तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। इसको क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन। उसका उसको दे दिया, उसका उसको दे दिया, होमोलिटिक फिजन। अब इसके ऑक्टेट की बात करते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में देखो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8। इसका भी ऑक्टेट कैसा है दोस्त? इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने हैं? 7 है। कैसा है? 7 इलेक्ट्रॉन है।
अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। 4 होते तो sp3 होता, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, इनको आपस में करेक्ट करूंगा तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। ये भी कैसा बन रहा है? ट्राइंगल, और पूरा माल प्लेन में है, तो ये भी कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा मेरे दोस्त। अरे ज्यादा उसके बारे में क्या बोलना है, सीधे सीधे बातें समझ में आ रही है, उस पर फोकस फोकस क्यों करना है? नॉर्मल है ना ये, अब उससे कनेक्ट करते हुए देखते जा रहे हैं। पहले वो डंडा जो था वो खोखला था जिसपे पंखा लटक रहा था, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बस इतना सा अंतर है। आप ध्यान से देखो, जो कार्बोकेटायन है वही कार्बन फ्री रेडिकल है, केवल एक चीज का अंतर है, वहां हेट्रोलिटिक फिजन था, यहां होमोलिटिक फिजन है। वहां एक के फेवर में तोड़ रहे थे, यहां दोनों के फेवर में तोड़ रहे हैं, अपने अपने फेवर में तोड़ रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। जब तक मैं ना कहूं, आसान बता रहा हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, जब तक मैं ना कहूं आप कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल को एक जैसा मानो, आपके लिए आसान हो गया ना, आपके लिए आसान हो गया। केटायन और फ्री रेडिकल को एक जैसा मान के सॉल्व करते रहो, मजा आता रहेगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जब अंतर आएगा तब मैं बता दूंगा, फिलहाल आप एक जैसा मान के कर लो, सेम ही है दोनों, यूं मान लो। फिर बात करते हैं कार्बन आयन की, जिसकी शक्ल कैसी दिखती है? 2 सी पे माइनस, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी कार्बन का है, इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन का है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के फेवर में तोड़ रहा हूं। अगर मैं किसी एक के फेवर में तोड़ता हूं तो पक्का पक्का वो फिजन कौन सा होता है? वो फिजन होता है हेट्रोलिटिक फिजन। फिजन मतलब बॉन्ड तोड़ना। मैंने किसी एक के फेवर में तोड़ा है, ये कौन सा फिजन है? हेट्रोलिटिक। इसके फेवर में तोड़ा है ना, कार्बन के फेवर में, कैसा है? हेट्रोलिटिक फिजन। कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा आपको मतलब इच्छी नहीं है ना यार, आपको लेना देना ही नहीं है उस बात से। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। तोड़ने पर सिचुएशन क्या बनी? ये 3 हाइड्रोजन तो पहले से थे, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन का भी कार्बन ने ले लिया, तो यह क्या आएगा? माइनस, और क्लोरीन पे आएगा प्लस। अब इसके ऑक्टेट पे चर्चा करते हैं, इसके ऑक्टेट पे। इसका ऑक्टेट देख, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा ना जी, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्लोरीन का आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का नहीं है, चुराया हुआ है, इसलिए ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। न्यूट्रल नहीं है ना, न्यूट्रल नहीं है, किसी और का इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ये कैसी थी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और लोन पेयर भी तो ऐसा ही होता है जैसा माइनस है। लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बस वो खुद के होते हैं। जैसे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, वो खुद के होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। इस माइनस में एक किसी और का, एक खुद का है तो लोन पेयर की तरह ही ना। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, देखो इसको समझना है ना, मतलब हाइब्रिडाइजेशन को समझाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने जुगाड़ बना रखा है। ये 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। 3 सिग्मा 1 माइनस को लोन पेयर की तरह मान लो। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होती है। शेप की बात करूंगा, यहां ज्योमेट्री की बात कर रहा था, यहां शेप की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, शेप कैसा होगा? शेप होगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों होगा ट्राइगोनल पिरामिडल? जब मैं इन तीनों हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ूंगा, ट्राइंगल बन रहा है, और ऊपर ऊपर जाते जाते ऐसे पिरामिड की तरह जा रहा है, देखो पिरामिड की तरह, तो क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया दोस्त। क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी शेप हो गई। सर ये आपने बता दिया कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोनाइन क्या है, कार्बन फेडिकल क्या है, होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है, दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक के फेवर में टूट रहे तो हेट्रोलिटिक है, दोनों के फेवर में टूट रहे होमोलिटिक है, sp2 कैसा है, sp3 कैसा है, सब समझ में आ गई ये बात। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, देख लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पिक्चर में आया? वहां तो एप्लीकेशन लिख के आया था तू। इंडक्टिव इफेक्ट तो पिक्चर में नहीं आया, आएगा ना भाई, आएगा, तसल्ली रखो यार, इतनी बात आई तो वो भी आएगा। देख इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पिक्चर में आता है। मैंने इस कार्बोकेटाइन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं। मान लो मैंने कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते थे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में? प्लस आई। और विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते थे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में? माइनस आई। ये तो सिक्के हैं अपन, जो देते हैं वो प्लस आई होते हैं, जो खींचते हैं वो माइनस आई होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। समझ गया? अब कार्बोकेटाइन के साथ भिखारी है,
इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। भूखे के कटोरे में पैसे डाल के जा रहे हैं, भिखारी के कटोरे में पैसे डाल के जा रहे हैं, तो भिखारी के कटोरे में पैसे डाल के जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए, ओ माय गॉड, गए अपन तो, मतलब वो तो खुखार भिखारी हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भागोगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ गए ना आप? अरे भाई वो भिखारी है, उसको इलेक्ट्रॉन दिए, वो खुश होगा, आपको दुआएं देगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर उसके कटोरे में से अपन पैसे छीन के भाग जाए तो भैया ये तो फिर घोर पाप है ना, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब सेम कार्बन फेडिकल के साथ है। कार्बन फेडिकल भी कैसा है? उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। देने वाला प्लस आई, खींचने वाला माइनस आई। देगा तो इज्जत मिलेगी, पुण्य मिलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। खींचेगा पाप लगेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। वही भिखारी के कटोरे में से पैसे छीनने वाली बात है। कार्बन है, पेट भरा हुआ इसका, लपक के वही यहाँ पे पनीर वनीर फंसे हुए हैं, ऐसा पनीर बाहर आ रहे हैं, है ना, बोलते पनीर गिर गए, समझ रहे हो, पूरा मुंह भरा हुआ है। देने वाला ग्रुप कौन है? प्लस आई। खींचने वाला ग्रुप कौन है? माइनस आई। पहले से उसका सब कुछ हो रखा है, उसको और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, मतलब फुल पनीर वनीर रसगुल्ले वसगुल्ले भरे, बेटा ये मिठाई खा लो जबरदस्ती उसके मुंह में, तो समझ रहे हो ना? तो ये स्टेबिलिटी क्या करेगा? कम करेगा। और अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, उसको राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं से कुछ माल निकल रहा है तो राहत मिलेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कार्बोकेटायन और कार्बन फेडिकल का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम है, कार्बन आयन का बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। अगर आपने कार्बोकेटायन के क्वेश्चंस कर लिए तो वही आंसर आपके फ्री रेडिकल के आएंगे, एनायन में उसके आंसर पलट जाएंगे। इतनी सी बात है दोस्त, इतनी सी बात है दोस्त। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई कि केटायन रेडिकल को प्लस आई स्टेबल करता है और कार्बन आयन को माइनस आई स्टेबल करता है, अब इसको ऐसे समझ लो, मतलब जुगाड़ है। प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है। वैसे तो प्लस को माइनस पसंद होना चाहिए था, वो अलग चीज हो गई। प्लस को प्लस आई पसंद है और माइनस को माइनस आई पसंद है स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे कर लो, ठीक है दोस्त, ऐसे कर लो। आओ कुछ क्वेश्चंस को निपटाते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी, ये चुनिंदा क्वेश्चंस है, इनको कर लोगे आपका काम हो जाएगा। सुनना बहुत ध्यान से, एक मैं करके बता रहा हूं। देखो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट होता था। आपको इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटीज को जज करना है। ये 4 आइटम लिखे हुए हैं, इनकी स्टेबिलिटी को जज करना है। तो इनसे क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, देने वाले जुड़े हैं या खींचने वाले जुड़े हैं, उनको देखना है अपने को बेसिकली। तो ये CH3 क्या कर रहा है? ये प्लस आई लगा रहा है। ये CH3 क्या कर रहा है? ये भी प्लस आई लगा रहा है। ये CH3 क्या कर रहा है? प्लस आई लगा रहा है। 3 जगह से इसको प्लस आई मिल रहा है। ये भिखारी है, 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां से इसको प्लस आई मिल रहा है, यहां से भी इसको प्लस आई मिल रहा है, यहां 2 तरफ से प्लस आई मिल रहा है, यहां पर एक ही तरफ से इसका प्लस आई लग रहा है। और हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, वो तो वैसा का वैसा है जैसा है, कुछ नहीं हो रहा उसको बेचारे को। जितने ज्यादा प्लस आई लगे होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट है, तो तीनों मिलके इस कार्बोकेटायन की मदद कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी आपके समझ में आ गई होगी कि A ग्रेटर देन, B ग्रेटर देन, C ग्रेटर देन D हो जाएगी। आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक है ना, नहीं तो देखते चलो। अब आप इसको देखो, ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जज करनी है। आप यहां से यहां तक का ढांचा देखो, यहां से यहां तक का ढांचा देखो, तीनों में सेम है। फर्क किस चीज का है? केवल ये NO2 अपनी पोजीशंस बदल रहा है। NO2 इस केटायन से दूर चला जाता है, चला जा रहा है ना। इस NO2 का अगर मैं इफेक्ट देखूं, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है? खींचेगा भाई, खींचेगा माइनस, मतलब वो NO2 खींचेगा, तो ये माइनस आई लगाएगा। ये भी क्या लगा रहा है? माइनस आई। ये भी क्या लगा रहा है? माइनस आई। तीनों के तीनों क्या लगा रहे हैं? माइनस आई लगा रहे हैं। और हमारे प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है। जितना दूर होगा प्लस उतना खुश होगा, जितना नजदीक होगा केटायन में से और इलेक्ट्रॉन को चूस लेगा, केटायन की और हालत गंभीर हो जाएगी। जितना दूर होगा उतना, अरे भैया तसल्ली है। जितना नजदीक होगा उतना, मतलब देखो ये GOC इज इमोशन, नथिंग एल्स। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तो है लेकिन इमोशनली सोचना है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इमोशनली भी सोचना है कि और पास होगा इलेक्ट्रॉन चूस लेगा, उसकी और हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा दूर जा रहा है, कम हालत खराब होगी, और दूर चला गया, राहत है। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना दूर जाएगा उतना कम लगेगा। तो इसलिए C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अगर ये प्लस आई होते, ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई होते, जितना पास होता उतना फायदेमंद होता। समझिए बात को।
ये मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं जो केटायन के लिए लिखे हैं। आपको बस इतना सा करना है, रेडिकल के लिए भी यही क्वेश्चन लिख लेना, प्लस की जगह डॉट लगा लेना। एनायन के लिए भी ये क्वेश्चन लिख लेना, रेडिकल के लिए सेम आंसर आएंगे, एनायन के लिए उल्टे हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? अगला क्वेश्चन देखो आप, ट्राई करते रहो बट ट्राई करते रहो। अब आप यहाँ पे देखो, ये ढांचा आपको सेम नजर आएगा, ध्यान से देखोगे ना, ये ढांचा सेम नजर आएगा। हमें इस केटायन की स्टेबिलिटी को देखना है, मतलब जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ इनसे फर्क पड़ रहा है, ये जो ऊपर लगे ना इनसे फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है वो देखो, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तीनों CH3 से प्लस आई मिल रहा है। ये CH3 दे रहा है, ये CH3 दे रहा है, CD3 भी, ये तीनों दे रहा है। ये CH3 दे रहा है, CD3 दे रहा है, ये CD3 भी, तीनों दे रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रीटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में ट्रीटियम का प्लस आई ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। यहाँ CD3 लगा है जबकि यहाँ सारे CH3 हैं, तो इसका प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। यहाँ पर तो दो दो CD3 लगे हैं, तो इनका प्लस आई और ज्यादा लगेगा। तो मतलब यहाँ अगर प्लस आई लग रहा है ओवरऑल, यहाँ प्लस आई लग रहा है ओवरऑल, यहाँ प्लस आई लग रहा है ओवरऑल, तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है इन तीनों में से? इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई इसका, फिर इसका, और फिर इसका। और प्लस को तो प्लस पसंद है, सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ पे लग रहा है इसका, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। दैट्स वाई C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगा। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो मैं NO2 की जगह NH3+ लगा देता, NF3+ लगा देता, फ्लोरीन लगा देता, क्लोरीन लगा देता, समझ रहे हो ना? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। गहरी बात क्या है, इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कोई रूल होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर देता है, इसलिए हम बना लिए रूल। क्या है उसमें, हर मतलब मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं, कोई दर्द वाली बात नहीं। D का मतलब है डिस्टेंस, N का मतलब है नंबर, P का मतलब है पावर। इसको बोलते हैं DNP रूल। क्या बोलते हैं? DNP रूल। डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा, नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा, नंबर को पावर से ज्यादा। कैसे? जैसे इस फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है बेटा? -I। इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है? -I। आप देखोगे ना ये ढांचा और ये ढांचा बिल्कुल सेम है, फर्क किसका है? ये फ्लोरीन और NO2 का। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले -I सीरीज देखी थी, NF3+, NR3+, NH3+, फिर NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे चला था। मतलब NO2 का -I फ्लोरीन के -I से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैं पावर की बात करूं तो NO2 की पावर फ्लोरीन से ज्यादा है खींचने की। लेकिन इस कार्बन से देखना, इस कार्बन से ये NO2 इतना दूर लगा है, इस कार्बन से ये फ्लोरीन इतना पास लगा है, इसकी डिस्टेंस पास है, इसकी डिस्टेंस दूर है, और डिस्टेंस को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। मानता हूं कि फ्लोरीन का -I NO2 के -I से कम है पावर में, लेकिन नजदीक लगा है, तो हम डिस्टेंस को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एक वीक -I भी एक स्ट्रॉन्ग -I से जीत जाएगा अगर वो वीक वाला पास में लगा हो। मतलब इसका -I इसके -I से ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में लगा है। बात समझ में आ रही है क्या? और प्लस को माइनस पसंद नहीं है, जितना दूर होगा उतना बढ़िया है, इसलिए B ग्रेटर देन A। अगर यही माइनस होता तो माइनस को -I पसंद होता तो A ग्रेटर देन B हो जाता, रेडिकल होता तो यही आंसर आता। बात समझ में आ रही है क्या? प्लस को माइनस पसंद नहीं है ना, तो -I कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो B ग्रेटर देन A। समझ गया? ऐसे बाकी के 2 क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। चल चल वीडियो को रोक, वीडियो को रोक, चल वीडियो को रोक, ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर, खुद से कर, खुद से कर, खुद से होएगा कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से होएगा कॉन्फिडेंस आएगा। चल चल चल, ट्राई कर, ट्राई कर। अब यहां पे देखो 2 क्लोरीन लगे हैं और एक NO2 लगा है, और आपको पता है कि NO2 का -I क्लोरीन के -I से ज्यादा होता है, इसमें कोई मतलब वही नहीं है। इनका -I और इसका -I। अब देख डिस्टेंस भी देख, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, डिस्टेंस सेम है भाई, डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहां 2 क्लोरीन है और यहां एक NO2 है, और नंबर और पावर में नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। मतलब 2 वीक -I अगर सेम डिस्टेंस पे लगे हों तो एक पावरफुल -I से जीत सकते हैं। मतलब इसका -I इससे ज्यादा होगा। 2 मिला के लग रहे हैं, 2 मिला के, नंबर को पावर से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। 2
वीक माइनस आई एक पावरफुल माइनस आई से जीत सकते हैं सेम डिस्टेंस पे हो तो इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम। अब इन दोनों के tan को देख, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, इसलिए फिर से बी ग्रेटर देन ए, बी वाला ए से जीत जाएगा, माइनस आई कम होना चाहिए ना। अगला देख, यहां एक क्लोरीन लगा है, यहां तीन तीन क्लोरीन लगे हैं, माइनस आई लगेगा, यहां माइनस आई लगेगा, क्यों? कार्बन क्लोरीन में ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। ये अच्छा, ये भी डाउट होगा अभी तो कि सर इसका माइनस है, कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा, भाई माइनस आई लगेगा ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इतना तो अब सोचना ही पड़ेगा ना। ये माइनस आई, ये तीन का माइनस आई, ये तीन कार्बन के बाद लग रहा है, और ये एक दो तीन चार पांच कार्बन के बाद लग रहा है, मतलब ये ज्यादा दूरी पे है, ये पास में है, लेकिन इनके नंबर्स ज्यादा हैं, इसका नंबर कम है, लेकिन डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर। मतलब एक क्लोरीन तीन क्लोरीन पे भारी है अगर पास में लगा हो, एक क्लोरीन का माइनस आई तीन क्लोरीन के माइनस आई से, दोनों सेम ही ग्रुप है, एक क्लोरीन का माइनस आई तीन क्लोरीन के माइनस आई से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो केटायन के जहां हमें इफेक्ट देखना है वो उसके नजदीक है, वो उससे दूर है, हमें तो इस प्लस पे इफेक्ट देखना है ना, इसका विद रेस्पेक्ट टू बात चलती है, इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू होता है, ये पास में लग रहा है, ये दूर लग रहा है, और डिस्टेंस को नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है, इसका माइनस आई ज्यादा उसका कम, और प्लस को माइनस पसंद नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है मेरे दोस्त, ये माइनस आई कम है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, बी ग्रेटर देन ए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर एनायन के लिए होता, माइनस के लिए होता, तो फिर ए ग्रेटर देन बी हो जाता। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई दुख दर्द पीड़ा चिड़चिड़ापन कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहां तक बात समझ में में आगे होगी। क्लियर है दोस्त? खराश आ जाती है आजकल। आइए आइए आइए, ये आपका पूरा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे बेटा रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। रेजोनेंस आ गया तो फिर जीओसी आराम से खट 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 खेल लोगे। इंडक्टिव इफेक्ट तो आसान था, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन समझ गया ना, पार्शियली डिस्प्लेस। अब रेजोनेंस क्या है, सुनना ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डिस्प्लेस होते हुए देखा, पार्शियली। रेजोनेंस में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वहां सिग्मा का खेल था, यहां किसका खेल है, पाई का, और वो भी कैसा है, कंप्लीट ट्रांसफर है। कंप्लीट ट्रांसफर है मतलब वीक इफेक्ट होगा या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, वहां तो पार्शियल था इसलिए वीक बोल रहे थे, यहां कंप्लीट ट्रांसफर होगा। यहां सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की बात चलेगी, कुछ सिग्मा विग्मा की कुछ बात नहीं चलेगी। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। आओ आपको लैब में लेके चले, आओ लैब में चलते हैं मेरे दोस्त, आइए, ये रही मेरी लैब। एक एग्जांपल देखते हैं, खूबसूरत सा एग्जांपल जिसे बेंजीन के नाम से नवाजा गया है। ये है आपकी बेंजीन, और ये उसकी बहन दूसरी बेंजीन, क्या कुल है, बेंजीन बेंजीन। और एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की जीत भी नहीं होती, हार भी नहीं होती, है ना। मतलब 50-50 चांस है ना, जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। 50-50 चांस तो ले सकता हूं ना जीतने का। आओ, ये है आपका सिग्मा बॉन्ड और ये है आपका डबल बॉन्ड, दिख गया आपको? ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये है आपका डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से तो बड़ा होता है, तो पता ही है अपने को। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है लगभग 1.54 एमस्ट्रॉन्ग, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.33 एमस्ट्रॉन्ग। सही बात है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है। इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 है, इसकी 1.33 है। ऐसे ही जब मैं इस बेंजीन को लैब में लेके गया और फिर मैंने वहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ को नापना चाहा, तो मेरी आंखें है ना ऐसी हो गई, ऐसी ऐसी थोड़ी हो गई एकदम। पता है क्यों? बॉन्ड लेंथ आ रही थी 1.39 एमस्ट्रॉन्ग, और इतना ही नहीं,
हर एक जगह पर, मतलब यहां पे बॉन्ड लेंथ 1.39 1.39 1.39 1.39 1. सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी, और कितनी आ रही थी? 1.39. अगर ये सिग्मा होता तो 1.54 आती, अगर डबल होता तो 1.33 आती. ये तो कुछ बीच का ही मामला चल रहा है भाई, ये तो कुछ बीच का मामला चल रहा है, और सारी बॉन्ड लेंथ सेम भी आ रही है. क्या मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से साबित कर सकता हूं? नहीं, कर ही नहीं सकता. कोई करके बता दे ये सिग्मा है ये डबल है भाई. नहीं कर सकते. जब किसी मॉलिक्यूल को साबित करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लगे, नीड हो, तो उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. मैंने इनको मॉलिक्यूल नहीं बोला, मैंने स्ट्रक्चर बोला इनको. फोटो है ये, फोटो. स्ट्रक्चर बोला. ध्यान से सुनना, मेरा शब्द ध्यान से सुनना. किसी मॉलिक्यूल को साबित करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की अगर नीड हो, तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सर इन दोनों से साबित हो जाएगा? कोशिश कर लेते हैं ना भाई, कोशिश कर लेते हैं. आओ जरा. ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6. देखना, इस 1 और 2 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड. इस 1 और 2 के बीच में क्या है? सिग्मा. कभी पाई कभी सिग्मा बीच का. 2 3 के बीच में सिग्मा, यहां पाई बीच का. कभी पाई कभी सिग्मा बीच का. कभी सिग्मा कभी पाई बीच का. कभी पाई कभी सिग्मा बीच का. मतलब इन दोनों की मदद से वो साबित हो पा रहा है कि कभी तो पाई आ रहा है, कभी सिग्मा आ रहा है, यानी कि बीच का रहा होगा. और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ही अंदर रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपनी जगह पे घूमते रहते हैं, अपनी जगह से घूमते रहते हैं कंप्लीटली. कैसे घूमते कैसे नहीं घूमते उससे मतलब नहीं है. देखो, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए तीन चीज होती है: क्या, क्यों, कैसे. यही होता है. यार ये क्या है, ये कैसे हुआ, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. तीन ही तो चीज होती है ना, तीन ही दर्द होते हैं जीवन के: क्या, क्यों, कैसे. अभी हम देख रहे हैं क्या है, फिर हम देखेंगे कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे क्यों पढ़ रहे हैं. सर क्यों का तो हम बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा, तो इसलिए पढ़ रहे हैं. अरे यार भाई वो तो ठीक है, मतलब आ जाओ. ठीक है ना. तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अभी अपन देख रहे हैं क्या है ये, क्या है ये, है ना. एक्चुअल में सच्चाई ये है, ये तो झूठ है. इस सच को साबित करने के लिए हमें इस झूठ का सामना करना पड़ा है ना. इस सच को साबित करने के लिए दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की नीड थी. ये दो स्ट्रक्चर की मदद से हम इस सच को साबित कर पाए हैं. दिस इज रियल स्ट्रक्चर. ये आपका कैसा है? ये आपका रियल स्ट्रक्चर है. ये आपका रियल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको शॉर्ट में आरएस से डिनोट करते हैं. और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं जिनकी मदद से साबित हुआ है? इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दीज स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, क्योंकि सच होता तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती. दीज आर हाइपोथेटिकल, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स. हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, इमेजिनरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, मतलब ये तो ख्याल है. दिस इज ख्याल, काल्पनिक. और अगर ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या ये किसी इंटरप्शन से परेशान होंगे? मान लो प्रेशर हो गया, या बारिश आ गई, या भीगेंगे क्या? नहीं. प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ख्याल है. ख्याल तो ख्याल होता है. ख्याल से थोड़ी ना कोई. ख्याल में क्या हो रहा है? ख्याल में बारिश हो रही है तो क्या हम भीग जाते हैं क्या? नहीं, वो तो कल्पना है. तो ये क्या है? अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा. दीज आर ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर. वाई दीज आर कैनोनिकल? कैनन का कैमरा आता है, कैमरा. वैसे ये भी क्या है? फोटो है. एक फोटो, दो फोटो. जब इसका फोटो खींचूंगा तो अलग आएगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2 के बीच में पाई है. यहाँ फोटो खींचूंगा तो अलग आएगा, 1 और 2 के बीच में सिग्मा है. तो दीज आर फोटोज. दैट्स वाई दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर. इसको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही तो हम इसको समझ पा रहे हैं. इसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल दिया. बात समझ रहे हो? तसल्ली से बता रहा हूं, चीजें सुनते रहना. पहली बात तो ये रेजोनेंस जो है ये खुद एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों बना? क्योंकि हमारी 99.99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जा रही है कुछ बात कहने से. तो अगर कोई चीज से हमारा 99% काम हो रहा है तो हम उसको मान लेते हैं हाँ ये सही है यार, ये तो
सही बैठ रहा है यार मामला, समझ गए बात को, इसलिए वो कॉन्सेप्ट बन गया। रेजोनेंस इज बेसिकली है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेजोनेंस से सॉल्व हो जाती है 99.99%, इसलिए रेजोनेंस इज अ कॉन्सेप्ट। और ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बेंजीन की बात करी कि बेंजीन में ऐसा हो रहा होगा, अभी अपन इनफाइनाइट एग्जांपल्स करेंगे तो हर में ऐसा ही हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि इसी में हो रहा है कि यार रट के आ गया होगा इसमें हो रहा होगा ऐसा, बाकियों में बहुत सारे हैं। अभी कराएंगे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। और रेजोनेंस के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली डीलोकलाइजेशन क्या है वो बता देता हूं कि जैसे मान लो दो सिचुएशन देता हूं। मान लो मैं हूं, मेरा जन्म कोटा में हुआ, मैं कोटा में ही पला बड़ा, कोटा में ही पढ़ लिया, कोटा में ही नौकरी कर रहा हूँ, कोटा में ही शादी, कोटा में ही हनीमून, सॉरी कोटा में ही सब कुछ हो गया, कोटा में ही निपट जाऊंगा मान लो। तो मतलब मैं क्या हूं? लोकलाइज्ड। और एक डीलोकलाइज बंदा क्या है? एक डीलोकलाइज बंदा क्या है कि भैया पैदा कहीं और हुआ, पढ़ाई करने कहीं और चल गया, फिर उसके बाद शादी कहीं और हो गई, फिर मतलब आगे कुछ और चल रहा है, फिर कहीं और हो गया, तो वो क्या है? डीलोकलाइज्ड। बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्दों पे कंट्रोल है, ठीक है ना? तो वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है। तो बेसिकली डीलोकलाइजेशन क्या? एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी मदद से ही साबित होता है। रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंटर और इंट्रा में फर्क क्या है? इंट्रा मतलब खुद के अंदर की बात, इंटर मतलब इसका इससे, इंट्रा की बात चल रही, खुद की बात चल रही है। एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, अंदर के ही इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ चल रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की छेड़छाड़ चल रही है और किसी की नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोई एटम मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स, एटम डज नॉट मूव्स। जैसे इन दोनों को देखते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। यहां से पाई बॉन्ड यहां तो आया है, देखो आप पाई बॉन्ड यहां है, लेकिन यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया, देखो आप ध्यान से, ये हाइड्रोजन उठ के यहां चला गया। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम मूव कर सकता है? कर ही नहीं सकता ना भाई, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का गेम चल रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। एटम डज नॉट मूव, एटम मूव नहीं कर सकता, केवल क्या मूव कर सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर तो एटम मूव करके गया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने क्या बोला? रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ सकता, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता, मतलब हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल चार्ज सेम होना चाहिए, तो ही उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। इन रेजोनेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज कंजर्व इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखो एक नेगेटिव है, जबकि यहां पे तीन तीन नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रही हूं, ध्यान से सुनना, मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें और इसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ। ऐसे चौड़ में लिख लेना, नहीं तो फिर रह जाएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। और माइनस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट करके बताओ। चलो चलो, शाबाश 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 बेटा, करके बताओ करके बताओ करके बताओ। तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। और यहां पर जब आप काउंट करोगे तो इसको भी देख लो, CH2, यहां पर CH, यहां पर आपका CH2, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। अब आप इसमें काउंट करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 आ रहे हैं। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ 18 या 20 से 2 कहां से आ गया भैया? ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कतई नहीं है, कभी नहीं हो सकती, जरा भी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो रेजोनेंस में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, चार्ज सेम होने चाहिए, एटम मूव नहीं करने चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें थी। अब रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, रेजोनेंस की कुछ कंडीशन है। जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे होंगे, कैसे वाली बात आएगी, अभी क्या चल रहा है, कैसे वाली बात आएगी, तो उसमें कैसे कब हो पाएगा, है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बन पाएंगी, उसके लिए क्या है? फॉर रेजोनेंस सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेटेड। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये कॉन्जुगेटेड क्या है भाई?
कॉन्जुगेटेड का मतलब है ऑल्टरनेट पोजीशन पे चीजें होना, जैसे पाई सिग्मा पाई, कार्बन पाई सिग्मा पाई, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई आ रहे हैं। जैसे कार्बन पाई सिग्मा यहाँ पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है। जैसे पाई सिग्मा रेडिकल, ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर रेडिकल आ रहा है, पाई सिग्मा रेडिकल। तो इस तरह के सिस्टम्स को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जरूरी नहीं है पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड हो, नहीं, सिस्टम का कोई एक छोटा सा पार्ट भी कॉन्जुगेटेड है। मान ले ऐसे कार्बन 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 ऐसे चल रहे हैं, और यहां जाके कहीं कॉन्जुगेशन आ गया इस तरह से, तो पूरे मॉलिक्यूल को नहीं देखना, इतना सा पोर्शन भी अगर कॉन्जुगेटेड है, ये रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है। अब कैसे कैसे सिस्टम हो सकता है वो बता रहा हूं। जैसे हो सकता है तेरा पाई सिग्मा पाई, जैसे हो सकता है तेरा पाई सिग्मा पॉजिटिव, जैसे हो सकता है तेरा पाई सिग्मा नेगेटिव, जैसे हो सकता है तेरा पाई सिग्मा लोन पेयर, जैसे हो सकता है तेरा पाई सिग्मा वैकेंट, पी या डी ऑर्बिटल, पी या डी में से कोई भी ऑर्बिटल खाली हो वो हो सकता है। जैसे तेरा हो सकता है पाई सिग्मा रेडिकल, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये कार्बन है ना, ऐसे समझ गए ना आप, ऐसे कार्बन लगा लेना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे चीजें आना बेसिकली। जैसे हो सकता है तेरा नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, जैसे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, मतलब जैसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ गया, फिर सिग्मा कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन, है ना। पॉजिटिव बोल लो या खाली पी और डी ऑर्बिटल बोल लो, जब पी ऑर्बिटल खाली होता है तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है ना, उसका मतलब पॉजिटिव। जैसे ये भी हो सकता है तेरा पाई पाई पाई, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। कैसे कॉन्जुगेटेड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दिखाया भी था ये बात, आइसोमेरिज्म में मैंने आपको दिखाया भी था। एक बार देखता हूं मेरे पास है क्या, ये होना तो चाहिए। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये रहा एक पाई बॉन्ड, दिख गया आपको पाई बॉन्ड, ये रहा एक पाई बॉन्ड, और एक ये पाई बॉन्ड, ये रहा, लगातार 3 पाई बॉन्ड है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, सेम प्लेन में आ रहे हैं, वर्टिकल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, सेम प्लेन में आ रहे हैं, तो इसको भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉन्जुगेटेड होने के साथ साथ जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं वो या पी ऑर्बिटल्स हैं, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब आपको पता है ना पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से, पैरेलल पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, जहां से जहां तक रेजोनेंस हो रहा है वहां पे पी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाले पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। अभी दिखाया ना, वो दोनों पाई बॉन्ड कैसे आ रहे थे, सेम प्लेन में आ रहे थे, इसलिए ये भी आपका कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बाकी अभी डील करेंगे तो बहुत सारे दिख ही जाएंगे आपको, सिंपल है बिल्कुल। फिर आपके जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे होंगे, ऐसा सिंबल भी यूज हो रहा होगा, इस तरह का एरो, इस तरह का एरो, और इस तरह का एरो, इस तरह के एरो आपको देखने को मिलेंगे। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, ताकि ये छोटी छोटी चीजों में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सब चीजें बता रहा हूं कि आपको ऐसा एरो ऐसा एरो ऐसा एरो देखने को मिलेगा। ये जो एरो है ये बेसिकली हेट्रोलिटिक फिजन के लिए यूज होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब किसी एक के फेवर में 2 इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं तो हेट्रोलिटिक फिजन, तो ये वाला एरो जो होता है इसको हेट्रोलिटिक फिजन में यूज किया जाता है। किसी एक के फेवर में दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़ना हो तब यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं सिंगल हेड, ये है आपका हेड, ये है आपका टेल, सिंगल हेडेड कर्व एरो, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल हेडेड कर्व एरो बोलते हैं। ये वाला एरो कब यूज किया जाता है, होमोलिटिक फिजन, जब दोनों के फेवर में एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ने हो, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। इसका नाम होता है फिश हुक एरो, फिश हुक एरो भी कहते हैं बेटा इसको, फिश हुक एरो भी कहते हैं इस वाले को। आपने वो मछली देखी, मछली में ऐसे कांटा डालते हैं तो ऐसे मछली फंस जाती है, ऐसे करके फंस जाती है, तो वो फिश हुक की तरह एरो है, इसको फिश हुक एरो बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना हो अपने अपने इलेक्ट्रॉन का, और ये एरो जो है ये डबल हेडेड एरो है, दोनों तरफ हेड है इसके, है ना, एरो आ रहे हैं ना इस तरह के, हेड आ रहे हैं, तो डबल हेडेड एरो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी तक मैं लगाता आ रहा था, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी मैंने लगाया था, ये एक रेजोनेटिंग और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट करने के लिए या उन दोनों के बीच में लगाने के लिए इस एरो का प्रयोग होता है, इन बिटवीन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना समझना आप।
है ना। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो ये सारी चीजें आपके बीच बीच में आती रहेगी, परेशान करती रहेगी, तो अपन उसको पहले ही क्लियर कर रहे हैं, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को समझने के लिए अपन एक प्रैक्टिकल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। पहले पानी का फ्लो समझते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझेंगे, है ना। पहले पानी का फ्लो समझते हैं। जैसे मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, है ना, और आपकी पानी की टंकी जो है वो सेकंड फ्लोर पे रखी हुई है। आप कहाँ रह रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, और आपकी पानी की टंकी जो है वो सेकंड फ्लोर पे रखी हुई है। आपने ग्राउंड फ्लोर में गए और नल खोला, क्या पानी आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा, गड़गड़ 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 पानी आ जाएगा, बस पानी की टंकी में पानी होना चाहिए। अब मान लो आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो और आपकी पानी की टंकी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी हुई है। क्या सेकंड फ्लोर पे वो पानी चढ़ सकता है? क्या वो पानी आएगा? क्या नल खोला आपने, क्या वो पानी आएगा? क्या सोच के देख, क्या वो पानी आएगा? क्या सोच के देख, नहीं आएगा। आ सकता है, आ सकता है अगर तू मोटर लगा दे, इन केस मोटर लगाएगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगी जिससे वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, अपने आप तो नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि पानी कैसे फ्लो हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगा। अगर तू सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे पानी की टंकी रखी हुई है, तो मोटर के थ्रू आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके पानी चढ़ेगा। तो पहली बात तो नल चेक करके थोड़ा सा ध्यान रख के, ठीक है ना। तो जिस तरह से पानी का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो करेंगे। भाई ज्यादा माल जहां होगा वहीं से तो कम वाले के पास जाएगा, ज्यादा जहां होगा वहीं से तो कम वाले के पास जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ऐसे, नेगेटिव, फिर लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, मतलब इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। नेगेटिव के बारे में तो आपको बता ही रखा है कि नेगेटिव कैसा, कि फुल खा रखा है, इधर पनीर भर रहा है, इधर रसगुल्ले भर रहे हैं, यहां से गुलाब जामुन निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो नेगेटिव तो भरा बैठा है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद लोन पेयर और पाई बॉन्ड में तकलीफ आती है कि सर लोन पेयर और पाई बॉन्ड तो सेम ही चीज है, लेकिन ये कैसे हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। और फ्री तो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, जल्दी से चल सकता है। पाई को चलाना मुश्किल है क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये तो कैसा है, भिखारी है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन आपके कैसे भी आ सकते हैं, जैसे नेगेटिव और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आ जाए, पाई सिग्मा नेगेटिव का कॉन्जुगेशन आ गया, तो नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे। मान लो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आ गया, पाई सिग्मा लोन पेयर ऐसा कॉन्जुगेशन आ गया, तो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ चलेंगे। मान लो पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन आ गया, ऐसा हो सकता है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन, पाई से किसकी तरफ चलेंगे? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे। सारा खेल इस एरो का है। एरो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में। ये एरो क्या बता रहा है वो सुन लीजिए आप। इस एरो में ये है आपकी पूछ, मतलब इस एरो की पूछ, ये टेल है, और ये क्या है? उसका सिर है, हेड है। ये टेल है और ये हेड है। टेल क्या है? आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हेड क्या है? आपका लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमें इलेक्ट्रॉन्स को कहां से उठाना है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से उठाना है। कहां पटकेंगे? जहां लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब टेल से उठाएंगे इलेक्ट्रॉन और हेड की तरफ पटक देंगे। बस ये एरो का कमाल है, सारा का सारा। सारा खेल किसका? एरो का। मेरे हिसाब से यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्जुगेशन जरूरी है, कौन कौन से सिंबल्स यूज होंगे, किनका क्या क्या यूज है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, यहां तक क्लियर होगा। अब बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना है। पता है जब अपन वो आईयूपीएससी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने ना ये देखना सीखा था कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। ज्यादा से ज्यादा अपन ने सीख लिया था कि पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वहां तो सिग्मा पाई देख रहे थे कि ये सिग्मा है, ये पाई है। आज हम इस लायक हो चुके हैं कि हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बता रहा हूं भाई, पाई के इलेक्ट्रॉन चलाएंगे। अब उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन चलाने के कुछ तरीके हैं, तो 4-5 केस है। हर केस को अपन डिस्कस कर लेंगे और समझ जाएंगे कि कैसे पाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे रेजोनेंस होता है वो अपन समझ जाएंगे। कुछ कुछ शर्तें हैं, कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। एक बार अगर आपको रेजोनेंस आ गया ना मेरे दोस्त, फिर जीओसी में कोई लफड़ाइच नहीं है। मेन दिक्कत क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस आ गया तो पूरी जीओसी आ गई। और रेजोनेंस बहुत सिंपल है। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन चलाएंगे, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कैसे रेजोनेंस होगा वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई है, ये पॉजिटिव है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब
जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करना है, जो जो रूल्स बता रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करना है। पहले सीखेंगे कैसे बनती है, फिर देखेंगे कि कैसे चले होंगे, फिर देखेंगे कैसे चले होंगे, रीजन बाद में देखेंगे, पहले सीख लेते हैं, जुगाड़ सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की नजर आएगी, ठीक है ना। यहां पाई था, फिर वो यहां आ गया, ये पॉजिटिव था, यहां आ गया। कैसे बनी वो बता रहा हूं। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, पाई है या पॉजिटिव है, पाई है। तो अपने को क्या करना है, पाई से इलेक्ट्रॉन को उठाना है, पाई से इलेक्ट्रॉन को उठाना है, और उससे दोबारा क्या बन रहा है, पाई बन रहा है। तो दोबारा पाई बन रहा है, तो दोबारा पाई बॉन्ड की तरफ डाल देना है इस तरह से। एरो आपकी बहुत मदद करेगा। करना क्या है, जहां पाई बॉन्ड है वहां से हटाना है, जहां नहीं है वहां लगाना है। उस कॉन्जुगेशन के अंदर पाई को हटाओ, पाई बनाओ, पाई को हटाओ, पाई बनाओ। जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। ये ध्यान रखना, यहां पाई था यहां से हटाना है, यहां नहीं था यहां बनाना है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहां आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कम हो जाएगा, कम होते ही इस पे क्या आ जाएगा, दर्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, इस कार्बन को मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका दर्द खत्म हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जहां पाई है वहां से हटाना है, जहां नहीं है वहां बनाना है। इसके दर्द आया, इस पे प्लस आया, और जहां पहले दर्द था उसको इलेक्ट्रॉन मिला, उसका दर्द खत्म हुआ। पाई हटाना है, नया पाई बनाना है, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां लगाओ। दूसरी बात, हमें कब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। मुझे कैसे पता चलेगा सर कि 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी। हमें तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है जब तक नए नए कॉन्जुगेशन आते चले जाएं, जब तक नए नए कॉन्जुगेशन आते चले जाएं। जैसे अभी यहां पर तो फिलहाल एक ही कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, बस, और कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अगला पॉइंट सुनो, हमें तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है जब तक रिपीट ना हो जाए। जैसे मैं पाई सिग्मा पॉजिटिव इधर चला तो ये बना, अगर मैं इसको उठा के वापस इधर डालता हूं तो ये का यही बन जाएगा, रिपीट हो गई, नहीं बनानी रिपीट। दोबारा सुन लो, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां लगाओ। हमें कब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिल जाए। हमें कब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, जब तक रिपीट ना हो जाए। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें हमने एक बार जिस डायरेक्शन को चुन लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना। जैसे मान लो आप इस तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, तो आप एकदम से इधर नहीं आ सकते। मतलब मैं कैसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, फिर मैं ऐसे चलूंगा, फिर मैं ऐसे चलूंगा, एकदम से यूं नहीं आ सकता। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। मान लो आप ऐसे ना चल के आप ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एकदम से यूं नहीं होना। यूं होते ही रिपीट हो जाएगी स्ट्रक्चर। एक बार जिस डायरेक्शन में चल गए लौट के नहीं आना है। आप इस डायरेक्शन को चूज किए थे, अगर आपने डायरेक्शन पलटी तो वापस वही रिपीट हो जाएगी स्ट्रक्चर, वापस वही रिपीट हो जाएगी। बात समझ गए, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। तब तक बनानी है जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते रहे। एक बार जिस डायरेक्शन में चल गए लौट के नहीं आना, वरना रिपीट हो जाएगी। तब तक बनानी है जब तक स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए, ठीक है। जो पहले न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया, जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया, जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। अब रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि जो रियल स्ट्रक्चर है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, अपन ने पढ़ चुके हैं ना तो, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। तो ये तो सब धोखा है। सही बात तो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन वो कैसे बनेगी, इनके कंट्रीब्यूशन से बनेगी। इन दोनों में फर्क किस चीज का चल रहा है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। बाकी वो CH2 CS CS2 CS2 CS CS2 वो तो सेम है ना, मतलब ढांचा तो सेम है, सारे सिग्मा बॉन्ड सेम रहेंगे, सारे एटम अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। तो जो हाइब्रिड बनेगा उसमें सबसे पहले बिना सोचे समझे आप ढांचा बना लो, स्केलेटन बना लो, सोचना ही नहीं है। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो रियल स्ट्रक्चर बनेगी, वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगी। तो देखो यहां पाई है, यहां सिग्मा है, वहां पाई यहां सिग्मा, तो यहां क्या जाएगा, बीच का। यहां सिग्मा यहां पाई, तो यहां क्या जाएगा दोस्त, बीच का। ना तो पूरा शुद्ध रूप से सिग्मा होगा, ना शुद्ध रूप से पाई होगा, बीच का होगा। समझ गए आप। अब ये एक प्लस था, एक प्लस था, ध्यान से देखना, ये एक प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी यहां कभी यहां, कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन पे, दिख गया आपको। तो यहां पे प्लस, यहां पे कुछ नहीं, तो यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। यहां पे प्लस, वहां कुछ नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। अभी खत्म नहीं है बात मेरी, अभी खत्म नहीं है मेरी बात।
आप इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को घूर के देखो, ये एक जैसी है, हु बहू है, सेम है। अरे आल मेले दोस्त, इधर देख, यहां पे इसको घुमाऊंगा तो सेम ही तो लिखा हुआ है। ऐसा हर बार नहीं होगा, यहां हो रहा है ईश्वर का आशीर्वाद है, हु बहू है, एक जैसी है। अगर एक जैसी है तो इनका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो एक और तरीके से इसका हाइब्रिड बनाया जा सकता है। अपने को क्या करने का है, इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे 65 और यहां से डेल्टा प्लस हटा देंगे। सब कुछ सेम रहेगा, ढांचा सेम रहेगा, कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, वो भी सेम रहेगा। मैं कह रहा हूं एक प्लस था, दोनों स्ट्रक्चर सेम थी, तो प्लस कैसा हो गया होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, तो प्लस भी आधा आधा हो गया होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ। ऐसे भी बन सकती थी इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। दोनों सही है, दोनों सही है। अब मुद्दे की बात, ये पाई चला क्यों, मुद्दा तो ये ना कि पाई इलेक्ट्रॉन चला क्यों, बता देते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्यों चला वो बता देते हैं। आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। पैरेलल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ये रहा पैरेलल पी ऑर्बिटल, इसकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। और आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। याद है वो पंखा, पंखे का गोला, एक ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड और पंखे का डंडा, कार्बोकेटाइन देखा था अपन ने। वैकेंट पी ऑर्बिटल वो ये रहा। यही स्ट्रक्चर मेरे दोस्त, इसी को कर रहा हूं कॉपी और इसी को कर रहा हूं 65। ये स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है, अब ये पाई बॉन्ड यहां है और ये प्लस यहां है। ये क्यों चला उसको समझने के लिए एक एक सीन क्रिएट करते हैं। एक मूवी थी कुछ कुछ होता है, उसको समझना, उसको समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा। और वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, मजाक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। सुनना ध्यान से, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा, सुनना ध्यान से। एक मूवी थी कुछ कुछ होता है, उसमें एक शाहरुख खान था, एक रानी मुखर्जी थी, एक काजोल था, काजोल थी। एक शाहरुख खान था, एक रानी मुखर्जी थी और एक काजोल थी। उस मूवी में क्या होता है कि जो शाहरुख खान था उसको रानी मुखर्जी से मोहब्बत होती है, लेकिन रानी मुखर्जी को शाहरुख खान से मोहब्बत नहीं होती स्टार्टिंग में। तो शाहरुख खान हर मुमकिन कोशिश करता है जिससे रानी मुखर्जी से वो बॉन्डेड हो जाए। तो लगभग 15-20 मिनट बाद मूवी में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की शादी हो जाती है, बॉन्डेड हो जाते हैं। समझते रहना है ना, समझते रहना। लेकिन उसी मूवी में काजोल भी होती है और वो जो काजोल है वो शाहरुख खान की फ्रेंड होती है। और आपको पता है एक लड़का एक लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। काजोल जो है शाहरुख खान से एक तरफा मोहब्बत कर रही होती है। शाहरुख खान फिलहाल के लिए उससे कोई मोहब्बत नहीं रखता, क्यों, क्योंकि वो तो रानी मुखर्जी के साथ बॉन्डेड है। समझ रहे हो। लेकिन लगभग 25 से 30 मिनट बाद मूवी के अंदर रानी मुखर्जी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश। जैसे ही रानी मुखर्जी की डेथ होती है, शाहरुख खान को पता था कि काजोल उससे एक तरफा मोहब्बत करती है, हालांकि करता शाहरुख खान भी था। तो अब उसको मौका मिला, शाहरुख खान तुरंत पलटी मारता है और शाहरुख खान काजोल से बॉन्डेड हो जाता है। शाहरुख खान काजोल से मोहब्बत करने लग जाता है। समझ रहे हो। मतलब शाहरुख खान के पहले भी मजे थे, शाहरुख खान के बाद में भी मजे थे। दर्द में कौन था, काजोल पहले दर्द में थी, रानी मुखर्जी बाद में। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। समझने के लिए, अरे भाई, अरे यार कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है। ये है आपका शाहरुख खान, ये है आपकी रानी मुखर्जी, ये है आपका काजोल, ये आपकी काजोल। शुरुआत में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी बॉन्डेड थे और ये जो काजोल थी ये इससे एक तरफा मोहब्बत करती थी, ये इससे एक तरफा मोहब्बत करती थी। बाद में ये शाहरुख खान, ये रानी मुखर्जी और ये काजोल, बाद में शाहरुख खान और काजोल बॉन्डेड हो गए। रानी मुखर्जी ये तो डेथ हो गई थी, मतलब वो मोहब्बत नहीं मिली बाद में। एक्चुअल में ये जो काजोल थी हर मुमकिन कोशिश कर रही है शाहरुख खान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे ही रानी मुखर्जी की डेथ होती है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है और यहां से टूट के ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां चला जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, यहां पे चला गया। समझना बात को, है ना। एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड था ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये खाली ऑर्बिटल था, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट किया तो इसके साथ बॉन्ड बन गया, ये खाली हो गया। लेकिन मजे किसके चल रहे हैं, शाहरुख खान के। शाहरुख खान का ना तो यहां नुकसान था ना यहां नुकसान था। नुकसान किसका था, पहले काजोल का और बाद में रानी मुखर्जी का। नुकसान किसका था, पहले काजोल का बाद में रानी मुखर्जी का। शाहरुख खान के तो ऑलवेज मजे थे, इधर भी मजे इधर भी मजे। एक्चुअल में ये तो सच्चाई नहीं थी। इसमें ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान रानी मुखर्जी से मोहब्बत करता था, इसमें ऐसा लग रहा है शाहरुख खान काजोल से मोहब्बत करता था। लेकिन सच्चाई क्या थी, सच्चाई तो ये थी मेरे दोस्त कि शाहरुख खान
रानी मुखर्जी से भी मोहब्बत करता था, काजोल से भी मोहब्बत करता था, बराबर बराबर करता था, बस मौका मिलते ही, समझ रहे हो ना, इससे भी करता था, इससे भी करता था, बराबर बराबर करता था, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। ये रियलिटी थी, सच्चाई तो ये थी। शाहरुख खान के ऑलवेज मजे। देखो दुख दर्द पीड़ा जो आई वो किसकी आई, ये शाहरुख खान, ये रानी मुखर्जी, काजोल। पहले काजोल पे प्लस था, फिर ये शाहरुख खान, ये रानी मुखर्जी, काजोल, बाद में रानी मुखर्जी पे प्लस आया। शाहरुख खान पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल है, समझ गए। तो शाहरुख खान के ऑलवेज मजे रहेंगे, ये ध्यान रखना आपको। चेंजेस किस में आएंगे, फर्स्ट और थर्ड में आएंगे, बीच वाले के हमेशा मजे रहेंगे, ध्यान रखना, बीच वाले के मजे रहेंगे। कॉन्सेप्ट है भाई, इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा जल्दी से चीजें हो जाएंगी, आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बताया, और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। उसके अलावा तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते रहे, तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जब तक रिपीट ना हो जाए। एक बार जिस डायरेक्शन में चल गए लौट के नहीं आना है। जो पहले चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया। और शाहरुख खान के ऑलवेज मजे, शाहरुख खान के ऑलवेज मजे। क्लियर है। एरो आपकी बहुत मदद कर रहा है, कहां से उठाना है और कहां डालना है उसमें। अगर मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए जरा देखो, अब यहां पे देखो ये क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रहा होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव का नजर आ रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए, हमारा ध्यान उसी पे होना चाहिए। ये क्या है आपका शाहरुख खान, इसके कुछ भी दर्द नहीं आएगा। दर्द किसके आएगा, ये रानी मुखर्जी, ये काजोल, इसके और इसके। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जहां पहले पाई है वहां से हटाना है, जहां नहीं है वहां बनाना है। केवल इस पे फोकस करना है, बाकी पे फोकस ही नहीं करना है, बाकी पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी वो कैसी बनेगी वो देखो आप। पहले ढांचा बना लो, ढांचे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जिसको हमने छेड़ा नहीं एज इट इज उसको बना लो। इसको तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, अपन तो केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पाई उठाया, कहां डाल दिया, यहां पे डाल दिया। ये प्लस कहां जाएगा, यहां जाएगा। बीच वाले शाहरुख खान के मजे, इस शाहरुख खान के मजे। ठीक है ना, पाई उठाया, जहां नहीं था वहां डाल दिया, जहां था वहां से हटाया, जहां नहीं था वहां डाल दिया। ये चार्ज था, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल था, चार्ज हो गया। बीच वाले शाहरुख खान के मजे। अभी मैं इस पाई बॉन्ड के साथ खेल के आऊं, अले 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 अले। तो अब मैं किसके साथ खेलूंगा, इसके साथ। मैंने क्या बोला था आपको, तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते चले। अभी तो मैं इसके साथ खेल के आया हूं, अगर मैं इसको वापस इधर ले आऊंगा तो यही बन जाएगा, और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यूं चल रहा था तो यूं तो आ ही नहीं सकता ना। अभी इसके साथ खेल के आऊं, अले अले अले। तो अब किसके साथ खेलूंगा, इसके साथ। जहां पाई है वहां से उठाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। बीच वाले शाहरुख खान के मजे। पहले क्या बनाओगे, पहले बनाओगे ढांचा। ढांचा कैसा बनेगा, ऐसा। जिसको नहीं छेड़ा उसको बना लो, इसको नहीं छेड़ा इसको बना लिया। जहां पाई है वहां से हटाना है, जहां नहीं है वहां बनाना है। ये प्लस यहां था, अब कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया, चार्ज था, न्यूट्रल हो गया। बीच वाले शाहरुख खान के मजे, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या मैं वापस यूं चल सकता हूं, यूं चलूंगा तो वापस वही बन जाएगा। एक बार जिस डायरेक्शन में आ गए वापस लौट के नहीं जाना। मतलब इसकी कितनी बन सकती है, तीन। इसके अलावा कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना। हमें क्या, मैंने क्या बोला था, जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते रहे। एक ये था, अब फिर मुझे नया कॉन्जुगेशन ये मिला था ना, मैंने ये भी चला लिया। बात समझ में आ गई। अब इसका हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड में क्या चेंज नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, वो सब चेंज नहीं होता, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का खेला है। अब देख, कभी पाई सिग्मा, यानी कि यहां क्या आएगा दोस्त, बीच का। कभी सिग्मा, कभी सिग्मा, कभी पाई, यहां क्या आएगा दोस्त, बीच का। कभी पाई, कभी सिग्मा, कभी पाई, यहां क्या आएगा दोस्त, बीच का। कभी सिग्मा, कभी पाई, यहां क्या आएगा दोस्त, बीच का। अब ये प्लस जो है, ये प्लस जो है, ध्यान से देख, ये प्लस यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, लेकिन ये तीनों प्लस अलग अलग है। माना ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बीच वाली अलग है। ये 1 डिग्री कार्बन पे प्लस है, ये 2 डिग्री कार्बन पे प्लस है। इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। तो अब मैं +1/3 +½ ऐसे करके नहीं लिख सकता, क्योंकि शक्ल ही अलग अलग है। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस ही लिख सकता हूँ। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है मेरे दोस्त, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। बात समझ में आ गई। हमें कब तक बनानी है, जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते जाएं। एरो आपकी मदद कर रहा है। एक बार जिस डायरेक्शन में आपने एरो चला दिया, अपोजिट डायरेक्शन में मत चला देना, वरना चीजें रिपीट हो जाएंगी। ये वाला लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक बार ट्राई तो करके देख, दबा पोज का बटन, ट्राई तो करके देख, वीडियो को रोक के ट्राई तो करके देख इसको, कोशिश तो कर। कोशिश करने वाले की बेटा हार नहीं होती, हालांकि जीत भी नहीं होती, 50-50 है। लेकिन 50% रिस्क तो लेना बनता है ना भाई जीवन में, 50% रिस्क तो लेंगे ना यार। देख भाई,
सबसे पहला कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव, मेरी नजर ही इस पे ही है, मेरी नजर ही इस पे ही है। पाई उठाया, जहां नहीं था वहां बनाया, बीच वाले शाहरुख खान के मजे, प्लस यहां था, प्लस यहां आ जाएगा। जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, पहले तो वो बनाऊंगा जिसको मैंने छेड़ा नहीं। ये बिल्कुल ढांचा ऐसा कैसा है, इस पाई और इस पाई को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, इस पे तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी। ये पाई और ये पाई बिल्कुल एज इट इज, मैंने कितने पोर्शन को छेड़ा, मैंने इतने पोर्शन को छेड़ा है। ये पाई हटाऊंगा, जहां नहीं है वहां बनाऊंगा, तो पाई यहां जाएगा और ये प्लस यहां जाएगा, बीच वाले शाहरुख खान के मजे। अभी अभी मैं इसके साथ खेल गया हूं, अले 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 अले, तो अब मैं किसके साथ खेलूंगा, अब मैं इसके साथ खेलूंगा, अब मैं किसके साथ खेलूंगा, अब इसके साथ खेलूंगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अगला कॉन्जुगेशन तैयार है, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, बीच वाले शाहरुख खान के मजे हैं। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पहले तो ढांचा बना लो, फिर वो बना लो जिसको छेड़ा नहीं, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, ये पाई और ये पाई एज इट इज बन जाएंगे। ये पाई उठाया, यहां डाला और ये प्लस यहां आ जाएगा। अब भी इसके साथ खेल के आया हूं, तो इसके साथ नहीं खेलूंगा, अले अले अले, है ना। अभी खेल के आया हूं, तो अब भी किसके साथ खेलूंगा, इसके साथ। पाई उठाना है, जहां नहीं है वहां बनाना है। एरो आपकी बहुत भयंकर मदद कर रहा है। पहले तो ढांचा बना लूंगा, पहले क्या बनाऊंगा, ढांचा, ये ढांचा बना लिया। जिनको नहीं छेड़ा पहले उनको बनाऊंगा, इसको बना लिया, इसको बना लिया। ये पाई उठाया, यहां पटक दिया, ये प्लस यहां पे पटक दिया। अब भी इसके साथ खेल के आऊं, अले 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 अले। अब किसके साथ खेलूंगा, इसके साथ। मुझे कब तक बनानी है, जब तक शक्ल वापस वैसी ना हो जाए तब तक, या इनमें से कोई एक ना हो जाए तब तक बनानी, रिपीट ना हो जाए तब तक बनानी है। ये उठाया, यहां लगाया। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखेगी, अगली कैसी दिखेगी, पहले तो ढांचा बना लेना, ढांचा बना ले। इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, केवल ये पाई बॉन्ड यहां आया है और ये प्लस यहां आया है, ये प्लस यहां आ जाएगा। जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो जाएगा, बीच वाले शाहरुख खान के मजे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर सेम है, ये वाली सेम है। ये मैं 1 2 दे रहा हूं, 3 4 5 6, यहाँ 1 2 पे सिग्मा है, 2 3 पे पाई है। यहाँ पे देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 पे पाई है, 2 3 पे सिग्मा है। अंदर ही अंदर पाई बॉन्ड घूम चुके हैं। जब मैं इसकी फोटो खींचूंगा, इसकी फोटो खींचूंगा, तो वो दोनों फोटो अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है, सेम नहीं है। 1 2 पे सिग्मा है, 1 2 पे पाई है, 2 3 पे पाई है, 2 3 पे सिग्मा है, दोनों फोटो अलग अलग है। लेकिन अगर आप अब इसको इधर लेके जाओगे तो वापस वही बन जाएगा, रिपीट हो जाएगी मेरे दोस्त। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि केवल ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इसका हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड कैसे बनेगा, सिग्मा पाई 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 सिग्मा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, बीच का तरह से। अब आप देखोगे यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यानी कि यहाँ पर भी डॉट 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 आएगा, ऐसे ऐसे पूरी जगह पे डॉट डॉट आएगा। इसीलिए इसीलिए दोस्त हम इसको कैसे बनाते हैं, हम इनको कैसे बनाते हैं, ऐसे गोले में डॉट 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 गोला कर देते हैं, ऐसे गोला कर देते हैं। हर जगह पे पार्शियल पाई बॉन्ड है, पार्शियल पाई बॉन्ड। और उसके बाद प्लस कभी यहाँ था, या फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। कहाँ कहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ 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 पे प्लस आ रहा है, तो डेल्टा प्लस बना दिया। मतलब वो प्लस कहां कहां पे जा रहा है, या तो ऑर्थो पे जा रहा है या पैरा पे जा रहा है, मेटा पे कभी नहीं आया। इस बात का मैं यूज करूंगा थोड़ी सी देर में, इस बात का मैं यूज करूंगा थोड़ी सी देर में। वो प्लस या तो ऑर्थो पे जा रहा है, इसके केस में ये ऑर्थो है ना, ये पोजीशन कैसी है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये पोजीशन कैसी है इसके रेस्पेक्ट में पैरा। प्लस कहां जा रहा है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे जा रहा है, मेटा पे नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं दोस्त, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में सब कुछ सेम है, यहां पर एक नीचे पाई बॉन्ड का डंडा लगा दिया, है ना। आपको उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, खुद से कितनी बनेगी वो बताना है, खुद से ड्रॉ करनी है और कितनी बनेगी वो बताना है, फटाफट। देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, अपने को तो क्या है, अपने को तो इतना पता है कि भाई मेरे को तो कॉन्जुगेशन मिलते जाएंगे, मैं बनाता चलूंगा। ये आपको कॉन्जुगेशन मिला पहले नंबर का, आपने क्या किया, पाई उठाया, जहां नहीं था वहां बनाया, बीच वाले शाहरुख खान के मजे, वो सब ध्यान रखना है। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा इसकी, वो कैसी बनाऊंगा देखना जरा ध्यान से। पहले तो ढांचा बना लिया, इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, यहाँ पाई यहाँ पॉजिटिव। अभी अभी इसके साथ खेल के आऊं, उसके साथ तो खेलूंगा नहीं, अगले वाले के साथ खेलूंगा, अगले वाले के साथ खेलूंगा। यहां से पाई उठाया, जहां नहीं था वहां बनाया। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे कैसी नजर आएगी, ध्यान से देखना। इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, इसको छेड़ा नहीं, पहले तो ढांचा बना लिया जिसको नहीं छेड़ा, केवल इतने पोर्शन को छेड़ा है। जहां पाई था वहां से हटाना है, जहां नहीं था वहां बनाना है। अब प्लस यहां आ गया,
अब ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, दो तरफ से कॉन्जुगेशन नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ चलेंगे। जितने रास्ते पे कॉन्जुगेशन आ रहे हैं उतने रास्ते पे जाना पड़ेगा, लेकिन पहले सीधे सीधे चल लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि किस तरफ और जा सकते हैं। पहले सीधे सीधे, ये वाला कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या, पाई सिग्मा पॉजिटिव? हाँ दिख रहा है साहब। ये उठाऊंगा, यहां लगाऊंगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी नजर आएगी? ये बना लिया साहब, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इतने पोर्शन पे छेड़छाड़ हुई है। जहां पाई था वहां से हटाना है, जहां नहीं था वहां बनाना है। यहां पाई आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ खेल के आया हूं, अले अले अले। अब ये दिख रहा है अगला, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? ये पाई यहां पर, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी। इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, ये पाई बॉन्ड इधर गिर जाएगा ऐसे करके, बीच वाले शाहरुख खान के मजे, और प्लस यहाँ आ जाएगा। वापिस तो जा नहीं सकता वरना वही बन जाएगी। अब यहाँ बीच रास्ते में देखा होगा आपने, इस बीच रास्ते में सर हम ऐसे भी तो जा सकते थे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, हम इसको भी तो ला सकते थे इधर, बिल्कुल ला सकते थे, क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते थे। आप यहां पे भी जा सकते थे, आप यहां पे भी जा सकते थे, तो अपन ने यहां वाला रास्ता तो देख ही लिया। इसके लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएगी। वो कैसी होगी? जब मैं इस कॉन्जुगेशन को कंसीडर करूंगा ना, तो यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, इनको तो मैंने छेड़ा नहीं, ये पाई यहां आ जाएगा, और ये पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये पॉजिटिव। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये और ऐड हो गई, तो एक कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनी है। जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो वो हाइब्रिड आपको कैसा नजर आएगा? वो हाइब्रिड ऐसा नजर आएगा, यहाँ पार्शल, यहाँ पार्शल, यहाँ पार्शल डबल बॉन्ड, और अंदर भी पार्शल पूरा का पूरा इस तरह से, इस तरह से। प्लस का कहाँ पे है? प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, और प्लस यहाँ है। देख लो, यहाँ प्लस आ रहा है, 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 और यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, और वहां प्लस तो था ही सही। एक प्लस इतनी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे हुआ है पता नहीं है, बस डेल्टा प्लस लिख के कर सकते हैं, डेल्टा प्लस लिख के। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल है वो अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ, ठीक है, अगली स्लाइड पे ले रहा हूँ ना। देखना जरा ध्यान से, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, एक बड़ी है बस, और कुछ नहीं हुआ। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखो, एक बार सीख लो, बस एक बार प्रैक्टिस का खेल है, और आपको कैसे करना है खुद से ट्राई करना है, पोज करके। मैं रुकूंगा कोई मतलब तो है नहीं दोस्त उसका, मेरे रुकने का कोई मतलब तो है नहीं। आप पोज करो और खुद से करो ना, ईमानदारी आपके हाथ में, आपका पेन। पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है आपको? पाई सिग्मा पॉजिटिव, आप यूं भी चल सकते हो, आप यूं भी चल सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक बार जो आपने डायरेक्शन पकड़ ली फिर चेंज नहीं करनी है, फिर चेंज नहीं करनी है, ध्यान रखना। मैंने इधर चलना चूज किया कि मैं तो यूं चलूंगा, यूं चलूंगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आएगी वो देख लो ना आप, वो देख लो। ये पाई था, पाई हटाना है, यहां बनाना है, ये पाई यहां आ गया। ये प्लस था, ध्यान से देखना, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, पहला दूसरा तीसरा। ये है शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, ये सॉरी काजोल, और ये रानी मुखर्जी, ये प्लस यहां पे आ जाएगा। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन ही तो इधर गया ना, जहां पाई था वहां से हटा के दूसरी जगह लेके जाओगे तो जहां से कमी आएगी वहीं तो आएगा ना, वहीं तो आएगा। क्या ये दोनों सेम है? फोटो खींचा, फोटो खींचा, अभी तो नहीं है सेम। मुझे तब तक बनाते चलना है जब तक ये स्ट्रक्चर वापस रिपीट ना हो जाए, है ना, तब तक बनाना है जब तक जितनी जो मैं बना रहा हूं उनमें से कोई रिपीट ना हो जाए, उनके जैसी ना बन जाए। फिर मुझे पाई सिग्मा पॉजिटिव नजर आ रहा है, मैंने इसको उठाया, यहां पे लगाया, देखना ध्यान से, जहां पाई था वहां से हटाना है, जहां नहीं था वहां बनाना है, यहां पाई आ गया। ये बीच वाला शाहरुख खान है, पहले प्लस यहां था, अब प्लस कहां आ जाएगा? इतने कॉन्जुगेशन में ये प्लस यहां आ जाएगा। अभी भी ये तीनों सेम नहीं है, इसका फोटो, इसका फोटो, इसका फोटो अलग अलग है, लेकिन अब जैसे ही आप इसको यहां लेके आओगे तो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, और ये प्लस यहां चल जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, और स्ट्रक्चर बन जाएगी तो हम रोक देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो हाइब्रिड कैसे बनेगा? आप ध्यान से देखो, ये और ये तीनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, हूबहू है। इसको ऐसे घुमा देना भाई, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इसको देख, इसको ऐसे घुमा देना भाई, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है। हालांकि फोटो खींचने में अलग है,
लेकिन शक्ल एक जैसी है ना, शक्ल एक जैसी है, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में कैसा होगा, एक जैसा होगा। इसके तीन तरह से अपन हाइब्रिड बना सकते हैं, मैं तीनों तरीके से बता सकता हूं, आप तीनों तरीके से बता देता हूं आपको। यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, एक प्लस तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा तरीका इसका हाइब्रिड बनाने का क्या है, ये क्या कॉपी, ये किया 65, और यहां से ये डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, एक प्लस को तीन लोगों में देना है, कैसा आएगा, +1/3, +1/3 और +1/3 आ जाएगा ना, ऐसे करके आ जाएगा। एक तरीका और है, कभी कभी आ जाता है, इसलिए देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक और तरीका है, ये प्लस पूरी रिंग में घूम रहा है, सिमेट्रिकल रिंग है ना, सिमेट्रिकल रिंग है, पूरी में घूम रहा है, बराबर घूम रहा है, ऐसे बीच में प्लस लिख के भी दे सकता है वो आपको, इस तरह से बीच में प्लस लिख के भी दे सकता है। बात समझ गए। अब इससे एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे मान लो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, ये पाई 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 यहां पॉजिटिव, 3 कार्बन के साथ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। ये 5 कार्बन का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो आपको करना है, खुद से करना है, जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ये कैसा है, सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, 5, और पांचों एक जैसी बनेगी। बना के देखना आप, अरे ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको घुमाना, ऐसे घुमा घुमा के देखोगे ना, पता चल जाएगा। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। इस प्लस को हर कार्बन पे आने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी कितनी बनेगी, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, 7। बना के देखना आप लोग, वही +1/7 +1/7 +1/7, या पूरे गोले में बीच में प्लस लिख देना, हाइब्रिड ऐसे बनेगा। एक बार बना के देखना, ट्राई करके देखना दोस्त, ठीक है। सिमेट्री का फायदा उठाया और कुछ नहीं किया। ये था पहला केस, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन, जिसमें पाई हटाना है, नया पाई बनाना है। जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ। अगला केस देखो, नेक्स्ट केस है पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, जैसे ये देख रहे हो, नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, इस तरह का कॉन्जुगेशन। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही एक चीज बता रहा हूं जो आपकी हेल्प करेगी, सुनना ध्यान से। जब भी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा या लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, उस केस में नेगेटिव पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, या लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिख भी रखा है मैंने, लोन पेयर या नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेंस, जब इस तरह का कॉन्जुगेशन हो। समझ गए आप। अब देखो, कुछ भी नहीं है, आसान है। अरे तरीके हैं चीजों को आसान करने के, और कुछ नहीं है। ये नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव किस में बदलेगा, पाई में। समझना एक बार, नेगेटिव किस में बदलेगा, पाई बॉन्ड में। अब जैसे ही यहां पाई बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। अरे 2 ये रहा, 3 ये रहा, और ये पाई बॉन्ड बन गया, तो 5 हो जाएंगे। क्या कार्बन के 5 बॉन्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो किसी ना किसी को टूटना पड़ेगा, और वो कौन टूट सकता है जो आसानी से टूट जाए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा मजबूत क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड। तो यहां से ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है। अब ये टूटेगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव में। जब नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो पाई बॉन्ड का आता है 2 एटम के बीच में आता है। जब पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो नेगेटिव किस पे आएगा, एटम पे आएगा। तो देखो मेरी पोजीशंस देखो, ये टेल से हेड कहां बनाया मैंने, 2 एटम के बीच में। ये दोनों के बीच से उठाया, कहां बनेगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे, इसलिए हेड को कहां ले गया, वहां पे। खेल एरो का है, यहां कितने एरो चलेंगे, 2 एरो चलेंगे। जिसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ये ढांचा तो सेम रहेगा ना भाई, ये ढांचा तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, एटम्स, ये सब सेम रहते हैं, ढांचा सेम रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। केवल पाई इलेक्ट्रॉन का खेल है। ये नेगेटिव किस में बदला है, पाई में। ये नेगेटिव पाई में, और ये पाई किस में बदला है, नेगेटिव चार्ज में बदला है। ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने आपसे क्या बोला था, याद करो थोड़ी देर पहले, कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, ओवरऑल चार्ज सेम होता है। इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा था, माइनस, इस पे भी ओवरऑल चार्ज कैसा है, माइनस। मतलब हम सेफ है, हम सेफ है, हमने सही बनाया है। बस इतना ध्यान रखना है, आपकी सहूलियत के लिए बताया मैंने आपको कि नेगेटिव और लोन पेयर किस में बदलेंगे, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड किस में बदलेगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव को पाई में बदला और पाई को किस में बदल दिया, नेगेटिव में। ये अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई दोस्त। वही वही सारी बात है। हमें कब तक
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते रहे। तो अब तो कोई कॉन्जुगेशन बचा नहीं है। हमें कब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है? जब तक रिपीट ना हो जाए। ये माइनस इधर लाएगा, पाई इधर लाएगा, वापस से वही बन जाएगी। हमें एक बार जिस डायरेक्शन में हम चल गए, हमें लौट के नहीं आना। हम इस डायरेक्शन को चूज किए थे, अगर मैं इधर चलूंगा तो वापस रिपीट हो जाएगी। जो पहले चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया। अब देखो चार्ज तो वो है ना, कि वो चार्ज कैसे आया, वो लेके आया या दे के आया। अभी इस ऑक्सीजन पे माइनस क्यों आया? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला है। मिला है तो एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा आया तो माइनस आएगा। समझ गया आप बात को? इस पे से इलेक्ट्रॉन गया है तो पहले माइनस था तो वो हट गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो गया। सारी कंडीशन वही है जो पहले थी। जब अपन इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड में क्या नहीं बदलेगा? ये ढांचा तो नहीं बदलेगा भाई, और बदले नहीं बदले, ये ढांचा तो नहीं बदलेगा। एटम और सिग्मा बॉन्ड सारे वहीं के वहीं रहेंगे। यहां पाई था, यहां सिग्मा है, यहां क्या हो जाएगा? बीच का। यहां सिग्मा है, यहां पाई है, यहां क्या हो जाएगा? बीच का। समझिए। और यहां क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव। एक तरीका तो इसका हाइब्रिड बनाने का ये है। और दूसरा क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी है, हूबहू है, सेम है। फोटो अलग है। यहाँ पर O माइनस, इधर वाले पे O माइनस बन रहा है, इधर में इधर वाले पे O माइनस। फोटो खींचूंगा, फोटो खींचूंगा अलग आएगी, फोटो खींचूंगा, फोटो खींचूंगा अलग आएगी। फोटो की बात है, लेकिन शकल तो सेम ही है ना। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? बराबर। इसलिए एक और तरीके से बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है? इसको करेंगे कॉपी और इसी को करेंगे 65। कॉपी करिया, 65 करिया, और यहाँ पर ये डेल्टा माइनस की जगह एक माइनस को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो माइनस हाफ करके भी लिख सकता हूँ बेटा। समझ गए? एक और बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ। ये लोन पेयर सिग्मा पाई, ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बोला? नेगेटिव हो चाहे लोन पेयर हो, किस में बदलते हैं? पाई बॉन्ड में। ये लोन पेयर किस में बदलेगा दोस्त? पाई बॉन्ड में बदल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। अब जैसे ही पाई में बदलेगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। 5 हो नहीं सकते, किसी ना किसी को टूटना पड़ेगा। आसानी से कौन टूटता है? पाई। और जब पाई टूटता है तो पाई किस में बदलता है? नेगेटिव चार्ज में। तो पाई किस में बदलेगा? नेगेटिव चार्ज में बदलेगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? ढांचा तो सेम होगा ना भैया, ये ढांचा तो सेम होगा, इतना तो ये सब तो सेम होगा। केवल और केवल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ही तो चले, कौन से? वो भी पाई। तो लोन पेयर किस में बदला मेरे दोस्त? पाई में बदला। और ये पाई इलेक्ट्रॉन किस में बदले? ये बदले आपके नेगेटिव चार्ज में। अब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या था? 0। और यहां कितना आया? माइनस। ये तो मंजूर नहीं है सर, ये तो मंजूर नहीं है गुरुजी। आपने क्या कही थी कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज सेम रहेगा, ये तो गलत बना दी तुमने। ये मंजूर ना है हमको। अरे हमको भी ना है भैया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे भी तो दर्द आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे भी तो दर्द आएगा। इसका दर्द क्या है? प्लस। भाई चार्ज कैसे आता है? कोई दे के चार्ज होता है, कोई लेके चार्ज होता है। जो लेके चार्ज हुआ वो माइनस, जो दे के चार्ज हुआ वो प्लस। उसका इलेक्ट्रॉन गया है, तड़प आया है, प्लस आई है, प्लस आया है। उसके पास इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके पास दर्द आया है, उसका भी दर्द ही है, लेकिन वो आया है तो माइनस। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया? 0। देखना भाई, ये न्यूट्रल था, चार्ज हो गया, ये भी न्यूट्रल था, चार्ज हो गया। जो पहले न्यूट्रल था वो चार्ज हो जाता है, जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाता है। वही तो चीज है। अब देख के लग रहा है ये दोनों तो सेम नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था, मतलब ये चार्ज वाली चीज बन रही है। तो यानी कि इसके हाइब्रिड में हम वो तो नहीं कर सकते जो यहां कर रहे थे, बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन वाली बात तो नहीं आएगी। ऑब्वियस है, दोनों सेम होती तो बराबर बराबर की बात आती नहीं आएगी। कभी पाई कभी सिग्मा, यहां क्या आएगा? बीच का। कभी सिग्मा कभी पाई, यहां क्या आएगा? बीच का। यहां कोई चार्ज नहीं था, यहां चार्ज है, तो यहां क्या आएगा? डेल्टा माइनस। यहां कोई चार्ज नहीं था, यहां चार्ज है, यहां क्या आएगा? डेल्टा प्लस। ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा, ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा सर। समझ गया सर? अगर ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन आप ही के सामने है, आप ही को करना है। कर लीजिए, ट्राई करिए। गलत हो जाए कोई दर्द वाली बात नहीं है, ट्राई करना हमारा फर्ज है, ट्राई करना हमारा फर्ज है। ट्राई करिए बेटा, तुरंत आओ। यहां पर देखो, पोज करके करना है बेटा। नेगेटिव सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको? नेगेटिव सिग्मा पाई। माइनस किस में बदलेगा? पाई में। और पाई किस में बदलेगा? माइनस में। मजे तो शाहरुख खान के यहां पर भी है। अरे ये नेगेटिव है, ये
नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ। बीच वाले शाहरुख खान के कुछ नहीं हो रहा, देखना, ये बीच वाले शाहरुख खान के कुछ नहीं हुआ, ये बीच वाले शाहरुख खान के कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी शाहरुख खान के मजे चल रहे हैं। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आएगी वो देखो, यहाँ पाई, यहाँ पाई। इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, ढांचा बना लो पहले, ढांचा। जिनको नहीं छेड़ा वो बना लिया। छेड़ा किसको है, नेगेटिव किस में बदला, पाई में, और ये पाई किस में बदला, नेगेटिव में। मेरे भाई मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन गई। अभी इसके साथ खिल गया हूं, अले 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 अले। तो अब मैं नया कॉन्जुगेशन ढूंढूंगा, ये रहा नया कॉन्जुगेशन। तो ये पाई किस में बदल जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, इस तरह से, ये इस तरह। अरे भैया पाई नेगेटिव की तरफ नहीं जाता है, वो पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला केस था। यहां क्या चलेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था, माइनस, और पाई बॉन्ड में माइनस था, तो माइनस चलेगा ना भैया पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड क्यों चलेगा माइनस की तरफ, सोच के देख भाई, माल ज्यादा होगा उधर से तो माल सप्लाई होगा ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन। तो माइनस किस में बदलेगा, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड किस में बदलेगा, माइनस में। एरो देख, पाई बॉन्ड बना रहा हूं तो बीच में बनेगा, पाई बॉन्ड से नेगेटिव बना रहा हूं तो यहां बनेगा, देख इस जगह पे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। पहले वो बना लो जिसको छेड़ा नहीं, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा। ये नेगेटिव किस में बदला, पाई में, और ये पाई किस में बदला, ये नेगेटिव में बदल गया इस तरह से। अभी इसके साथ खेल के आऊं, अले 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 अले। तो अब कैसे खेलूंगा, ये नेगेटिव किस में बदलेगा, पाई बॉन्ड में बदलेगा। अब इस कॉन्जुगेशन को देखना, नया मिला है ना, ये नेगेटिव पाई में, और ये पाई किस में बदलेगा, नेगेटिव में। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, पहले तो ढांचा बना लूंगा, ये रहा ढांचा। इस ढांचे में ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तो है ही सही, तो मैंने छेड़ा ही नहीं। नेगेटिव किस में बदला है, पाई में बदला है, और पाई किस में बदलेगा, नेगेटिव में। तब तक बनाते चलूंगा जब तक रिपीट ना हो जाए, तब तक बनाना है, तब तक बनाना है। अभी इसके साथ अले 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 अले। अब कौन सा कॉन्जुगेशन मिला, ये वाला ट्राई करके देखते हैं, रिपीट हो जाएगा तो काट देंगे, हमारा क्या चाह रहा भैया। ये नेगेटिव पाई में, और ये पाई किस में बदलेगा, नेगेटिव में। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आएगी, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं। ये नेगेटिव किस में बदल गया, पाई में, और यहां पर ये पाई किस में बदल गया, नेगेटिव में। आप ध्यान से देखो, आपको ये दोनों सेम नजर आ रही होगी। यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, अंदर ही अंदर रोटेट हो गए पाई बॉन्ड्स, अंदर ही अंदर रोटेट हो गए। इसका फोटो खींचा, इसका फोटो खींचा, दोनों का फोटो अलग आएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है। जब मैं इनका हाइब्रिड बनाऊंगा तो हाइब्रिड कैसा नजर आएगा, देखना जरा। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड इस तरह से, अरे सिग्मा पाई पाई, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और अंदर भी पूरा का पूरा इस तरह से डॉट 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 डॉट, क्योंकि हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड। डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, जहां जहां माइनस आ रहा है वहां डेल्टा नेगेटिव आएगा। देखो आप, यहां माइनस था तो इसकी वजह से कहां कहां पे माइनस बना, ऑर्थो पे और पैरा पे बना, मेटा पे माइनस नहीं आया है। ये फिर से यूज करूंगा मैं, मेटा पे माइनस नहीं आया, कहां आया, ऑर्थो पे और पैरा पे आया है, यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना। ये था केस नंबर सेकंड, पाई सिग्मा नेगेटिव का कॉन्जुगेशन। ये था केस नंबर सेकंड, पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है वो बता दिया। नेक्स्ट केस है आपका पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, ठीक है। अपन ने पाई सिग्मा पॉजिटिव पढ़ लिया, अपन ने पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन सक्सेसफुली पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। अब इसके अंदर दो केस है। पहला केस क्या है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपके ऐसे पाई बॉन्ड आ रहे हो, पूरी पेरिफेरी पे देख रहे हो, पूरी ये सर्कल में आपके पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन आ रहा है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ रहा है ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स का, ठीक है दोस्त, सुनना ध्यान से। ऐसे केस में रेजोनेंस कैसे होता है वो बता रहा हूं, कुछ नहीं है। यहां पे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है। जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है वो कैसी हो जाती है दोस्त, वो कैसी हो जाती है, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। अरे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन तो पहले से था ना, 4 तो पहले से थे। ये पाई इधर सरकेगा तो 5 हो जाएंगे, 5 हो ही नहीं सकते, इसलिए इस पाई को इधर सरकना पड़ा, ये पाई इधर आ गया। ऐसे ही ये पाई को सरकना पड़ा, ये इधर आ गया। देखने में दोनों हूबहू लगती है लेकिन शक्ल अलग अलग है। जब आप यहां पे 1 2 3 4 5 6 करोगे ना, तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है, या 1 और 2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, अलग अलग है। इसका फोटो खींचोगे अलग है, इसका फोटो खींचोगे अलग है, दोनों के फोटोज अलग है। जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो इसका हाइब्रिड कैसा नजर आएगा,
डॉट 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 पूरी रिंग में आएगा, क्योंकि कभी पाई कभी सिग्मा, कभी सिग्मा कभी पाई, कभी पाई कभी सिग्मा, कभी सिग्मा कभी पाई, कभी पाई कभी सिग्मा, कभी पाई कभी सिग्मा, है ना। तो सारे कैसे हो जाएंगे, बीच के हो जाएंगे। अभी इसी स्ट्रक्चर का बड़ा रूप देखो, इसी स्ट्रक्चर का बड़ा रूप देखो। अब की बार कितनी बेंजीन है, 2 बेंजीन है। आपको सिर्फ और सिर्फ इधर फोकस करना है, एक बेंजीन की तरफ फोकस करो। पहले एक बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घुमा लो। इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करते हो बता रहा हूं। तो ये आपको बेंजीन नजर आ रही है, इसके इलेक्ट्रॉन घुमा लो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आएगी मेरे दोस्त, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसी आएगी नजर। पहले तो आप उसको बनाओ जिसको आपने छेड़ा नहीं। किसको नहीं छेड़ा, ये पूरा का पूरा ढांचा और ये 2 पाई बॉन्ड, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं भाई, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं। आपने किसको छेड़ा है, सिर्फ इन पाई बॉन्ड को छेड़ा है ना, इन पाई बॉन्ड को छेड़ा है। ये पाई बॉन्ड किधर खिसक गया, यहां पे, ये किधर खिसक गया, यहां पे, ये किधर खिसक गया, यहां पे। अभी आप इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को घुमा के आए हो तो उसको तो छेड़ोगे नहीं, लेकिन आपने क्या करा पता है, जैसे घुमाया तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, एक और नई बेंजीन क्रिएट कर दी। जैसे आपने उस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घुमाए, एक नई बेंजीन और तैयार हो गई, एक नई बेंजीन और तैयार होगी मेरे दोस्त। इसको नहीं घुमाएंगे, इसको घुमाते तो वापस वो बन जाएगा। रिपीट नहीं करते ना अपन, रिपीट नहीं करते। फिर देखो अब इसके इलेक्ट्रॉन घुमा लो, ये इधर, ये इधर, ये इधर। हमें तब तक बनाना है जब तक चीजें रिपीट ना हो जाए, है ना, तब तक बनानी है जब तक रिपीट ना हो जाए। पहले वो बनाओ जो ढांचा है, ये ढांचा, इन 2 पाई बॉन्ड को तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, इनको तो छेड़ा ही नहीं, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां पे, ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे, ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पर। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें लेफ्ट में बेंजीन थी, इसमें राइट में बेंजीन थी, और इसमें दोनों ही बेंजीन थी। देखना भाई, ये बेंजीन, ये बेंजीन। अगर तू इसके इलेक्ट्रॉन को घुमाओगे तो वापस से ये बन जाएगा, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को घुमाओगे तो वापस ये बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। मतलब यहां जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो वो हाइब्रिड आपका कैसा नजर आएगा दोस्त, वो हाइब्रिड आपका ऐसा नजर आएगा, हर जगह पे डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट 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 डॉट, ऐसा नजर आएगा। ये आपका हाइब्रिड होगा, किसका, नेफ्थलीन का। तो आप ध्यान से देखो, एक बेंजीन थी तो उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 2 बेंजीन थी तो उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 3, 1 2 3। अगर 3 बेंजीन होती तो कितनी बनती, 4, 4 होती तो 5, 5 होती तो 6। अगर n नंबर ऑफ बेंजीन ऐसे लगातार आ जाती, खट 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 खट, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती, n+1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती। तो ये बस जुगाड़ है, ये जुगाड़ से आपका बस इतना फायदा हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कभी। इफ n नंबर ऑफ लगातार बेंजीन, समझ गया ना, मतलब जुगाड़ है, लगातार बेंजीन, देन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर n+1। जैसे एक बेंजीन थी तो 1+1 2 बना, 2 बेंजीन थी तो 2+1 3 बनी, 3 बेंजीन होती तो 4 बन जाती, समझ गया ना, n होती तो n+1। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर पाई सिग्मा पाई का कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो उसमें कैसे चलाते हैं। कुछ नहीं है भाई, घुमाना ही तो है, कुछ नहीं, घुमाना ही तो है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्त, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब इसका सेकंड केस देखो, इसका सेकंड केस क्या है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये ओपन है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। इससे पहले वाले में एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन था जिसका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं था, जहां से चलोगे वापस वहीं लौट के आ जाओगे। लेकिन इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंड पॉइंट भी है, और ये ओपन आपका वो है कॉन्जुगेशन, है ना, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है कुल मिला के, ऐसे समझो, कंप्लीट साइक्लिक नहीं है, कंप्लीट साइक्लिक नहीं है। तो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, ऐसे केस में बहुत सारे लोग इसको कैसे बताते हैं कि भैया देखो ये पाई है, ये पाई यहां पे चला जाएगा, जैसे ही ये पाई यहां जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये पाई यहां चला जाएगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी साहब, वो ऐसी बनेगी कि यहां तो बीच में आ गया पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट के, आपको बताया था कि पाई किस में बदलता है, नेगेटिव में बदलता है, तो पाई किस में बदल गया साहब, नेगेटिव में, क्योंकि यहां से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो कम होगा तो यहां क्या जाएगा, प्लस। ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0, सब बैलेंस है, सब बैठ रहा है, मामला बढ़िया लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। बोला था भैया हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, यहां पर भी 0 है, प्लस और माइनस यहां पर भी 0 है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुन के।
लेकिन जब मैं लैब में इस मॉलिक्यूल को लेके गया और मैंने इसका हाइब्रिड चेक किया तो मैंने क्या देखा, इसका हाइब्रिड कुछ इस तरह का था। इसका हाइब्रिड कैसा था, तो ये यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड था। हाँ तो सर क्या दिक्कत है, पाई सिग्मा आ रहा है बीच का, सिग्मा पाई आ रहा है बीच का, पाई सिग्मा आ रहा है बीच का, कोई दर्द ही नहीं था। और मैंने क्या देखा, अभी पूरी बात ही खत्म नहीं हुई, और मैंने देखा कि यहां पर डेल्टा प्लस था और मैंने देखा यहां पर डेल्टा माइनस था। हाँ तो सर क्या दिक्कत है, कभी कुछ नहीं है, डेल्टा प्लस है तो डेल्टा प्लस, यहां कुछ नहीं है, यहां माइनस है तो डेल्टा माइनस, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन मैंने एक और चीज देखी कि यहां पर भी उसमें डेल्टा प्लस था, ये सच्चाई थी। क्या मैं इस सच्चाई को इन दो मॉलिक्यूल जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है उससे साबित कर पा रहा हूं क्या, क्या इस रियल स्ट्रक्चर को इन इमेजिनरी स्ट्रक्चर से साबित कर पा रहा हूं, सब कुछ साबित कर पा रहा हूं, लेकिन ये डेल्टा प्लस में साबित नहीं कर पा रहा। लोग बोल देते हैं कि यार कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है साहब, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, तो ऐसा करके बना लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ना, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। एक बनाऊं, दो बनाऊं, 50 बनाऊं, 100 बनाऊं, कितनी भी बना सकता हूं, मुझे तो इस मॉलिक्यूल को साबित करना है। तो 3 बना लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 बना लेगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन इज इमेजिनेशन, कम से कम ये तो साबित होगा, यही तो शर्त थी। हर एक मॉलिक्यूल के कंट्रीब्यूशन से ये साबित होना चाहिए, इन दो के कंट्रीब्यूशन से तो ये साबित नहीं हो पा रहा, मतलब ये तो बकवास है, दिस इज रॉन्ग, ये तो सही नहीं है। तो सर सही क्या है वो आप बता दो, बता दे। ये हाइब्रिड तो एकदम सही है, ये हाइब्रिड तो एकदम सही है, ये तो सत्य है क्योंकि लैब में पता चला है। इसकी हर एक बात को हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर से साबित करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है, तभी हम बोल पाएंगे कि इसकी इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। सबसे पहले क्या होगा दोस्त, सबसे पहले ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना तो उस केस में क्या बनेगा, यहां पर इसको मैंने छेड़ा नहीं, यहां पर ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। पाई टूटता है तो यहां पर माइनस बनेगा और यहां पर से ये इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। सबसे पहली स्ट्रक्चर ये बनेगी, बनानी पड़ेगी, इसको साबित करना है, तरीका है, और कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद तो ये फर्स्ट केस आ गया ना यार, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये तो वही शाहरुख खान रानी मुखर्जी काजोल वाला केस है, इसको तो हम डील कर ही सकते हैं ना। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये पाई यहां पर, जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, जो पहले पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा, जो न्यूट्रल था वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH2, यहां पाई बॉन्ड नहीं था तो यहां बना देंगे, यहां O पे माइनस था और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त, प्लस आ जाएगा। क्या अब मैं इन 3 स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को साबित कर पा रहा हूं क्या, देखना भाई, देखना भाई, सारे पाई बॉन्ड वगैरह तो पहले ही साबित हो रहे थे, मेन मुद्दा तो इस डेल्टा प्लस का आ रहा था। क्या अब वो डेल्टा प्लस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या, हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 3। जनरली हम ये वाले को तोड़ना भूल जाते हैं, 3 बनेगी भाई, 3 बनेगी, 3, ठीक है ना, ये बनेगी 3। बस ये 2 केस थे पाई सिग्मा पाई के कॉन्जुगेशन में, है ना, इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं कैसे भी दे सकता हूं, मैं रिंग में फंसा के दे सकता हूं, ऐसे ऐसे पाई, तो ऐसे दे सकता हूं, पहले ये तोड़ोगे, यहां प्लस बनाओगे, फिर उसको चलाओगे, है ना, समझ गए आप। ये था केस नंबर 3। नेक्स्ट केस है पाई सिग्मा रेडिकल का कॉन्जुगेशन। ये बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह ही है, जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन था। मैंने आपको क्या बोला, जब तक मैं ना कहूं आप जीओसी के अंदर रेडिकल और केटायन को एक जैसा मान के चलो, केवल उसमें फर्क अभी तक अपन ने देखा है कि एक हेट्रोलिटिक फिजन था, एक होमोलिटिक फिजन है। ये होमोलिटिक की कहानी है, सब कुछ सेम चलेगा, वही शाहरुख खान, वही रानी मुखर्जी, वही काजोल, बस एरो चलाने का फर्क है। दिखाता हूं ना मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2 रेडिकल। अगेन वही वाली बात है कि ये शाहरुख खान है, या रानी मुखर्जी है, ये काजोल है ना, वही कहानी है पूरी की पूरी। पहले यहां प्लस था, अब यहां पे डॉट है, और कुछ फर्क नहीं आया। अब देख मैं क्या कह रहा हूं तेरे से, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होता है तो हम फिश हुक एरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो यहां डॉट और डॉट मिलके क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड,
और इस कार्बन पे डॉट आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मैं ऐसे नहीं बना सकता, मैं ऐसे नहीं बना सकता डॉट डॉट डॉट। एक्चुअल में क्या है, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहां 3 अनपेयर्ड हो गए, जबकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही पेयर्ड है, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। जैसे ही ये डॉट डॉट में कन्वर्ट होगा तुरंत पाई बॉन्ड बना लेगा यहां पे, तुरंत पाई बॉन्ड। तो इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी नजर आएगी, इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी आएगी बेटा, CH2 यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड और ये डॉट, बिल्कुल वैसा ही है। जहां पहले पाई था वहां से हटाओ, जहां नहीं था वहां बनाओ, ठीक है, वही का वही सिस्टम है, ठीक है ना, वही का वही सिस्टम है। जहां पहले रेडिकल था वहां से हटाओ, जहां नहीं था वहां बनाओ। बीच वाले शाहरुख खान के मजे, बीच वाले शाहरुख खान के मजे। एक बार जिस दिशा में चल गए लौट के नहीं आना, मतलब हम जिस डायरेक्शन में चल जाएंगे उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तब तक बनाएंगे जब तक रिपीट ना हो जाए, तब तक बनाएंगे जब तक नए नए कॉन्जुगेशन मिलते रहे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देख लीजिए ना, पाई पाई रेडिकल। जैसे इसका हाइब्रिड बनाना है तो इसका हाइब्रिड क्या बनाओगे, ढांचा तो बदलेगा ही नहीं ना यार, ये तो ढांचा ही रहेगा, ठीक है ना। कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का, और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। यहां पे डॉट है वहां नहीं है, डेल्टा डॉट, यहां पे डॉट है यार नहीं। क्लियर है। अब यहां पर देख, मेरा फोकस किस पे होगा, पाई सिग्मा रेडिकल। मेरा फोकस तो इसी पे होगा ना, मेरा फोकस पाई सिग्मा रेडिकल। पाई उठाएंगे जहां नहीं है वहां लगाएंगे, सीधा सा है ना, सीधा सा है। पहले ढांचा बना लीजिए, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इतने पोर्शन को मैंने छेड़ा नहीं। जहां पाई है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, तो यहां बना दिया। जहां पहले रेडिकल था उसको हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, ये रेडिकल बना दिया। बीच वाले शाहरुख खान के मजे। अब भी इसके साथ खेल के आऊं, अले 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 अले, तो अब इसके साथ नहीं खेलूंगा ना, अब किसके साथ खेलूंगा, अब इसके साथ खेलूंगा। लेकिन बस एरो का गेम है बेटा, यहां मैंने एरो ऐसा वाला बना दिया, ऐसा एरो नहीं बनेगा। एरो कैसा बनेगा, देख खेल वही चल रहा है जैसे पॉजिटिव में चल रहा था, बस एरो तू ऐसा बना देना, एरो ऐसा बना देना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, पाई बॉन्ड बन गया, रेडिकल यहां पे आ गया। चाहे तू पहले ऐसे एरो बना देना, फिर बाद में उस एरो को ऐसे स्प्लिट करता हुआ दिखा देना। जैसे मैं एरो बना रहा हूं ना, पाई सिग्मा रेडिकल, ये यहां से पाई हटाऊंगा, यहां बनाऊंगा, रेडिकल को वहां शिफ्ट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद एरो को मिटा के ऐसा कर दूंगा, फिशुक एरो। तो पहले क्या बनाऊंगा, ढांचा, इसको मैंने छेड़ा नहीं, जहां पाई था वहां से हटाया, जहां नहीं था वहां बनाया, जहां रेडिकल था वहां से हटाया, जहां नहीं था वहां से बनाया। और ये बीच वाला शाहरुख खान के मजे, बीच वाले शाहरुख खान के मजे। अब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वापिस ही आ जाएगी, चीजें रिपीट होने लग जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। तो इसका हाइब्रिड बनाओगे तो यहां पर पार्शल, यहां पे पार्शल, यहां पार्शल, और यहां पे भी पार्शल, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट आ जाएगा ना, डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट डेल्टा डॉट। वो तो देख के पता चल रहा है, यहां डॉट है, यहां डॉट है, यहां डॉट। अगला है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वेरी फेमस। जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बहुत ज्यादा काम में आएगा। सीधे सीधे वहां फैक्टर यूज करेंगे अपन कि देखो यहां डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग रहा है। अब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता क्या है, जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं होती है। बस नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक किसी और का होता है, लोन पेयर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, इतना सा अंतर है। बाकी बिहेव दोनों सेम करते हैं, एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, बिहेवियर एक जैसा होता है, बिहेवियर को समझो आप। तो जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल कब आएगा, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा। सेकंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना, अरे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनमें तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, थर्ड से चालू होता है, थर्ड पीरियड से, वहां से डी की पिक्चर चालू होगी। अब डी ऑर्बिटल नजर कैसा आता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये डी ऑर्बिटल होता है। इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसे बना दिया करूंगा, क्योंकि ये तो पी ऑर्बिटल होता है, डी को ऐसे दिखा देते हैं हम, ऑर्गेनिक वाले ऐसे दिखा देते हैं ना, डी ऑर्बिटल को थोड़ा आसान रहता है, जल्दी बन जाता है। तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नेगेटिव सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल। और हमें पता है कि नेगेटिव किस में बदलता है, पाई बॉन्ड में, नेगेटिव बदलेगा पाई बॉन्ड में। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुबारक हो बन चुकी है, CH2 डबल बॉन्ड Cl।
जो पहले चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा, जो न्यूट्रल था वो चार्ज होगा, लेकिन कौन सा चार्ज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, वो इसका नहीं है, दूसरे का है। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या था, माइनस। ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या, माइनस। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए चार्ज। तो अभी आप देखोगे तो कभी सिग्मा कभी पाई, तो क्या हो जाएगा बीच का डेल्टा माइनस मेरे भाई, ये इसका हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, फिर है CH2 माइनस और फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो तो सेकंड पीरियड का है ना भाई, कहां से हो जाएगा, थर्ड पीरियड से चालू होता है वैकेंट डी। तो यहां कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। फ्लोरीन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं कि वो ले सके इलेक्ट्रॉन। अरे भाई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी तो चाहिए है, जबरदस्ती कैसे ले लेगा, उसके पास जगह होगी तो ही तो लेगा ना। ये बिल्कुल वैसा केस है बैक बॉन्डिंग जैसा, जैसे आपने सुना होगा ना, एक भरी जगह और एक खाली जगह, तो भरी जगह से खाली जगह में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही केस है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो इस तरह से आपके सारे रेजोनेंस के केस हो गए। पाई सिग्मा पॉजिटिव में अपन ने एक तरीका देखा था, एक पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव में अपन ने तरीका देखा रेजोनेंस चलाने का। पाई सिग्मा पाई में अपन ने तरीका देखा रेजोनेंस चलाने का। फिर अपन ने पाई सिग्मा रेडिकल में देखा, वो तो पाई सिग्मा पॉजिटिव जैसा ही है, बहुत कम यूज होगा, बेसिकली कम यूज होगा। और एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सीखा कि जब नेगेटिव और लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो क्या होता है। आगे चलते हैं दोस्त, एक रेजोनेंस का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, रेजोनेंस का, फिर रेजोनेंस खत्म हो जाएगा है, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, हाँ मतलब उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। रूल्स टू ड्रॉ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मतलब स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए रूल्स है। आपने देखा कि बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही थी, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उनके कंट्रीब्यूशन था हाइब्रिड बनाने में। अब कभी कभी तो क्या हो रहा था कि एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रही थी तो उनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा जाएगा, लेकिन अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो वो कंट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो स्टेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन 6 नियम से, इन 6 रूल से, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से कोई सा भी पहले नहीं लगा सकते। पहले नंबर वाले की औकात दूसरे से ज्यादा है, दूसरे की औकात तीसरे से ज्यादा है, तीसरे की औकात चौथे से ज्यादा है। ऑर्डर में लिखे हुए रूल्स इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, इट्स ऑब्वियस। अब आप खुद सोचो, जब रेजोनेंस करा रहे हो तो रेजोनेंस में बॉन्ड बनने की गुंजाइश कौन सी है, पाई बॉन्ड, क्योंकि खेल ही पाई इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। खेल ही पाई इलेक्ट्रॉन, भाई नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, और तो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता ना, सिग्मा बॉन्ड तो बन नहीं सकते, केवल नया क्या बन सकता, पाई। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड जो नए बनने की गुंजाइश है वो कौन सा, पाई। तो आपको सारे बॉन्ड गिनने की जरूरत नहीं है, केवल आप दो स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हो तो आप देख लेना किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, खत्म। फिर अगला है ऑक्टेट कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। छोटे छोटे बच्चे तीसरी क्लास के जो रेत में घर बना रहे हैं ना, वो भी बता देते हैं आजकल हल्की फुल्की केमिस्ट्री में कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो कम स्टेबल होता है। इसमें तो कोई गहरी बात है ही नहीं। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है, ऑब्वियस है ना। किसी को भी अपने पे चार्ज रखना तो पसंद नहीं है, न्यूट्रल हमेशा चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी कैसा रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है, तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगी। फिर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कैसा फील करता है, स्टेबल। जैसे मान लें कार्बन पे माइनस आया, ऑक्सीजन पे माइनस आया, तो ज्यादा स्टेबल माइनस कहां होगा, ऑक्सीजन पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वैसी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर अपोजिट चार्जेस नियरर, मतलब प्लस और माइनस जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पास में आ रहे होंगे तो अपोजिट में मोहब्बत होती है, प्लस और माइनस में मोहब्बत होती है। हालांकि अब तो धारा हटेगी, लेकिन ठीक है, मतलब अभी भी समझ रहे हो ना कि अपोजिट चार्ज नियरर और सेम चार्ज फार्दर, मतलब अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए, सेम चार्जेस दूर होने चाहिए। ऐसी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होगी। सेम चार्ज पास में आ गए तो रिपल्शन होगा ना भाई, सीधी बात है। इनमें से कुछ ना लगे तो अंत में क्या लगा देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे लगाएंगे वो देख लेंगे, अभी कैसे लगाएंगे देख लेंगे।
आओ क्वेश्चन की झड़िया लगा दें, क्वेश्चंस करें। सारा गेम किसका है? क्वेश्चंस का। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले आप जब भी स्टेबिलिटी को कंपेयर करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ये देखोगे कि वो सही मायने में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं है, क्योंकि ये जो रूल्स बताए हैं वो सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को जज करने के लिए बताएं, हर किसी के लिए नहीं है। तो यहां देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदलेगा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला ही रूल लग गया ना, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो खत्म हो गया। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पी की ए से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है उसमें नहीं है ना, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। ये देखो, यहां देखो, ये पाई है, ये पाई है, सब कुछ बराबर आ रहा है इसमें, सब कुछ बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर आ रहे हैं। यहां कार्बन पे माइनस है, यहां ऑक्सीजन पे माइनस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा दोस्त? बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। फिर यहां पे देखो, यहां एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है, लेकिन दोस्त यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं आ रहा, मतलब ए और सी पक्का पक्का बी से तो ज्यादा स्टेबल है, बी से तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी में बी तो सबसे आखिरी में आएगा, बी सबसे आखिरी में आएगा। लड़ाई है ए और सी की। ए कैसा है? न्यूट्रल है। सी कैसा है? चार्ज है। और बताया था न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होती है, तो यानी कि ए फिर सी फिर बी, ए फिर सी फिर बी। पहले तो इन दोनों को तो न्यूट्रल और चार्ज से देख लिया, और बाकी ये तो क्या है, इसमें पाई बॉन्ड ही कम था। फिर यहां पे देखो, पाई पाई, अरे आपको वीडियो को रोक के करना है बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को रोक के टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पाई पाई सब कुछ बराबर है, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, हूबहू स्ट्रक्चर है, एक जैसी स्ट्रक्चर है। जब एक जैसी है तो कंट्रीब्यूशन भी एक जैसा होगा, स्टेबिलिटी भी एक जैसी होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ए बराबर बी। अरे हमने कसम थोड़ी ना कही है कि एक को जिताना ही है, बराबर भी तो हो सकता है, टाई वाली सिचुएशन भी तो आती है। अब ये देख, पाई पाई सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, प्लस प्लस सब कुछ सेम है। यहां कोई रूल नहीं लग पा रहा, मतलब पहला रूल था जो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, वो भी सेम है ना, ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट वाली भी नहीं लग पा रही, न्यूट्रल और चार्ज वाला भी नहीं लग पा रहा, दोनों ही चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लग पा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट। जब कुछ नहीं लगे तो इंडक्टिव इफेक्ट। आप देखो, ये कैसा कैटायन है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, है ना। मतलब यहां से इसको पीछे से सपोर्ट तो है, ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है कम से कम, यहां तो जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, ये पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से ये खींचेगा, ये खींच रहा है, देख ये पाई बॉन्ड भी खींच रहा है, लेकिन कम से कम ये sp3 वाला दे तो रहा है, ये sp3 वाला दे तो रहा है। कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि यहां स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। अरे यहां तो भाई खींचने वाले हैं ना, ये पाई बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन ये sp3 जो है, ये sp3 वाला तो दे रहा है ना। कार्बोकेटायन कैसा होता है? sp2, तो ये तो दे रहा है ना प्लस आई से। बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर लो, मजा आ जाएगा। ए बी सी डी ई, वीडियो को रोक के फटाफट से पॉज करके कर लीजिए। अब देखो, 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई, सब जगह पे 3 पाई आ रहे हैं, लेकिन ए और ई न्यूट्रल है, बाकी सब चार्ज है। तो पहली बात तो ए और ई पहले आएंगे। ए और ई एक जैसी है, हूबहू है, कोई अंतर नहीं है, केवल फोटो खींचने का अंतर है, दैट्स इट। तो ए और ई कैसे हो जाएगा बराबर? ए और ई कैसे हो जाएगा बराबर? अब बी सी डी में देखोगे तो वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 पाई बॉन्ड सब कुछ सेम है, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, कार्बन पे ही माइनस आ रहा है। लेकिन जब आप यहां देखोगे तो अपोजिट चार्जेस पास पास है, यहां अपोजिट चार्जेस दूर दूर है, देखो ना कितनी दूरी आ रही है, यहां पास है, यहां दूर है, और अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए, पास होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, पास होने चाहिए। तो ए बराबर ई के बाद बी और सी में देख, बी में भी वही सिचुएशन है जो सी में है, बी और सी हूबहू है, एक जैसी है, तो बी बराबर भी सी हो जाएगा, सॉरी बी बराबर डी हो जाएगा, और फिर अंत में सी आ जाएगा। बी और डी एक जैसे हैं, सी में दूरियां ज्यादा है, सी में दूरियां ज्यादा है दोस्त, क्लियर है। ये था आपका रेजोनेंस और
कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, सारे रूल्स के एक एक क्वेश्चन करा दिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस का इफेक्ट है बेसिकली, ठीक है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट बोल लो चाहे रेजोनेंस इफेक्ट बोल लो, एक ही बात है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसमें दो तरह के थे, एक प्लस आई एक माइनस आई। वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। पहली बात, मीजोमेरिक इफेक्ट अगर रेजोनेंस इफेक्ट ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेजोनेंस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस है तो मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस नहीं है तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इस प्लस एम को प्लस आर भी कहते हैं, माइनस एम को माइनस आर भी कहते हैं। ये जो प्लस आर माइनस आर है, ये ओल्ड कन्वेंशन है, पुराना कन्वेंशन है, पहले के टाइम पे यूज होता था बुक्स के अंदर, फिर प्लस एम माइनस एम चलने लग गया था मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से। कुछ नहीं है, आपको मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए भाई किसका प्लस एम आएगा किसका माइनस एम आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए, रेजोनेंस चलाना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, रेजोनेंस चलाना आना चाहिए। अगर आपको रेजोनेंस चलाना आता है तो आप किसी का भी प्लस एम माइनस एम बहुत इजीली बता सकते हो, कुछ भी नहीं है। देख, जैसे ये OH लगा है, मैं आपसे पूछूं इस OH का प्लस एम लगेगा या माइनस एम लगेगा, मतलब ग्रुप्स का जैसे प्लस आई माइनस आई लगता था ना, वैसे ऐसे ग्रुप्स का प्लस एम लगेगा या माइनस एम लगेगा, वो वाली बात है। बाकी रेजोनेंस के पूरे फंडे तो लगने ही है, रेजोनेंस तो पूरा पढ़ ही लिया। आपको सिर्फ रेजोनेंस चलाना आना चाहिए मेरे दोस्त। क्या कह रहा हूं, यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब आप दिशा देखो, सिर्फ दिशा देखना। लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर किसमें बदलेगा, पाई में, पाई किसमें बदलेगा, नेगेटिव में। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ये जो OH है हमें पता करना था कि इसका प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वाया रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट क्या, वाया रेजोनेंस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वाया रेजोनेंस, वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस एम। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वाया रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, वो क्या कहलाते हैं, माइनस एम। तो ये देख, ये देख, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या लगा रहा है, प्लस एम। सिमिलरली सेम टाइम पे देखना, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन को देख, इस बेंजीन को देख, ये बेंजीन इस OH से इलेक्ट्रॉन चूस रही है, ये बेंजीन इस इलेक्ट्रॉन से, ये OH से इलेक्ट्रॉन चूस रही है, खींच रही है, विड्रॉ कर रही है वाया रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये क्या लगा रही है, माइनस एम। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस एम और माइनस एम दोनों मौजूद होते हैं। हाँ, दोनों मौजूद होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, दोनों मौजूद होते हैं। एक और एग्जाम्पल देख ले ना, एक और एग्जाम्पल देख ले। जैसे बेंजीन है, यहां पर मैंने CHO लगा दिया, मुझे पता करना है कि इस CHO का प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन रेजोनेंस चलाना सीख के आए, तो आपने देखा था कि यहां पर ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये पाई बॉन्ड, ये पाई यहां आएगा और ये पाई यहां आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ना, ये पाई बाहर की तरफ आया है, मतलब ये जो CHO है, ये CHO जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। किससे विड्रॉ कर रहा है, थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। तो ये क्या होगा, माइनस एम। बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस, क्या होगा, प्लस एम। मतलब सेम आइटम प्लस एम माइनस एम दोनों हो सकता है। तो आपको ये रटना नहीं है कि ये सारे प्लस एम होते हैं, ये सारे माइनस एम होते हैं, नहीं। आपको रेजोनेंस चला के देखना है। जैसे आप रेजोनेंस चलाओगे, रेजोनेंस चलाने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्लस एम है या माइनस एम है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू रेजोनेंस वो प्लस एम, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं थ्रू रेजोनेंस वो माइनस एम। इतनी सी बात है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, बात समझ गए। अच्छा एक चीज बताओ, OH ने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बेंजीन की खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, OH के इलेक्ट्रॉन भी उसमें है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है या कम हुई है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है दोस्त, बढ़ी है ना। अरे इसमें कौन सी गहरी बात है भाई, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहीं से, पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी है ना। ये CHO इससे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है या घट रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है। मतलब प्लस एम या प्लस आई,
बेंजीन पे लगे हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनस एम या माइनस आई बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट बन गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर पता करने का। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। ये जो सर्कल कर रखे हैं ना इसमें मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई करोगे आपसे खुद से, है ना। एक मैं करके बता रहा हूं। देख भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर पाई की तरफ चलेगा या पाई लोन पेयर की तरफ? लोन पेयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर पाई में बदलेगा, पाई नेगेटिव में बदलेगा। मतलब OCH3 थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या लगाएगा? प्लस एम लगाएगा। पहली चीज ये OCH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। दे रहा है ना भाई, दे रहा है ना, प्लस एम लगाएगा। दूसरी चीज कार्बन और ऑक्सीजन, देख अब इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। एक अपन ने बात करी मीजोमेरिक इफेक्ट की, वो क्या है? प्लस एम। अब इंडक्टिव में कैसे सोचते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा कि देगा? खींचेगा भाई, खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। और क्या लगा रहा है? माइनस आई। ट्रू रेजोनेंस तो दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है, इंडक्टिव से माइनस आई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मीजोमेरिक और इंडक्टिव में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? इंडक्टिव तो वीक था, मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर था। इंडक्टिव तो वीक था, उसमें तो पार्शियल ट्रांसफर था। तो मीजोमेरिक और इंडक्टिव में कौन जीतेगा? तो प्लस एम जो है वो माइनस आई से ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, मतलब OCH3 का प्लस एम ज्यादा होगा। अगर OCH3 का प्लस एम ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हाल चल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हाल चल रहा होगा बेंजीन में? देने वाला प्लस एम, खींचने वाला माइनस आई। देने वाला बड़ा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी। इतनी बातों पे आपको टिप्पणी करनी है। इन बाकी एग्जांपल के लिए आपको रेजोनेंस चलाना है। रेजोनेंस हो रहा है तो या तो प्लस एम होगा या माइनस एम होगा, डिपेंड करेगा दे रहा है कि खींच रहा है। और प्लस आई माइनस आई निकालना आपको आता है। दोनों को साथ में रखते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी आपको टिप्पणी करनी है। तुरंत प्रभाव से करके बताओ। चलो चलो चलो, शाबाश 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 बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। वीडियो को रोक के फटाफट से। अब देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पक्का पक्का इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरह से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पाई बाहर निकल के आएगा, ये पाई इधर चला जाएगा, है ना। अरे होता ऐसा नहीं है, होता क्या है? होता तो ऐसा है कि पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनेगा, फिर ये पाई आएगा। शाहरुख खान वाली बात वो करने के लिए, समझ गए ना। आ तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही रहे हैं, रेजोनेंस तो हो ही रहा है। और कौन सा है? माइनस एम। इलेक्ट्रॉन दे रहा है या खींच रहा है? खींच रहा है। NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है थ्रू रेजोनेंस। फिर कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या लगाएगा? माइनस आई। और माइनस एम और माइनस आई में माइनस एम ज्यादा होगा। दोनों ही खींचने वाले हैं, उसमें भी माइनस एम ज्यादा खींच रहा है, मतलब माइनस एम से खींचेगा, ठीक है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तो हालत खराब हो जाएगी क्योंकि माइनस एम से भी खींच रहा है, माइनस आई से भी खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भयंकर रूप से कम हो जाएगी बेंजीन के अंदर, समझ गए आप। फिर ये देखो, ये पाई पहले टूटेगा, यहां प्लस बनेगा, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस है। ये CHO जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कैसे खींच रहा है? वाया रेजोनेंस। क्या लगाएगा? माइनस एम लगाएगा। ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, लेकिन इसके पीछे ऑक्सीजन लगा है जो इस sp2 को बहुत दुखियारा बना देता है, बताया था आपको। तो ये क्या लगाएगा? ज्यादा माइनस आई। ये कैसा हो जाएगा? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना वाया वाया सिग्मा बॉन्ड, माइनस आई भी लगाएगा। तो इसका माइनस एम भी लगेगा, इसका माइनस आई भी लगेगा, लेकिन माइनस एम माइनस आई से ज्यादा होगा। खैर दोनों ही खींचने वाले हैं तो बेंजीन की हालत तो खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हाल होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बेंजीन की बात चल रही है, बेंजीन की बात चल रही है भैया जी, बेंजीन की बात चल रही है। लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई में बदलता है, पाई नेगेटिव में बदलता है ना भैया, पाई नेगेटिव में बदलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है? रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। तो क्या लगाएगा? प्लस एम लगाएगा ना, क्या लगाएगा? प्लस एम। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। लेकिन प्लस एम और माइनस आई में प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग, पावरफुल फैक्टर है। तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला बड़ा है, खींचने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा, तो मजे ही मजे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी।
अब ये देख, ये कार्बन कैसा sp2, ये कार्बन कैसा sp3। क्या यहां पर कोई कॉन्जुगेशन है? क्या यहां पर कोई कॉन्जुगेशन है? जब रेजोनेंस कराते हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ये तो sp3 हो गया, यहां तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, पाई सिग्मा नो कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस नो मिजोमेरिक इफेक्ट। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा मिजोमेरिक इफेक्ट। यहां रेजोनेंस ही नहीं है तो काय का मिजोमेरिक इफेक्ट लगेगा ही नहीं। रेजोनेंस होता तो मिजोमेरिक इफेक्ट पिक्चर में आता। अब बाकी का फैक्टर तो लगेगा ना भाई, ये sp2 है, ये sp3 है, sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर खींचेगा, मतलब ये क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, और प्लस आई लगा के बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, भर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पास आगे कुल मिला के आपको रटना कुछ नहीं है यार, आप समझो ना इस बात को, आपको कुछ रटना पड़ रहा है क्या? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस चलाना जानते हो या नहीं जानते उसका डिसीजन चल रहा है यहां पे। अगर आप रेजोनेंस चलाना जानते हो तो किधर जा रहा है, दे रहा है या खींच रहा है? खींच रहा है तो माइनस एम, दे रहा है तो प्लस एम। देखो, दे रहा है तो प्लस एम, खींच रहा है तो माइनस एम। इतनी सी बात चल रही है भाई, इतनी सी बात चल रही है, इतना तो समझ में आना चाहिए भाई। नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, नेगेटिव किस में बदलता है, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड किस में बदलता है, नेगेटिव में बदलता है, सही बात है। यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है टू रेजोनेंस, प्लस एम लगाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में वैसे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन समझना गहराई है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचना चालू किया तो पहले ही इस पे दर्द आ रहा है, माइनस है, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और माइनस बढ़ेगा। और कोई भी स्पीसी क्या होना चाहती है, न्यूट्रल, मतलब ये दे रहा होगा या खींच रहा होगा, ये दे रहा होगा बेटा, दे रहा होगा। ये जब अपन ने प्लस आई सीरीज पढ़ी थी, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, तो ये प्लस आई की सीरीज में पड़ा हुआ था, प्लस आई वाली सीरीज में, यानी कि प्लस एम और प्लस आई दोनों लगा रहा है, इसमें प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है, ऑब्वियस है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हाल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेंजीन के अंदर। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर क्लोरीन पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड है, लोन पेयर पाई में पाई नेगेटिव में बदलेगा, उसमें कोई दर्द ही नहीं है, मतलब मिजोमेरिक इफेक्ट तो लग रहा है, क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा। कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, इसी एग्जांपल से तो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट समझा था कि क्लोरीन खींचेगा, भाई खींचेगा, हमारा क्लोरीन खींचेगा, तो माइनस आई बी लग रहा है, माइनस आई बी लग रहा है। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा, मुझे भी लगा था, कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर डिक्रीज हो रही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, प्लस एम और माइनस आई में प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो देने वाला बड़ा फैक्टर था, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, सही बात है ना भाई, बढ़नी चाहिए थी। पंगा हो गया, दर्द आ गया। इसको मैं लैब में लेके गया, लैब में ले जाने के बाद मैंने इसमें टेस्टिंग करी, भाई मुझे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता थी कि भाई साहब 5 रुपए, ये 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मान लो बेंजीन की 5 थी। मैं इस पे बेंजीन पे क्लोरीन लगा के लेके गया साहब, हेलोजन लगा के लेके गया, चाहे फ्लोरीन चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन, मैं हेलोजन लगा के लेके गया बेंजीन पर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4.5 रह गई। पहले बेंजीन अकेला था, ये बेंजीन था तो 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मैंने उस पर क्लोरीन लगा दिया साहब, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4.5 रह गई, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है क्लोरीन के लगाते। क्लोरीन को हटाया 5 हो गई, क्लोरीन लगाया 4.5 रह गई, मतलब क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से चूस रहा, खींच रहा। अब तू खुद सोच कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूज करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला फैक्टर कौन सा है, प्लस एम है या माइनस आई है? कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, प्लस एम खींच रहा होगा या माइनस आई? माइनस आई खींच रहा होगा भाई, माइनस आई खींच रहा होगा ना, प्लस एम से तो दे रहा है। मतलब अगर माइनस आई खींच रहा है तो पक्का पक्का ये रहा होगा कि माइनस आई जो है वो प्लस एम से ज्यादा रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रही होगी, बेंजीन की कम हो रही होगी। हाँ भाई, यही बात है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें सितारे लगा लेने हैं, सितारे इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब भी हेलोजन आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, हेलोजन का माइनस आई प्लस एम से कहीं ज्यादा होता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है ना, तो अपन ऐसे एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। प्लस एम लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, लेकिन माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से,
हेलोजन के केस में हेलोजन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। हेलोजन का माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखना दोस्त, क्या यहां पर कोई मीजोमेरिक इफेक्ट है? कोई कॉन्जुगेशन ही ना है ना। लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई तो है ही नहीं भाई, दिख ही नहीं रहे सर। आपने मिटा दिए होंगे, बताओ यार, हद करते हमने हाथ न लगा उसके यार अभी, है ना। तो यहां जब रेजोनेंस नहीं तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं, केवल इंडक्टिव लगेगा। ये कार्बन है, क्लोरीन है, तो क्या लगाएगा? खींचेगा भाई, खींचेगा, ये माइनस आई लगाएगा। और बेंजीन भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, बेंजीन भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, समझ गया ना। तो ये माइनस आई लगा रहा, सिंपल सा था दोस्त। इसमें मेरे हिसाब से कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी, चिंतावन, दुख, भय, पीड़ा, हताश, चिंता, उल्टी वगैरह कुछ नहीं होगी। कौन मीजोमेरिक, कौन इंडक्टिव, कब मीजोमेरिक स्ट्रॉन्गर, कब इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर, वो बता दिया। कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, कब घटती है। इसमें अपन ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, है ना, हर एक ग्रुप के लिए। बढ़िया एक्सरसाइज थी, है ना। अब इसी से रिलेटेड याद है, मैं बार बार कह रहा था आपको कि जब भी मैं ऐसे बेंजीन पर कैटायन, बेंजीन पर एनायन आ रहा था, मैंने कहा ध्यान रखना आगे काम आएगा। ऑर्थोपेरा पे जा रहा है, ऑर्थोपेरा पे जा रहा है, मेटा पे नहीं जा रहा, ऑर्थोपेरा पे जा रहा है, मेटा पे नहीं जा रहा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे। वो इसके लिए कह रहा था, इससे गहरी बात निकालेंगे, सुनना ध्यान से। ये आपका कैसा है? ये आपका OH प्लस M ग्रुप है। कैसे है? ये लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है? ये दे रहा है, मतलब ये कैसा है? प्लस M है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लोन पेयर सिग्मा पाई, इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? लोन पेयर पाई में, पाई लो नेगेटिव में, ये बन गया। फिर नेगेटिव पाई में, पाई नेगेटिव में, ये बन गया। नेगेटिव पाई में, पाई नेगेटिव में, ये बन गया। नेगेटिव पाई में पाई वापस लोन पेयर में बदल जाएगा, ये बन गया। पाई लोन पेयर में क्यों बदला? पाई तो नेगेटिव में बदलता है, माइनस और प्लस मिलके जीरो हो जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है। अब तू देख, ये जो प्लस एम ग्रुप है, इसकी वजह से इस बेंजीन में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है? कहां पे नेगेटिव चार्ज आया है? ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया। कहीं मेटा पे नजर आ रहा है क्या तेरे को? कहीं मेटा पे नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा, मेरे को तो ऑर्थो पे नजर आ रहा है या पैरा पे नजर आ रहा है। दिख रहा है तेरे को? ऑर्थो पैरा पे। मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी है? ऑर्थो पे, पैरा पे। मेटा पे तो गया तक नहीं, गया तक नहीं। मतलब ये प्लस एम पोजीशन सिलेक्टिव है, सिर्फ ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, मेटा पे नहीं बढ़ाएगा, मेटा पे नहीं बढ़ाएगा। अब एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब मोहब्बत, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। अब किसी को किसी से मोहब्बत कब होती है? जब उसके पास उस चीज की कमी हो, तभी तो मोहब्बत होती है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, मतलब खुद कैसा है? भिखारी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको मैं इस बेंजीन पर जोड़ना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, कहां लगना पसंद करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है भैया जी? ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं है। ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने प्लस एम ग्रुप होते हैं, चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, या माइनस आ रहा हो, लोन पेयर आ रहा हो, जितने भी प्लस एम ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़वाना पसंद करते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है साहब। कहां बढ़ाई है? ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ाई है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? इतना शाना तो इलेक्ट्रोफाइल है कि मेटा पे तो नहीं जाएगा, जहां पे ज्यादा माल दिखेगा वहीं घुसेगा ना भाई। माल ज्यादा कहां है? ऑर्थो पे और पैरा पे, वहीं जाएगा। ठीक है दोस्त, सारे प्लस एम एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे या पैरा पे डायरेक्ट कर देते हैं। अगला आइटम देखो, ये कैसा है? पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब मेरे दोस्त ये कैसा ग्रुप है? ये माइनस एम ग्रुप है, मतलब बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये पाई यहां बाहर निकल गया, मैंने वो स्ट्रक्चर खा गया यार कि वो पाई बॉन्ड, उससे मतलब नहीं है यार, समझने के लिए बता रहा हूं। ये वो पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है ना यार, वो सीख लिया ना अपन ने, अब ठीक है ना, आगे सीधे चलते हैं ना भाई यार, ठीक है ना भाई यार, इतना भी क्या। तो ये पाई यहां, ये पाई यहां, तो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी वो यहां पे प्लस आ जाएगा इस तरह से। एक बार प्लस आ गया तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई यहां पॉजिटिव, यहां ये पाई यहां पॉजिटिव, यहां ये पाई यहां, वापिस से वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये तो पक्का है
अरे यार, आप जब बनाओगे ना तो आपको दिख जाएगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से बना रखी है। बनाई तो हाथ से ही है ना भाई। अरे ये यार तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये देख, ये हाथ से बनी हुई है, बनाई तो हाथ से ही है, वो टाइम सेव हो जाए इसलिए बना रखी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो माइनस एम ग्रुप है, इसने बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया है, लेकिन हर जगह से कम नहीं किया। कहां से किया? ऑर्थो पे से और पैरा पे से कम किया। ऑर्थो पे कम हुई है और पैरा पे कम हुई है, मेटा को छुआ तक नहीं है, मेटा को छुआ तक नहीं है। अब तू खुद सोच मेरे भाई, वही इलेक्ट्रोफाइल को मैं वापस लेके आया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। क्या अब वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ना चाहेगा? उनकी तो खुद की इज्जत खराब हो चुकी है भाई। कम से कम वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा जिसकी इज्जत बची हुई है। वो इज्जत कौन सी है? वो मेटा पोजीशन वाली इज्जत है ना। कम से कम मेटा पे थोड़ी बहुत इज्जत बची है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? मेटा पे जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? मेटा पे। तो सारे माइनस एम ग्रुप कैसे होते हैं? सारे माइनस एम ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर डायरेक्ट करते हैं? मेटा पोजीशन पे। कहां पे जुड़ता है? जाके मेटा पे जुड़ता है। ऑर्थो पैरा पे तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हो गई, वहां तो जुड़ेगा नहीं, वहां तो जुड़ेगा नहीं। इस बात को मैंने लिख भी रखा है, इस बात को मैंने लिख भी रखा है, ये देखो आप। ऑल प्लस एम ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, तो लिख लो इस बात को। एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ऑल माइनस एम ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। सारे प्लस एम ग्रुप जो होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे डायरेक्ट करते हैं? ऑर्थोपेरा पे, क्योंकि वो जो रेजोनेंस करके ऑर्थोपेरा पे माइनस आया था। सारे माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करते हैं? जहां इज्जत बची हुई है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा। ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक काम आने वाली चीजें हैं, पूरा एरोमेटिक इसी से सॉल्व होता है। अब एक लास्ट केस, हेलोजन वाला। याद है आपको हेलोजन के साथ एक लफड़ा है? हेलोजन के साथ लफड़ा क्या है? इसका माइनस आई जो है वो इसके प्लस एम से बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, अब भी बता के आया हूं कि बेंजीन होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो मतलब वो फैक्टर सही नहीं है, वो तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी रैंडम ले लिया डाटा, ठीक है ना। 5 होगी, हेलोजन लगाते 4.5 रह गई, मतलब बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। और बेंजीन में से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है यानी कि हेलोजन जो है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, वो तो माइनस एम की तरह काम कर रहा है, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हेलोजन के साथ डीएक्टिवेटिंग है, आप डीएक्टिवेटिंग है, सब समझ में आ गया। अब हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, रेजोनेंस से कम नहीं कर रहा है, इंडक्टिव से कम कर रहा है। और इंडक्टिव से कम कर रहा है तो ऐसा तो ही नहीं कि ऑर्थो पे से करेगा, पैरा पे से करेगा। इंडक्टिव में तो हर किसी पे असर आता है, डिस्टेंस के साथ असर कम होता चला जाता है। मतलब बैंड इसकी भी बजेगी, बैंड इसकी भी बजेगी, बैंड इसकी भी बजेगी, सबकी बैंड बजेगी, तीनों की बैंड बजेगी। मतलब ऑर्थो पे से भी माल कम हुआ है, बेटा पे से भी माल कम हुआ है, पैरा पे से भी माल कम हुआ है। माल कम, माल कम, माल कम, किसके थ्रू? माइनस आई के थ्रू। समझना है ना, फोकस होके सुनना भाई। हाँ, पहले बोल रहा हूं मैं, फोकस होके सुनेगा तो दिमाग में बैठेगी, मजा भी आएगा, पूरा कंसेप्चुअल है। कम करने वाला कौन है? माइनस आई। माइनस आई पोजीशन नहीं देखता, वो क्या देखता है? जितना दूर जाऊंगा उतना कम खाऊंगा, 5 से ज्यादा खाऊंगा, फिर उसके बाद ऐसे करके तीनों जगह से माल कम हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा से, ये कंफर्म है क्या? हाँ, मतलब इज्जत तीनों की गई है। और इज्जत लौटाने वाला फैक्टर देखो, अब इज्जत लौटाने वाला फैक्टर है प्लस एम। अरे ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस करेगा ना बाबा, करेगा ना। जब यहां रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कहां जाएंगे? सिर्फ ऑर्थो पे पैरा पे, जैसे प्लस एम में जा रहे थे। कहां? ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा को छुएंगे भी नहीं, मेटा को छुएंगे भी नहीं। देख भाई, इज्जत इसकी भी गई थी, इज्जत इसकी भी गई थी, इज्जत इसकी भी गई थी, लौटी किसकी? इज्जत लौटी वापिस किसकी? ऑर्थो की वापिस लौटी, पैरा की वापिस लौटी। मेटा की इज्जत तो गई गई है, लौटी नहीं है। मतलब नुकसान इसका भी हुआ था, नुकसान इसका भी हुआ, नुकसान इसका भी हुआ, लेकिन प्लस एम ने वापिस उस नुकसान की भरपाई करी, इसकी भी और इसकी भी, मेटा की नहीं करी। मतलब मेटा की तो हालत गंभीर है, ऑर्थो पैरा की सुधर गई है। सुधर गई है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल
कहां जुड़ना पसंद करेगा? जहां वापस इज्जत लौटी है, तीनों में से कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उससे तो इज्जत गई गई है। इन दोनों की वापस भी आई है, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस बढ़ी भी है, समझ गए आप? वापस बढ़ी भी है, यानी कि हेलोजन है तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा गई तीनों से है, लौट के वापस ऑर्थो पैरा की। अरे यार भाई, इसके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए थे, 5 रुपए थे, है ना? तीनों के पास 5-5 रुपए थे, ऐसे समझ। इसके 2 रुपए ले लिए, है ना? इसके 2 रुपए का नुकसान हो गया, मान ले इसका भी 2 का हो गया, इसका भी 2 का हो गया। इसके पास 3 रुपए बचे, इसके पास 3 रुपए, इसके पास 3 रुपए, ठीक है? तीनों की औकात 5-5 रुपए की थी, अब तीनों के 3-3 रुपए बचे, है ना? तीनों के पास 3-3 रुपए बचे। हालांकि आप बोलोगे सर दूरी पे जाएंगे तो कब, कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये जो लोन पेयर है जो प्लस एम लगा रहा है, ये देख रहे हो रेजोनेंस करके, उसने वापस इज्जत लौटाई, उसने वापस इज्जत लौटाई। इसको 2 रुपए की इज्जत लौटा दी वापस, इसके 5 रुपए हो गए। इसको 1 रुपए की इज्जत, इसको भी 2 रुपए की इज्जत लौटा दी, इसके भी 5 रुपए हो गए। यानी कि इसके 3 के वापस 5 हो गए, इसके 3 के वापस 5 हो गए, लेकिन मेटा का नुकसान ही हुआ बेचारे का। उसके आज भी 3 है, पहले भी 3 थे, आगे भी 3 रहेंगे, का तो नुकसान ही नुकसान है। कहने का मतलब क्या है कि हेलोजन जब बेंजीन पर लगता है तो वो कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को फिर भी वो कहां जुड़वाने की शक्ति रखता है? ऑर्थो या पैरा पे डायरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इज्जत वापस लौट के आई है दोस्त, ठीक है? समझ गए आप बात को? सारे प्लस एम एक्टिवेटिंग, सारे माइनस एम डीएक्टिवेटिंग, सारे प्लस एम ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, सारे माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग, सारे हेलोजन डीएक्टिवेटिंग लेकिन फिर भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सीधे कड़क बात करेंगे, क्रिस्प बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कब कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक, कब एंटी एरोमेटिक, उसकी बात करेंगे सीधे। क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। सीधे क्वेश्चन पूछता है ये एरोमेटिक है क्या, नॉन एरोमेटिक है क्या, एंटी एरोमेटिक है क्या? काम की बात पढ़ो ना भाई। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात, जो साइक्लिक रिंग है उस रिंग के अंदर, बाहर से मतलब नहीं है, रिंग के अंदर हर एक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp2 या sp होना चाहिए, मतलब वो प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब ईच एटम ऑफ रिंग शुड बी, इंपॉर्टेंट क्या? रिंग शुड बी sp या sp2 हाइब्रिडाइज। रिंग के बाहर कुछ भी हो रहा, मुझे लगा था कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिंग की बात चल रही है, रिंग में हर एक एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है? तीसरी बात, कंपाउंड शुड हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन रिंग। जो रिंग है उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा या पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर इन 3 रूल में से एक भी रूल फेल हो जाता है, मान ले कंपाउंड साइक्लिक ही ना हो, ओपन चेन हो जाए, मान ले कंपाउंड साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर ना हो, मतलब रिंग के अंदर कोई ना कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज निकल जाए, कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही ना हो, अगर इन 3 में से एक भी रूल फेल होता है, सॉरी फेल बोल रहा हूं, ठीक है ना, एनी वन फेल इन फर्स्ट 3 रूल, देन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओपन चेन हुआ, नॉन एरोमेटिक, sp3 आया, नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ना रहा, नॉन एरोमेटिक। समझ गए? अगर ये 3 रूल पास हो गए, मतलब कंपाउंड साइक्लिक भी है, रिंग के अंदर हर एक एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज भी है, कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, तो उसके बाद हम चौथे रूल की तरफ जाएंगे। वो क्या है? हकल रूल। वो क्या है? हकल रूल, अंकल हकल रूल। अंकल हकल ने क्या बोला? अंकल हकल ने बोला कि अगर आपकी रिंग में जो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है। n की वैल्यू 0 डालेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 डालेगा 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 डालेगा 4 2 जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में घूम रहे हैं
तो वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, एरोमेटिक। मैं नहीं कह रहा, अंकल अकल ने कहा। और उन्होंने साथ ही साथ एक और लाइन जोड़ दी, सुनते रहो, सुनते रहो। उन्होंने बोला अगर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 मतलब इंटीजर है, वहां होल नंबर दिया इंटीजर, मतलब 4 की टेबल में 4 1 जा 4 4 2 जाए 4 4 की टेबल में आपके पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से ध्यान से देखना दोस्त। सबसे प्यारा हमारा बेंजीन, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, हर एक एटम sp2 है, ये sp2 ये sp2 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 sp2। अरे एक पाई sp2 होता ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, देख पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कैसे चेक किया, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पूरी रिंग में, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में नहीं आता, चेक मत कर, 6 4 की टेबल में नहीं आता है, बाकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, क्या होगा रे, एरोमेटिक होगा। चल हो गया। अगला इधर देख, इधर देख जरा, क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। क्या ये प्लेनर है? हाँ है, sp2 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 sp2, एक पाई sp2। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, रुक ही नहीं रहा ना, पाई सिग्मा निकल रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का है? एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले, और 4 की टेबल में तो आता है, तो ये कैसा हो गया, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया ना, एंटी एरोमेटिक। कितना हार्ड है भाई ये, कितना हार्ड है, कैसा कर पाएंगे हमारे बच्चे भैया? कैसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बताएंगे? बता देंगे भैया, बता देंगे, बता देंगे ना, हाँ बता देंगे। आओ कुछ क्वेश्चन है, फाइंड एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, खुद से ट्राई करो भैया, जितने हो जाए, नहीं हो तो बताएंगे। पोज कर, पोज कर, पोज कर। देखो पहला वाला चेक ही नहीं करना, साइक्लिक ही नहीं है हमारी तरफ से, ना है ना मतलब नॉन एरोमेटिक। अरे साइक्लिक होना चाहिए ना भाई, सबसे पहले तो साइक्लिक ही नहीं है। ये साइक्लिक तो है, लेकिन ये कार्बन sp3 आ गया सर, इसमें तो 2 ही सिग्मा है। हे भगवान, हे भगवान, अभी तो उठा लेते हैं मेरे को यमराज जी, ठीक है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन सिग्मा है भाई, ठीक है ना, sp3 आ गया, हमारी तरफ से ना है, प्लेनर नहीं है ना भाई, नॉन एरोमेटिक है, ना मतलब नॉन एरोमेटिक। फिर यहाँ पे देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 sp2, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। बाहर क्या लगा मत देख, मैं ऐसा लगा दूंगा, बाहर क्या लगा मत देख, सिर्फ नजर किस पे होगी तेरी, रिंग पे नजर होनी चाहिए, सिर्फ रिंग पे नजर होनी चाहिए, सिर्फ रिंग पे। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है ना, क्या है, एरोमेटिक। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक, साइक्लिक क्यों है दिख रहा है, प्लेनर sp2 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 sp2, प्लेनर भी है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। बाहर मत देख, बाहर मत देख, बाहर कुछ भी लगा दूंगा, मुझे सिर्फ रिंग से मतलब है, रिंग के बाहर क्या लगा मुझे मतलब ही नहीं है। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने का है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ रिंग के इलेक्ट्रॉन से मतलब है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले, 6 मतलब 4 की टेबल में नहीं आता, एरोमेटिक है। ये साइक्लिक है, प्लेनर है क्या, आपका कार्बोकेटायन, मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कैसा होता है, sp2, ये भी sp2 ये भी sp2, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, जब इसको घुमाओगे ना तो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल भी आपको कराया है ना, रेजोनेंस वाले केस में, फर्स्ट केस में कराया। कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बनता है, एरोमेटिक बनता है ना, क्या बनता है, एरोमेटिक। फिर इधर देख, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कैसे, sp2 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 sp2, ये कार्बोकेटायन भी कैसा है, sp2 है ना, ये भी कैसा है, sp2 है। अब यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहे हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आता है, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है ना जी, कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। फिर अगला देखो, अगला देखिए ना, देखिए तो सही,
ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। प्लेनर कैसे है? sp2 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 प्लेनर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और 6 4 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी कैसा है? एरोमेटिक है ना जी, एरोमेटिक है जी। कैसा है? एरोमेटिक। अगला देख, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 sp2, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव दोनों तरफ से, ठीक है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एरोमेटिक होगा ना, एरोमेटिक होगा, क्लियर है। फिर देखिए साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है सर। माइनस का तो आपने sp3 बताया था, पलट गया क्या मास्टर? पलटा नहीं हूं भाई, सुन तो सही। ये नेगेटिव सिग्मा पाई, जब नेगेटिव और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो नेगेटिव पाई बॉन्ड में बदलता है, बताया था आपको, और पाई किस में बदलता है? नेगेटिव में बदलता है, बताया था आपको। तो ये नेगेटिव पाई में बदलेगा, तो जैसे ही यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन तो sp2 हो गया ना। और ये तो सच्चाई है नहीं जो आपके सामने लिखी है, दिस इज नॉट दी सच्चाई। सच्चाई इज व्हाट? सच्चाई तो ये होगी ना भाई कि इसका हाइब्रिड सच्चाई होगा, तो हर कार्बन यहां पे sp2 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 हो जाता है, ठीक है ना, सब sp2 हो जाएंगे, इसलिए प्लेनर है। जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ध्यान रखें। जब लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ध्यान रखें, है ना। नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, घुमाओगे तो घूम जाएगा मस्त तरीके से। 1 2, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा। एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हर वो चीज गिनी जाएगी, हर वो पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिंग के अंदर, है ना। तो ये नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दैट दे आर आल्सो काउंटेड। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं? 4। तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। 4 के टेबल में आता है ना एंटी एरोमेटिक, ठीक है। फिर देख, अब तो क्लियर है ना भाई, अब तो क्लियर है। ये साइक्लिक होगा, पोज करना भाई, करना भाई, खुद से करना। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक। फिर देख, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये भी कैसा है? एरोमेटिक है बेटा, एरोमेटिक, ठीक है ना। अरे पाई सिग्मा नेगेटिव घुमाओगे ना पूरी रिंग में घूम जाएगा मस्त तरीके से। और ये नेगेटिव जो है ये पाई में बदलेगा, ये पाई नेगेटिव में बदलेगा, तो नेगेटिव जब पाई में बदलता है तो फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होता है ना। फिर ये देखो, ये साइक्लिक है, दिख ही रहा है, प्लेनर है, क्योंकि लोन पेयर पाई में बदलेगा, फिर पाई नेगेटिव में बदलेगा, और जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाते हैं तो फिर वैसे केस में उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, बेटा बता दिया आपको, है ना। तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अब क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदलेगा, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं, यानी कि ये भी कैसा? एरोमेटिक, ठीक है। अब यहां पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, जब भी 2 लोन पेयर किसी एक एटम पे आ रहे हो तो उनमें से कोई एक ही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, दूसरा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होता है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं आप चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो, गहरी बातें हैं। जब 2 लोन पेयर एक एटम पे होते हैं, क्या बोल रहा हूं, जब 2 लोन पेयर एक एटम पे होते हैं तो उनमें से एक ही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। ये वाला लोन पेयर कहां है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है, दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इन दोनों में से एक ही जा सकता था तो वो चला गया, या ये जा रहा है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाएगा, समझ गए आप। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक। मैंने क्या बोला? 2 लोन पेयर तो एक पार्टिसिपेट करेगा, लिख लेना इस बात को, आप आपके शब्दों में लिख लेना, ठीक है। फिर यहां पे देखो पाई, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। जब एक एटम पे, अगेन गहरी बात, जब एक एटम पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, देखो लोन पेयर भी आ रहा है, पाई बॉन्ड भी आ रहा है, तो ऐसे केस में पाई बॉन्ड विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लोन पेयर विल प्रेजेंट इनटू
हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लोन पेयर कहां रहेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, ध्यान रखना है ऐसी बातों को, है ना। केवल कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक होगा। दिस लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये लोन पेयर कहां होगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा मेरे दोस्त। कहां होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गए आप? समझ गए कैसे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देखते हैं? मेरे हिसाब से समझ गया हूं। अभी और एग्जाम्पल है। अभी तो लल्लू लल्लू गेम चल रहा था, चुटकुले चल रहे थे, अब आएगा माहौल, अब आएगा माहौल। सुनना भाई, 15 नंबर का एग्जाम्पल देख। अभी कितने कर लिया अपन ने? 14 कर लिया ना, हाँ 15 वाला। साइक्लिक है, पक्की बात है। प्लेनर भी है, sp2 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 सारे प्लेनर भी। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ओहो ये नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। और 4 की टेबल में 8 भी आता है, सर, आ रहा है। तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, होगा सर, होगा। और पता है इसको खूनी तलवार से मैं काट दूंगा, है? हाँ, ये नहीं होगा, ये ना होबो भैया, ये ना होबो, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में इस पे आपको क्या लगाने थे? सितारे। ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी। ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, क्या कह दिया? ये साइक्लिक है, 8 कार्बन के लिए ऑक्टा है, 4 एल्कीन है, इसलिए टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। सुनने में अजीब सी लैंग्वेज में लगता है पीछे का टेट्राइन, लेकिन है मतलब टेट्राइन, है ना, वो सिनोनिम लगता है किसी का। ये एक्चुअल में इस तरह से प्रेजेंट होता है दोस्त, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। ये है टब शेप। कैसा है? टब शेप, टब शेप है। यहां वाला पाइबॉन्ड जो है वो कुछ इस प्रकार का है, और यहां वाला पाइबॉन्ड जो है वो कुछ इस प्रकार का है। और रेजोनेंस करने के लिए पी ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल कैसे हो गए? सेम प्लेन में नहीं है, यहां प्लेनरिटी लूज हो चुकी है, तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा। और अगर रेजोनेंस ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, तो काय का एरोमेटिक, काय का एंटी एरोमेटिक, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना, वो कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो गया, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। अगला वाला देखो, अगला साइक्लिक है साहब, हाँ है साहब, साइक्लिक है। प्लेनर है साहब, हाँ है ना, sp2 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 सारे sp2 है साहब। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है साहब, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा है साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे साहब, हाँ घूम रहे साहब। और 10 4 की टेबल में तो आता नहीं है, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा साहब, बिल्कुल होगा साहब। लेकिन साहब ये खूनी तलवार लेके काट दो साहब। अरे यार सर चीटिंग कर रहे हो यार, अब मैं यार, यार सर यार क्या कर रहे हो यार, कॉपी गंदी करवा रहे हो यार, पूरी ब्लड ब्लड में कॉपी हो गई। अरे भाई सुन तो सही, सुन तो सही। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहां जो हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन है, इन दोनों में लगता है रिपल्शन। आज इन छोटे छोटे हाइड्रोजन में भी रिपल्सन लगेगा, इन छोटे छोटे से हाइड्रोजन में रिपल्सन लगेगा। अब ये पूरी रिंग कैसी, पूरी रिंग कैसी? पूरी रिंग ऐसी 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 ऐसी, मतलब एक प्लेन में है। और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे लटक रहे हैं एक दूसरे के सामने, ये दोनों सेम प्लेन में लटक रहे हैं। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और रिपल्शन लगा रहे हैं। इस रिपल्शन को खत्म करना है, कैसे करूंगा? ये हाइड्रोजन उधर निकल जाए, ये हाइड्रोजन इधर निकल जाए, तब जाके रिपल्शन खत्म होगा। एक्चुअल में ये रिंग जो है वो थोड़ी सी ऐसी मुड़ जाती है, ऐसी मुड़ जाती है। मुड़ी तो एक हाइड्रोजन इधर चला गया और नीचे वाला हाइड्रोजन इस तरफ निकल गया। इस तरफ और इस तरफ निकलने से रिपल्शन खत्म हो गया। पहले पहले क्या था? पहले आमने सामने आ रहे थे, मोड़ा तो ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, समझ रहे हो? ये इधर निकल गया, इधर निकल गया, दिख रहा है? पहले ऐसे थे आमने सामने, अब ऐसे निकल गए, रिपल्शन कम हो गया। लेकिन रिंग मुड़ी तो ये जो पी ऑर्बिटल्स थे ये भी मुड़े। पहले ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स थे, रिंग मुड़ी तो ये भी पैरेलल नहीं रहे, ये भी सेम प्लेन में नहीं रहे,
प्लेनरिटी लूज हो गई, और प्लेनरिटी लूज हो गई, हियर रिपल्शन इन हाइड्रोजन, सो प्लेनरिटी लूज, देयरफॉर ये कंपाउंड भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। ये भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर। अगर सितारे लगाओ भाई, सितारे लगाओ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 17 नंबर देखो भाई, इसको देख के 1 2 3 4 5 6 6 मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब सर ये तो एंटी एरोमेटिक होगा भैया। ए भैया मैंने क्या बोला था, साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट साइक्लिक। अरे सर ये तो चेक कर लिया ना, इसके बाद की तो बात बता रहे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, एक रिंग देखनी है, ये एक लूप है, इस लूप के लिए ये आइटम के साथ बाहर का, ये बाहर का है, ये बाहर का, यहाँ OH लगा दो, NH2 लगा दो, कुछ ही लगा देना भाई, ये तो बाहर हो गया। इस लूप के लिए तो ये बाहर हो गया ना, इस लूप के लिए बाहर हो गया, ऐसे ही इस लूप के लिए बाहर हो गया। अलग अलग लूप है। सेम लूप कब हो सकता था, ये पूरा सेम लूप कब हो सकता था, जब बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए मैं किसी को दोबारा से मतलब अंडरलाइन ना करूं। देख मैं यहां से चल रहा हूं, यहां से चल रहा हूं, चल यहां से चल ले, यहां चल ले, यहां से ये वापिस उसी पॉइंट पे आ गया मैं, वापिस उसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तेरा मन कर रहा होगा अरे सर यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे चलो ना आप, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, लेकिन वापिस उसी पे आ गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं दोनों लूप को बिना पेन उठाए सिलेक्ट कर लूं, बिना दोबारा मार्किंग किए? नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये बाहर, इसके लिए बाहर, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। समझ गए, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब यहां पर देखो, अगर मैं बिना पेन उठाए इस बाहर वाले लूप को चुन पाया, चूज कर पाया, तो फिर मैं मान लूंगा सिंगल लूप है। हमें तो सिंगल लूप से मतलब है, कंप्लीट लूप होना चाहिए, उस पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। भाई ये साइक्लिक तो है, ये प्लेनर भी है, हर एक एटम sp2 आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान ले मैंने यहां से सिलेक्ट करना चालू किया, देखता हूं मैं यहां तक बिना पेन उठाए आ पा रहा हूं क्या, आ गया भाई, आ गया भाई। पूरी पेरीफेरी को मैंने बिना पेन उठाए वापस छू लिया है, और कुछ चीज मैंने रिपीट नहीं करी है, कहीं पर भी दोबारा पेन नहीं चलाया। तो ये कंप्लीट पेरीफेरी भी तो एक लूप है। इस पेरीफेरी पे देख मेरे दोस्त, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अरे तो ये पाई यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। इसको बोलते हैं पेरीफेरी रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नाम रख दिया, बस नाम है। पूरी पेरीफेरी पे रेजोनेंस हो रहा है, पेरीफेरी रेजोनेंस। इस पूरे लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। अच्छे एग्जांपल है इस पूरी स्लाइड में। एक गहरी बात बतानी थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक अच्छा खासा इसका मतलब चौड़ में रीजन है, लेकिन हमें से कोई नहीं पूछ रहा वो रीजन कि ऐसा क्यों होता है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना, सीधे निष्कर्ष पे आ जाओ। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये कहानी थी एरोमेटिसिटी की, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ये थोड़े अच्छे एग्जाम्पल थे, एक बार इसके बारे में नोट कर लीजिए। हाँ जी सेठ जी, समझ में आ गई आपको बात? ये गहरी बात थी कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से ज्यादा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा। ये 4 एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से, है ना, ध्यान से, इसीलिए एक साथ रख दिए, इसीलिए एक साथ रख दिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अपन ने सक्सेसफुली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, सक्सेसफुली रेजोनेंस पढ़ लिया, मीजोमेरिक इफेक्ट देख लिया, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है वो देख लिया। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था ना, उसमें प्लस आई माइनस आई था, रेजोनेंस था उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट था उसमें प्लस एम माइनस एम था। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है उसमें भी प्लस एच और माइनस एच होता है। ठीक है ना, सीधी सीधी सी बात करता हूं यार, है ना, सीधी सीधी बात करता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये था इंडक्टिव इफेक्ट में। फिर जब अपन ने मीजोमेरिक इफेक्ट देखा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है कि कॉन्जुगेशन की अति कर दी, हदें पार कर दी,
हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। यहां सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई पाई बॉन्ड का तो समझ में आता था, हदें पार कर दी, सिग्मा बॉन्ड ही कॉन्जुगेटेड कर दिया, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और इसी को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नाथन है, बेकार नहीं है भाई, बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन था, इंडक्टिव में क्या था? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। यहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, पहली बात। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सिस्टम में पॉसिबल है, अरे एनायन को छोड़ के सब में, ठीक है ना, एनायन को छोड़ के सब में। कौन कौन से सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? कैटायन, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिनाइल, ये कुछ सिस्टम है, इनके रेस्पेक्ट में ही सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। बस एनायन ही तो छूट रहा है भाई, बाकी सब में हो सकता है, ठीक है ना। इन सिस्टम के रेस्पेक्ट में, इन सिस्टम के रेस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए, तभी जाके हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड विद रेस्पेक्ट टू कैटायन, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिनाइल सिस्टम। सारा दर्द किस बात का आता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लिया तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई दर्द ही नहीं है। तो सर वही सिखा दो, सबसे पहले वही दर्द क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? कुछ नहीं है, केवल इन सिस्टम्स में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आपकी एल्कीन है, ये आपका सिस्टम है, ये आपकी एल्कीन है, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, इस सिस्टम से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये है अल्फा, ये है अल्फा, ये है अल्फा। एक से ज्यादा भी अल्फा कार्बन हो सकते हैं। इस सिस्टम से जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से, उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, है ना, जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब आप खुद देखो, ये जो कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। ये जो कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। ये जो कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं। मतलब हर एक अल्फा कार्बन पे कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये था एल्कीन सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अब ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन हमारे लिए सिस्टम है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। एक डंडा बना हुआ है, बाकी 3 डंडे क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो यहां 3, यहां 3, यहां 3, कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए आप? ये रेडिकल क्या है? ये रेडिकल हमारे लिए सिस्टम है, इससे जस्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन होगा तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इसमें है 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये पूरी बेंजीन हमारे लिए सिस्टम है, ये पूरी बेंजीन हमारे लिए सिस्टम है। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये मैंने बताया आपको, सभी केसेस में मैंने आपको बता दिया क्या अल्फा हाइड्रोजन होता है। बाकी में आप खुद निकाल के देखें। कैसे निकालोगे? वीडियो को पॉज कर लो ना भाई, वीडियो को पॉज कर लो, समय क्यों खराब करना है, वीडियो को पॉज कर लो, 4 एग्जांपल ज्यादा कर लेंगे। देखो आपने इसमें निकाले होंगे, इसमें निकाले होंगे, ये एल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अरे अंदर से सोचना है भाई, हृदय से, हृदय से, हृदय की गहराई से यहां 3 हाइड्रोजन दिखने चाहिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 यहां है, कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। मेरे दोस्त यहां पर इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो काय का अल्फा हाइड्रोजन? जब कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन संभव ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? एक तो ये सिस्टम हो और इन सिस्टम के रेस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो हो, तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फिर यहां देख, ये कैटायन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस कैटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो काय का अल्फा हाइड्रोजन? यहां क्या होगा? 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहां है, और यहां कितने होंगे? यहां 2 ही हाइड्रोजन होंगे, 3 यहां 2 यहां, कितने हो गए टोटल मेरे दोस्त? 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए? 5। यहां पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो काय का अल्फा हाइड्रोजन? तो यहां कितने होंगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना हार्ड है भाई, कितना हार्ड है अल्फा हाइड्रोजन निकालना, देख रहे हो कितना हार्ड है। सिंपल है भाई, सिंपल है ना, सिंपल है, सिंपल है। एक बार अपन ने अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लिया, अब 50% दर्द खत्म हो चुका है। यही सबसे बड़ा दर्द था कि अल्फा हाइड्रोजन ही पहचान में नहीं आते थे लोगों को।
है ना, अल्फा हाइड्रोजन ही पहचान में नहीं आया। अब आधा दर्द खत्म हो चुका है। एक एक के केस में हमें देखना है कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन के अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है। सीधे सीधे पूछ लेगा सिग्मा पी होता है, सिग्मा पाई एंटीबॉन्डिंग होता है, इस तरह से पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना आपको, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है किसमें? कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है वो प्लस एच इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस एच। एक प्लस एच होता है, एक माइनस एच होता है, इसमें कौन करता है? प्लस एच। सबसे पहली कंडीशन कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए ना। इस केटाइन के रेस्पेक्ट में देख दोस्त, ये कार्बन कैसा है? अल्फा। क्या इससे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े? हाँ। अगर अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? हाँ कर सकता है ना, कर सकता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। अब ये समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। करेगा कैसे? बता रहा हूं ना यार, इतना बता दिया, वही बता दूंगा आपको। पता है जो कार्बोकेटाइन होता है वो भिखारी होता है, उसके पास इस तरह से वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और ये खाली है तो इसको तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दे तो ले लेगा। ये तो किसी से भी आकर्षित हो जाता है, ये तो खाली है, जो देगा वही भला कर देगा। तो इसके जस्ट सामने ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, और सिग्मा बॉन्ड आ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन इसको नजर आ गए, तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे करके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? अब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो किस तरह से करता है वो देखना, आप किस तरह से करता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड ये इस तरह से यहां पर गिर जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गिर जाता है, यहां पाई बॉन्ड आ जाता है। पाई बॉन्ड आने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को मिल गया, और ये कार्बोकेटाइन कैसा फील कर रहा है? स्टेबल फील कर रहा है। कैसा फील कर रहा है? स्टेबल। लेकिन ये बॉन्ड यहां से गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहां से सिग्मा बॉन्ड यहां गिर गया, पाई बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब। पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये बॉन्ड गायब, ये वाला पाई बॉन्ड यहां गिर गया। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नंगा हो गया, देख H प्लस बन गया, वो H प्लस बन गया। जो काम इस हाइड्रोजन ने किया वही काम इस हाइड्रोजन भी कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी कर सकता है। कैसे? अपने को लग रहा है ना ये HHH ऐसे है, ऐसे नहीं होते ये HHS कैसे होते हैं? ये तीन हाइड्रोजन, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, और ये जो मेरी मुट्ठी है कार्बन है, ठीक है ना, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो वो इसके सामने भी आ रहा है, ठीक है ना। ये घूम जाएगा तो इसके सामने भी आ जाएगा, इसके सामने भी आ जाएगा। अरे वो तो यूं है ना, समझ रहा है? अरे भाई CH3 तो ऐसा है ना यार, ऐसा होता है ना CH3 तो, और ये CH2 और ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये हाइड्रोजन भी इसके सामने, ये हाइड्रोजन भी इसके सामने, ये हाइड्रोजन भी इसके सामने, तीनों हाइड्रोजन सामने। जो काम इसने किया है वही इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, डबल बॉन्ड यहां CH2। अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? ये भी तो कर सकता है ना, ये भी तो कर सकता है ना, डबल बॉन्ड CH2। समझ रहे हो? यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी। 4 होते 4 बनती, 5 होते 5 बनती, 6 होते 6 बनती। n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं मेरे दोस्त, कितने होते हैं? n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते, तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती? n बनती ना। अगर n अल्फा हाइड्रोजन होते तो n हाइपर कॉन्जुगेटिव, अरे 3 थी तो 3 बनी, n होती तो n बनती। समझ गए आप बात को? इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला? क्योंकि देख ये नो बॉन्ड, यहां बॉन्ड नहीं है, यहां बॉन्ड नहीं है, यहां बॉन्ड नहीं है, इसको काउंट नहीं करूंगा, इस वाली को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें तो बॉन्डेड है, सारा बॉन्ड बन रहा है, इनमें नहीं है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी एक और बात सुन, एक और बात सुन, एक और इंपॉर्टेंट बात है। इसको सिग्मा पी कॉन्जुगेशन क्यों बोला था? ये सिग्मा बॉन्ड इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है क्या? अरे इसी सिग्मा का तो इस पी के साथ लफड़ा चल रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड इस पी ऑर्बिटल के साथ क्या आ रहा है? कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसलिए सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। समझ गए? इसको प्लस एच इफेक्ट क्यों बोला? जैसे प्लस आई था देने वाला, प्लस एम था देने वाला, ये CH3 क्या कर रहा है? ये इस केटायन को इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसलिए कौन सा इफेक्ट? प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस एच इफेक्ट। अच्छा अच्छा, तू सोच, ये कार्बोकेटायन है भिखारी था, ये कार्बोकेटायन कैसा था? भिखारी था। एक H ने इलेक्ट्रॉन दिए खुश हुआ, 2 ने दिए और खुश हुआ,
तीसरे दे दिए और खुश हुआ, ज्यादा स्टेबिलिटी आती जा रही है। तो जितने जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बार इस भिखारी को स्टेबल होने का मौका मिलेगा, उतनी बार इस केटायन को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी बार कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उतना ज्यादा वो स्टेबल फील करेगा। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां देख लो, बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके बता दो तुरंत तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, तुरंत फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ, तुरंत फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ तुरंत। ये देख, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां पे अल्फा, यहां पे अल्फा, यहां पे अल्फा, कितने अल्फा, यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसके रेस्पेक्ट में देख, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस केटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3। और यहां तो कोई है ही नहीं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतने ज्यादा बार केटायन को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया ना, ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, डी, ये स्टेबल हो जाएगा भाई, स्टेबिलिटी। ये था हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। मेरे हिसाब से इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। क्यों प्लस एच है, क्यों सिग्मा पी कॉन्जुगेशन है, कैसे हुआ, वो सब बता दिया। नेक्स्ट आइटम देखो, केस नंबर 2 क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फेडिगल। आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, मैं पहले से लिख रखा ताकि दुख दर्द पीड़ा, मतलब अपन सीधे समझें चीजों को, है ना, टाइम खराब नहीं हो। इसमें भी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है, समझा दूंगा कैसे होता है। और ये भी प्लस एच इफेक्ट है। रेडिकल के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वह हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और रेडिकल क्या होता है, पी ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। याद है शुरुआत में पढ़ाया था केटायन कैसा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। जो आपका रेडिकल है वो कैसा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यार भिखारी तो भिखारी है, एक में 6 इलेक्ट्रॉन तो भी भिखारी, एक में 7 इलेक्ट्रॉन तो भी भिखारी। ऑक्टेट कंप्लीट की बात चलती है ना अपनी, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, दिस इज ऑल्सो भिखारी। मतलब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां से भी इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसको पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक की। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, यहां पाई बॉन्ड बन जाए। यानी कि अब H नंगा नहीं जाएगा, H रेडिकल के साथ जाएगा, H डॉट के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड इधर टूट के गिरेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहेगा। ये पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव। जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ होगा, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी आपकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन n है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, n। अरे 3 थे तो 3 बनी, 4 होते 4 बनती, 5 होते 5 बनती, 10 होते 10 बनती। n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, n बनेगी ना, n बनेगी। अच्छा, ये रेडिकल कैसा है, अनस्टेबल है, भिखारी है। एक अल्फा हाइड्रोजन था, एक बार मिला सुकून आया, 2 था, दूसरी बार मिला सुकून आया, तीसरा था, तीसरी बार मिला सुकून आया। n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, n टाइम सुकून आएगा। मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा बार उस रेडिकल को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। यानी कि कार्बन फेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कार्बन फेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। मतलब मैं तो आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, केटायन रेडिकल सेम है जब तक मैं ना कहूं, सेम है जब तक मैं ना कहूं। केवल एक ही फर्क है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, दोनों भिखारी हैं, दोनों का नेचर सेम है। क्वेश्चन कर ले भाई यार, क्वेश्चन कर ले, मजे कर, क्वेश्चन कर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा कार्बन फेडिकल की स्टेबिलिटी। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। ये अल्फा, ये अल्फा, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये अल्फा, कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कितना, 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा बार रेडिकल को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया भैया, ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, डी। ये तो होगा भैया, ये तो होगा। अगला केस देखो, केस नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। यहां पर जो आपका कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा, अच्छा यहां पर मैं आपको बताना भूल गया, सिग्मा पी कैसे, सिग्मा बॉन्ड का पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन था, इसलिए सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, है ना।
यहां पर सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग का कॉन्जुगेशन होता है, पूछ लेता है वो एल्कीन में कौन सा कॉन्जुगेशन है, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन। अगेन ये भी प्लस एच इफेक्ट है, ये भी देगा। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। अब सर, अब मास्टर तू बहुत देर से बेवकूफ बना रहा है, वहां पे वो बिखारीता केटायन मान लिया, रेडिकल में वो बिखारीता मान लिया, एल्कीन तो भरा हुआ है, अब कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, अब कैसे देगा इलेक्ट्रॉन? अरे यार, फिर मास्टरी क्या बात का, फिर मास्टरी किस बात का, आओ बता देंगे। एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो टॉफी बनती है बेटा, टॉफी। टॉफी मतलब इस तरह से खट खट, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, जहां बॉन्ड बना वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके पीछे छोटी छोटी सी लोब्स छूट जाती है, इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार। ऐसे पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड पता है आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो पाई बॉन्ड को। अरे भाई ये इससे मिला ही नहीं, ये इससे टकराया ही नहीं, कहां बॉन्ड बना है इनके बीच में, जबरदस्ती। बॉन्ड कैसे बनता है, जब थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, थोड़ा सा तो ओवरलैप होगा, तभी तो जाके बॉन्डिंग होगी ना। ये तो इसके टच भी नहीं हुआ, कैसे कर लिया? एक्चुअल में पाई बॉन्ड ऐसा नहीं होता है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। जैसे आपने वो वरमाला वाला सीन देखा, शादियों में स्टेज पे वरमाला डालते हैं, थोड़ा दूल्हा झुकता है, थोड़ी दुल्हन झुकती है, तब जाके वरमाला डलती है। झुका, वरमाला डली, उधर वरमाला डली। अगर ऐसा सख्त होके खड़ा हो जाएगा दूल्हा तो वरमाला डलेगी, नीचे गिर जाएगी, मजेदार नहीं है। वैसे ही ये जो पी ऑर्बिटल है, इसको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ऐसे ऐसे दूसरा पी ऑर्बिटल भी झुकता है ऐसे, तब जाके यहां पे ये पाई बॉन्ड बनता है, तब जाके पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे झुकना पड़ता है भाई, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ये है आपका पाई बॉन्ड। ऐसे इसके पीछे छोटी छोटी लोब्स निकल जाती है, जैसे सिग्मा बॉन्ड में लोब्स निकल रही ना, ऐसी छोटी छोटी लोब्स निकल जाती है। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किसकी एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग है। इसको क्या बोलते हैं, पाई स्टार। क्या बोलते हैं, पाई स्टार, पाई स्टार। 5 स्टार नहीं बोल रहा, पाई स्टार बोल रहा हूं। तो बस वही बात है कि ये जो एल्कीन है ना, ये जो एल्कीन है, इसके पीछे छोटी 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 सी लोब्स होती हैं, जो पाई एंटी बॉन्डिंग होती है, और वो खाली होती है मेरे दोस्त। क्या होती है, खाली। वो इस अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है ना भैया, अट्रैक्ट कर लेती है। अब होता क्या है, सिचुएशन देखना, सिचुएशन देखना होता क्या है। ये आपका CH3 है, ये आपका CH डबल बॉन्ड है CH2। यहां से ये इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, यहां पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो हो नहीं सकती। तो जैसे ही यहां पाई बॉन्ड बनेगा, इस पाई बॉन्ड को टूट के यहां जाना पड़ेगा। सिग्मा तो टूट नहीं सकता, सिग्मा और पाई बॉन्ड में तो सिग्मा मजबूत होता है, पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा में तो ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और हेड ऑन वाला मस्त है काम, और साइडवेज वाला तो बस टचिंग टचिंग है, समझ रहे हो। तो पाई बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है, ये पाई बनेगा और ये पाई आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पहली नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, जो पहली नो बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, वो कैसी होगी, यहां से गिरा H नंगा, यहां पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसके साथ हुआ वही इसके साथ भी हो सकता है, वही इसके साथ भी हो सकता है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 1 2 3, यहां से गायब, यहां से गायब, यहां से गायब। अगर टोटल अल्फा हाइड्रोजन n है तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी दोस्त, n बनेगी। अच्छा अच्छा, एक बात बता, यहां पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो आ रहे हैं, और किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इस एरिया में ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो इस एरिया में तो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर वो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो बेसिकली ये जो एल्कीन है उसी में तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, बढ़ रही है, एल्कीन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, तो एल्कीन और मजबूत होती चली जा रही है, और मजबूत होती जा रही है। एक दे रहा है थोड़ी मजबूत, दूसरा दे रहा है थोड़ी और मजबूत, तीसरा दे रहा है थोड़ी और मजबूत, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन दे रहे हैं, बहुत सारा मजबूत। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेबल एल्कीन होगी। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबल एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक बार क्वेश्चन कर, नीचे क्वेश्चन लिखे, कर ले फटाफट।
हाँ भाई, कर लिया क्या? देख भाई, मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। भैया पीछे से जो माल आ रहा है जा तो यहीं रहा है ना, और यहां जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो चीजें मजबूत होती जाएगी। सर कैसे मजबूत होएगी? अरे भैया ये डबल बॉन्ड है और भैया ये ट्रिपल बॉन्ड है, एकता में संगठन। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कम है तो ये कम मजबूत है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा मजबूत है। मैं ट्रिपल बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड नहीं बोल रहा। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, डबल बॉन्ड कम मजबूत है। क्यों ज्यादा मजबूत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे भी तो भैया पीछे से माल आ रहा है, माल आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। एक का माल, दो का माल, तीन का माल, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा माल, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी ज्यादा मजबूती, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होगी। यहाँ अल्फा 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 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा 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 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जीरो है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। अब यहां पर मैंने बोला सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन होगा। कैसे? ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रही पाई की एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा का लफड़ा किससे चल रहा है? पाई की एंटी बॉन्डिंग से तो चल रहा है। तो सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग का कॉन्जुगेशन, ये पाई स्टार और सिग्मा का ही तो कॉन्जुगेशन चल रहा है ना भाई, इसलिए सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कुछ है। प्लस एच क्यों है? क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए प्लस एच इफेक्ट है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कीन की स्टेबिलिटी वाली बात। मतलब सब कुछ नहीं है, केवल ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फिनाइल। ये भी क्या होता है? सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन होता है। यहां पर भी प्लस एच इफेक्ट लगता है, बिल्कुल एल्कीन की तरह ही है। कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल एल्कीन की तरह सोचना है। ये देख, ये देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इतने से पोर्शन को ऑब्जर्व कर, इतने से पोर्शन को ऑब्जर्व कर। सिग्मा सिग्मा पाई, अब इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। सिग्मा सिग्मा पाई, ये देख ना, ये सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई दिख गया तेरे को? दिख गया सिग्मा सिग्मा पाई। यहां पर भी क्या है? सिग्मा सिग्मा पाई। भाड़ में गया बाकी सबको, ध्यान इच नहीं देना, बस इतने पे ध्यान देना। अगेन यहां पर क्या होगा? अगेन यहां पर क्या होगा दोस्त? ध्यान से देखना। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके यहां आएगा, और जैसे ही आएगा यहां पाई बॉन्ड बनेगा। कार्बन की 5 वैलेंसी हो नहीं सकती पाई बॉन्ड आती, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की शकल देखो। पहले तो वो बनाया जिसको अपन ने छेड़ा नहीं, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, छेड़ा इतने से पोर्शन को, इतने से पोर्शन को। क्या छेड़ा? ये कैसा हो गया? H प्लस। यहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड टूटता है तो किसमें बदलता है? नेगेटिव चार्ज में। पाई टूटता है तो किसमें बदलता है? नेगेटिव में। नेगेटिव में। एक बार नेगेटिव बेंजीन में आ गया, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं भैया, रुकेगा नहीं। ये नेगेटिव सिग्मा पाई नेगेटिव पाई में बदलेगा, और ये पाई किस में बदलेगा? नेगेटिव में बदलेगा। अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। कैसी दिखेगी? दिखा रहा हूं ना, दिखा रहा हूं ना कैसी दिखेगी, दिखा रहा हूं ना, देखना जरा ध्यान से। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेस नहीं है, केवल फर्क तो इतने से पोर्शन में पड़ा है। ये नेगेटिव किस में बदला है? पाई में। और ये पाई किस में बदला है? नेगेटिव में बदल गया ना, वो पाई नेगेटिव में बदल गया। फिर देख, फिर देख, फिर देख, फिर देख, फिर ये नेगेटिव पाई में बदलेगा, ये पाई नेगेटिव में बदलेगा। अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अगली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी? इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने छेड़ा नहीं, यहां पर मैंने छेड़ा नहीं। ये नेगेटिव पाई में बदल रहा है और ये पाई नेगेटिव में बदल रहा है। अगर मैं नेगेटिव को पाई में बदल देता हूं और ये पाई यहां पे वापस सिग्मा बन जाएगा, तो फिर वो नो बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो नो बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी, इसलिए यहीं रुक जाना है। यहीं रुक जाना। अब तू तू देख, इस एक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, अरे ये अल्फा हाइड्रोजन ही तो, अरे अल्फा हाइड्रोजन, अरे भाई ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इस एक अल्फा हाइड्रोजन के ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव है, देख इसी अल्फा हाइड्रोजन पे खेला हूं, ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव है, इसी अल्फा हाइड्रोजन पे खेला हूं, ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव है, इसी अल्फा हाइड्रोजन पे खेला हूं। ठीक है ना सर? ये हाइपर कॉन्जुगेटिव तीनों क्यों है? नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड वाली जितनी होगी सब हाइपर कॉन्जुगेटिव होगी। मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 बनी, 3 बनी। दूसरे के साथ बनाता फिर 3 बनती, कितनी बनती? 6। तीसरे के साथ बनाता फिर 3 बनती, कितनी बनी? 9। अगर मैं 4 के साथ बनाता कितनी बनती? 12। तो अगर मैं n के साथ बनाता तो n मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब अगर तेरे से मैं पूछूं कि टोटल
अल्फा हाइड्रोजन n है, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 3n बनेगी। कितनी बनेगी? 3n। 3n बनेगी। ये सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग क्यों है? वही सिग्मा और पाई का ही तो खेल चल रहा है ना। तो पाई के एंटी बॉन्डिंग में तो अपन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। प्लस एच इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खींच नहीं रहा, दे रहा है ना। मुद्दे की बात सुन, इसमें से क्वेश्चन कहां से बनता है? इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन गए, कहां गए पता है? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। मतलब कहां बढ़े हैं? ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़े हैं। कहां बढ़े? ऑर्थो पे, पैरा पे। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो सारे प्लस एच ग्रुप, मतलब अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है तो वो बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। किसके प्रति एक्टिवेट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, खुद कैसा हो? भिखारी हो। कहां जुड़ना पसंद करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल? जहां ऐसे मोहब्बत ज्यादा मिलेगी। मोहब्बत कहां है? ऑर्थो पे और पैरा पे। मेटा पे तो माल ही नहीं बढ़ा, मेटा पे तो माल ही नहीं बढ़ा ना। कहां माल ज्यादा है? ऑर्थो पैरा पे। तो ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना पसंद करेगा? या तो ऑर्थो या पैरा। कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये सब पॉसिबल है। एक से ज्यादा हुआ तो ईश्वर का आशीर्वाद है, वो तो चल ही रहा है। फिर मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट ये था कि सारे प्लस एच ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। इसी तरह से दोस्त एक होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर देखोगे एनसीईआरटी में जाके, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़नी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो वहां पे CCl3 वाले पे वो कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन करा देता है ना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस देखे भी गए हैं आमतौर पे। सिलेबस में हाइपर कॉन्जुगेशन मेंशन है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन मेंशन है, उसने रिवर्स नहीं लिखा तो क्या हो गया? पूछ तो सकता है उसके बारे में भी, पूछ तो सकता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन का ही तो पार्ट है। ये तो नाम अपन ने रख दिया रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, टेक्निक तो वैसी चलेगी। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? माइनस एच इफेक्ट। पहले खेल खेल रहे थे कार्बन हाइड्रोजन का, मतलब अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे। अब खेल चलेगा कार्बन हेलोजन का, मतलब अल्फा हेलोजन की बात चलेगी। अल्फा ज्यादा नहीं है, एक ही केस है, बस एक ही केस है, फटाफट से तुरंत से समझना है। अल्फा हेलोजन, ये देख रहे हो आप, ये कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन, इस पे जो हेलोजन लगे वो अल्फा हेलोजन। अब पहले क्या था? यहां हाइड्रोजन था, और कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था, तो हाइड्रोजन कुछ नहीं कहता था भैया, उसको उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते थे, कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन अब यहां क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, और कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है। क्या वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या लगता है? अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ूंगा तो वो क्लोरीन के फेवर में टूटेगा या कार्बन के फेवर में? सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख। क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्लोरीन के फेवर में टूटना पसंद करेगा, वो जाने नहीं देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये जो बॉन्ड है वो क्लोरीन के फेवर में टूटता है, और अगर क्लोरीन के फेवर में टूटेगा मेरे दोस्त, तो क्लोरीन पे क्या आएगा? माइनस, और यहां क्या आएगा? प्लस। मान ली ये बॉन्ड हट गया, प्लस और माइनस, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। याद है शाहरुख खान वाला केस? शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान रानी मुखर्जी, वो वाला बन गया। तो बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, क्लोरीन के फेवर में टूटेगा। ये बॉन्ड टूटा, यहां माइनस आया, पहली रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी? अंदर से इलेक्ट्रॉन आता हुआ ये प्लस आ गया। एक बार बेंजीन में प्लस आ गया तो रुकेगा नहीं भैया, रुकेगा नहीं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, वही शाहरुख खान, जहां पाई है वहां से हटाओ, दूसरी जगह बनाओ और प्लस को शिफ्ट कर दो, यहां आ गया। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है तेरे को? ये वाला पाई जहां है वहां से हटाओ, जहां नहीं है वहां बनाओ, प्लस को वहां शिफ्ट कर दो, बीच वाले शाहरुख खान के मजे। फिर यहां आ गया, फिर वापस इसको यूं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये यहां पे वापस से वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली, नो बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर ही हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट होती है, फिर वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो वो नहीं होगी। अगेन 3 बनी, खैर उससे हमें मतलब नहीं है ना, हमसे कोई पूछ रहा है इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेटिव बनेगी, कोई नहीं पूछ रहा। मुद्दे की बात देखो, इस CCl3 ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए, या इससे इलेक्ट्रॉन चूसे हैं, इलेक्ट्रॉन चूसे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि बेंजीन में दर्द आया है। बेंजीन कैसी हो गई? डीएक्टिवेटिंग हो गई। सारे माइनस एच ग्रुप
एक क्लोरीन भी लगा देगा ना, एक क्लोरीन भी, वो भी क्या करेगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, है ना, मतलब CCl3 हो गया या CBr3 हो गया, इस तरह से, है ना, वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वही भिखारी है, तो ये कहां जुड़ना पसंद करेगा, जहां दर्द कम होगा। भाई ऑर्थो पैरा पे तो दर्द आया है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींचे जा चुके हैं, उनकी इज्जत जा चुकी है। इज्जत कहां बची हुई है, मेटा पे बची हुई है थोड़ी बहुत। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ना पसंद करेगा, मेटा पे जुड़ना पसंद करेगा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होता है। समझ गए, सारे प्लस एम एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सारे माइनस एम डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग, सारे प्लस एच, इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सारे माइनस एच डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग। हेलोजन, सिर्फ डायरेक्ट हेलोजन लगेगा ना, अभी तो कार्बन के बाद हेलोजन है, डायरेक्ट हेलोजन लगेगा तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, वो होता डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बात समझ गए, ये कहानी है, ये रिएक्शंस में बहुत काम आती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस में। अब क्वेश्चन करते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। इसका बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखो अपन रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल फैक्टर है देन हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट में तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों में कंप्लीट होता है। तो ये तो वीक इफेक्ट हो गया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गए, पक्की बात है। अब रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है हाइपर से, वो बता रहा हूं। रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को चलाना है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को चलाना है। अब तू ये बता, पाई को तोड़ना ज्यादा आसान है या सिग्मा को तोड़ना ज्यादा आसान है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, जिसमें ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो पाती, और सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जो पावरफुल होती है। सिग्मा बॉन्ड इज मोर मजबूत देन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं बोल रहा मैं, पाई बॉन्ड बोल रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड इज मोर मजबूत देन पाई बॉन्ड, तो पाई को तोड़ना ज्यादा आसान है, पाई के इलेक्ट्रॉन चलाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। समझ गए आप, तो कहीं रेजोनेंस आ रहा हो और कहीं हाइपर का आ रहा हो तो पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दोगे, पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दोगे। दूसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। इन दोनों फैक्टर से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक मैं कर देता हूं, बाकी के आप ट्राई करें, आपकी ईमानदारी आपके हाथ में, आपका पेन, ठीक है ना, ईमानदारी से ट्राई करोगे, मस्त से क्वेश्चन है, मजा आएगा। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखोगे, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 यहां, 2 यहां, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। तो यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ए, फिर सी और फिर बी हो जाएगा ना, इसमें तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये मैंने करके बताया। सेकंड और थर्ड आप ट्राई करोगे, कैसे करोगे, पोज दबाई है ना, पोज दबाई है ना दोस्त, पोज दबा दीजिए ना दोस्त। देख दोस्तों ने ये वाला ट्राई किया होगा, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इस कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। सर कैसे पता चला 2 है, 2 वैलेंसी बनी हुई है तो 2 ही तो बचेंगे ना। तो दोस्त 3 6 4 10, यहां 10 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहां देखोगे अल्फा, यहां देखोगे अल्फा, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहां टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहां देखोगे ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 2 तो यहां है, 1 2 3 यहां है और 1 यहां है, ठीक है ना, 4 वैलेंसी हो जाएगी ना। तो 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, ए के बाद सी, सी के बाद बी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की बात चल रही है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, पाई सिग्मा पाई। पहली बात तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा। पाई सिग्मा पाई, यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब इसमें रेजोनेंस के अलावा और क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां,
3 यहाँ, 3 4 5 6 7, तो रेजोनेंस के साथ यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है, इस एल्किन के रेस्पेक्ट में अल्फा, इस एल्किन के रेस्पेक्ट में अल्फा, ये अल्फा, 3 यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ऐसे, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। कितने हो गए साहब? कितने हो गए? 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहां पर देखोगे रेजोनेंस, ये अल्फा, यहां एक अल्फा हाइड्रोजन, यहां 2, तो यहां रेजोनेंस के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहां देखोगे, यहां 1 और यहां पर ये 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर मेरे दोस्त 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले रेजोनेंस को जिताऊंगा या पहले अल्फा हाइड्रोजन को? पहले रेजोनेंस को जिताऊंगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा ए, फिर ए के बाद सी। 7 अल्फा से मतलब नहीं है, इसमें रेजोनेंस आ रहा है। सी के बाद आपका बी, क्योंकि उसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, फिर आपका डी आ जाएगा, ए सी बी डी हो जाएगा। ए गर्दन, सी गर्दन, बी गर्दन, डी, ए सी बी डी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। कुछ और क्वेश्चन है, 4th 5th 6th। ठीक है, 4th वाले क्वेश्चन को पहले ट्राई करें, 5th 6th अभी ना करें, पहले 4th वाले को ट्राई करें। 4th वाले को ट्राई करें तुरंत प्रभाव से, 4th वाले को ट्राई करें तुरंत प्रभाव से बेटा, तुरंत प्रभाव से 4th वाले को ट्राई कर लीजिए ना। देख भाई, इस एल्किन के रेस्पेक्ट में यहां पर ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहां एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 यहां, 2 यहां, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी हो जाएगी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये करी होगी आपने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गलत है ये। है? अरे ये मास्टर यार पलटता है यार, ये मास्टर पलट जाता अपनी बात से। अभी तो कह रहा था अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। गलत है ये। इसको समझने के लिए मैंने आपको आइसोमेरिज्म में भी सिखाया था, बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। याद है अंकल बेयर की थ्योरी? अंकल बेयर ने तो एंगल में ही तनाव ढूंढ लिया था, एंगल में ही स्ट्रेंथ ढूंढ लिया था। यहां तो जीवन के तनाव खत्म नहीं हो रहे, बेयर चाचा ने भैया एंगल में ही देख लिया, कोई बात नहीं। एंगल स्ट्रेन के बारे में आपको पहले ही बताया था कि जैसे हमारी इच्छा कुछ है और हमें मिला कुछ है, उसके बीच का डिफरेंस स्ट्रेन होता है। जैसे अपनी अपेक्षा है कि अपने पास, मतलब पिताजी से बोला आईफोन दिलाओ, आईफोन, पिताजी ने दिलाया वीवो। एक्सपेक्टेशन किसकी थी? आईफोन की। मिला क्या? वीवो। किसी को नोकिया 1100 भी मिला होगा, तो मतलब देख रहे हो, तो वो आईफोन से वीवो ओप्पो के बीच का डिफरेंस जो है ना, दैट इज तनाव, दैट इज स्ट्रेन। उसी तरह से एंगल का स्ट्रेन क्या होगा? जो उसकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था और जो उसके वास्तविकता में रियल बॉन्ड एंगल है, उसके बीच का डिफरेंस ही तो आपका एंगल स्ट्रेन होगा। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल माइनस रियल बॉन्ड एंगल। जैसे आपको यहां पे ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अरे भाई यार, मैथ थोड़ी ना है यार ये जो ट्राइंगल कर रहे हो यार। ये कार्बन कैसा है? sp3। सारे sp3 हैं, यहां पे भी सारे sp3 हैं, यहां पर भी सारे sp3, यहां पे भी सारे sp3। और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है हमें पता है सर, हमें पता है सर, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या 109.5 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट होगा, अभी जगह पे ही होगा 109 डिग्री 28, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, या 109.5 मान लो। ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है। अब वास्तविकता में ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री। अब यार मैथ के स्टूडेंट हो, इतना तो आना ही चाहिए ना कि ये 60, ये 60, ये 60, यानी कि रियल बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो होना इतना चाहिए था, है इतना, तो इसमें से इतना घटाओगे, इतना दर्द है इसके अंदर, इतना तनाव है इसके अंदर। 109 में से 60 डिग्री घटाओगे, कितना आएगा? 49 डिग्री 28 मिनट। एक एक बॉन्ड एंगल में 49 डिग्री 28 मिनट का तनाव है। यहां पर कितना है? 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 19 डिग्री 28 मिनट का तनाव है। इसमें से इसको माइनस करोगे, इसका होता है 108 डिग्री, तो 1 डिग्री 28 मिनट का तनाव है इसके जीवन में। और इसमें लगभग लगभग 109 डिग्री हो जाता है, इसलिए लगभग लगभग 0 डिग्री का ही इसमें तनाव रहता है। और मैंने बताया भी था आपको कि ये तनाव क्यों खत्म होता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन फ्लिपिंग कर लेता है इसलिए। खैर, हमें तो साइक्लोप्रोपेन से मतलब है। इससे पहले जो अपन ने स्लाइड देखी उसमें साइक्लोप्रोपेन दिख रहा था। 49 डिग्री 28 मिनट का तनाव जीवन में आ रहा है। इसको लगभग 50 डिग्री भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 49.5 बोलो चाहे 50 बोलो, एक ही बात है ना भाई, इतना कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। ठीक है ना।
आओ अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका ओरिजिनल आंसर है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए तो पीछे आएगा, उसमें तो एक ही अल्फा है, लफड़ा 4 और 5 अल्फा वाले में, लफड़ा इन दोनों में। एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत ध्यान पूर्वक फोकस होके सुनेंगे, इधर फोकस होके सुनना है ना, इस स्लाइड को पूरा फोकस होके सुनना है आपको, है ना। इस स्लाइड में तगड़े एग्जांपल्स हैं। ये कार्बन आपका कैसा है sp2, ये कार्बन आपका कैसा है sp3, ये कार्बन आपका कैसा है sp3, ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp3 है दोस्त, दिख गया आपको। अब sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 तो होता है, और यहां कितने पे मुड़ा हुआ है, 60 डिग्री पे, मतलब इस कार्बन पे कितना एंगल स्टैंड होगा, लगभग 60 डिग्री, मतलब 60 का ही होगा लगभग। क्या होता है, sp3 है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, है कितने पे, 60 पे, मतलब कितने का तनाव आ रहा है, 49 डिग्री 28 मिनट का आ रहा है। क्या मैं उसको 50 मान लूं राउंड फिगर में, तो इसमें लगभग 50 डिग्री का तनाव आ रहा है, इसमें भी लगभग 50 डिग्री का तनाव आ रहा है। टोटल तनाव कितना हो गया, 50 50 60 160, टोटल हो गया लगभग 160 डिग्री का तनाव लगभग। फिर यहां देखो, यहां पे लगभग कितने डिग्री का तनाव है, 60 का, यहां पे 60 डिग्री का, sp2 है ना, और ये sp3 है, तो sp3 में कितने का तनाव है, लगभग 50 डिग्री का। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 5 17, यानी कि 170 डिग्री का तनाव है। अरे अल्फा वल्फा तो सजावट वाली चीज है भाई, ये तो सजावट है, पहले वो एग्जिस्ट तो करे, ये तनाव तो खत्म हो। ये वो बीमारी है जो बैकबोन में चल रही है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी वाली बीमारी है, और ये तो ये अल्फा हाइड्रोजन तो वो फोड़ा फुंसी नहीं हो जाता, वो वाली चीज है, छोटी मोटी बीमारी, समझ रहे हो। तो इसमें 170 डिग्री का तनाव है, इसमें 160 डिग्री का। पहले तो ये तनाव ही बहुत ज्यादा है, एक अल्फा हाइड्रोजन से कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, ये तनाव बहुत ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा दर्द में है, अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई बी इज मोर स्टेबल देन सी, बी सी ए। एंगल स्ट्रेंथ से किया अपन ने सवाल को, वेरी गुड सवाल, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। अगला आइटम देखो, इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा मतलब 3 अल्फा यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर ये अल्फा यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर देते हैं, दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बराबर अल्फा हाइड्रोजन आगे। अब कैसे कंपेयर करें, तो ऐसे केस में कुछ ज्यादा नहीं करना, यहां पर ये CH3 है, यहां CH3 है, और आपको पता है CH3 नहीं होता, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बल्कि ग्रुप है CH3, बड़ा सा ग्रुप। तो ये बड़ा सा ग्रुप और ये बड़ा सा ग्रुप दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, दोनों भयंकर रूप से रिपल्शन लगा रहे हैं। कौन सा, वॉन्डरवॉल रिपल्शन, यहां वॉन्डरवॉल रिपल्शन है, जबकि यहां वाला CH3 और यहां वाला CH3 एक दूसरे के अपोजिट चले गए। तो आप स्टेबिलिटी देख के समझ गए होंगे कि बी ग्रेटर देन ए होगी, इसमें तो ज्यादा दर्द नहीं था, बी ग्रेटर देन ए होगी, ज्यादा दर्द नहीं है इसमें। सिक्स्थ वाले को देखिए जरा, यहां पर कितने अल्फा अल्फा, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा, यहां पर भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में 6 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, समझ गए। यहां तो मतलब कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो आप, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के फोकस लगा के करना पड़ेगा। आओ इधर समझो, इधर आओ, इधर आओ, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आपका CH3 है, ध्यान से देखना, ये C, और इससे 2 हाइड्रोजन में ऐसे लिख रहा हूं, और एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख रहा हूं CH3 का, और यहां पर ये CH3 है। फिर यहां पर देखूंगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, उसको हटाओ, यहां पर जो CH3 है उसको CH2, और यहां पर H, और ऐसे CH3 लिख रहा हूं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से करेंगे इस सवाल को, देखना कैसे उड़ाता हूं, मतलब कैसे समझाता हूं। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, देखना ध्यान से। ये किया कॉपी, ये किया 65, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दिया था, ये हाइड्रोजन इससे जुदा हो गया था, यहां H+ और यहां माइनस आ गया था, इस तरह से, सही है। ये माइनस आया, ये माइनस क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है क्या, मतलब ये माइनस यहां पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड यहां माइनस में चला जाएगा, इस तरह से,
तो यहां जो अगली है, मतलब इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, सी डबल बॉन्ड सी, आई एम सॉरी, यहां कैसी बनेगी, सी डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू माइनस, और यहां पर CH3। देखते रहो, आपका काम सिर्फ देखने का है, सिर्फ आपकी नजर होनी चाहिए, नजर नजर का खेल है सारा। प्लीज इधर नजर रखो। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ा, इसको किया कॉपी, इसको किया बाइजेट, ऐसा करके कॉपी पेस्ट कर लिया। यहां से इस बॉन्ड को हटा चुका हूं, और यहां पर क्या बना चुका हूं, ये प्लस है और ये माइनस हो गया। बॉन्ड टूटेगा तो प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहां से हट जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3। मैं आपको प्योर रीजंस दे रहा हूं, एक्चुअल रीजंस दे रहा हूं, फर्जीवाड़े में नहीं चल रहे अपन, है ना, तुक्काबाजी नहीं चल रही है ना, तुक्केबाजी करनी भी नहीं है। एक बार तुक्का लगा लेंगे, 2 बार तुक्का लगा लेंगे, कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी आइटम बना लिया, वो नहीं करना है। जो प्रॉपर रीजन है वो सुनो, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग भी उसी इफेक्टिव तरीके से चले। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये होता है बॉन्ड तोड़ना और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना। मैंने बॉन्ड तोड़ा, प्लस माइनस बनाए, ये बन गया, ये बन गया। अब इसको देख, इन दोनों स्ट्रक्चर को देख, केवल इनको फोकस करना। यहां पर ये एनायन जो है वो पहले इस कार्बन पे, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन आयन है। ये कैसा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन आयन है। मतलब जब ये रेजोनेंस कर रहा था, है ना, ये इस तरह से मैंने डीलोकलाइज कराया, तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में बदल रहा, ये 1 डिग्री से 1 डिग्री में रहा, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन आयन में 1 डिग्री एनायन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। सब लग गया इसमें, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव सब लगेगा। यानी कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है। नहीं समझ में आया, वापस पीछे करना, वीडियो को समझने की कोशिश करेगा तभी समझ में आएगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, रोटेट मतलब डीलोकलाइज करने के बाद भी 1 डिग्री, 1 डिग्री बाद किस में गया 2 डिग्री में, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनायन की बात चल रही है। माइनस को और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 3 डिग्री बनाएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे, इधर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, नहीं चाहिए उसको। 1 डिग्री में एक ही तरफ से आ रहे हैं, उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला कम स्टेबल होता है। यानी कि सिचुएशन किसके फेवर में जा रही है, इसके फेवर में जा रही है। यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा सर। और पता आपको ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ तो CH3 था, यहाँ तो CH3 था, रिपल्सन आएगा। वो रिपल्सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसको इस तरह से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ दोनों सिचुएशन सेम है। अरे यहां से यहाँ रोटेट करता तब भी 1 डिग्री से 2 डिग्री, यहां से यहाँ करता 1 डिग्री से 2 डिग्री आता, करके देख लेना ऐसे। इसलिए उसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो दोनों सेम सिचुएशन बनाता है, इसलिए उसको वंडरवॉल से करा। यहाँ वंडरवॉल से नहीं कर सकते, वंडरवॉल इज नॉट सो बिगर इफेक्ट, है ना, वंडरवॉल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। पचाओ उसको, पचाओ, चलो। हाँ जी सेठ जी, दर्द क्लियर हुआ, ठीक है, दर्द क्लियर हुआ होगा, रोक के देख लिया होगा आपने। तो ये कहानी थी आपकी एल्कीन की स्टेबिलिटी की। यहां से क्वेश्चन बन जाता है एक, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलेगी। अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, एरोमेटिसिटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। जितने तरह के इफेक्ट थे सारे परमानेंट इफेक्ट अपन देख चुके हैं। अब मेन है उनकी एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन तो अपन देख चुके हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी वाली एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट क्या था, कैटायन, एनायन और रेडिकल। फिलहाल फिलहाल यही है। ये कैटायन रेडिकल मैंने बोला था कि कैटायन और रेडिकल एक ही जैसा बिहेव करते हैं, और एनायन उनके अपोजिट बिहेव करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था अपन ने, रेजोनेंस में भी चला के देखा तो उसमें भी पता चला था अपने को ये चीज, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने कैटायन रेडिकल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया, मैंने एनायन में डोनेटिंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया। डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अपन ने ये देख लिया कि रेजोनेंस जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भारी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से भारी है। यहां पाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहां पे आपके
कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है और यहां पार्शियल है, तो रेजोनेंस सबसे पावरफुल, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। और रेजोनेंस का जो इफेक्ट था वो क्या था, मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। देने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होंगे, प्लस एम फिर प्लस एच फिर प्लस आई, यही तो होंगे ना, सबसे ज्यादा प्लस एम फिर प्लस एच फिर प्लस आई, ये तो ऑर्डर होगा। खींचने वाले कौन होंगे, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। सबसे ताकत से कौन खींचेगा, माइनस एम फिर माइनस एच फिर माइनस आई। बिल्कुल शॉर्ट में चीज बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में, क्रिस्प, एकदम क्रिस्प, देखते चलो। देने वाले ग्रुप कौन से होंगे, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। खींचने वाले कौन होंगे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। देगा तो भी प्लस एम ताकत से देगा, खींचेगा तो भी माइनस एम ताकत से खींचेगा, फिर प्लस एम के बाद फिर प्लस एच के बाद फिर प्लस आई, इसी तरह से माइनस एम माइनस एच माइनस आई। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, हमें तो स्टेबिलिटी को जज करना है। ये कैटायन और रेडिकल कैसे है, भिखारी, और भिखारी को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो कैसा फील करेगा, स्टेबल फील करेगा, अच्छा फील करेगा। यानी कि प्लस एम प्लस एच प्लस आई अगर कैटायन रेडिकल में लगे हो तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी का क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना भाई, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। भिखारी को पैसे देंगे तो स्टेबल फील करेगा। अब भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए, खूंखार भिखारी बन जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी की डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा डिक्रीज कब होगी, माइनस एम सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा, फिर माइनस एच फिर माइनस आई। समझ रहे हो आप। कार्बन आयन, मैंने आपको बताया था फुल माहौल भरा हुआ है, इधर रसगुल्ला इधर गुलाब जामुन, मुंह में पूरा पनीर दालें बह रही है, कानों में से सूप निकल रहे हैं, वो तो फुल सेटिस्फाइड है, उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, वो बोल रहा है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, सब भरा हुआ है, और उसको जबरदस्ती और खिला रहे हो, तो कैसा फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन में लगाओगे उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और उससे कोई खींचेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो किसकी तरफ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा, उसका माल खाली होगा, तो वो कैसा फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। ये कहानी है। कैटायन और रेडिकल को कौन स्टेबल करते हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। एनायन को कौन स्टेबल करता है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। मैं तो शुरू से कह रहा हूं प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मतलब माइनस एम माइनस एच माइनस आई पसंद है। बात समझ में आ रही है, प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, ये ध्यान रखना। औकात मीजोमेरिक की हाइपर से ज्यादा, हाइपर की इंडक्टिव से ज्यादा, ये पूरी कहानी है, ये क्रिस्प कहानी है। अब अभी खत्म नहीं हुई बात, ये एक बात हुई कि कैटायन रेडिकल को स्टेबल प्लस एम प्लस एच प्लस आई करेंगे, एनायन को स्टेबल माइनस एम माइनस एच माइनस आई करेंगे। जितने ज्यादा प्लस एम प्लस एच प्लस आई होंगे उतना ज्यादा कैटायन और रेडिकल स्टेबल फील करेगा, जितने ज्यादा माइनस एम माइनस एच माइनस आई होंगे उतने ज्यादा एनायन स्टेबल फील करेगा। और हमें अब प्लस एम प्लस एच प्लस आई भी पता है, हमें अब माइनस एम माइनस एच माइनस आई भी पता है। मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन चला के पता चलते हैं रेजोनेंस के थ्रू। हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब कहानी कहां चलती है, कहानी कैसे चलती है वो सुनो। ये कैटायन है, इसके रेस्पेक्ट में ये जी ग्रुप ऑर्थो पे लगा है, ये मेटा पे लगा है, और ये कहां लगा है, पैरा पे लगा है। ठीक है, याद है मैंने आपको जब रेजोनेंस सिखा रहा था मैंने बोला था भाई कि ये वाला केस बताया था कि कैटायन जब रेजोनेंस करता है तो कहां जाता है, ऑर्थो पे जाता है और पैरा पे जाता है। बताया था कि नहीं बताया था, ऑर्थो पे जाता है पैरा पे जाता है। अगर ये जी ग्रुप कोई ऐसा ग्रुप है जो मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, हाइपर भी शो कर सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है, ये जी ग्रुप कोई ऐसा है जो मीजोमर हाइपर इंडक्टिव सब शो कर सकता है, और इस कैटायन के रेस्पेक्ट में अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, कहां लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो कैटायन जब रेजोनेंस करेगा तो ये ऑर्थो पे एक बार तो आएगा ना, आएगा ना। और जैसे ही ऑर्थो पे आएगा तो फिर वो इस जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो मीजोमर भी लग सकता है, हाइपर भी लग सकता है, इंडक्टिव भी लग सकता है, अगर जी ग्रुप कहां लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। इसी तरह से ये जी ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो कैटायन ऑर्थो पे भी आएगा रेजोनेंस करके और पैरा पे भी आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा पैरा पे भी आएगा। अगर ये जी ग्रुप की औकात है कि ये मीजोमर भी शो कर सकता है, हाइपर भी शो कर सकता है, इंडक्टिव भी शो कर सकता है, तो लगाओ ना, जो शो कर सकता है वो सब लगेगा। लेकिन अगर जी ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है तो ये कैटायन या तो ऑर्थो पे आ सकता था या पैरा पे, मेटा पे कभी नहीं आएगा, तो इस जी के कभी कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। इसलिए मेटा पे लगा हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ओनली इंडक्टिव है। ये शॉर्ट चीज बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट नोट्स की तरह, शॉर्ट नोट्स की तरह बता रहा हूं।
अगर केटायन के रेस्पेक्ट में जी ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा है तो सब प्रकार के इफेक्ट लगेंगे, चाहे मिजोमेरिक हो, चाहे हाइपर हो, चाहे इंडक्टिव हो। लेकिन अगर मेटा पे लगा है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मेरे भाई प्लस को क्या पसंद है? प्लस को प्लस पसंद है। प्लस को क्या पसंद है? प्लस को प्लस पसंद है। अगर मैंने प्लस एम लगाया, प्लस एच लगाया और प्लस आई लगाया, मैंने माइनस एम लगाया, माइनस एच लगाया और माइनस आई लगाया, मेरे दोस्त इस प्लस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? प्लस को प्लस पसंद है, ये तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अगर जी ग्रुप माइनस एम शो करने वाला है, इसकी वाट लग गई। माइनस एच शो करने वाला है, वाट लग गई। माइनस आई शो करने वाला है, वाट लग गई। अगर प्लस एम प्लस एच प्लस आई शो करने वाला है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस एम और प्लस आई दोनों लग रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? प्लस एम से आंसर करेंगे, प्लस एम से आंसर करेंगे। प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग। सिमिलरली अगर मैं यही चीज यहां पैरा पे लगाऊं तो यहां पे भी एप्लीकेबल है। अगर ये जी ग्रुप आपका मिजोमर हाइपर इंडक्टिव तीनों शो कर सकता है तो केटायन के लिए प्लस एम प्लस एच प्लस आई वाले ग्रुप तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर पैरा पोजीशन पे लगे हैं माइनस एम माइनस एच माइनस आई वाले स्टेबिलिटी को घटाएंगे। अगर पैरा पोजीशन पे लगे हैं, मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो यहां पे प्लस आई और माइनस आई से ही घटना चलेगी। प्लस आई तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि प्लस को प्लस पसंद है। माइनस आई स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा क्योंकि माइनस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन और चूस लेगा ना भाई। अब ये माइनस है। अगर जी ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा पे लगा है इस एनायन के रेस्पेक्ट में, इस एनायन के रेस्पेक्ट में, तो ये एनायन ऑर्थो पैरा पे जाता है रेजोनेंस करके। अरे यार कल कैसे जाता है? हे ईश्वर, हे ईश्वर, बताया तो था इनको। ये माइनस यहां, ये पाई बॉन्ड यहां, तो ये माइनस यहां आ जाएगा। फिर जैसे ही माइनस यहां आएगा, ये माइनस यहां, पाई बॉन्ड यहां, तो ये माइनस यहां आ जाएगा। कहां जा रहा है? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, कभी भी मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे नहीं जाएगा। अगर ये मीजोमर हाइपर इंडक्टिव तीनों शो कर रहा है तो करने दो ना, तीनों एप्लीकेबल है। यहां पर भी मीजोमर हाइपर इंडक्टिव तीनों शो कर रहा है, करने दो ना, तीनों एप्लीकेबल है। लेकिन मेटा पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो यहां स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बात करोगे? देखना जरा, ये करा कॉपी और ये करा 65। स्टेबिलिटी की बात करनी है मेरे दोस्त। माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है। प्लस एम प्लस एच प्लस आई, अगर ये जी ग्रुप प्लस एम है प्लस एच है प्लस आई है, एनायन भरा हुआ बैठा है, उसको और इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल फील करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर माइनस एम माइनस एच माइनस आई है, खींचने वाला है, माइनस का दर्द कम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितने ज्यादा माइनस एम उतनी कम, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। जितने ज्यादा, फिर माइनस एच फिर माइनस आई। इसी तरह से यहां पर देखोगे तो पैरा पे भी वही चीज है जो ऑर्थो पे है, तो ये स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। माइनस को माइनस पसंद है, प्लस आई और माइनस आई। मेटा पे क्या देखोगे? सिर्फ प्लस आई और माइनस आई। मेटा पे भले ये मिजोमेरिक करता होगा, भले ही ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता होगा, लेकिन इस एनायन के रेस्पेक्ट में कहां लगा है? मेटा पे। और मेटा पे लगा है तो उसका मिजोमर और उसका हाइपर कॉन्जुगेशन किसी काम का नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है, क्योंकि वो ना रेजोनेंस कर पाएगा यहाँ पे, ना हाइपर कर पाएगा। शॉर्ट पे बताओ तो प्लस आई स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और माइनस आई स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि माइनस को माइनस पसंद है। अभी इसको अप्लाई करेंगे, बस इसको अप्लाई करेंगे। कुल मिला के प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है। कौन सा इफेक्ट कहां लगाना है? जी ग्रुप कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्थो पे लगा है, सब एप्लीकेबल है, मिजोमर हाइपर इंडक्टिव तीनों तरह के अपन को इफेक्ट देखने हैं। मेटा पे लगा है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, इतनी सी बात है। आइए खूब सारे क्वेश्चंस करें, गेम सारा क्वेश्चन का है दोस्त, गेम सारा क्वेश्चन का है। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था इंडक्टिव इफेक्ट में। अब मुझे ये जानना है कि आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से करते हो या किसी दूसरे तरीके से करते हो, वो देखना है। पहला तो आप ही करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ही करोगे। देखते हैं क्या लगाते हो। अभी थोड़ी देर पहले अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के आए, थोड़ी देर पहले, है ना, 15-20 मिनट पहले हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़ा। अपन ने देखा ये केटायन के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी बार केटायन को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा? 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये अल्फा,
कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां कोई अल्फा ही नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हाइपर और इंडक्टिव की लड़ाई चल रही है तो पहले हाइपर के बारे में सोचोगे या इंडक्टिव के बारे में? पहले हाइपर के बारे में, पहले हाइपर के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, डी। हाँ मैं मानता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी यही आंसर आएगा, मैं मानता हूं, बैठ गया वो, आ गया यहां पर। लेकिन पहले आप हाइपर सोचोगे फिर इंडक्टिव सोचोगे। हाइपर बड़ा फैक्टर है। अब ये देख, इस केटायन के रेस्पेक्ट में ये जो CH3 है ये कहां लगा है? पैरा पे लगा है। और पैरा पे क्या क्या लग सकता है? मीजोमर, हाइपर, इंडक्टिव। फिलहाल ये रेजोनेंस तो नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्जुगेशन तो नहीं है, तो sp3 है। रेजोनेंस करने के लिए sp2 या sp होना चाहिए था, तो sp3 है। तो ये क्या कर सकता है? या तो हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव। और क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है? इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है। अरे बेंजीन छोड़, जब ये केटायन यहां से यहां आएगा फिर यहां से यहां आएगा, तो केटायन जब यहां आएगा तो केटायन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना भाई, होंगे ना भाई। तो ये कितने? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। और यहां पर अल्फा देखोगे तो कितने? देखते हैं ना, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे दोस्त। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा बार केटायन को स्टेबल होने का मौका मिलेगा। यानी कि आंसर होगा ABCD। अब आप यहां इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं ना, तो आंसर उल्टा आ जाता। इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर उसका। लेकिन हाइपर ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि इंडक्टिव, हाइपर। तो अपन किससे करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन से। क्यों करा? ऑर्थो पे होता या फिर पैरा पे होता तो हाइपर लगाएंगे, मेटा पे होता तो इंडक्टिव लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देवी और सज्जनों आपके सामने लिखा हुआ है, पॉज करके ट्राई करने का है जी। यहां पर देखिए जी, हाइपर लगाएंगे कि इंडक्टिव लगाएंगे जी? सर यहां तो मेटा पे आ रहा है जी, यहां पे हम लोग हाइपर नहीं लगा सकते क्योंकि ये केटायन यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, लेकिन कभी यहां नहीं आएगा। और यहां नहीं आया तो ये अल्फा कार्बन नहीं कहलाएगा, यहां आएगा तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। बीटा वाला नहीं होता ना हाइपर में, अल्फा वाला होता है। तो इंडक्टिव से करेंगे। तो मिथाइल का इंडक्टिव, इथाइल का इंडक्टिव, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है। पीछे से 3 लोग दे रहे हैं ना, 3 लोग दे रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा मिलेगी। यहां पे प्लस आई देखोगे तो यहां 2 बार, यहां प्लस आई देखोगे ऐसे, और यहां प्लस आई देखोगे तो ऐसे। सबसे ज्यादा प्लस आई कहां लग रहा है? सबसे ज्यादा प्लस आई यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है डी में, फिर सी में, फिर बी में, फिर ए में। तो स्टेबिलिटी हो जाएगी डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, हाइपर नहीं देखेंगे, मीजोमेरिक नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CD3 CD3। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा ड्यूटेरियम, अल्फा ट्रीटियम। है तो हाइड्रोजन ही, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन होता है, ट्रीटियम भी हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन, एक थोड़ा भारी हाइड्रोजन, एक थोड़ा और भारी हाइड्रोजन। और चूंकि पैरा पोजीशन पे लगे हैं तो पैरा पोजीशन पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन सोचना है या इंडक्टिव? पहले हाइपर सोचेंगे। लेकिन वो तो अल्फा हाइड्रोजन में लगता है। अरे ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन ही है, ट्रीटियम भी हाइड्रोजन है। अरे जब केटायन यहाँ आगा ऐसे, यहाँ ड्यूटेरियम 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 होगा और यहाँ केटायन होगा, तो वो सोचेगा क्या? वो तो ले लेगा ना इससे इलेक्ट्रॉन, उसको तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से मतलब है। बात समझ में आ रही है? अब दोस्त मुद्दे की बात क्या है तो तीन तीन ही तीनों में। मुद्दे की बात यह है कि ये भी प्लस एच लगा रहा है, ये भी प्लस एच लगा रहा है, ये भी प्लस एच लगा रहा है। ज्यादा प्लस एच कौन लगाएगा? यहां कंप्लीट ट्रांसफर होगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का। और कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होगा? जितनी जल्दी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ज्यादा जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना बड़ा, फिर कार्बन ड्यूटेरियम का छोटा, फिर कार्बन ट्रीटियम का बहुत छोटा। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो सर CT3 का प्लस आई ज्यादा, फिर CD3 का, फिर CH3 का, CBA होना चाहिए। क्या हाइपर से भी ऐसा आएगा? क्या देखते हैं। ये बड़ा बॉन्ड और कार्बन ट्रीटियम का छोटा सा बॉन्ड। एक बड़ी चौक को तोड़ना है, आराम से टूट जाएगी। एक छोटी सी चौक के टुकड़े को तोड़ना है, दर्द आएगा, बहुत मुश्किल से टूटेगी। कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है या कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड तोड़ना आसान है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लंबा है, आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूटेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। तो यहां प्लस एच ज्यादा, फिर यहां, फिर यहां। तो इसलिए आंसर होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। यह है हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन जो बेकर नाथन ने ऑब्जर्व करी थी लैब में ले जाके।
कुछ नहीं करना, देखो यहां तक के स्ट्रक्चर सेम है, सब सेम है, यहां तक के स्ट्रक्चर सब सेम है, यानी कि जो इफेक्ट आ रहा है वो इन ग्रुप्स का इफेक्ट है, जो इफेक्ट आ रहा है वो इन ग्रुप्स का इफेक्ट है। बस हमें ये देखना है कि ये ग्रुप कहां लगे हैं और ये क्या कर सकते हैं, क्या ये मीजोमेरिक कर सकते हैं, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकते हैं, ये देखना है। पैरा पे लगे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मीजोमर हाइपर इंडक्टिव, बस उसकी औकात पहचाननी है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करके प्लस एम लगा सकता है, क्या लगा सकता है, प्लस एम। ये NO2 है, NO2 मतलब N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई टूटेगा, फिर याद है ना ऐसे बताया था, CHO माइनस एम। तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस एम। Cl, क्लोरीन जो होता है, हेलोजन जो होता है, उसका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो हम इसका माइनस आई कंसीडर करते हैं जब किसी और के साथ इसको कंपेयर करते हैं। CH3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या लगाएगा, प्लस H, और यहां तो बेचारा नन्ना मुन्ना सा हाइड्रोजन है, कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लस को प्लस पसंद है, कैटायन को प्लस पसंद है। अब प्लस में कौन सबसे भारी प्लस है, प्लस एम, फिर प्लस H, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस H माइनस एम। एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक नंबर लाइन बताता हूं तेरे को। ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी ना, इस पे मैंने मार्किंग कर दी कि जैसे माइनस एम, माइनस H, माइनस आई, जीरो, प्लस आई, प्लस H, प्लस एम। मेरे दोस्त मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना तू मेरी बात को। मैं इधर से इधर गया और मैं इधर से इधर गया, ठीक है, मैं इधर से इधर गया, मैं कार्बोकेटायन की और रेडिकल की बात कर रहा हूं। केटायन और रेडिकल कब स्टेबल फील करेंगे, जितने ज्यादा प्लस एम प्लस H प्लस आई लगे होंगे, मतलब प्लस एम में सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर प्लस H, फिर प्लस आई, फिर कुछ नहीं, फिर माइनस आई माइनस। तो इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर प्लस H करेगा, फिर प्लस आई करेगा, फिर कुछ नहीं है। अब बैंड भी सबसे ज्यादा कौन बजाएगा, माइनस एम, जितना एम दोनों तरफ भारी है। अगर माइनस एम है तो वो तगड़े तरीके से खींचेगा, और हमारा कैटायन भिखारी है, उसको तगड़े तरीके से परेशान नहीं करना है, मतलब कम नुकसान माइनस आई पहुंचाएगा, फिर उससे ज्यादा नुकसान माइनस H, फिर उससे ज्यादा नुकसान माइनस एम। तो इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है कैटायन रेडिकल के लिए, और इधर से इधर आने पर कार्बेनायन के लिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब एनायन कब खुश होगा, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा पूरी ताकत से, पूरी ताकत से कौन खींचेगा, माइनस एम। परेशान कब होगा, जब उसको पूरी ताकत से देगा, प्लस एम उसको ताकत से देगा, वो भरा हुआ है भाई, उसको नहीं चाहिए। तो बस वही चीज तो है यहाँ पर, वही चीज तो है। प्लस एम है, प्लस H है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, प्लस एम, तो सबसे आगे A आएगा, फिर कौन स्टेबल करेगा, प्लस H, फिर ये आएगा। अब ये माइनस आई माइनस एम है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, कम से कम ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कम से कम ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो A D के बाद क्या आएगा, E। अब C और B में ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, B ज्यादा, माइनस एम से खींच रहा है, बहुत तेज ताकत से खींच रहा है, C नॉर्मली खींच रहा है, तो फिर C आ जाएगा, और C के बाद B आ जाएगा, ADECB। ADE नुकसान नहीं कर रहा, थोड़ा नुकसान कर रहा है, भयंकर नुकसान कर रहा है कैटायन का, ठीक है ना। ये देखो गेम सारा इमोशंस का है यहाँ पे, GOC इज नथिंग बट इमोशनली आप कितना अच्छे से सोच पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन इमोशंस से भी सोचना पड़ता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक थे कि अलग अलग ग्रुप लगा रखे थे, अब सेम ग्रुप को ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा दिया, सेम। अच्छा, ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको, आप इन क्वेश्चन को, ये जितने क्वेश्चन कराए, इनको रेडिकल के लिए करोगे आंसर सेम आएंगे, लेकिन इनको एनायन के लिए करोगे आंसर पलट जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ध्यान रखना। एनायन के लिए करोगे ना, आंसर उल्टे हो जाएंगे। जैसे एनायन के लिए करते तो ये सबसे ज्यादा खुश होता, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे। यहां पर कैटायन है, अब OCH3 ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, दिमाग लगाना आपको है, हमें दिमाग। रुको सर, स्क्रू ड्राइवर ले आते पहले, अरे मजाक कर रहा हूं भाई। हाँ भाई, सोचा आपने, ये देखो, ये OCH3 है, सोचना पड़ेगा कि इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, एक तो प्लस एम लगा रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा भाई खींचेगा, हमारा ऑक्सीजन खींचेगा, मतलब ये माइनस आई भी लगा रहा है, प्लस एम भी लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, तो इफेक्ट लग रहे हैं यहां पर। मेटा पे केवल और केवल क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, केवल माइनस आई। पैरा पे दोनों लगेंगे, प्लस एम भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा।
अब मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि केटायन पूरा उठ के यहां आएगा, पूरा उठ के यहां आएगा, पूरा उठ के यहां आएगा। तो पूरा उठ के जब यहां आएगा तो पूरा पूरा इफेक्ट लेगा, पूरा उठ के यहां आएगा तो पूरा पूरा इफेक्ट लगेगा, तो दर्द ही नहीं आ रहा ना। मतलब यहां पे प्लस एम और यहां पे प्लस एम एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, प्लस को प्लस पसंद है, पक्की बात है, प्लस को प्लस पसंद है। ये तो सिर्फ नुकसान पहुंचाने आया, खींच ही रहा है। ये दे भी रहा है, थोड़ा सा खींच रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है, थोड़ा सा खींच रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है, थोड़ा सा खींच रहा है। मतलब ये दोनों इससे तो ज्यादा स्टेबल है, केटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी में सबसे पीछे तो बी आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ए और सी में लड़ाई है। अब ए और सी में प्लस एम तो सेम है, लड़ाई किसकी है? माइनस आएगी। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये पास में लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई, ये दूर लग रहा है, मतलब इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा। और प्लस को माइनस पसंद नहीं है, माइनस जितना दूर होगा उसके लिए अच्छा है। यानी कि सबसे ज्यादा सी, फिर आपका बी, सॉरी ए, सी के बाद ए, फिर बी। अगर यही चीज आप एनायन के लिए सोचते तो सोचने का तरीका बदल जाता। उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा खुश होता बी, फिर आपका बी के बाद ए के बाद सी, उल्टा हो जाता आंसर। ऐसे सोचना है आपको, बाकियों में भी ऐसे सोचना है। देख भाई, NO2 का क्या लग सकता है? एक तो माइनस एम लग सकता है, खींचेगा वो रेजोनेंस के थ्रू। और दूसरा क्या लग सकता है? माइनस आई लग सकता है। कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नाइट्रोजन खींचेगा। यहां NO2 का क्योंकि मेटा पोजीशन पे आ रहा है तो केवल और केवल क्या लगेगा? माइनस आई। यहां NO2 पैरा पे आ रहा है तो माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। ये दोनों खींच रहे हैं, भयंकर खींच रहे हैं, माइनस एम से भी खींच रहे हैं, माइनस आई बी से भी खींच रहे हैं। केटायन की हालत देखी नहीं जा रही मेरे से, ये सिर्फ माइनस आई से खींच रहा है, कम खींच रहा है, दर्द कम दे रहा है, तो फुल दर्द दे रहे हैं उसको। तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे तो आ जाएगा बी, कम खींच रहा है, ये दोनों तो दर्द दे रहे हैं लपक के। अब माइनस एम तो दोनों में सेम होगा क्योंकि वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। लड़ाई है माइनस आई की, यहां माइनस आई ज्यादा होगा, पास में लग रहा है, यहां माइनस आई कम होगा, दूर लग रहा है। और प्लस को माइनस पसंद नहीं है तो ये थोड़ा कम खींच रहा है उसके रेस्पेक्ट में। बी के बाद सी, सी के बाद ए। और यही चीज एनायन में सोचते तो उल्टे तरीके से सोचते, उसको तो खिंचवाना था। CH3 ऑर्थो पे आ रहा है, प्लस एच लगाएगा और प्लस आई लगाएगा। मेटा पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। पैरा पे आ रहा है, प्लस एच भी लगेगा, प्लस आई भी लगेगा। और हमारे कैटायन को तो बल्ले बल्ले हो गया, उसको तो प्लस वाले चाहिए। अब यहां प्लस एच भी लग रहे हैं, प्लस आई भी लग रहे हैं, यहां सिर्फ प्लस आई लग रहा है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये केटायन जब घूम के यहां आएगा तब वो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, तब अल्फा कार्बन कहलाएगा, मजे से लगाएगा। वो केटायन पूरा घूम के यहां आएगा तब उसके लिए अल्फा कार्बन होगा, मजे से हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, पूरी तरह से लगाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर करके देगा। पार्सल वार्सल का खेल नहीं है। तो यानी कि प्लस एच और प्लस एच तो सेम होगा दोनों जगह पे, यहां और यहां। लड़ाई किसकी? प्लस आई की। प्लस आई की लड़ाई है, यहां ज्यादा लगेगा, करीब है, यहां कम लगेगा, दूर है। और प्लस आई मुझे ज्यादा चाहिए था, तो ए फिर सी और फिर बी, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये ऑर्डर हो जाएगा, ए फिर सी फिर बी। क्लियर है? यही क्वेश्चन अगर मैं एनायन के लिए करता तो आंसर उल्टे हो जाते, सोचने का तरीका बदल जाता, क्योंकि माइनस को प्लस पसंद नहीं होता। ठीक है, तो 3 नए क्वेश्चन और बन जाते फिर आपसे। और क्वेश्चन को आप सुनो मत, पोज करके खुद से ट्राई करो, वीडियो को टाइम लगेगा आपको देखने में। आप जब तक खुद से नहीं सोचोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा भाई, वेस्ट है ये। फिर मेरे से सुनने थोड़ी ना है, मेरे को तो जब सुनना है, जब आप पूरा दिमाग लगा चुके हो तब सुनना है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए दोस्त, है ना, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई कर लो। अब इधर देखो, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड। यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, मतलब रेजोनेंस कर रहा है तो कार्बन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है, यहां पे कार्बन से कार्बन रेजोनेंस चल रहा है। मतलब ये एनायन अभी कार्बन पे है, जब ये पाई में बदलेगा, ये पाई से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है। ये अभी भी कार्बन पे, बाद में भी कार्बन पे रहेगा। ज्यादा बेटर सिचुएशन क्या है? पक्की बात है, पहली वाली है, ए ग्रेटर देन बी होगा। अब इसको ऐसे सोच, ये तो बिल्कुल करेक्ट मेथड है। अब इसको दूसरे तरीके से,
ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रेजोनेंस के थ्रू, मतलब माइनस एम लगा रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला, ये भी माइनस एम लगा रहा है। इन दोनों में से माइनस एम किसका ज्यादा है, ये ऑक्सीजन से खींच रहा है, इसका माइनस एम ज्यादा होगा इसकी तुलना में। जिसका माइनस एम ज्यादा, माइनस एम जितना ज्यादा होगा एनायन उतना खुश होगा, खींच ले मेरे इलेक्ट्रॉन खींच ले, मेरा दुख कम कर दे। मैंने ये माइनस एम वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में आसानी होगी। यहां एक तरफ सीओ है, एक तरफ से माइनस एम लग रहा है, यहां इधर से भी माइनस एम लग रहा है और इधर से भी माइनस एम लग रहा है। नेगेटिव सिग्मा पाई इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। दो माइनस एम और एक माइनस एम, जितने ज्यादा माइनस एम होंगे उतना ज्यादा एनायन खुश होगा, खींच ले भाई खींच ले, मेरे को न्यूट्रल कर दे। तो कैसे करोगे, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। यहां क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, ये एनायन खींच रहा है। अब यहां पंगा है, यहां पंगा है। ये क्या है आपका एस्टर, COOR एस्टर है, और ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का एक बढ़िया क्वालिटी रेजोनेंस चल रहा है, मजे से चल रहा है, बहुत बढ़िया से रेजोनेंस चल रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ। जबरदस्ती ये एनायन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने में लगा हुआ है, जबकि ये पाई बॉन्ड उसको भाव तक नहीं दे रहा कि भैया मैं ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, तू कौन है, तू कौन है भाई, तू कौन है। वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, वो इसके साथ ही रेजोनेंस करता रहेगा। पता है क्यों, ऐसा करने से यहां पे लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन वाला क्वालिटी रेजोनेंस। अगर वो इसके साथ रेजोनेंस करने लग जाएगा तो वो रेजोनेंस, ये वाला रेजोनेंस बंद हो जाएगा जो क्वालिटी वाला था। अब कार्बन से ऑक्सीजन वाला रेजोनेंस आ गया, पहले ऑक्सीजन से ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपने आप में मस्त है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही मस्त है, अपने में रेजोनेंस करके क्वालिटी रेजोनेंस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो यहां पाई बॉन्ड बनाएगा तो C डबल बॉन्ड O बनेगा। C डबल बॉन्ड O जो होता है ना बेटा, उसकी बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, लगभग 50 किलो जूल पर मोल का अंतर होता है। C डबल बॉन्ड O की C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, तो दिस इज मोर क्वालिटी रेजोनेंस देन दिस। क्योंकि एस्टर है इसने इसको भाव नहीं दिया, इसका मतलब एस्टर अपने आप में मस्त है, वो इसको इसके साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। एस्टर कैसा है, एक डायलॉग बोल रहा हूं हमेशा ध्यान रखना, एस्टर अपने आप में मस्त, एस्टर अपने आप में मस्त, वो उसको भाव नहीं देगा, भाव नहीं देगा तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा तो काय का मिजोमेरिक। अब ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है, तो ये खींचेगा मतलब माइनस आई लगाएगा, उसका माइनस एम लग रहा है, इसका माइनस आई, और माइनस एम और माइनस आई में ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या है, माइनस एम, इसलिए ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। भाई माइनस आई तो लगा ही सकता है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो खींच ही सकता है ना, वो तो हो ही सकता है। यहां पे देख, ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, दोनों सेम रेजोनेंस चल रहा है, मतलब इनसे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। फर्क किससे आ रहा होगा, CCl3 CF3 जो इनके पीछे लगे हुए हैं। ये जो CCl3 CF3 लगे हैं, CCl3 का माइनस आई, CF3 का माइनस आई, और फ्लोरीन और क्लोरीन में वो सीरीज बताई थी, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN फ्लोरीन क्लोरीन वाली। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा तगड़ा माइनस आई कौन लगाता है, फ्लोरीन लगाता है, इसका माइनस है इससे ज्यादा, इसलिए बी ग्रेटर देन ए, यहां पे आंसर हो जाएगा। भाई माइनस को तो माइनस पसंद है ना, जितना ज्यादा माइनस होगा उतना मजा आएगा उसको। अब ये है CCl3 माइनस CF3 माइनस। यहां पे देख, यहां पे क्या था पंगा, पंगा देखना, पंगा देखना इस वाले में, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां कार्बन, यहां क्लोरीन, क्लोरीन, यहां क्लोरीन, सिग्मा और फिर सिग्मा, समझ रहा है, सिग्मा और फिर सिग्मा, मतलब यहां पाई सिग्मा सिग्मा, मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं था, माइनस सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन ही नहीं था इस क्लोरीन के साथ में, कोई कॉन्जुगेशन नहीं था, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट लगाया। CCl3 माइनस, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। याद है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और मैंने बोला था काम में लूंगा आगे चल के। क्लोरीन के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये माइनस इसके साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे, अकेले इसका दर्द नहीं रहेगा। यहां क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है। सर लेकिन यहाँ माइनस आई भी तो लग रहा है सर ये फ्लोरीन है सर, यहाँ माइनस आई लग रहा है सर, ये फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, यहाँ क्लोरीन का माइनस आई। अरे पहले माइनस आई सोचेगा कि पहले रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस। यहाँ डी देखो,
देखो बात क्या है, आपको ऐसा लगेगा सर हर एग्जांपल में अलग, इसीलिए तो एग्जांपल्स कराते हैं, प्रैक्टिस। यार बचपन में तुमने ए बनाना सीखा तो ए बनाते ही तुम्हें बी आ गया क्या? नहीं आया ना। ए बनाया, बी अलग स्टाइल में बना, सी अलग स्टाइल में बना, लेकिन एक बार एबीसीडी लिखना सीख गए तो फिर कुछ भी लिख पा रहे थे ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी, एग्जाम्पल्स अपने आप में क्वालिटी है ना, कि इसमें ये लगाना है, इसमें ये लगाना है, ऐसा आ जाए तो ऐसे करना है, ऐसा। अब इससे रिलेटेड कोई दूसरा आ जाए तो उसमें फिर इस तरह से सॉल्व करना है, ऐसे करना होता है। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो भैया यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसमें रेजोनेंस था, इसमें नहीं था, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। वो डी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, वहीं पड़ा हुआ है, वहीं दर्द में है माइनस। फिर यहां देख नेगेटिव सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस कर सकता है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। और ये 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, इसलिए बी ग्रेटर देन ए। हर एग्जाम्पल में अपनी अपनी बात है, हर एग्जाम्पल में अपनी अपनी बात है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्त, अगला एग्जाम्पल देख। अभी तक अपन जितने एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें अपन ने ऐसे देखा था बेंजीन, और बेंजीन के बाहर कार्बन और उस पे प्लस था, या उस पे माइनस था, या उस पे रेडिकल था। अब क्या है? बेंजीन की सरफेस पे प्लस है, माइनस है, या रेडिकल है। सरफेस पे है, उसके बाद वाले कार्बन पे नहीं है। ये बेंजाइलिक पोजीशन थी, ये अराइल पोजीशन है, मतलब बेंजीन के ऊपर है। अगर बेंजीन की सरफेस पे प्लस माइनस रेडिकल कुछ भी आ जाए तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। ये गहरी बात है, जब भी बेंजीन पर प्लस माइनस रेडिकल आए सरफेस पर तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना है और कुछ नहीं देखना। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी बेंजीन है, ये पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, एक पाई, दूसरा पाई, और ये तीसरा पाई। अब जो भी आपका प्लस होगा, माइनस होगा, या रेडिकल होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। ये देख लो सारे पैरेलल हैं पाई बॉन्ड, और मजे से खुद घूम रहे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर ये जो इसकी सरफेस, इस कार्बन पे जो है, अगर प्लस आना है तो एक खाली ऑर्बिटल होगा, माइनस आना है तो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, रेडिकल आना है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन होगा किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड। और वो इसके पैरेलल नहीं आ रहा, पैरेलल नहीं आ रहा तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं आ रहा तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसलिए नहीं हो सकता, अल्फा कार्बन वाली बात ही नहीं है। बचा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव देखना है, आपके लिए तो आसान है ना। बेंजीन की सरफेस पे अगर प्लस माइनस रेडिकल आ जाए तो इंडक्टिव। अब इस CH3 का क्या लगेगा? प्लस आई। NO2 का क्या लगेगा? माइनस आई। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। और ये sp3 है, वो sp2 है, तो ये प्लस आई लगाएगा। और हमारे प्लस को प्लस पसंद है, हमारे प्लस को प्लस पसंद है, तो ए उसको स्टेबल करेगा, बी उसकी बैंड बजाएगा, तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन एनायन के लिए होता तो उल्टा हो जाता है ही। वो तो देखो इधर, ये CH3 क्या लगाएगा? प्लस आई। NO2 क्या लगाएगा? माइनस आई। और माइनस को माइनस पसंद है तो बी ग्रेटर देन है, दर्द कम करेगा उसका। ये CH3 क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। ये CH3 भी क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा इससे, क्योंकि हमें इसके पास में मिल रहा है, ये दूर है, ये पास है। पास है तो ज्यादा प्लस आई, दूर है तो कम प्लस आई, और माइनस को प्लस पसंद नहीं है। ये हो जाएगा, जितना कम प्लस आई होगा उतना बढ़िया है। और केटायन होता तो आंसर उल्टा हो जाता, केटायन होता तो आंसर उल्टा हो जाता ना, उल्टा हो जाता। बात समझ गया? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक बार इसको देख लीजिए, आप पानी वानी पिलाते हैं। हाँ जी सेठ जी, समझ में आ गो। अगर बेंजीन की सरफेस पे होगा तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है और कुछ नहीं देखना है, तो और अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। अगला आइटम है डांसिंग रेजोनेंस। आओ रेजोनेंस को नचा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, नचनिया रेजोनेंस देख लेते हैं। डांसिंग रेजोनेंस क्या है? ये होता है आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसको CPM कार्बोकेटाइन बोलते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन क्यों बोला? ये आपका साइक्लोप्रोपाइल है और ये आपका मिथाइल और उस पे कार्बोकेटाइन है, इसलिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है मेरे दोस्त। अब इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में होता है आपका डांसिंग रेजोनेंस।
अब समझना है ना, समझने का गेम है यहाँ पे, यहां समझने का गेम है दोस्त। मेरे दोस्त, आप जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हो तो बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, ओवरलैपिंग और ऑर्बिटल से। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से, तो आपका बॉन्ड बनेगा। इस तरह से बॉन्ड बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इस रिंग के अंदर की बात चल रही है, रिंग के अंदर की सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। होता क्या है कि ये यहां पर इस कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए। अगर ये बॉन्ड बना रहा है तो एक्चुअल में कर क्या रहा होगा, ये एक ऑर्बिटल बना दिया मैंने। अब इस कार्बन का ऑर्बिटल बनाऊंगा तो इस कार्बन का ऑर्बिटल कैसा होना पड़ेगा? ऐसा होना पड़ेगा, तब जाके यहां बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा होना पड़ेगा, तब जाके यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा। बहुत दर्द भरा बॉन्ड है, बहुत दर्द भरा भाई यार। जब ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाना है तो वो ऐसे बना सकता है, समझ में आती है बात। थोड़ा सा और झुक जाएगा साहब, ऐसे बना लेगा। थोड़ा सा झुका देंगे, थोड़ा सा और झुका देंगे साहब, ऐसे भी कर लेगा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसे तो नहीं करेगा ना यार, इतना तो नहीं झुकेगा भाई बॉन्ड, है ना। बॉन्ड बनाने के लिए इतना तो नहीं झुकेगा ऑर्बिटल। यहां देखो ना, यहां इतना ही तो झुका रखा है, यहां इतना झुका रखा है, इतना नहीं झुक सकता। मतलब यहां पर इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती है, इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये गलत है। इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती है। यहां पर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में होता क्या है, ओवरलैपिंग का खेल है सारा। किस तरह से ओवरलैपिंग होती है वो समझना है अपने को। एक्चुअल में होता क्या है, यहां पे आउट ऑफ द प्लेन जाके ओवरलैपिंग होती है। ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा। ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन जाके ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ द प्लेन जाके ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं आउट ऑफ द प्लेन जाके। बस इसी आउट ऑफ द प्लेन जाने का फायदा उठाता है हमारा कार्बोकेटाइन। उसको तो बस इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, वो तो फायदा उठा लेगा। ये रहा हमारा कार्बोकेटाइन, खाली पी ऑर्बिटल। इसके सामने ये इलेक्ट्रॉन आ गया भैया, भूखे के सामने खाना रख दिया, तुरंत खा लेगा। अरे तुरंत खा लेगा। ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहां से ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ध्यान से देखना, इस कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो यहां पाई आ जाएगा, इस तरह से पाई आ जाएगा। इस बॉन्ड को यहां से टूटना पड़ेगा, तो खाली क्या होगा, ये कार्बन पे खालीपन आएगा, यहां ये प्लस आ जाएगा, इस तरह से। जिस तरह से ये यहां से अट्रैक्ट कर सकता है, उसी तरह से ये यहां से भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। यहां से अट्रैक्ट करेगा तो सिचुएशन क्या होगी, ये केटायन इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना चाह रहा है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो दर्द किस पे आएगा, इस कार्बन पे दर्द आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, इस तरह से प्लस आ जाएगा, ठीक है। मतलब वही वाली बात है, वही वाली बात है। काजोल, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पहले बॉन्डेड थे, काजोल फ्री, काजोल ने अट्रैक्ट किया, यहां बॉन्ड बना, रानी मुखर्जी फ्री। वही तो सिचुएशन है वापस से, वही सिचुएशन है वापस से, वही सिचुएशन है वापस से। तो ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इस तरह से डांस करता रहता है और रेजोनेंस करता रहता है। बेसिकली ये कौन सा रेजोनेंस है, बेसिकली कौन सा रेजोनेंस है, ये जो कार्बोकेटाइन था ये तो सिग्मा बॉन्ड ही तो था भाई। ओवरलैपिंग बाहर की तरफ दिखा रखी है, था तो सिग्मा बॉन्ड ही। तो सिग्मा का इस पी के साथ कॉन्जुगेशन है, वही सिग्मा बॉन्ड, वही हाइपर कॉन्जुगेशन वाला केस है। सिग्मा बॉन्ड का वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ऐसा करने से दर्द भी खत्म हो रहा है ना उसका, ऐसा करने से दर्द भी खत्म हो रहा है, रिंग टूट रही, एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है। अब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाता है, एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके रीजन क्या है, मैंने आपको बताया ना, ये डांसिंग कर रहा है, देखो रेजोनेंस। ये सिग्मा बॉन्ड इस पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी है, ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्या सीपीएम कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है? हाँ। क्या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है? हाँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं इसको लैब में लेके गया, जब मैं इसको लैब में लेके गया मेरे दोस्त, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखना। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाले अपन ने, इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आया वो 17% निकल के आया, निकल गया 17%। लैब में करा है भाई, अपन ने कुछ ना करा, लैब में ले गए, यहां पर चेक किया तो यहां पे कार्बोकेटाइन में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल के आया वो 17% निकल के आया है। और कार्बन में या तो एस हो सकता है या पी हो सकता है। अगर 17% एस है तो बाकी का क्या होगा, पी। तो बाकी का क्या बचा, 83।
अगर तू 17 डिवाइड बाय 83 करेगा लगभग लगभग ये 1:5 का रेशो आएगा, करके देख लेना। वैसे तो 85 होना चाहिए था, 7 5 35, लगभग लगभग 1:5 का रेशो आ जाएगा। S17 है तो P कितने हो गए 83%, तो रेशो कितना आ गया 1:5 का। पता है यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp5। ओ भाई कितना हो जाता है sp5। ऐसा मतलब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज एस कैरेक्टर से 17% आ रहा है, बाकी का P होगा, तो उसके हिसाब से तो हाइब्रिडाइजेशन यही होना चाहिए। और एक और रीजन बता रहा हूं, एक और रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन सबसे लास्ट वाला है, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लास्ट वाला ही है। लास्ट में क्या लिख रहा हूं ध्यान से पढ़ना, आप ध्यान से पढ़ना। वी डोंट नो एग्जैक्ट रीजन, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस सीपीएम कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इतना पता है, सीपीएम कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है, हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इस कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल है इससे भी। जबकि यहां तो पाई सिग्मा पॉजिटिव मस्त रेजोनेंस हो रहा है, फिर भी ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। पता है रीजन क्या है, पता है रीजन क्या है? आपको पता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है, बताया था। यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ रहा है 17% आ रहा है। इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लूंगा, 100 रुपए 3 लोगों में बांटे तो 33.33 आएगा, यहां 33.33% आ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव कैसा होता है अनस्टेबल होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव कैसा है अनस्टेबल, इस पे कैसा है स्टेबल। इसलिए ये सीपीएम कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। हमारे लिए ये काम की बात है, हमें क्या बाकी सब कुछ। हमें क्या ध्यान रखना है, सीपीएम कार्बोकेटाइन में क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस, ताकि ध्यान रह जाए ये टीचर्स ने उपज करी है डांसिंग रेजोनेंस की टर्म, ऐसा कुछ मतलब वैलिड टर्म नहीं है, बस ठीक है याद रह जाए स्टूडेंट्स को, इसलिए डांसिंग रेजोनेंस बोल दिया उसको। अच्छा ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल नहीं है, ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। अगर तेरे से कोई बोले क्या ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्या, नहीं ये नहीं है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तेरे से बोले कोई ये है क्या, नहीं ये नहीं है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ये है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना है आपको। रीजन क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है, हमें रीजन ही नहीं पता क्या करें हम, हमें तो ये पता है इसका रीजन। ठीक है, एक ऑर्डर बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ध्यान रखना है। यहां पे देख, ये जो कार्बोकेटाइन है ये भी सीपीएम केटायन, ये भी सीपीएम केटायन, ये भी सीपीएम केटायन, तीन तीन सीपीएम केटायन, तीन तीन सीपीएम केटायन, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये है ट्रोपोलियम केटायन, ट्रोपोलियम नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ट्रोपोलियम केटायन। ये ट्रोपोलियम केटायन कैसा है, एक तो एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा इसमें 7 एक जैसी हूबहू, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसी हूबहू, EQ का मतलब इक्विवेलेंट, एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। इस केटायन को 7 जगह डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका मिलेगा, तो उसके बाद ये आएगा। फिर ये है फिनाइल, फिनाइल फिनाइल मतलब बेंजीन है यहां पर, मतलब इस तरह से बेंजीन लगी हुई है, पाई पाई पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन है। ये पाई सिग्मा पॉजिटिव में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन इस केटायन को इलेक्ट्रॉन दे रही है, उसको स्टेबल कर रही है। क्या लगा रही है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रही है, प्लस एम लगा रही है, प्लस एम लगा रही है। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, प्रूफ करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, इसको आइडिया दे रहा हूं, ये एक एक्सपेरिमेंटल पूरा ऑर्डर है। यहां पे 3 जगह से प्लस एम लग रहा है, एक प्लस एम, दूसरा प्लस एम, एक तीसरा प्लस एम, 3 जगह से प्लस एम लग रहा है, 3 फिनाइल का। यहां पर 2 जगह से प्लस एम लग रहा है। फिर यह है सीपीएम कार्बोकेटायन जो आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला है। फिर यहां पे सिर्फ एक तरफ से प्लस एम लग रहा है, इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर से देखा, ये हमारे बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अच्छा इसमें प्लस एम लग रहा है और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई उठ के यहां चला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वहां 5 बन रही है, यहां 2 बन रही है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें ज्यादा केटायन डिस्ट्रीब्यूटेड है।
फिर ये कार्बोकेटाइन है अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां अल्फा 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री वाला 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ये क्या है, ये तो एंटी एरोमेटिक है ना। अरे भैया 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो 3 सीपीएम कैटायन, फिर एरोमेटिक ट्रोपोलियम कैटायन, फिर 3 फिनाइल, फिर 2 फिनाइल, फिर सीपीएम कैटायन। देखो सीपीएम कैटायन 2 बेंजीन से हार गया, 1 बेंजीन से जीत रहा है, 2 बेंजीन से हार गया, 1 बेंजीन से जीत रहा है, 2 बेंजीन से हार गया है, ये ध्यान रखना। फिर ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर ये अलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। फिर ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना, दीवार पे चिपका लेना, है ना। आगे चलते हैं दोस्त, अगला टॉपिक है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक एप्लीकेशन अपन देख चुके हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, मीजोमेरिक, हाइपर, इंडक्टिव, एरोमेटिक, इन सबको अप्लाई करके, इन सबको अप्लाई करके अपन ने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकाल ली। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी यही सारे फैक्टर्स लगा के देखेंगे, मीजोमेरिक, हाइपर, इंडक्टिव। ठीक है, एक सिंपल सी बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, देखते हैं किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। याद है बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे, एक एक बेटे को उन्होंने सिंगल सिंगल लकड़ी दी, उन्होंने बोला तोड़ के दिखा, खट्टे देने से ऐसे पांव पे रखी, तोड़ दी चारों ने। फिर एक ही बेटे को चारों लकड़ी दी, और चारों लकड़ी दी तो उससे टूटी नहीं, मतलब एकता में संगठन है, एकता में संगठन है। यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना मजबूत होगा। अरे भाई सिग्मा तो सब में है ना, सिग्मा तो सब में, यहाँ एक्स्ट्रा पाई आ रहा है, तो सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी तो काउंट होगी, सिग्मा के अलावा 2 पाई की स्ट्रेंथ भी तो काउंट होगी, सिग्मा तो सब में है, वो तो कॉमन है, पाई की स्ट्रेंथ भी तो काउंट होगी ना। तो सिग्मा प्लस 2 पाई, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, सी की, फिर बी की, फिर ए की, ये सबसे मजबूत, फिर ये, फिर ये। बात समझ में आ रही है, ये सबसे मजबूत, फिर ये, फिर ये। सिग्मा तो आ ही रहा है, एक एक्स्ट्रा पाई आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ, सिग्मा तो आ ही रहा है, 2 पाई आ रहा है एक्स्ट्रा, उसकी भी स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हुई। अब बॉन्ड लेंथ की बात करता है, बॉन्ड लेंथ की बात करता है। याद है अभी थोड़ी देर पहले बताता है, ये लंबी चौक है, ये लंबी सी चौक है, चौक लंबी होगी आराम से टूट जाएगी, एक चौक को तोड़ोगे आराम से टूट जाएगी, लेकिन चौक के टुकड़े को तोड़ोगे बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत मुश्किल से टूटेगा चौक का टुकड़ा, बहुत मुश्किल से। मतलब जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी लंबाई कम है, जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है टूट जाएगा, लंबाई कम है मुश्किल से टूटेगा। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लंबाई कम है, इसकी स्ट्रेंथ कम है यानी कि लंबाई ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ कम, सॉरी स्ट्रेंथ ज्यादा लंबाई कम, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये आ गया ना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा, फिर डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक फैक्टर ये ध्यान रखना है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। एक फैक्टर तो ये है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेक करने का। पहले अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक और कॉन्सेप्ट है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल होता है। ये क्या है, ये क्या है, मेरे को मान ले इस कार्बन HA और इस कार्बन HB की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, करना है, मेरी इच्छा है। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को भी होमोलिटिकली तोड़ूंगा। होमोलिटिकली तोड़ते हैं तो होमोलिटिकली कैसे टूटता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, तो यहां आ जाएगा रेडिकल, इसको तोड़ूंगा तो यहां आ जाएगा रेडिकल, यहां आ जाएगा रेडिकल। क्या मैं इन दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इसके लिए ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं दोस्त, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसके लिए देखोगे तो पाई सिग्मा रेडिकल, रेजोनेंस हो रहा है यहां, तो पाई सिग्मा रेडिकल प्लस इस रेडिकल के लिए अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके तो ज्यादा मजे चल रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब तू खुद सोच, इमोशनली सोचते हैं, वापस इमोशनली सोचते हैं, अरे भाड़ में क्या कंसेप्ट, इमोशनली सोचेंगे। ये टूटने के बाद ये बना, ये टूटने के बाद ये बना, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। मतलब टूटने के बाद दर्द किसको कम हो रहा है, ये टूटा इसमें दर्द कम है, ठीक ठाक स्टेबल है, ये टूटा इसमें दर्द ज्यादा है, कम स्टेबल है। अगर इसको टूटने के बाद
स्टेबिलिटी मिल रही है, ज्यादा स्टेबल है, तो टूटने में नौटंकी नहीं करेगा, आराम से टूट जाएगा। ये टूटने में नौटंकी करेगा, दर्द आएगा, ज्यादा डरेगा, ये आराम से टूटेगा। आराम से टूटेगा तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, जल्दी से नहीं टूट पा रहा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसको तोड़ना है, खट देने से तोड़ दोगे क्योंकि बनने वाला स्टेबल बन रहा है। इसको तोड़ना है, बहुत मुश्किल से टूटेगा क्योंकि बनने वाला दर्द में है। यानी कि जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि वो आराम से टूट रहा है, उसको दर्द ही नहीं आ रहा। तो HA और HB में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी दोस्त? HA HB में बॉन्ड स्ट्रेंथ HA की HB से ज्यादा होगी। इसको तोड़ने में टाइम लगेगा, इसको तोड़ने में ज्यादा वो लगेगा, एफर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद दुख में है, तोड़ने के बाद दुख में तो है लेकिन उतना नहीं है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, HB ग्रेटर देन HA हो जाएगा। समझ गए आप? इमोशनली सोचना था, इमोशनली। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पे यार, सही लगेगा आपको थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने यहां पर इसको HA बोल दिया, इसको HB बोल दिया, इसको HC बोल दिया। HA HB HC की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। दबाओ पोज का बटन, एक एक को तोड़ के रेडिकल बनाओ, एक एक को तोड़ के रेडिकल बनाओ। जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम। अरे अभी तो बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल। अभी तो बता के आया हूं भैया, अभी तो बता के आया हूं। देखो भाई, आपने क्या किया होगा? सर हमने ये किया है कि हमने पहले HA को तोड़ लिया तो यहां रेडिकल आया। फिर सर हमने ये किया कि हमने HB को तोड़ लिया तो यहां रेडिकल आया। फिर हमने ये किया सर कि हमने यहां रेडिकल बना लिया HC को तोड़ के। एक बार इसको होमोलिटिकली तोड़ा, ये हुआ, होमोलिटिकली तोड़ा, ये हुआ, होमोलिटिकली तोड़ा, ये हुआ। अब ये जो रेडिकल बना है ये कैसा है? लोकलाइज्ड है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा। ये रेडिकल यहीं पड़ा है और किस पे है? sp2 कार्बन पे। sp2 कार्बन पे ये रेडिकल बना है। इसको बोलते हैं विनाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं? विनाइल रेडिकल बोलते हैं इसको। ये कार्बन जो है ना, पाई बॉन्ड जिस कार्बन पे आ रहा है इसको विनाइल पोजीशन बोलते हैं, और ये विनाइल पोजीशन पे रेडिकल बना है। ये तो पाई सिग्मा रेडिकल, ये तो मस्त रेजोनेंस कर रहा है, डी लोकलाइज्ड है, इसके तो मजे हैं, स्टेबल फील कर रहा है। इस रेडिकल में भी इधर अल्फा इधर अल्फा, इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बी, फिर कौन है? सी, और सबसे कम स्टेबल कौन है? ए। वहीं पड़ा हुआ है दर्द में, वहीं पड़ा हुआ है दर्द में। ये अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है, ये रेजोनेंस से स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना जी, ACB, ACB ही हो जाएगा, ACB। मतलब जल्दी से कौन सा टूट जाएगा? बी वाला, फिर सी वाला, ए वाला मुश्किल से टूटेगा। क्लियर? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का सवाल था। अब बॉन्ड लेंथ को अपन एक और तरीके से सोच सकते हैं। एक बॉन्ड लेंथ तो कैसे सोचा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लो, उसका उल्टा कर लो, बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी बॉन्ड लेंथ में बदलाव आता है। मैं तो शुरू शुरू में ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, स्टेबिलिटीज में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब में चेंजेस आते हैं। अरे यार भाई, एक एग्जांपल देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऐसी बनाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर मान ले ये रेजोनेंस नहीं करता तो ये शुद्ध पाई होता, शुद्ध सिग्मा होता। लेकिन ये कभी पाई कभी सिग्मा, बीच का हो गया, कभी सिग्मा कभी पाई, बीच का हो गया। मतलब इस सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। गलत तो नहीं बोल रहा? गलत तो नहीं बोल रहा? यानी कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता क्या है, सिंगल में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, ये सिंगल में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आए, और डबल में सिंगल के कैरेक्टर आते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। यही तो होगा ना, पाई में सिग्मा के और सिग्मा में पाई के कैरेक्टर। अरे पाई वाला बीच का हो जाएगा, सिग्मा वाला भी बीच का हो जाएगा ना। सही बोल रहा हूं? दोनों से, रेजोनेंस और हाइपर दोनों से। अगर सिंगल में डबल के कैरेक्टर आए, पहले शुद्ध सिग्मा बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, पाई बॉन्ड छोटा होता है, सिग्मा बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा। सिंगल बॉन्ड बड़ा था, उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए तो बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड छोटा था, सिंगल बॉन्ड बड़ा था, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आए हैं, तो डबल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सही बात है। अब बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, देखो आप, एक तो शुद्ध सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, शुद्ध सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड, कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा, लंबा। सिंगल में डबल के कैरेक्टर आए, सिंगल में डबल के कैरेक्टर आए हैं, अभी भी उसमें सिंगल के कैरेक्टर ज्यादा है, डबल के तो अब आने लगे हैं। 75% सिंगल है, 25% डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, सिंगल के कैरेक्टर ज्यादा है। डबल में सिंगल के कैरेक्टर, अभी डबल बॉन्ड शुद्ध है, उसमें थोड़े बहुत मिलावट हुई है सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल में डबल, फिर डबल में सिंगल, सिंगल में डबल में अभी भी सिंगल के कैरेक्टर ज्यादा है, बड़ा होगा। डबल में सिंगल है तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा है, थोड़ा छोटा होगा। और शुद्ध डबल बॉन्ड तो छोटा होगा ही होगा, शुद्ध डबल बॉन्ड तो छोटा होगा ही होगा ना। प्योर सिंगल, सिंगल में डबल, डबल में सिंगल, प्योर डबल बॉन्ड, इसलिए रेजोनेंस बहुत काम आएगा, हाइपर बहुत काम आएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ आपको मेजर करनी है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड लेंथ आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्त यहां पर अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे, शुद्ध सिंगल, शुद्ध डबल, शुद्ध ट्रिपल बॉन्ड है, तो ए की बी से ज्यादा, बी की सी से ज्यादा होगी, इसमें कोई दर्द ही नहीं है। और जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। सही बात है। अब नाइट्रोजन कार्बन इस बॉन्ड लेंथ को, और ये कार्बन नाइट्रोजन इस बॉन्ड लेंथ को, इस ए और बी को कंपेयर करना है। तो यहां देखो, ये लोन पेयर जो है वो यहां रेजोनेंस कर सकता है, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इस सिंगल में डबल के कैरेक्टर आएंगे, जबकि यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये शुद्ध सिंगल बॉन्ड है, शुद्ध सिंगल बॉन्ड तो बी बड़ा होगा, इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, ये लंबाई थी, थोड़ा सा डबल बॉन्ड आया, छोटा हो गया, बी ग्रेटर देन ए, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। भाई जीओसी पूरा इमोशनल चलता है, इमोशनल सोचना होता है अंदर से, हृदय से। अब जब आपको एक ही कंपाउंड में, अब खुद से कर लेना, पोज करके कर ले भैया, अरे भैया पोज करके कर ले यार। अगर आपको एक ही कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोले तो आप सब कुछ करके देख लो उसमें, एक्चुअल में जब एक ही कंपाउंड में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने को बोले तो आप ये सोचो कि क्या उसमें रेजोनेंस वगैरह हो रहा है, हाँ इसमें पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस होता है, तो क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? नहीं, हमें रियल स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है, और इसकी रियल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, बता रखी है कि यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इसी से तो रेजोनेंस समझाया था, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है, ये ए है ये बी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, तो ए बराबर बी होगा ना भाई, ए बराबर बी होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। लगता है सर ये सिंगल है डबल है, और भाई सर ए ग्रेटर भी होगा, लेकिन ये तो रियल है ही नहीं, सच्चाई तो ये है, तो सच से बताओगे या झूठ से बताओगे? सच से बताओगे ना भाई, सच्ची बात बताओगे ना। ये ए और ये बी, अब बताओ इसमें क्या होगा? सर यहाँ पे भी सब पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा आ रहा है सर, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगी। अरे भाई वो टब शेप कब याद रखोगे, बताया तो था अभी, यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ पाई, इस तरह से टब शेप होता है। तब शेप होने की वजह से रेजोनेंस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल और ये वाले पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहे, पैरेलल नहीं रहे तो रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस की कंडीशन थी कि सारे पी ऑर्बिटल जहां से जहां तक कॉन्जुगेशन है पैरेलल होने चाहिए, तो जब रेजोनेंस ही नहीं है, जब रेजोनेंस ही नहीं है तो ये शुद्ध पाई है, ये शुद्ध सिग्मा है, मतलब ये ए ये रहा और बी ये रहा, ये शुद्ध डबल बॉन्ड है, ये शुद्ध सिंगल बॉन्ड है, तो बी ग्रेटर देन ए होगा ना, बी ग्रेटर देन। छांटे हुए सवाल है, बिल्कुल छांटे हुए, है ना, छांटे मतलब सिलेक्ट करे हुए सवाल है, देसी भाषा में बोल दिया थोड़ा। अब इसको देखो, अरे सर इसको क्या देखे, क्या है ये, क्या है ये? अब कुछ नहीं है, कुछ ना है, सिंपल है। पहले तो इसको थोड़ा कहीं और पटकने दो, यहाँ रख देता हूँ, टब शेप और रेजोनेंस नहीं होगा। अब इसको कर रहा हूं मैं पूरे को, हाँ भी वही 60। अब मुझे ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ए बी सी इनको कंपेयर करना है, कैसे करूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो क्या करना है, इस तरह के सवाल को बॉन्ड तोड़ के देखना है बेटा। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये वाला टूटेगा और यहां से टूटेगा।
और जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हेट्रोलिटिकली तोड़ेंगे, प्लस और माइनस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लस। हर सवाल को करने का अपना एक तरीका है, अपना एक तरीका है, उसको सीखना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यार। सामने आपके 5 सवाल लिखे हैं, इसमें सिंपल कंसेप्ट था, इसमें डीलोकलाइजेशन का कंसेप्ट था, इसमें एक ही में दोनों चीज आ रही थी तो वो बताना था, उसमें वो टब शेप वाली बतानी थी बात, है ना। अब ऐसे में 50 सवाल करा दूं, कोई मतलब है क्या उसका? सब में सेम ही चीज आएगी। अब आपको सुनना ना, यहाँ OH और OH लगा देता तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होता, वो नहीं कर रहा होता, समझ रहे हो ना। तो वो सेम ही चीज है यार, कंसेप्ट पकड़ना है यार। अब इस तरह का सवाल कैसे करेंगे? सोच, मेरे को प्लस और माइनस बनाना है, सर मैं प्लस इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं, वो कैसे पता चलेगा? वही तो हमें सोचना है, हमें प्लस माइनस बनाना है। हमने हमारी सुविधा के लिए बॉन्ड तोड़ा है तो हम प्लस माइनस कैसे बनाएंगे जिससे सिस्टम स्टेबल बने। अगर मैं यहां प्लस और यहां माइनस बनाता हूं, ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। इसको तो मैं प्लस दूंगा और इसको माइनस। अब चेक करता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। जब यहां तोड़ूंगा तो पक्की बात है, इसको माइनस इसको प्लस दूंगा, ये भी एरोमेटिक हो गई, ये भी एरोमेटिक हो गई। जब यहां तोड़ूंगा तो दोनों सेम ही है, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस, इसको माइनस दे दे इसको प्लस दे दे, ये तो एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। मैं चाह के भी दोनों को एरोमेटिक नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। अब ये भी दोनों एरोमेटिक, ये भी दोनों एरोमेटिक, ये एरो ये एंटी एरो, लफड़ा है इन दोनों में। इनको कैसे कंपेयर करूं? अभी तक तो बराबर चीजें चल रही है। यहां पर देखो, ये प्लस यहां भी जा सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, रेजोनेंस करके 7 एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी बनेगी? 7 एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एरोमेटिक है, प्लस 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई ये दोनों तो सेम है ना, दोनों में ये दोनों तो सेम है। और यहां पे कितनी बना सकता हूं? 3, सिमेट्री को देखते हुए यहां 3 बना सकता हूं। मतलब यहां 7 बार इस प्लस को स्टेबल होने का मौका मिलेगा, यहां 3 ही बार मिलेगा। यहां पे 7 ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें सिग्मा बॉन्ड रहना पसंद करेगा, यहां 3 ही होगी जिसमें सिग्मा बॉन्ड रहना पसंद करेगा। तो यहां ज्यादा बार सिग्मा बॉन्ड बनने का मौका मिल रहा है, यहां कम बार सिग्मा बॉन्ड बनने का मौका मिल रहा है। तो ये ज्यादा सिग्मा के कैरेक्टर रखेगा, ये कम सिग्मा के कैरेक्टर रखेगा, यानी कि ये ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा, ये छोटा बॉन्ड होगा। मतलब सबसे आगे तो A आ गया, फिर B आ गया, और ये तो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो दर्द में आ गया तोड़ते ही। अरे इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये तो दर्द में आ गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। तो क्या ये टूटना पसंद करेगा? नहीं, ये टूटना पसंद नहीं करेगा। ये किस में रहना पसंद करेगा? पाई बॉन्ड में रहना पसंद करेगा। ये तो डबल बॉन्ड है, इनमें सिग्मा आए लेकिन इसमें नहीं आए, ये डबल बॉन्ड ही रहे, तो ये C सबसे आखिरी में आ जाएगा। सिग्मा सबसे ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर, फिर उससे कम सिग्मा कैरेक्टर, और ये तो डबल बॉन्ड में रहना चाहता है क्योंकि दर्द आ गया एंटी एरोमेटिक बनते ही। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है? इसमें बन सकता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में सबसे ज्यादा होगी, तो उल्टा हो जाएगा, CBA। ठीक है, कि कौन कौन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखेगा, है ना। जो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर सबसे ज्यादा रखेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखेगा, तो ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखेगा क्योंकि डबल बॉन्ड में रहना पसंद करेगा, टूटना नहीं चाहता, सिंगल बॉन्ड बनना ही नहीं चाहता। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो रोटेशन फ्री होगा ना, समझ गए? ये कहानी थी इसकी। क्लियर बा? ए भैया क्लियर बा क्या? ये था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल में एक तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से होमोलिटिकली तोड़ो। जब कार्बन हाइड्रोजन की बातें आएंगी, जब कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की बात आएंगी तो आप होमोलिटिकल क्लीवेज करके कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से चेक करोगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप बॉन्ड लेंथ निकाल के बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ करके। अब फाइनली हम उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, एसिड एंड बेस। इससे पहले किससे आते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एसिड और बेस। एसिड बेस के अंदर अभी तक जितना जीओसी अपन ने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, टोटल जीओसी, मीजोमेरिक, हाइपर, इंडक्टिव, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, डांसिंग, रेजोनेंस, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, एवरीथिंग, सब कुछ। 3 लोगों ने एसिड बेस के बारे में बोला। पहला अरेनियस था, दूसरा उसका स्टूडेंट था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, 2 स्टूडेंट थे, और तीसरे थे लुइस।
लुईस तो हर जगह आ जाते हैं, आपको पता है, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस एसिड, लुईस बेस, हर जगह आ जाते हैं। वो तो रुक ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, वो तो हर जगह उनको अपना नाम मतलब करवाना है। अरेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला? अरेनियस ने बोला कि एसिड वो होगा, मेरे हिसाब से, अरेनियस ने बोला, अरेनियस मान लो मैं, अरेनियस के हिसाब से, मेरे हिसाब से एसिड वो होगा जो H+ डोनेट करेगा। ऐसी स्पीशी जो H+ डोनर होती है वो अरेनियस एसिड होती है। जो OH- डोनर होती है वो अरेनियस बेस होती है। जो H+ को डोनेट करेगी वो अरेनियस एसिड, जो H- को डोनेट करेगी, OH- को, वो अरेनियस बेस। अब हर किसी में तो OH हो नहीं सकता ना, हर किसी में OH हो नहीं सकता, तो ये लिमिटेड हो गया इसका कंसेप्ट। अब इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, है ना, इन्हीं के स्टूडेंट थे, तो क्या है, देखो आगे जनरेशन बढ़ती जाती तो उनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती जाती कि भाई इन्होंने तो यहाँ तक सोचा, अब हमारे पास और टेक्नोलॉजी आ गई तो और सोचेंगे। तो ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने क्या सोचा कि अरेनियस सर की बात सही थी कि जो H+ डोनर होंगे वो तो एसिड हो जाएंगे। बेस के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे, H+ एक्सेप्टर होंगे, वो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी बेस होंगे, है ना। और सबसे 99% सवाल में हमारा यही यूज होगा। H+ डोनर क्या होते हैं? एसिड। H+ एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस। जो H+ लेगा वो बेस, जो H+ देगा वो एसिड। सारे सवाल अपने इससे होंगे। और लुईस तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पे ही खेला है। लुईस क्या बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, वो तो होगा लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, वो होगा लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास खाली जगह हो, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो। हालांकि लुईस का कॉन्सेप्ट हमारे इतना काम नहीं आएगा, वेरी लिमिटेड काम आएगा, वेरी लिमिटेड मतलब नहीं आएगा। ब्रॉन्स्टन लॉरी से सारा गेम चलेगा। एक एग्जांपल लिखा है, इससे समझते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग। इसको देखो, ये PSUH है, आप ध्यान से देखोगे ये रिएक्शन चली, इसने H+ लूज किया है, देखो यहां से मैंने H रिमूव किया है, H+ लूज हुआ है, इसका H+ लूज हुआ है। ये PHO-, इसने H+ एक्सेप्ट किया है, देखो PHOH आ गया इधर, O- पे H+ जोड़ा तो PHOH बन गया। मतलब जो H+ लूज करता है, H+ डोनेट करता है, वो क्या होता है? एसिड। जो H+ गेन करता है वो क्या होता है? बेस। इसने लूज किया ये एसिड, इसने गेन किया ये बेस। H+ लूज करने के बाद, H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसी बनती है, इसने H+ डोनेट कर दिया, उसके बाद जो स्पीसी बनेगी वो होती है आपकी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, जिसको CB से बताऊंगा मैं, CB से। और जो H+ गेन करती है वो क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। C.A, ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड होते हैं। जो H+ को लूज करते हैं, मतलब H+ निकालने के बाद क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। H+ गेस करने के बाद क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड के लिए बनेगा कॉन्जुगेट बेस, बेस के लिए क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस, H+ गेन करो, कॉन्जुगेट एसिड। गेम इसी का ही है, गेम इसी का ही है। क्या आपको कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बनाना आता है या नहीं आता है? तो बस इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले। इनके कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है सर? जो H+ लूज करता है, H+ लूज करने के बाद, H+ डोनेट करने बाद वाली स्पीसी, कॉन्जुगेट बेस। उससे ट्राई कर ले भाई, ईमानदारी से यार, कर ले भाई यार, तेरा एग्जाम है भाई, मेला थोड़ी ना है, तेला है। दिल को बनना है IITian, तेरे को बनना है, मेरे को तो ना बनना है। इसमें से H+ लूज करोगे तो H+ लूज करने के बाद इसमें क्या बचेगा? F-। इसमें से H+ लूज करोगे तो यहां से क्या बनेगा? OH-। ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसमें से H+ लूज करोगे, अब देख इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, कार्बन के पास भी है, O के पास भी है। हम वहां से H+ निकालेंगे जिससे बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हो। और एनायन कब ज्यादा स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो मैं कहां से निकाल लूंगा? ऑक्सीजन से निकाल लूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस इज मोर स्टेबल, कार्बन पे माइनस थोड़ा कम स्टेबल, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां से H+ निकाल लूंगा। सर पी पे से निकाल दो, सर पी पे से। अरे पीएच है वो, फिनाइल है वो, फॉस्फोरस ना है, ठीक है। पीएच मतलब बेंजीन है वो, बेंजीन, बेंजीन है वो।
ये कौन सी बेंजीन बनाई है सर? तुमने उसको पोस्पोरस भी तो बोला। तो यहां से एच नहीं निकालना है, कहां से निकालना है? यहां से। वो एच नहीं है भाई, फिनाइल है। तो ये क्या बनेगा? PHO माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? H प्लस गेन करने के बाद जो स्पीसी बनती है, जैसे इसको H प्लस खिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। इसको H प्लस खिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। इसको H प्लस खिलाऊंगा, सर इसको कहाँ खिलाओगे? खिला सकते हैं, ये H3O प्लस बन जाएगा। एक H प्लस जुड़ने के बाद H3O प्लस। इसको H प्लस खिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा? PHOH बन जाएगा। इसके ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। दीज आर कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस वो होते हैं जो H प्लस निकालने के बाद बनते हैं। कॉन्जुगेट एसिड वो होते हैं जो H प्लस के जोड़ने के बाद बनते हैं। ये कहानी थी एसिड बेस की, खत्म नहीं हुई भाई, स्टार्ट हुई है अभी। अब क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को कैसे करना है उसके लिए कंसेप्ट समझें। पूरा इस स्लाइड पे फोकस करेंगे, इसी स्लाइड पे आपका पूरा कॉन्जुगेट पूरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन कर लूं पहले, 1 सेकंड रुक जाओ ना बस यार। हम्म, अब चलो आ जाओ। कोई भी एसिड होता है वो किस फॉर्म में होता है? HA की फॉर्म में, मतलब H प्लस अटैच होता है उसके साथ में। और वो एसिड जो होता है HA, वो क्या फर्निश करता है, क्या छोड़ता है? वो H प्लस छोड़ता है और साथ में बनाता है कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है मेरे दोस्त, ये क्या छोड़ेगा? H प्लस छोड़ेगा और साथ में क्या बनाएगा? A माइनस। छूटने के बाद H प्लस जो बचेगी वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। ये एक इक्विलिब्रियम है और किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka। वो Ka क्या है? एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस एसिड को डिसोसिएट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम में वो है वो। कोई भी एसिड H प्लस फर्निश करेगा, ठीक है? अब किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जितनी जल्दी वो इस H प्लस को फर्निश करेगा, जितनी जल्दी वो H प्लस देगा उतना बढ़िया एसिड है। जितनी जल्दी H प्लस छोड़ेगा उतना बढ़िया एसिड है ना? और वो कितनी जल्दी H प्लस छोड़ेगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा K होगा, K जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो H प्लस छोड़ेगा। K जितना ज्यादा होगा, जितनी जल्दी H प्लस छोड़ेगा, जितनी जल्दी H प्लस छोड़ेगा उतना बढ़िया एसिड होगा। मतलब K जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अगेन इमोशनल चलेगा, पूरा इमोशनल चलेगा, सुनते रहना। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। एक टर्म होती है पीके। पीके जो होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ के। के बढ़ेगा तो लॉग के बढ़ेगा, लेकिन इसके आगे लगा है माइनस। के बढ़ेगा, लॉग के बढ़ेगा, तो माइनस में चीजें कम हो जाएगी। यानी कि के बढ़ेगा, लॉग के बढ़ेगा तो माइनस के साथ पीके कम हो जाएगा। यानी कि के बढ़ेगा तो पीके कम हो जाएगा। यानी कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। मैंने पीके क्यों बताया? जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ को हम पीके में डील करते हैं, क्योंकि के जो होता है ना वो ऐसा होता है 10⁻², 10⁻³ अब चक्कर क्या होता है कि 2, 3, 4 तो कंपेयर हो नहीं पा रहे हमसे, 10 की पावर में कैसे कंपेयर करें? अल्लाह सर ऐसा कैसे? अरे मतलब तो पीके क्या हो जाएगा जब मैं इसको लॉग पे चढ़ाऊंगा? तो ये 2 उछल के आगे आएगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका PK2, इसका PK3। जितना कम पीके उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, जिसका पीके कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो पीके के टर्म में एसिड को सोचना आसान है, इसलिए पीके के टर्म में दिया रहता है, लिखने में आसानी रहती है बुक वाले को। अब यहां लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। और अपन ने सुना भी है, ये आपने सुना है ना, जितना कम पीएच होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। 7 से कम पीएच होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा पीएच होगा तो बेसिक होगा। ऐसे सुना ही है। आओ आज प्रूफ करते हैं उस बात को, उसको प्रूफ करते हैं। कर दोगे? हाँ, कोशिश कर लेते हैं। आपको पता है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दिख रहा है आपको? आपको ये भी पता है कि के जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये भी पता है। और के कब बढ़ेगा? जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, ठीक है ना? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। यहां तक की कहानी सीधे। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन।
सही है ना। और एक होता है पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की टर्म है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा लॉग H प्लस उतना ज्यादा होगा, लेकिन माइनस के साथ उतना कम हो जाएगा। वापस सुनो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा लॉग H प्लस उतना ज्यादा, माइनस के साथ उतना कम। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ये पूरी टर्म कम हो जाएगी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ये माइनस के साथ पूरी टर्म कम हो जाएगी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, pH कम हो जाएगा, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे दोस्त pH हो जाएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिडिक स्ट्रेंथ के, यहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। बचपन से पढ़ते आ रहे थे, आज साबित हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, और ये अपन पढ़ भी रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। यहां आ रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अरे भैया ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस के साथ A माइनस भी तो निकल रहा है मेरे दोस्त। जितना ज्यादा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा K होगा, और उतना ज्यादा K होगा तो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। जितना ज्यादा इस A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा K, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगा? जब A माइनस ज्यादा बनेगा, और वो ज्यादा कब बनेगा? जब वो स्टेबल होगा तभी तो ज्यादा बनेगा ना। कोई चीज अनस्टेबल होगी तो कैसे बन जाएगी? स्टेबल होगा तभी तो ज्यादा बनेगा, तभी तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा। तो इसलिए A माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, A माइनस मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, K उतना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। सारे क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ के इसी से होंगे, इसी से होंगे। कॉन्जुगेट बेस क्या है? एनायन है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और अभी भर भर के क्वेश्चन करे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। एनायन भरा हुआ है, फुल भर रखा है, पनीर भर रखा है, नाकों में से दालें बह रही है, इधर रसगुल्ला, इधर गुलाब जामुन, यहाँ खीरा ककड़ी अटकी हुई है गले में, फुल भरा हुआ माहौल, यहाँ कानों में से सूप भर है। तो हमें तो बाहर निकालनी है चीजें, बाहर निकालनी है। एनायन फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे खींचेंगे तो वो स्टेबल फील करेगा, या उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबल खींचेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा एनायन स्टेबल फील करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस एम, फिर माइनस एच, माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने कम लगे होंगे, इनवर्सली है ना, जितने कम लगे होंगे उतने ज्यादा एनहांस स्टेबल फील करेगा। प्लस एम प्लस एच प्लस आई कम होने चाहिए, माइनस एम माइनस एच माइनस आई ज्यादा होने चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। कुल मिला के इस पूरी स्लाइड में हमारे काम की बात ये निकल के आई कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, अगर पीके के वैल्यूज दिए हुए हैं तो। एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल कैसे करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से, वो कुछ भी नहीं है, एनायन की स्टेबिलिटी है। निष्कर्ष क्या निकल के आया पूरी स्लाइड का? ये समझा जो है ना अपन ने, इस पूरी स्लाइड का निष्कर्ष निकल के आया ये गहरी बात। गहरी बात क्या है? जब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा, एक आइटम का दूसरे आइटम से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे? उन दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन को, जैसा अभी था ना वो CH3OH था, तो अपन को चूज करना पड़ा कि ये हाइड्रोजन निकालें कि ये हाइड्रोजन, तो अपन ने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा अच्छा वाला हाइड्रोजन निकाला, वो ये था जिससे ज्यादा स्टेबल एनायन बने। तो हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? उसका कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, और जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को जज करना है। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा ना मेरे दोस्त, वही ऑर्डर तो एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। समझे भैया? समझे? अब तो खेला चलेगा क्वेश्चंस का, गेम किसका चलेगा? क्वेश्चंस का गेम चलेगा। आइए जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक मैं कर रहा हूं, बाकी आपको करने हैं। एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी आपको करना है। जैसे यहाँ फिनॉल लिखा है और दारू लिखी है, दिस इज दारू, दिस इज फिनॉल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। अब मुझे H+ को रिमूव करना है, मैं यहां से रिमूव करूंगा, यहां से रिमूव करूंगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा PHO-,
इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा RO माइनस। पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन, और इस पे O माइनस, और ये RO माइनस ही है। अब आप यहां ध्यान से देखोगे, ध्यान से तो क्या देखना है, नॉर्मल देख लो, नेगेटिव सिग्मा पाई, यहां रेजोनेंस चल रहा मस्त, जबकि यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। इस ऑक्सीजन पे माइनस यहीं का यहीं रहेगा, ऊपर से ये R अपना प्लस आई लगाएगा, उस O पे माइनस को और बढ़ाएगा। उसमें पहले ही दर्द था, वो पहले ही बहुत दबा के खाया हुआ था, अब फट जाएगा वो, और खिलाओगे तो उसको। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये माइनस तो डीलोकलाइज्ड है। कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। रेजोनेंस कर रहा है ऑक्सीजन टू कार्बन, रेजोनेंस यहां चल रहा है। ये नेगेटिव यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये यहीं का यहीं पड़ा है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ए और बी में किसकी ज्यादा है? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उसी की तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है दोस्त। अब सेकंड थर्ड आप ट्राई करें, एक बार कोशिश करो, होएगा तो ठीक, नहीं होएगा तो बताएंगे। कोशिश करना इज इंपॉर्टेंट। कोशिश करने वालों की बेटा हार भी नहीं होती, जीत भी नहीं होती। 50-50 है, एटलीस्ट 50% तो चांस दें। ठीक है, हमें एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहां बनेगा RS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, इसका क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसका क्या बनेगा? PHO माइनस, इसका क्या बनेगा? RO माइनस। अब तू खुद देख मेरे दोस्त, यहां नेगेटिव यहां पर भी रेजोनेंस में जा रहा है, यहां नेगेटिव यहां पर भी रेजोनेंस में जा रहा है, और जब रेजोनेंस में जा रहा है तो नेगेटिव सिग्मा पाई, ये नेगेटिव जब रेजोनेंस में जा रहा है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। यहां नेगेटिव जब रेजोनेंस में जा रहा है तो यहां पर भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। ये रीजंस पता होने चाहिए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। जितने अच्छे से आपको ये रीजंस क्लियर होते चलेंगे उतना ज्यादा आपकी मतलब ये बढ़िया होती चलेगी ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब यहां पे पीएचओ माइनस का मतलब क्या है दोस्त? पीएचओ माइनस का मतलब देख लेना, पीएचओ माइनस का मतलब तो बेंजीन और O माइनस है। जब आप यहां रेजोनेंस चलाओगे तो ये माइनस और ये पाई बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है रेजोनेंस, और यहां तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, उल्टा ये तो प्लस आई लगा रहा है, तो सबसे पीछे है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कार्बन में ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का रेजोनेंस कहां है यार? नेगेटिव ऑक्सीजन से वापस ऑक्सीजन पे जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां मोर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है। बढ़िया क्या है? मोर से मोर, मतलब ये दोनों इससे बेटर है। अब यहां पे देख, जब मैं इसके साथ रेजोनेंस बनाऊंगा, इसके साथ तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, इसके साथ बनाऊंगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, हो गया, है ना। यहां पर तीन एक जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन बनेगी और तीनों हूबहू एक जैसी बनेगी क्वालिटी। यहां पर दो बनेगी और दोनों एक जैसी बनेगी, ये नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा ना भाई रेजोनेंस करके। यहां तीन बनेगी, यहां दो बनेगी, और यहां कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 5, लेकिन एक जैसी नहीं है, अलग अलग शक्ल की है। यहां एक जैसी है और क्वालिटी रेजोनेंस है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन चल रहा है, तो 3 और 2 में 3 जीतेगा, तो ए ग्रेटर देन बी, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका डी आएगा, और यही आपका ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी हो जाएगा जो कॉन्जुगेट बेस का है, समझे। अब ये यहां तक तो पूरा सेम है। अब तेरे को पता है कि हाइड्रोजन भी तू यहीं से निकालेगा, यहां से तो नहीं निकाल सकता, यहीं से निकालेगा ऑक्सीजन के पास से। मतलब खेला किसका चलेगा? ये जो लटक रहे हैं ना ग्रुप, इनका खेला चलेगा। इनके इफेक्ट देखने, इनके इफेक्ट समझ में आ गए तो खेला खत्म हो गया। जब यहाँ पे से H निकालेगो तो यहाँ माइनस आएगो, क्या आएगो? माइनस 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 आएगो, समझना। इसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप कहां है? पैरा पे है। जब ऑर्थो या पैरा पे होते हैं तो मीजोमर हाइपर इंडक्टिव सब लगता है, मेटा पे होते हैं तो इंडक्टिव लगता है। इस NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +H। इस Cl का क्या लगेगा? -I ग्रेटर देन +M, तो -I। और यहां तो बेचारा हमारा हाइड्रोजन है, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, समझ रहे हो क्या। और माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को -M भी पसंद है, माइनस को -I भी पसंद है,
तो सबसे ज्यादा तो माइनस एम पसंद है क्योंकि वो ज्यादा ताकत से खींचेगा। ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सी है, और ये तो दे रहा है, मत दे, पहले ही बहुत है, पहले ही बहुत है, नहीं चाहिए। ए के बाद सी के बाद डी, डी के बाद बी अंत में आएगा। ए माइनस एम से खींच रहा है, सी माइनस आई से खींच रहा है, डी नहीं खींच रहा, ना नुकसान ना फायदा, बी नुकसान पहुंचा रहा है प्लस एच से। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। बात समझ में आई होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं दोस्त। खेला इसमें क्वेश्चन का है, जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना फायदे में रहोगे। एच निकालो और कंपेयर करो स्टेबिलिटी खुद से। एच निकालो, कंपेयर करो। देखो भैया, यहां से एच निकाले, यहां से निकाले, यहां से निकाले, माइनस बनाया, माइनस बनाया, माइनस बनाया, ये ढांचा, ये ढांचा, ये ढांचा सेम है। यानी कि जो पीछे लगे हैं केवल उनका मकसद है उनसे ही खेलना है। यहां लगा है CH3, यहां लगा है ये, यहां लगा है ये, इसका प्लस आई लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा। ये 3 जगह से दे रहा है, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा लगेगा। ये 2 जगह से दे रहा है, इसका प्लस आई थोड़ा कम लगेगा। और ये कहीं से नहीं दे रहा, मतलब पीछे हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन से दे रहा है, तो प्लस आई और कम लगेगा। और माइनस को प्लस पसंद नहीं है भैया, नहीं है। तो प्लस सबसे कम कहाँ है, ए में। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और अगर ये स्टेबिलिटी है तो यही तो एसिडिक स्ट्रेंथ है। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखो, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, कहीं से भी निकाल लो, कोई दर्द ही नहीं है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैंने यहां से निकाल लिया, चाहे यहां से निकाल लिया, एक ही बात है। तो यहां नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, पता है सर। यानी कि ये क्या लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, खींच रहा था ना। यहां देखोगे, यहां देखोगे तो मैं हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं। अगर मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला तो प्लस दिख गया तेरे को। अगर मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला माइनस बना के, तो केवल इसका माइनस एम लगेगा। अगर मैंने हाइड्रोजन को यहां से निकाला, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इसका भी माइनस एम और इसका भी माइनस एम, 2 जगह से माइनस एम लग रहा है। मजा आ गया, 2 जगह से माइनस एम, 1 जगह से माइनस एम। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी। अरे यही सवाल तो स्टेबिलिटी में किया था, बस वहां निकाल के दिया था, माइनस बना के दिया था। यहाँ पहले निकालना है, सोचना है कहां से हाइड्रोजन निकालना है, उसके बाद एनायन में खेलना है, उसके बाद एनायन में खेलना है, ये है बस। फिर यहां देख, यहां से निकाल ले चाहे यहां से निकाल ले, यहां माइनस बनाया, इसका माइनस एम, यहां से माइनस बनाया, इसका माइनस एम। तेरे को पता है इसका माइनस एम ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन वाली साइड से खींच रहा है, कार्बन से खींच रहा है। तो भैया ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा भैया, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ एक एक एच है, निकालना। यहाँ क्या बनेगा, CCl3 माइनस। याद आया, कुछ याद आया इसको देख के, याद आया इसको देख के कुछ, अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करे हैं भैया। यहां पे क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां हो रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और यहां कुछ भी ना हो रहा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब ये पूरी पीरियोडिक टेबल आ गई, देख ये पूरी पीरियोडिक टेबल आ गई, सुनना बहुत ध्यान से। इसमें से H निकालेगा क्या बनेगा, CH3 माइनस। H निकालेगा क्या बनेगा, NH2 माइनस। यहां से H निकालेगा OH माइनस, यहां से निकालेगा F माइनस। मैंने क्या बोला था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ऊपर से नीचे की बात करते हैं, ऊपर से नीचे की। इससे निकालूंगा Cl माइनस, इससे निकालूंगा Br माइनस, इससे निकालूंगा I माइनस। जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, देख एक अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सोचते हैं, वहां हम साइज वाइज से नहीं सोचते, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको साइज से सोचना है। लेफ्ट टू राइट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऊपर से नीचे जाने पे साइज देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़कर, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम है। अब यहां कैसे कंपेयर करोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, सोच बताता हूं।
फ्लोरीन का साइज छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा फ्लोरीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है, और दोनों में माइनस बराबर है। इतनी सी जगह में माइनस को ठूसना है, खट 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 पास पास में आएंगे। इतनी बड़ी जगह में माइनस को, इतनी दूर दूर रहेंगे, जितनी पास रहेंगे उतना ज्यादा रिपल्शन, जितना दूर रहेंगे उतना मजा। तो साफ पता चल रहा है आई माइनस ज्यादा स्टेबल है एफ माइनस से। इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान ले तेरे घर में 10 मेहमान आ गए, 10 10 मेहमान आ गए। अब उन 10 मेहमानों को तेने क्या करा, उन 10 मेहमान को तेने रसोई में सुला दिया, किचन में। किचन देखा आपने, किचन, किचन में सुला दिया। किचन छोटा सा होता है, 10 मेहमान को आपने किचन में सुलाया। और फिर तेरे घर में 10 मेहमान आ गए। अब उन दूसरे सेट ऑफ 10 मेहमान को तेने एक हॉल में सुलाया। हॉल था, बड़ा सा हॉल, उसमें सुलाया। कौन ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? 10 मेहमान किचन में, 10 मेहमान हॉल में। किचन में ज्यादा, किचन में कैसे रहेंगे? कंजेस्टेड, एक के ऊपर एक पड़े। हालांकि किचन में भी मजे हो, लेकिन कौन मतलब समझ रहे हो ना? किचन में क्या होगा, ठूस ठूस के पड़े होंगे, और हॉल में मस्त तरीके से सो रहे होंगे फेल पसर के। तो कौन से मेहमान ज्यादा खुश रहेंगे? जो हॉल में सो रहे हैं। जो किचन में सो रहे हैं वो ना खुश रहेंगे, क्योंकि कंजेस्टेड है। हालांकि वो भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना? अरे यार भाई, मजाक है मजाक। तो एफ माइनस और आई माइनस, फ्लोरीन इतना सा है, उसमें माइनस को इतना ठूस ठूस के भर रखा है। आई इतना बड़ा है, उसमें माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है मस्त तरीके से, रिलैक्स है, रिपल्शन कम आएगा। रिपल्शन ज्यादा आएगा, दर्द में आ गया। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल देख, गेम इसमें एग्जाम्पल का ही है और कुछ नहीं है। एक बार ट्राई कर। यहां से एच निकालेगा और यहां से एच निकालेगा, ये बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये बनेगा NH2 माइनस। और इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त मैंने आपको बताया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा कि कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ज्यादा स्टेबल ये है sp पे नेगेटिव, नाइट्रोजन sp3 पे नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, वो वाला। मतलब ये ज्यादा होगा एसिडिक, समझ गए आप? फिर तू यहां से H निकालेगा, क्या बनेगा? CH3O माइनस। यहां से H निकालेगा, क्या बनेगा? OH माइनस। यहां से H निकालेगा, क्या बनेगा? EtO माइनस। यहां से H निकालेगा, क्या बनेगा? O माइनस। अब तेरे मन में आ रहा होगा सर इसका ऑर्डर हो जाएगा सर बी, क्योंकि हाइड्रोजन है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा सर, इसका प्लस आई, फिर इसका और ज्यादा प्लस आई, इसका और ज्यादा प्लस आई। बिल्कुल सही बात है, तू बिल्कुल सही सोच रहा है। अगर ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। BACD भाई, माइनस को प्लस पसंद नहीं है। ये बड़ा ग्रुप है, इसका इधर से भी प्लस आई, इधर से भी, इसका प्लस आई लग रहा होगा, इसका प्लस आई लग रहा होगा, इसका प्लस आई, इसके प्लस आई से तो ज्यादा होगा। और माइनस को प्लस पसंद नहीं है, सही बात है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगेगा। लोचा है यहां पे, ये नहीं होगा। यहां आंसर होगा A गर्दन, B गर्दन, C गर्दन, D। मिथेनॉल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑल अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ भाई, सॉरी सॉरी। ऑल अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल, ये एक गहरी बात है, ध्यान रखनी है आपको। हो गया, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका पीके जो होता है ना, वो 15.5 होता है, और वाटर का पीके जो होता है वो 15.7 होता है।
इसका 15.5 होता है, इसका 15.7 होता है, और जिसका पीके कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिसका पीके कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका पीके 15.5 है, इसका 15.7 है। ये ऑर्डर है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। समझ भी सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सारे अल्कोहल, सारी दारू जो है पानी से कम एसिडिक होगी एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल कच्ची शराब, आपने गाँव में सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हुई है ना, तो वो बेसिकली मिथेनॉल है। वुड स्पिरिट जला देती है पूरे शरीर को, पूरे शरीर को जला देती है कच्ची शराब, मिथेनॉल है ना। इसकी पॉलिश होती है, वुडन पॉलिश होती है बस। ठीक है दोस्त, ये दो एग्जाम्पल और है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, पीवाई क्यूज के ही एग्जाम्पल है, कोई मतलब अभी आए थे रिसेंटली। बताइए, जेई मेंस वगैरह में आए थे भाई। H प्लस तो आप पक्का पक्का यहीं से निकाल रहे होंगे, यहां माइनस भी बना रहे होंगे, और इन ग्रुप्स के इफेक्ट लिख रहे होंगे भाई साहब कि माइनस एम है माइनस आई है, माइनस एम है माइनस आई है, माइनस एम है माइनस आई है। ऑर्थो पैरा पे लगता है तो माइनस माइनस एम एम सब लगता है। मेटा पे लगा है सिर्फ माइनस आई है, माइनस एम है माइनस आई है, वहां तो कुछ है ही नहीं ई में। तो जितने ज्यादा माइनस एम माइनस आई उतना बढ़िया अपना माइनस खुश रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे साहब, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा जो स्टेबिलिटी का आएगा सर, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए है। उसके बाद देखो सर, यहां माइनस एम और यहां माइनस एम, वो तो सेम होगा क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, थोड़ी देर पहले बताया था आपने। तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट से देखोगे तो सर यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा और यहाँ कम लग रहा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और माइनस को माइनस पसंद है तो सर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद सर डी हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ माइनस आई लग रहा है और ई में तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो ए बी डी सी हो जाएगा सर, ए बी डी सी ई। आपने सोचा है, मैंने भी सोचा है, यही सोचता एक 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 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यही सोचेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यही सोचेगा। वो ह्यूमन बीइंग ज्यादा सोच सकता है जिसने इस तरह के एग्जाम्पल ट्राई कर रखे हो। ये कोई मतलब ऐसे कोई नेता नहीं बनना है कि अरे अरे ऐसे क्या, ऐसा कोई कोई नेता नहीं होता है जिसने पढ़ रखा होता है, कोई चीज देख रखी होती है, कहीं पे किताब में पढ़ ली कहीं पे पढ़ ली, उसको ध्यान रह जाता है। वरना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है वो सुनो आप। इसका जो सही ऑर्डर है वो क्या है, ए, फिर ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ई। लफड़ा डी और बी में है, ये सही है। इस डी और बी को फोकस करना है आपको बस। एक्चुअल में बी वाला जो होता है ना, H प्लस निकलने से पहले की सिचुएशन बता रहा हूं, ये ओ एच एन ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ और यहां पर प्लस, इस H और इस O माइनस में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है। इस H के निकलने से पहले की सिचुएशन है, पहले की, अभी H निकला नहीं है, और यहां तो H और NO2 बहुत दूर है, तो यहां तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब ये H इसके साथ रिलेशन में है, जुड़ा हुआ है, रिलेशन आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। यहां इस H में कोई रिलेशन नहीं है, निकाल लो भैया, मेरे को कोई दर्द नहीं है मेरे, ये थोड़ा रिलेशन में है। तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसको तोड़ने के लिए भी तो दुख दर्द आएगा। तो मतलब ये H प्लस निकालना चाहते हो और ये H प्लस निकालना चाहते हो, आप खुद बताओ कौन सा H प्लस जल्दी से निकल जाएगा। इसको निकालना आसान है भाई, ये तो चाह रहा है निकाल ले। ये क्या चाह रहा है, पहले ये तोड़ फिर मैं टूटूंगा, दो बॉन्ड तोड़ने। तो जल्दी से H प्लस कौन दे रहा है, ये। थोड़ा लेट H प्लस कौन दे रहा है, ये। अब आप बोलोगे सर ये भी तो फ्री है, इसको भी जल्दी से निकाल लो। लेकिन यहां सिर्फ माइनस आई है, यहां माइनस एम भी है, वो इतना गहरा भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि वो माइनस एम को अपन नेग्लेक्ट कर दें। लड़ाई बराबर बराबर की थी तो उसको देख रहे थे, ये तो बहुत पीछे चला गया। समझ गए आप बात को, इसलिए ऑर्डर निकल के आया। सिचुएशन पहले की, H प्लस निकलने से पहले की, ठीक है, कंपाउंड की सिचुएशन है, कॉन्जुगेट बेस की सिचुएशन नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए। अब इसमें मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया, मतलब यहां से H हट गया, यहां से हट गया, यहां से हट गया। हटने के बाद मैं जो बना रहा हूं वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस, ये हटने के बाद की सिचुएशन है। मतलब ये जो मैंने बनाए हैं
H रिमूव करने के बाद बना है, H रिमूव करने के बाद की सिचुएशन है। H रिमूव करने के बाद इस कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इधर से भी और इधर से भी, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। जब हाइड्रोजन फोन से अटैच होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ये H इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इस H इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये भी ऑक्सीजन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कर सकता है। यहां तो कुछ है ही नहीं, यानी कि यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आफ्टर रिमूविंग H प्लस कॉन्जुगेट बेस के अंदर। यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आफ्टर रिमूविंग H प्लस कॉन्जुगेट बेस के अंदर, और यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। सबसे ज्यादा खुश कौन है? अरे मेरा H प्लस निकल गया, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मेरा H प्लस निकल गया, मेरे तो एक हो रही है, मेरी तो एक भी नहीं हो रही। तो कौन जीतेगा? ए, फिर बी, फिर सी। ये ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये सिचुएशन देख, ये सिचुएशन देख, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दर्द पहले था, H निकलने नहीं दे रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकलने नहीं दे रहा था। यहां H निकल गया, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, उसके बाद हो रही है, उसके बाद हो रही है, निकलने के बाद की सिचुएशन है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी, मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं दोस्त। एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम का। एसिड बेस रिएक्शन में कैसे डायरेक्शन देखते हैं हम इक्विलिब्रियम का, कि भाई फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ये 3 स्टेप है, इनको मान लीजिए, जहन में बिठा लीजिए और चुटकियों में सवाल सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या है? फाइंड एसिड इन बोथ डायरेक्शन। आपको इस तरह का इक्विलिब्रियम दिया होगा, इस तरह का इक्विलिब्रियम दिया होगा, आपको बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। आपको क्या करना है? इधर की साइड एसिड ढूंढना है, इन दोनों में से एसिड कौन है। इधर की साइड एसिड ढूंढना है कि इन दोनों में एसिड कौन है। भाई ध्यान से देखेगा, PaCOH PHO माइनस, ये H प्लस छोड़ रहा है, देख छोड़ने के बाद H प्लस ऐसा बना, ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ऐसा बना। जो छोड़ता है H प्लस वो क्या होता है? एसिड। ये एसिड है। इन दोनों में देखेगा तो उल्टा सोच, इसने H प्लस छोड़ा होगा तभी तो ऐसा बना होगा। तो इधर की तरफ एसिड कौन है? ये वापिस देख ले, इन दोनों में से एसिड कौन था? इसने H प्लस दिया इसलिए एसिड। इन दोनों में से एसिड कौन था? ये इसको H प्लस देगा तो उधर जा पाएगा ना, तो ये एसिड। दोनों तरफ अपन ने एसिड आइडेंटिफाई कर लिए। अब अपन को इन दोनों एसिड को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। मतलब अब इसकी लड़ाई और इसकी लड़ाई है कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो वो तो हमें आता है, यहां से H प्लस निकालेंगे, माइनस बनाएंगे, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। यहां से ये फिनॉल है तो ये बेंजीन और ये O माइनस, ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस चल रहा है ना, ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस चल रहा है। वहां ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन टू कार्बन। तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टू कार्बन में ज्यादा क्वालिटी रेजोनेंस कहां है? यहां है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी H प्लस छोड़ेगा, छोड़ के इधर आ जाएगा। एसिड फाइंड करे दोनों तरफ, दोनों का कंपैरिजन किया तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही तो जल्दी रिएक्ट करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अपोजिट में शिफ्ट होगा। इसका अपोजिट क्या है? ये, मतलब फॉरवर्ड चला जाएगा। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों तरफ एसिड फाइंड आउट करें, कंपेयर करिए एसिडिक स्ट्रेंथ, जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा उसके अपोजिट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों में से एसिड कौन है? देखो जरा, देखो जरा, इन दोनों में एसिड कौन है? इसने इसको H प्लस दिया है, देखना, देने के बाद ये NH2 माइनस बन गया, तो इधर तो एसिड ही है, ये H प्लस दे रहा है ना। इन दोनों में एसिड कौन है? इन दोनों में एसिड कौन है? इससे तो H निकाला नहीं, इससे निकला है उधर जाने के लिए, ये एसिड है। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। अरे भाई ये एसिड है ना, इसका तो बना है कॉन्जुगेट बेस, इधर ये देखोगे तो इसका बना है उधर कॉन्जुगेट बेस, तो इधर ये एसिड इधर ये एसिड। दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इसको देखेगा कार्बन sp, इसको देखेगा नाइट्रोजन sp3। अरे इसका ऐसे बनेगा ना HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसका क्या बनेगा? NH2 माइनस। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा ये है, कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उस तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, दोनों तरफ एसिड पहचानने हैं, उनको कंपेयर करना है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है। मतलब वही एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है।
बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक ही कंपाउंड में 4 तरह के एच फंसे हुए हैं। इस तरह का सवाल भी पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, है ना? एक ही कंपाउंड में 4 तरह के एच फंसे हुए हैं और मेरे पास बेस के नाम पे सिर्फ 2 मोल है। मतलब मैं 2 NH2 माइनस यूज कर सकता हूं, जिससे मैं H प्लस ले सकता हूं। मैं यहां से ले सकता हूं, यहां से ले सकता हूं, यहां से ले सकता हूं, यहां से, लेकिन सिर्फ 2। या तो ये 2 ले सकता हूं, या तो ये 2 ले सकता हूं, या तो ये 2 ले सकता हूं, या तो ये 2 ले सकता हूं। ले 2 ही सकता हूं, बाकी के 2 H वैसे के वैसे रहेंगे। अब कौन से 2 H ले सकता हूं, वो किस बात पे डिपेंड करेंगे? वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो मतलब मुझे इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है और कुछ नहीं करना। समझ गया? अब तू खुद देख, अगर मैंने H प्लस को यहां से निकाला, माइनस बनाया, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस है। लिखते चल लिखते चल, यहां क्या है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस। मैंने यहां से H रिमूव किया, यहां माइनस बनाया, ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस है। कैसा है? ऑक्सीजन से कार्बन रेजोनेंस। यहां ऑक्सीजन से कार्बन रेजोनेंस। मैंने यहां से H प्लस रिमूव किया, यहां माइनस बनाया, ये माइनस यहां रेजोनेंस करेगा, ये भी ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस है। कैसा है? कैसा है? ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस है। लेकिन इसके मेटा पोजीशन पे ये NO2 लगा है। मतलब जब यहां माइनस बनेगा तो इस माइनस को इस NO2 का माइनस आई भी सपोर्ट करेगा, है ना? इसका माइनस आई, मतलब इसमें एक और फैक्टर क्या लग रहा है, साथ में माइनस आई भी लग रहा है। और यहां से रिमूव करूंगा तो यहां कार्बन पे माइनस है, यहां ऑक्सीजन पे माइनस था, ऑक्सीजन पे माइनस था, ऑक्सीजन पे माइनस था, यहां कार्बन पे माइनस है। तो कार्बन का माइनस क्या कर लेगा भैया ऑक्सीजन के माइनस के सामने? यहां कार्बन पे माइनस है। अब सबसे ज्यादा ये भी ओपे माइनस, ओपे माइनस, ओपे माइनस। अरे यहां इसको रिमूव करेगा, यहां माइनस, इसको रिमूव करेगा, यहां माइनस, इसको रिमूव करेगा, माइनस। ओपे माइनस, ओपे माइनस, ओपे माइनस, तीनों सेम है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू कार्बन। क्वालिटी कहां है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन में। क्वालिटी कहां है? ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले तो HA आ जाएगा स्ट्रॉन्ग में। अब लड़ाई HB HC की है। HB में ऑक्सीजन टू कार्बन, HC में भी ऑक्सीजन टू कार्बन, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर है माइनस आई। तो फिर HB आ जाएगा, फिर आपका HC आ जाएगा, फिर आपका HD आ जाएगा। मतलब कौन से 2 H निकाल सकता हूं? HA HB निकाल सकता हूं। इसी को पूरा का पूरा कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी वो देखना आप H निकालने के बाद की। एक तो HA निकल जाएगा और एक HB निकल जाएगा, यहां पे माइनस और इसके साथ में Na प्लस आ जाएगा, यहां पे माइनस, इसके साथ में Na प्लस आ जाएगा। और यहां से H किसने निकाले? NH2 माइनस ने निकाला, तो 2 मोल अमोनिया निकल जाएगा। HD HC वैसे के वैसे ही पड़े होंगे, मैं 2 ही निकाल सकता था। क्या करा? एक ही मॉलिक्यूल में 4 H में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करा, जो ज्यादा एसिडिक होंगे वही तो निकलेंगे। अगर 1 मोल दिया होता तो केवल ये निकलता, 2 मोल दिए हैं तो ये निकला, ये निकला, 3 दिए होते तो ये निकल जाते, 4 दिए होते तो चारों निकाल देता यार। समझ गए? समझ गए? एक बार देख लीजिए। हाँ भाई, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है? मतलब रेजोनेंस में दर्द, दिक्कत, रुकावट, परेशानी, चिड़चिड़ापन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज की वजह से रेजोनेंस का रुकना या रुकावट होना, क्या कहलाता है? SIR इफेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 2 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं A और B। अगर मैं आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को कहूं, कुछ नहीं पढ़ा आपने SIR वैसाईआर, तो आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे? नॉर्मल तरीके से जैसे करते आ रहे हो, H प्लस निकाल के, वैसे, है ना? वैसे करोगे। कैसे करोगे बताओ, क्या निकल के आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ? फटाफट बताइए। तो देखो आपने क्या किया होगा कि सर हमने तो यहां से H प्लस निकाल दियो, यहां से H प्लस निकाल दियो, यहां पे माइनस बना दिया, यहां पे माइनस बना दो। यहां पर CH3 का क्या लग रहा है? सर प्लस आई लग रहा है, तो CH3 का प्लस आई लगेगा तो O माइनस दर्द में आएगा। यहां कोई प्लस आई ना लग रहा तो दर्द में ना आएगा, ठीक है? तो A और B में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा B से, इसलिए A की एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस है ना? इसमें कोई गलत नहीं है,
इसमें कोई दर्द नहीं है, आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर गलत है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम ऐसे ही सोचेंगे। जब तक हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं लेते, जब तक हम इस तरह के क्वेश्चंस कर नहीं लेते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे क्या लगाना होता है। चलो मैंने आपको एक वो बताया था आइसोमेरिज्म के अंदर स्मॉल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, वो मैं आपको वापस से बता देता हूं। स्मॉल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ये हैं आपके स्मॉल ग्रुप, हाइड्रोजन ट्रीटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम, OH NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और फ्लोरीन, ये सब आपके क्या है, स्मॉल ग्रुप से। बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, जैसे सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल CH3 CH2 CH3 आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड NO2 है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, NMe2, ये सब आपके कैसे हैं, बल्कि ग्रुप है। दीज ऑल आर बल्कि ग्रुप्स। इनको आप बल्कि ग्रुप्स कंसीडर करके चलोगे, इनको स्मॉल ग्रुप्स कंसीडर करके चलोगे। अभी अभी अपन देखते हैं कि CH3 और COH दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, बल्कि हैं। अगर दोनों ग्रुप बल्कि हैं तो इन दोनों ग्रुप में क्या आ रहा होगा, भयंकर रूप से रिपल्सन आ रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा, इसमें और इसमें क्या आ रहा होगा, रिपल्सन आ रहा होगा, पक्की बात है। अब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, रेजोनेंस कैसे बंद होगा। इस बेंजीन का इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रेजोनेंस कट करूंगा मैं इस वाले में, ध्यान से देखना आप बस। ये कार्बन कैसा है दोस्त, ये sp3 है, ये कार्बन कैसा है दोस्त, sp2 है। फिलहाल के लिए ये sp2 और ये sp3, इन दोनों में भयंकर रूप से रिपल्शन आ रहा है। आपको पता है sp3 जो होता है CH3 वो कैसा होता है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड घेर रखा है। और वो CH3 को अगर मैं पैक करना चाहूंगा तो वो कैसे में पैक होगा, स्फेरिकल में पैक होगा। मतलब ये CH3 किसकी तरह है, कि स्फेयर की तरह है, यानी कि बॉल मान लो उसको, फुटबॉल देखिए आपने, फुटबॉल की तरह मान लो, बास्केटबॉल मान लो, फुटबॉल मान लो। और ये sp2 है, sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब पूरा माल कैसा आ रहा होगा, एक प्लेन में आ रहा होगा, एक प्लेन में आ रहा होगा, पक्की बात है। समझने के लिए मैं इसको ऐसे मान लूं कि एक थाली की तरह है, जैसे अपने घर में प्लेट होती है ना प्लेट देखिए आपने इस तरह की प्लेट होती है, ऐसे प्लेट, प्लेट होती है, प्लेनर है ना, प्लेट प्लेनर है, तो प्लेट की तरह मान लू, समझिए आप। फिलहाल फिलहाल जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्लेट है, और जो आपका CH3 है वो बॉल है, ठीक है ना। ये आपकी प्लेट है और ये आपकी बॉल है। फिलहाल प्लेट और बॉल में भयंकर रूप से क्या आ रहा है, रिपल्शन, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, दोनों में भयंकर रूप से रिपल्शन आ रहा है। अब आप बॉल को घुमाओ, बॉल को कितना ही घुमा लो, कितने घुमा लो, कितने घुमा लो, बॉल तो बॉल ही रहेगी, जैसी शेप है वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप प्लेट को घुमाते हो, अभी फिलहाल के लिए प्लेट ऐसी है, ये प्लेट है, अगर आप इसको घुमाते हो तो ये ऐसी हो जाएगी, ये प्लेट थी, ये घुमाते हो तो ऐसी हो जाएगी, पक्की बात है। तो बॉल को तो मैं कितने घुमा लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बॉल तो एज इट इज ही रहेगी, बॉल तो एज इट इज रहेगी। लेकिन प्लेट का मैं कुछ और कर सकता हूं। प्लेट में मैं क्या कर सकता हूं कि प्लेट को मैं घुमाऊंगा तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये प्लेट हो गई। अब आप देखो जब प्लेट इस तरह से रखी हुई थी तब प्लेट और बॉल में भयंकर रूप से रिपल्सन आ रहा था, पक्की बात है। ये आपकी प्लेट है, ये आपकी बॉल है, प्लेट और बॉल आमने सामने आ रही, भयंकर रूप से रिपल्सन आ रहा है। अब प्लेट को मैंने ऐसे घुमा दिया और बॉल अभी भी ऐसे है, तो रिपल्शन कम हुआ है कि नहीं हुआ, रिपल्शन कम हुआ है। यानी कि प्लेट ऐसे घूम गई तो यहां पर रिपल्शन क्या हो गया, रिपल्शन लेस हो गया, रिपल्शन मिनिमाइज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो sp2 वाला कार्बन है ये रोटेट हो जाता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप को, मतलब इस sp3 वालों को आप कितना ही रोटेट कर लो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रोटेट हो जाता है, जिससे इन दोनों के बीच में रिपल्शन ना लगे। अब क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो साथ साथ इसके पाई बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल है वो भी तो रोटेट हो रहे होंगे ना भाई। मान ले पाई बॉन्ड पहले ऐसे आ रहा था, रोटेट करोगे तो अब ऐसा हो गया। और अगर पाई बॉन्ड भी रोटेट हो रहा है, मतलब p ऑर्बिटल्स भी रोटेट हो रहे हैं, तो वो बेंजीन के p ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल नहीं रहे। और अगर बेंजीन के p ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल नहीं रहे तो पहले जो यहां रेजोनेंस चल रहा था वो अब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये घूमा तो इसके p ऑर्बिटल घूमे, p ऑर्बिटल घूमे तो रेजोनेंस बंद। क्यों बंद हुआ, ड्यू टू साइज, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इसी को तो बोलते हैं SIR। क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में दर्द, दिक्कत, रुकावट, परेशानी ड्यू टू साइज इज SIR। और ये सिर्फ ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे होता तो वो रिपल्शन आता ही नहीं, पैरा पे होता तो वो रिपल्शन आता ही नहीं, केवल ऑर्थो पे, और वो भी किसमें, बेंजीन में, जब प्लेनरिटी की बात चल रही है। आगे पीछे नहीं जा सकते, COH CH3 जो है वो सेम प्लेन में ही रहेंगे
अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं दोस्त। जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो वो कैसा बनता है, COO माइनस। जब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो वो कैसा बनेगा, COO माइनस, और यहां पर CH3। देखना ध्यान से यहां पर दोस्त, यहां पर मस्त तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये बेंजीन जो है इस CO माइनस पे क्या लगा रही है, +M लगा रही है, जिससे O माइनस पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। यहां रेजोनेंस थोड़ी ना बंद हुआ है, यहां पहले रेजोनेंस था, लेकिन वो रेजोनेंस हमने कट कर दिया मेरे दोस्त, वो रेजोनेंस कट हो चुका है, नहीं होगा। तो अब ध्यान से सुनना, इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +I, वो तो लग ही रहा था। इस बेंजीन को देखो, याद है जब अपन ने +I सीरीज पढ़ी थी तो उसमें CO माइनस का +I लगता था, देखना आप, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, और CO माइनस का +I लगता था। अगर CO माइनस का +I लगेगा तो बेंजीन का क्या लगेगा, -I लगेगा। -M या +M क्यों नहीं लगा, क्योंकि रेजोनेंस ही बंद हो गया। रेजोनेंस नहीं तो काय का मीजोमेरिक इफेक्ट, यहां रेजोनेंस बंद हो गया तो मीजोमेरिक इफेक्ट बंद हो गया। ये -I +I आपस में कैंसिल हो जाएंगे, O माइनस मस्त खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा। यहां जबरदस्ती O माइनस को +M से इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, इसमें दर्द आ रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है, जबरदस्ती और मत दो। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, B की A से ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, B की A से ज्यादा होगी। अब तू देख, जितना बल्कि मैं इस ग्रुप को करता जाऊंगा, जितना बड़ा ग्रुप करता जाऊंगा, उतना जल्दी ये रेजोनेंस बंद होगा, उतना ज्यादा ये रेजोनेंस बंद होगा। बल्किनेस बढ़ेगी तो SIR इफेक्ट बढ़ेगा। ये जो SIR है ना, ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या, निष्कर्ष क्या निकला कि अगर आप बल्किनेस को बढ़ाते हो तो SIR इफेक्ट बढ़ता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। बल्किनेस बढ़ाओगे, SIR बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई ना भाई, ठीक है ना। तो ड्यू टू SIR, ऑर्थो पे अगर बल्कि ग्रुप आ रहा है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ड्यू टू SIR, ऑर्थो पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी दोस्त। और जैसे जैसे मैं ग्रुप्स को बल्कि करता जाऊंगा, SIR और बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। जैसे मिथाइल है, अगर इथाइल होता तो और ज्यादा SIR लगता, और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती उसकी। प्रोपाइल होता, आइसोप्रोपाइल होता, और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती, ठीक है ना। ये SIR की कहानी है। ये पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका खत्म होता है। अब बात करते हैं दोस्त बेसिक स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो क्या था, H+ को निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उनकी स्टेबिलिटीज को जज कर लो, ये था एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे, इमोशंस से देखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाने की मतलब ना के बराबर जरूरत पड़ेगी, बहुत कम जरूरत पड़ेगी, एक आधा केस में जरूरत पड़ सकती, ज्यादा नहीं पड़ेगी। यहां कैसे होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। भाई जो H+ को जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, अरे यही तो होता है ना, एक तो होता है H+ डोनर एसिड और H+ एक्सेप्टर बेस। H+ को एक्सेप्ट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। और किसी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को रख के ना खुश होगा। मतलब जो जितना ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को रख के, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। मतलब आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन को रख के कौन ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सा फंडा है, वन लाइन का फंडा है ये। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो मोर इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जिसके पास होंगे वही तो करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब ज्यादा से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, पीछे से बहुत सप्लाई आ रही होगी, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, +M +H +I। जितने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब -M -H -I, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी ज्यादा देने की टेंडेंसी। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बना रखे हैं, इनके थ्रू अगर आप सोचोगे तो थोड़ा आसान पड़ता है सोचना। इनके थ्रू सोचोगे तो थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप सेम पीरियड में चल रहे हो, पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में चल रहे हो,
कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, O पे माइनस, F पे माइनस। अब इसको ऐसे समझो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, स्टेबल, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव उस पर आ रहा है, उसको कोई दर्द नहीं है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस पर नेगेटिव आ रहा है, उसको दर्द है। उस दर्द का निवारण क्या है कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। तो ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया ना, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज, अनस्टेबल है, जल्दी देगा। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो जल्दी देगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आप सेम ग्रुप में चल रहे हो, हमें ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में देखनी है, उसके अलावा सब जगह पे अपन साइज ही देखते आ रहे हैं। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बिल्कुल इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके घर में 10 मेहमान आए, पहले भी ये बात बताई थी, 10 मेहमान आए, आपने उनको रसोई में सुलाया, किचन में सुलाया, कंजस्टेड फील करेंगे, है ना। हालांकि कौन सो रहा है उस पर मजे हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन और 10 मेहमान और आए, और 10 मेहमान के सेट को आपने हॉल में सुलाया, कंफर्टेबली चौड़ में सो रहे हैं एकदम। कौन से मेहमान ज्यादा देर तक रहना पसंद करेंगे आपके यहाँ पे? जो कंफर्टेबली सो रहे हैं, मतलब हॉल वाले मेहमान को अच्छी मेहमान नवाजी लगेगी, और किचन वालों को थोड़ी कम मेहमान नवाजी लगेगी। तो किचन वाले जल्दी चले जाएंगे, हॉल वाले कंफर्टेबली सोते रहेंगे, मजे करेंगे। तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इत्तू सा है फ्लोरीन, इत्तू सा, उसमें माइनस भरे पड़े और एक दूसरे माइनस को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दर्द आ रहा है। तो ये क्या चाहता है यार, ले जाओ ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। आई माइनस क्या, आयोडीन का साइज इतना बड़ा, उसमें माइनस बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, चौड़ में पड़ा हुआ है फैल फजर के, तो रिपल्शन कम आ रहा होगा। तो स्टेबल कौन फील कर रहा है, आई माइनस। अनस्टेबिलिटी किस में आ रही है, एफ माइनस में। जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा खाके रखेंगे, इधर पनीर वनीर ठूस ठूस के रखेंगे, उतना ज्यादा निकालने का मन करेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कोई भी स्पीशीज न्यूट्रल होना चाहती है। अब इसमें 3 माइनस है, 2 माइनस है, 1 माइनस है, वो तो न्यूट्रल है। तो कौन जल्दी देगा, जिसके ऊपर माइनस ज्यादा है, सीधी सी बात है यार। ABCD। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको यहां लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 4, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, लोकलाइज्ड वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज्ड तो मजे कर रहा है, घूम रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, वो तो घूमते फिरते जा रहे हैं, अलग अलग न्यूक्लियस के कंट्रोल में आ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जो एक ही जगह पड़ा है, 25,000 साल बाद भी एक ही जगह पड़ा होगा, दर्द तो उसके आ रहा है। तो लोकलाइज और डीलोकलाइज में लोकलाइज जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आपको इसमें बेसिक साइड चूज करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन जा कहां से रहे। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इन तीन को कंपेयर करना है कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिसको रख के तकलीफ हो रही होगी, सोचना है बिल्कुल इमोशन से है। अगर आप इमोशनली इसको नहीं सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको सोचना किसको दर्द दिक्कत परेशानी हो रही है इलेक्ट्रॉन को रख के। जिसको ज्यादा परेशानी हो रही होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। आप ये देखो, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp3 है, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 है, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो कैसा फील करता है, स्टेबल फील करता है, जल्दी से नहीं जाएगा। तो जल्दी से कौन जाएगा, sp3 वाला। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ABC हो जाएगा। ये 5 सवाल है, ये 5 सवाल आपका जीवन मतलब बढ़िया कर देंगे बेसिक स्ट्रेंथ में, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये 5 सवाल कर लोगे, मजा आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं सवाल को, कि सर ये तो नाइट्रोजन sp3 है और ये लोन पेयर जो है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है सर, तो ये sp2 हो जाएगा। sp2 sp3 से भी कर सकते हो, या फिर कंसेप्चुअली करोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जीवन भर यहीं पड़ा रहेगा। ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। और ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके तो मजे चल रहे हैं, तो घूम रहा है, तो स्टेबल फील कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इधर आऊं इधर आऊं इधर आऊं इधर आऊं। ये कैसा है, अनस्टेबल फील कर रहा है कि यार मैं यहीं पड़ा हूं यार, कोई तो देख लो, है ना। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, B>A। क्लियर है। ये अच्छा सवाल है, मतलब बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होके।
यहां देखो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है दोस्त, यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां भी है और यहां तो है ही। ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर एक तो sp3 है और लोकलाइज है। सबके बारे में जानकारी लिख लो। जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही एटम पे, तो पाई बॉन्ड वहां पे पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, मतलब ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकलाइज। और पाई बॉन्ड वाला है तो ये sp2 वाला होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, sp2 वाला। फिर यहाँ पे देखो ये लोन पेयर कैसा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। किस में जा रहा है, रेजोनेंस में। और कैसा है, sp2 है, डीलोकलाइज्ड है और रेजोनेंस में जा रहा है। ये लोन पेयर भी कैसा है, ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लोन पेयर जो डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है। अगर इस लोन पेयर को ना रखता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। तो पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी, पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और sp2 तो है ही सही, sp2 तो है ही सही। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो एरोमेटिसिटी हो गया ना, इसके तो मजे चल रहे हैं। अगर इसको निकाल लिया तो कंपाउंड पूरा मान जाएगा, तो ये तो निकलने नहीं देगा इस लोन पेयर को, ये भी नहीं निकलने देगा। ये बोलेगा भैया डीलोकलाइज हो रहा है, मैं स्टेबल में चल रहा हूं, मैं नहीं आना चाह रहा। ये यही पड़ा है, दर्द में है, ये बोल रहा है ले चलो ले चलो। हालांकि मैं sp2 हूं, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पड़ा हूं, ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। और ये तो बोल रहा है ले चलो भाई ले चलो, मैं तो ज्यादा स्टेबल ही फील नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो sp3 पे पड़ा हूं और लोकलाइज्ड हूं। तो सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर आपका बी, फिर आपका ए। डी वाला तो sp3 है बेटा, सी वाला आपका sp2 है, ये लोकलाइज्ड है, वो दोनों डीलोकलाइज्ड है। वो बड़े फैक्टर में फंसा हुआ है, ये छोटे फैक्टर में फंसा हुआ है। ये भी बहुत तगड़ा एग्जांपल है, फोर्थ वाला। ए का नाम है ग्वानिडीन, क्या नाम है, ग्वानिडीन। और बी का नाम है एमिडीन, ग्वानिडीन और एमिडीन। अब इसमें आप देखोगे तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कि मैं यहां से बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा या यहां से बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा। अब जनरली हम पाई बॉन्ड देख के बोलते हैं सर ये तो sp2 हो गया, ये sp3 हो गया, तो सर यहां से कर लो। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, है ना। यही तो प्रॉब्लम है, पाई देखा और मतलब वो आप क्या क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लेते ही नहीं हो, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ध्यान से देखोगे। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, मतलब ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है। सिमिलरली ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोन पेयर हमेशा यही रहेगा। मैंने क्या बताया था, एक लोन पेयर और पाई बॉन्ड जब रहता है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो वो लोन पेयर कैसा है, वो लोकलाइज्ड है। तो कौन सा पार्टिसिपेशन में जाएगा, ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेशन में जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ में। दिस इज मोर बेसिक देन दिस। ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज में परेशान ज्यादा कौन है, लोकलाइज। डीलोकलाइज तो मस्त घूम रहा है। इसी तरह से यहां पर भी ये वाला है ना, ये तो डीलोकलाइज है ना भाई, ये तो डीलोकलाइज है। अब आप देखो यहां ये NH2 रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या लगाता है, +m लगाता है ना, क्या लगाता है, +m। और CH3 क्या लगाएगा, CH3 +I लगा लेगा या +H लगा लेगा, +I या +H लगा लेगा। यहां पर ये NH2 क्या लगा रहा है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है +m, ये क्या लगा रहा है, +m। मैंने क्या बोला था कि उस बेसिक वाली साइड पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको मिलेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो जगह से +m, यहां +m +I तो कम बढ़ रही है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, A > B। आपको ये जानकर और ज्यादा खुशी होगी, इस स्लाइड पे जितने कंपाउंड लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बेसिक ग्वानिडीन है। ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता है ना। अब देखो यहां तक की कहानी तो सब में सेम है, इन तीनों में सेम है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो लटक रहे हैं उन पे डिपेंडेंसी आ रही है। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर, 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 ये लोकलाइज्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। अब डीलोकलाइजेशन के साथ साथ यहां से NO2 इसकी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, चूस रहा है। लोन पेयर कम होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जबकि CH3 क्या कर रहा है, +H या +I लगा के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक तो नो डाउट डी होगा, क्योंकि वो लोकलाइज है, 3 डीलोकलाइज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डी वाले को तो अलग ही रख लिया। अब A B C की बात चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है
और हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले चाहिए। ये बढ़ाता तो ये आगे आता, बड़ा कौन रहा, बी बढ़ा रहा है, डी के बाद बी आ जाएगा, ये नुकसान भी नहीं कर रहा, फायदा भी नहीं कर रहा, फिर सी आ जाएगा, और ये तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, फिर ए आ जाएगा। दिस इज डी बी सी ए, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा दोस्त, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्त। अगला इफेक्ट देखो, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में SIR इफेक्ट था, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ में SIP इफेक्ट होता है। बेसिकली SIR इफेक्ट तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, जहां जहां रेजोनेंस इन्वॉल्व है ना, वहां वहां SIR इन्वॉल्व है। आप देखना एक चीज और बताता हूं मैं आपको वहां पे, आप देखना भाई, अगर मैं मान ले तेरे से ये बोलता, थोड़ा सा समझना है ना, अगर मैं तेरे से ये बोलता मेरे दोस्त कि इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ, मतलब इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ नापनी है अपने को, तो यहां तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे होंगे, यहां रेजोनेंस कट हो गया तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज मोर, मतलब बड़ा होगा देन डबल बॉन्ड, तो यहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। SIR के इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क पड़ा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा, उस पर भी फर्क पड़ेगा। इवन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हर वो चीज जो रेजोनेंस से कनेक्टेड है, हर उस चीज पर SIR का फर्क पड़ेगा। तो खुद देखना, जब तेने स्टेबिलिटी की बात करी, इस O- की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे अपन, दोनों में से कौन सा O- ज्यादा स्टेबल था, ये वाला O- ज्यादा स्टेबल था, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर भी तो आ रहा है। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी ना, तो स्टेबिलिटी भी डिपेंड कर रही है, चाहे वो केटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे रेडिकल हो, सबकी। समझ गए आप? तो कहने का मतलब ये कि SIR तो रेजोनेंस से जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस से जितनी चीजें कनेक्टेड है, उस सब जगह पर SIR लग सकता है, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ हो, चाहे बेसिक स्ट्रेंथ हो, चाहे कुछ ही हो। लेकिन ये जो SIP इफेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है, और किसी के लिए नहीं है। स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत, परेशानी, दर्द, ड्यू टू साइज इज स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, मतलब जो H+ आएगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेकिन बल्कीनेस की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आपका SIP इफेक्ट है। पहले तो आप नॉर्मल तरीके से, कि हमें कुछ SIP वैसाइपी पता ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं क्या होता है ये, अगर आपको आपके जीवन में दो चीज मिल जाती, तो आप क्या आंसर करते? बेसिक स्ट्रेंथ का, ईमानदारी से, नहीं पता SIP, नहीं लिखा कुछ टॉपिक, ये एग्जाम्पल लिखा है, क्या आंसर करते? सोच के देखो ईमानदारी से। आप बोलते हैं कि साहब यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, इस CH3 का सर प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, तो देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये तो बोलते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग B ग्रेटर देन A होता, कोई गलत नहीं है, कोई भी होता, कोई भी एनी ह्यूमन बींग वो ऐसे ही सोचता, ऐसे ही सोचता, हालांकि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हम ऐसे ही सोचते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लेते तब तक ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर अपन ने ध्यान नहीं रखा उन बातों का जो ध्यान रखने वाली है, तो फिर दिक्कत है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। अब यहां पर आंसर तो आपको पता ही चल गया, B ग्रेटर देन A नहीं होगा तो A ग्रेटर देन B होगा, दो ही तो आंसर हो सकते हैं। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो नॉर्मल इमोशनल तरीके से, और एक कंसेप्चुअल तरीके से, दो तरीके से समझ सकते हैं। इमोशनली तरीका क्या है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, H+ को कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यही तो बेसिक स्ट्रेंथ है, H+ को कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इस नाइट्रोजन को देखो आप, इसमें H+ यहां से आ जाए, 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 मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी H+ आ जाए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? दे देगा क्या? हाँ दे देगा साहब, दे देगा। लेकिन यहां पर दर्द क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जो H+ आ रहे हैं उनको तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन इस साइड से जो H+ आ रहे हैं, ये मिथाइल उसको आने नहीं देगा, उसको रिपेल मारेगा, तो लोन पेयर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको देने में दिक्कत आएगी ड्यू टू साइज, और ये साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो वो प्रोटॉन यहां पे जुड़ना चाहता है लेकिन ये आने नहीं दे रहा, वो प्रोटॉन यहां जुड़ना चाहता है लेकिन ये इस तरफ से आने दे रहा, साइज बढ़ेगी, बल्कीनेस बढ़ेगी, तो SIP बढ़ेगा, तो देने की टेंडेंसी कम होगी, और देने की टेंडेंसी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। यहां पर SIP लग रहा है, SIP लग रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है,
बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है और ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। एक तरीका तो सोचने का ये है कि आप बल्कीनेस बढ़ाओगे तो SIP बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन जाएगी। और क्योंकि यहां सिर्फ प्रोटॉन के जुड़ने की बात है तो उससे रेजोनेंस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा है। इमोशनली सोचा कि सब तरफ से दे सकता था इलेक्ट्रॉन, ये इसी तरफ से दे सकता था, इस तरफ से आने वाले H+ बेचारे वापस चले जाएंगे, लौट जाएंगे, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसका देने का मन कम है, ये सब जगह से दे सकता है। एक और तरीका है दूसरा, वो क्या है कि आपने इसमें H+ को जोड़ दिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाया, वो क्या बनेगा, NH3+। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे वो कैसा बनेगा, NH3+ और यहां पर CH3, है ना। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो NH3+ और यहां CH3। अब ये NH3+ जो है, ये नाइट्रोजन भी sp3 हो गया ना, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ये भी sp3, ये भी एक बॉल बन गई और ये भी एक बॉल बन गई, और इस बॉल में क्या आ रहा होगा, रिपल्शन आ रहा होगा। यानी कि इन दोनों कॉन्जुगेट एसिड में ज्यादा स्टेबल कौन है, यहां कोई रिपल्शन नहीं है, यहां रिपल्शन है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। जैसे जैसे मैं इस ग्रुप को बल्की करता चला जाऊंगा वैसे वैसे SIP बढ़ती चली जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ डाउन होती चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगी, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगी, 1-2 पोजीशन पे लगेगी। मेटा पे लगा दोगे तो वो इतना रिपल्शन नहीं आएगा ना, पैरा पे लगा दोगे तो रिपल्शन नहीं आएगा। ये कहानी है SIP की। इसके बारे में पॉइंट्स लिख रखे हैं पूरे के पूरे। रेस्ट्रिक्शन और डिस्टर्बेंस इन प्रोटोनेशन ड्यू टू बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इज नोन एज SIP इफेक्ट। ठीक है, SIP इफेक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे या 1-2 पोजीशन पे ही एप्लीकेबल होता है बेंजीन पर ड्यू टू बल्की ग्रुप। बल्कीनेस बढ़ाओगे SIP बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। एनिलीन के अंदर SIP इफेक्ट कोई ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन कहते हैं, ऐसे ही बेंजीन के अंदर वो SIR जो है ना उसको ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट है ना। ड्यू टू SIP बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ ही डिक्रीज होती है, बाकी किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी पे नहीं पड़ रहा। SIR से सब पे फर्क पड़ता था, ठीक है ना। अब एक लास्ट बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक सुनो, बेसिक स्ट्रेंथ इन एलिफेटिक अमीन्स। जो आपके एलिफेटिक अमीन होते हैं जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, समझ रहे हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक अमीन की बात चल रही। दो फेज में अपन को बात करनी है, गैसियस फेज और एक एक्वस मीडियम, एक गैसियस मीडियम और एक एक्वस मीडियम। अगर गैसियस मीडियम में कोई लफड़ा नहीं है, एक्वस मीडियम में लफड़ा है, ठीक है ना। गैसियस मीडियम में तो आप कैसे देखोगे, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। तो यहाँ 3 जगह से प्लस आई लग रहा होगा, यहाँ 2 जगह से प्लस आई लग रहा होगा, 1 जगह से प्लस आई लग रहा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। तो हम यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है। तो 3 प्लस आई लगेंगे तो 3 जने नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, 2 जने बढ़ाएंगे, 1 जना बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा देने की टेंडेंसी, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आ जाएगा। एक्वस मीडियम में लफड़ा है, और वो लफड़ा इसलिए है क्योंकि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एक्वस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई भी लग सकता है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स वहां मैटर कर जाते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन जो है एनसीईआरटी में 2 पेज का लिखा हुआ है, तो रादर देन उसको समझने से अच्छा है कि हम इन 2 को याद रख लें, और कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में याद हो जाएगी। मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि याद करने का, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें फालतू का टाइम खपाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में अगर आपका आर मिथाइल है या आपका आर इथाइल है, अगर आपका आर मिथाइल है तो आपको फॉलो करना है 213, और इथाइल है तो 231। मिथाइल छोटा है तो छोटे के लिए छोटा नंबर, इथाइल बड़ा है तो बड़े के लिए बड़ा नंबर। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया, 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया, ठीक है ना। ये ऑर्डर फॉलो करना है। एक्चुअल में होता क्या है, समटाइम्स एच बॉन्डिंग, समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट। मतलब कभी तो इंडक्टिव इफेक्ट और कभी एच बॉन्डिंग डोमिनेट करती है। केवल मिथाइल और इथाइल की बात चल रही है, और वो भी एक्वस फेज में। अगर गैसियस में है तो 321 लगाना है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।
एक्वस मीडियम में मिथाइल के लिए 213, इथाइल के लिए 231, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़े के लिए बड़ा नंबर, इजीली याद हो जाएगा। एक्वस मीडियम बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, एक्वस मीडियम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। एक होता है ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल जो है, ब्रेट्स मेरा बहुत अच्छा गहरा मित्र था किसी जमाने में, मतलब पिछले जमाने में। ब्रेट्स ने क्या बोला कि भाई योगेश, ब्रिज हेड कार्बन जो आपका होता है बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, मैंने आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आप बाइसाइक्लिक कंपाउंड को समझ सको कि ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है, ये सारी बात है। ब्रिज हेड कार्बन के बारे में ब्रेट्स ने क्या बोला कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, कभी भी sp2 नहीं हो सकता। मतलब ब्रिज हेड कार्बन पे कैटायन, रेडिकल या डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। आ सकता है अगर वो sp3 हो जाए, sp2 नहीं होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए। मतलब ये आएंगे तो sp2 होगा, ऑब्वियस है, ये आएंगे तो sp2 होगा। उसने ऐसा इसलिए बोला कि जैसे ही कैटायन, रेडिकल या डबल बॉन्ड आएंगे, ये कैसा हो जाएगा आपका sp2, और sp2 होगा तो sp2 तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, सारा माल एक प्लेन में आ जाएगा, ये रिंग चपटी हो जाएगी, चपटी होगी तो तनाव बढ़ेगा, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और रिंग टूट जाएगी। कहना तो सही था ब्रेट्स का, बिल्कुल सही कह रहा वो तो, कि यार यहां पे प्लस आ गया तो ये sp2 हो गया, रेडिकल आ गया तो sp2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हो गया, sp2 हुआ तो रिंग नीचे से चपटी हो गई, चपटी हो गई तो तनाव बढ़ा, रिंग ब्रेक हो जाएगी। जब कंपाउंड ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है। तो अगर आपके कार्बन पे प्लस आ गया मतलब ये sp2 हो गया, ब्रिज हेड कार्बन, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है बेसिकली, ये है, ये लिखा हुआ है, उसको 3D में ऐसे दिखाते हैं। अगर आपका रेडिकल आ गया ब्रिज हेड पे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पे देख, ये नाइट्रोजन है, इस पे प्लस आ रहा है, तो अपन ने कसम थोड़ी ना खाई है कि प्लस आएगा, रेडिकल आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो कभी भी ब्रिज हेड कार्बन मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे कसम तो नहीं खाई। मैंने बोला जब sp2 हो जाए तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्रिज हेड एटम नेवर बी sp2, वो sp2 नहीं होना चाहिए। sp3 हो रहा है तो कोई दर्द थोड़ी ना हमारे, समझ रहा, रटना नहीं है इस चीज को कि अरे सर ब्रिज हेड कार्बन जो है वो sp2 होना चाहिए, ब्रिज हेड कार्बन जो है उस पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए। डबल बॉन्ड प्लस नहीं रटना है, ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एटम sp2 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये नाइट्रोजन कैसा है, ये नाइट्रोजन तो sp3 है ना बाबा, ये नाइट्रोजन अगर sp3 है तो ये तो एग्जिस्ट कर सकता है। यहां पे ये माइनस है और माइनस है तो 1 2 3 और ये लोन पेयर की तरह काउंट होगा, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका sp3 हो गया ना, ये भी sp3 है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। फिर मैंने कहा ठीक है यार ब्रेड्स भाई मैं जा रहा हूं, अभी मेरे को कुछ काम है। तो उसने मेरे को पीछे, अरे रुक रुक योगेश, रुक जा भाई रुक जा, एक बात और सुन। उसने बोला कि ब्रिज हेड कार्बन भी sp2 हो सकता है? मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है, पहले बोल रहा था कि नहीं हो सकता, अब बोल रहा हो सकता है। उसने बोला उसके लिए कंडीशन है कि कम से कम रिंग की साइज 8 या 8 कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप यहां पे नोटिस करना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। इस रिंग की साइज जो है वो 8 कार्बन की है। अगर 8 या 8 से ज्यादा कार्बन की रिंग बन रही है तो उस केस में ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो सकता है, मतलब उसमें प्लस डॉट एल्कीन ये सब बना सकते हो आप, कोई दर्द नहीं आएगा, ठीक है ना, बना सकते हो आराम से, ठीक है ना। कब नहीं बना सकते, इस केस में नहीं बना सकते। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया, मैं बता दूंगा। इफ रिंग हैव 8 कार्बन और मोर देन 8 कार्बन देन ब्रिज इट कैन बी sp2, हो सकता है। फिर मैं जाने लगा, फिर उसने रोका, अरे रुक, पूरी बात ही नहीं सुनता है यार योगेश। मैंने कहा सुन रहा हूँ। उसने बोला कि एक और तरीके से ब्रिज हेड एटम sp2 हो सकता है, अगर ब्रिज ही 0 कार्बन का हो जाए, पहले ही चपटा हो। देखना ये जो ब्रिज है 0 कार्बन का है, इस ब्रिज पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, इस ब्रिज पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, इस ब्रिज पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 0। अगर ब्रिज आपका 0 कार्बन का है तो वो sp2 हो सकता है। इफ 0 कार्बन ब्रिज इज प्रेजेंट देन ब्रिज हेड एटम कैन बी sp2। तो कब हो सकता है वो बता दिया, कब नहीं हो सकता वो बता दिया। क्लियर है दोस्त, एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्त। तो ब्रिज हेड एटम आपका sp2 नहीं होगा। अगर sp3 है तो कोई दर्द नहीं है, sp2 है तो दर्द है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब 8 मेंबर की रिंग हो या 0 कार्बन का ब्रिज हो, तब एग्जिस्ट कर सकता है। अब फाइनली टोटोमिज्म, ठीक है। आइसोमिज्म में टोटोमिज्म समझना मुश्किल था, अब अपन जीओसी के कंसेप्ट सीख चुके हैं।
तो टोटोमिज्म समझना भी आसान है। मैंने आपको बहुत सारी बातें तो आइसोमिज्म में ही बता दी थी टोटोमिज्म के बारे में कि टोटोमिज्म क्या होता है। पहली बात तो टोटोमिज्म फंक्शनल आइसोमर होंगे, कुछ स्पेशल फंक्शनल आइसोमर जो एक दूसरे में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, उन फंक्शनल आइसोमर्स को टोटोमर्स कहते हैं। अब उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। ऐसे फंक्शनल आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सम स्पीशी। वो स्पीशी क्या है, वो प्रोटॉन हो सकती है, कैटायन हो सकती है, एनायन हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके माइग्रेट करने की वजह से जो बनने वाले फंक्शनल आइसोमर हैं वो टोटोमर्स कहलाते हैं। इसको प्रोटोनोट्रॉपी भी कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन माइग्रेट करता है, कैटायनोट्रॉपी क्योंकि कैटायन करता है, एनायनोट्रॉपी क्योंकि एनायन करता है, डेस्मोट्रोपिज्म क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड भी मूव करता है तो डेस्मोट्रोपिज्म भी बोल देते हैं। कीटोइनॉल टोटोमिज्म कीटोइनॉल में होता है इसलिए बोल देते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कब टोटोमिज्म होगा वो सुनो आप। टोटोमिज्म की कंडीशन क्या है, जब आपका ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिस्टम होगा तो टोटोमिज्म होगा, जहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। जैसे आप यहां पर देखो ए डबल बॉन्ड बी क्या हो सकता है, एन डबल बॉन्ड हो, ओ की नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सी डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एनएच, ये सब क्या है जहां पर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी में सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम के रेस्पेक्ट में कम से कम एक sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सिस्टम एटलीस्ट वन sp3 अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। पहले तो ए डबल बॉन्ड बी या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सिस्टम होना चाहिए और उसके रेस्पेक्ट में कम से कम एक sp3 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही टोटोमिज्म संभव हो पाएगा। जहां पर ये दोनों कंडीशन मैच करेगी वहां टोटोमिज्म संभव है, वरना नहीं है। ये एग्जांपल भी आपको बताया था कि देखो यहां पर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, मतलब आधी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, मतलब टोटोमिज्म की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई है। होता क्या है आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन उठ के यहां चला जाता है और ये पाई बॉन्ड यहां गिर जाता है, हाइड्रोजन उधर चला गया और पाई बॉन्ड ऐसे गिर गया, ऐसे गिर, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल आइसोमर बन गए, ये कीटोन था, ये एल्कीन और अल्कोहल है, दोनों फंक्शनल आइसोमर है और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए डबल बॉन्ड बी और अल्फा हाइड्रोजन वाली, इसलिए इस तरह के फंक्शनल आइसोमर्स को टोटोमर्स कह देते हैं, इस तरह के फंक्शनल आइसोमर को टोटोमर कह देते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको ए का रिश्ता बी से, ए का रिश्ता सी से, ए का रिश्ता डी से बताना है, ठीक है ना। अब टोटोमर कब हो सकते हैं, जब इन अल्फा हाइड्रोजन को मैं मूव करके इस ऑक्सीजन पे ले जाऊंगा तो टोटोमर्स हो सकते हैं। ये तो बीटा वाला है, बीटा हाइड्रोजन को मूव करने से कुछ नहीं होगा, केवल अल्फा वाले जाएंगे तो टोटोमर्स हो सकता है, तो टोटोमर हो सकता है। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। आप यहां पे देखो कि ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको मैं यहां ले गया, पाई बॉन्ड को यहां गिराया तो ये बन गया, देखो एच इधर चला गया, पाई बॉन्ड इधर गिर गया, तो यानी कि ये दोनों कैसे हैं आपके टोटोमर है, ए और बी आपके क्या है टोटोमर है। और जो टोटोमर होता है वो फंक्शनल आइसोमर तो होता ही है, वो फंक्शनल आइसोमर तो होता ही है। अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को इस तरफ से लेके जाता, यहां से ये हाइड्रोजन इधर जाता तो पाई बॉन्ड किधर गिरता, इस तरफ गिरता, पाई उस तरफ गिर जाता, हाइड्रोजन वहां चला जाता, तो ये सिचुएशन बन जाती OH और यहां पे पाई बॉन्ड। तो ए और सी भी क्या है, टोटोमर भी है और फंक्शनल आइसोमर भी है। लेकिन ये वाला जो बना है वो बीटा हाइड्रोजन की वजह से बना है, बीटा वाले से नहीं बनता ना, बीटा वाले से नहीं बनता, जस्ट बगल में पाई बॉन्ड गिरना चाहिए बगल में, तो टोटोमर। तो ये ए और डी टोटोमर तो नहीं है लेकिन फंक्शनल आइसोमर तो है, ये एल्कीन है, अल्कोहल है और वो कीटोन है, फंक्शनल आइसोमर तो है लेकिन टोटोमर नहीं है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अब टोटोमर्स को समझने के लिए कि टोटोमिज्म होता कैसे है, उसके लिए वैसे तो कई सारे मैकेनिज्म है, एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज मैकेनिज्म, ऑटो कैटालिटिक मैकेनिज्म, लेकिन बेस वाले से समझ लेते हैं, समझने का गेम है बस। कैसे ये अल्फा हाइड्रोजन से ही हो रहा है, बीटा से क्यों नहीं हो रहा, गामा से क्यों नहीं हो रहा, क्यों सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से हो रहा है, वो समझना है अपने को। ये अपन ने अल्फा हाइड्रोजन देखा, ये है हमारा बेस, बेस का काम क्या है, H+ को रिमूव करना, ये काम है। तो इस बेस ने क्या करा, इस बेस ने इस H+ को रिमूव करा, यहां से H+ निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। OH- ने H+ को निकाला, यहां माइनस आ गया। अब ये जो माइनस है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, माइनस सिग्मा डबल, नेगेटिव सिग्मा डबल, तो ये माइनस पाई में और ये पाई माइनस में बदल जाएगा, तो यहां पाई यहां माइनस आ गया। क्योंकि मैंने बोला बेस एज ए कैटलिस्ट मैंने लिया है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम होता है, प्रमोट करने का काम होता है और उसको हमें वापस लौटाना पड़ता है। हम किसी का कर्जा नहीं रखते भाई, हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हमने उस बेस को इस्तेमाल किया था, उसको वापस लौटाना पड़ेगा। और लौटाएंगे कैसे, पानी में ही तो ये सब कुछ गेम चल रहा है।
ऐसा थोड़ी ना कि पूरा सॉल्यूशन ही बेस है। बेस की कुछ बूंदे डाली है पानी के अंदर, पानी के अंदर बेस की कुछ बूंदे डाली है। अब ये जो माइनस बना है वो पानी से वापस H+ लेगा, पानी से वापस H+ लेके OH- को रिमूव कर देगा। जो लिया था वो वापस लौटा दिया, जो लिया था वो वापस लौटा दिया, और यहां पर OH आ गया, ये OH आ गया, दिख गया आपको, OH आ गया। तो वो और ये एक दूसरे के टोटोमर है। कितनी स्टेप का माल हुआ? एक स्टेप, दूसरी स्टेप, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, 2 स्टेप में एक काम हो गया। अगर मान लीजिए आपने इस वाले हाइड्रोजन की बजाय ये वाला हाइड्रोजन निकाला होता, यहां से बेस से ये वाला हाइड्रोजन निकाला होता, तो माइनस यहां आता। क्या ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है? तो अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो क्या ये माइनस कभी ऑक्सीजन पे पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता, इसलिए टॉटोमर नहीं बन पाएगा। केवल अल्फा हाइड्रोजन से ही टॉटोमर बन पाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, क्यों बीटा गामा से काम नहीं चलेगा, वो बताया है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। कहां कहां टॉटोमर्स पॉसिबल है वो बता रहा हूं, कैसे कैसे टॉटोमिज्म हो सकता है। इसको बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम क्यों बोलते हैं? पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, 3 लोग हैं। पहले का आइटम तीसरे को दूंगा, और पाई बॉन्ड को भी चलाना है, पाई बॉन्ड को भी चलाना है। तो यहां से पहले से हाइड्रोजन उठाया, तीसरे को दिया, और ये पाई बॉन्ड जहां है वहां से हटाया, जहां नहीं है वहां लगा दिया। इन 3 के बीच में चल रहा है जो भी चल रहा है गेम। कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? वही OH- ने यहां से H लिया होगा, H लेने के बाद यहां माइनस आया होगा, माइनस पाई बॉन्ड में बदलेगा, ये पाई माइनस में बदलेगा। ये जैसे ही माइनस आएगा यहां पर, ये माइनस में H+ और OH-, वो यहां से H लेगा और OH को वापस निकाल देगा, तो X डबल बॉन्ड A और यहां बन जाएगा BH। समझ गए? XH A डबल बॉन्ड B, यहां से मैंने OH- से इस H को निकाला, यहां से हट गया, यहां माइनस आया, ये यहां चला जाएगा रेजोनेंस करके, क्या बनेगा? X डबल बॉन्ड A और यहां B-। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पीले रंग का ले रखा है अभी तो। B ने यहां से H+ लिया, वापस OH- उठाया, क्या बन गया? X डबल बॉन्ड A और यहां पर BH, ये इसका टोटोमर बन गया। मुद्दे की बात क्या है, यहां पे A डबल बॉन्ड B सिस्टम है, बिल्कुल है, और उसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, वो sp3 वाला है, ठीक है ना। तो पहले से तीसरे पे हाइड्रोजन घुमाना है और पाई बॉन्ड को जहां नहीं है वहां लगाना है, ये टोटोमर की कंडीशन है। एक तो अपन ने देखा कीटोइनॉल टोटोमिज्म इससे पहले वाली स्लाइड में, एक होता है नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमिज्म। ए डबल बॉन्ड बी सिस्टम है, जहां पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से जाता है। पहले से आइटम उठाऊंगा, तीसरे पे डालूंगा और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये रहा इसका टोटोमर CH2 डबल बॉन्ड N, और ये H यहां पे आ गया OH। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड N OH को क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। और ये क्या है? N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो, तो दिस इज नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमिज्म। अब मेरे दोस्त OH- को तो H+ निकालना है, वो इस नाइट्रोजन वाले H को भी निकाल सकता है, इस कार्बन वाले H को भी निकाल सकता है। कौन सा H+ ज्यादा एसिडिक होगा? मैंने आपको बोला था कि वहां पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं है, यहां पे आइडिया है। अगर आप यहां से H निकालोगे तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, अगर आप यहां से H निकालोगे तो कार्बन पे माइनस आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब यहां से H निकलेगा और यहां से H निकलेगा तो ये H माइग्रेट करके यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां गिरेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस तरफ से H निकालना है। तो ये क्या बन गया? CH3 COH डबल बॉन्ड NH, अमाइड इमिडोल टोटोमिज्म। अमाइड इमिडोल, ये इमिडोल है, ये अमाइड है, अमाइड इमिडोल टोटोमिज्म। कौन सा H निकाला? ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो निकलेगा। इसको बोलते हैं स्पेस और पैरा टोटोमिज्म। एक्चुअल में हो क्या रहा है दोस्त, समझना ध्यान से। ये पाई सिग्मा, और हमें चाहिए कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन, जो भी मिल जाए दोनों में से। ये वाला तो sp2 है, ये भी sp2 है, यहां जाके sp3 मिला है, यहां जाके sp3 मिला है। पाई सिग्मा फिर sp3 वाला अल्फा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करके आप यहां लेके जाओगे तो ये पाई बॉन्ड यहां गिरेगा, कार्बन की 5 वैलेंसी हो नहीं सकती, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे देख लो, इसको देख लो, ये यहां शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड यहां गिरेगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो OH बन गया, दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, दिख रहा है, और इसको तो छेड़ा ही नहीं था, ये हो गया। पूरे स्पेस में, पूरे पूरे मॉलिक्यूल में हम लोग चला के आए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए स्पेस टोटोमिज्म बोल रहे हैं, और पैरा पोजीशन से निकाला है इसलिए पैरा टोटोमिज्म बोल दे रहे हैं। अगर इसको विद मैकेनिज्म समझना है तो मैकेनिज्म से भी समझ सकते हो कि मान लो आपने बेस ले रखा था OH-, उसने यहां से H को रिमूव किया, देखना, बस देखते रहना, यहां पे माइनस आ गया,
ये माइनस इधर जाएगा, ये यहां जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसी बनेगी, पाई पाई, यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, फिर ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहां पाई, यहां पर ओ माइनस। हम किसी का कर्जा नहीं रखते, पानी से H प्लस और OH माइनस, पानी से लेंगे H प्लस, OH माइनस फ्री हो जाएगा, OH बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह से पैरा पोजीशन से अपन ने H प्लस को निकाला। हमें या तो sp3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए या कॉन्जुगेटेड sp3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, पाई सिग्मा कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको स्पेस टोटोमिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस टोटोमिज्म। अब सभी प्रकार के अपन ने टोटोमिज्म देख लिए, कंडीशन पता चल गई, ब्रेड्स रूल भी पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोस टोटोमिज्म, खूब सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको राइट और रॉन्ग लगाना है कि कौन टोटोमिज्म शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ध्यान रखना कि ब्रिज हेड एटम sp2 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो। आओ देखो, यहां पर A डबल बॉन्ड B है और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन भी ये कर देगा। A डबल बॉन्ड B है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी ये भी कर देगा। A डबल बॉन्ड B है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये भी कर देगा। A डबल बॉन्ड B है, इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी तरफ मिल जाए तो कर देगा ना, H यहां पाई बॉन्ड यहां, ये भी कर देगा। यहां पर दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, बीटा से काम चलता नहीं है, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। फिर यहां देखोगे तो हाइड्रोजन यहां भी है, यहां भी है। अगर आप इस H को यहां ले गए और पाई बॉन्ड को यहां ले गए तो ऐसा करने से होगा क्या, ध्यान से देखते रहना, यहां पाई यहां OH, ये ब्रिज हेड एटम sp2 बन गया, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता, ब्रेड्स रूल वॉयलेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्त, ये वाला हाइड्रोजन हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये वाला तो काम का है ना, इसको यहां ले जाओगे और ये पाई बॉन्ड यहां, तो ब्रिज हेड एटम थोड़ी ना sp2 हो रहा है, तो ये भी कर देगा। अब यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां तो मिथाइल है, इस तरफ है ही नहीं, और इस तरफ है ही नहीं, और ये वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अगर इसको लेके गया तो यहां पे ब्रेड्स के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, ब्रेड्स रूल वॉयलेट हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अब ये इनॉल फॉर्म बना के दिए, इनॉल फॉर्म, ये पाई बॉन्ड वापिस इधर, H वापिस इधर, तो इसकी जो टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, C डबल बॉन्ड H इधर, ठीक है ना। अरे इनॉल भी तो दे सकता है, जरूरी थोड़ा ना कीटो कीटो ही दे, इनॉल भी दे सकता है, उल्टा भी तो सोचना पड़ सकता है, तो ये भी कर सकता है। फिर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो उधर जाएगा इधर, नाइट्रोसो वो अमाइड इमिडोल वाला, ये भी कर सकता है। अब ये देख, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और यहां वाला sp3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कॉन्जुगेटेड sp3 अल्फा हाइड्रोजन, ये पूरा यहां से उठ के यहां जाएगा, पूरे स्पेस से ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां, और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो ये भी टोटोमिज्म कर सकता है। यहां पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, ये भी कर सकता है, लेकिन यहां पर मिथाइल है, कोई sp3 अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नहीं करेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। इसको बोलते हैं डायट सिस्टम, A ट्रिपल बॉन्ड B सिस्टम। इसमें किस तरह से टोटोमिज्म होता है, ये यहां से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, HN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं डायट सिस्टम। बेसिकली OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, यहां माइनस आएगा, वो माइनस यहां पे बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा, तो ऐसा करने से C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस बनेगा, वो N माइनस पानी से H प्लस लेगा और ये आइसोसाइनाइड बना देगा। इतना जानना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि साइनाइड आइसोसाइनाइड को डायट सिस्टम बोलते हैं, ये भी टोटोमिज्म शो कर सकता है। A डबल बॉन्ड B के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, ये A ट्रिपल बॉन्ड B है, कैसे करता है वो बता दिया आप। A डबल बॉन्ड B है और उसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा। यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कैसे करेगा। यहां पे कोई sp3 अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं करेगा। यहां पर ये हाइड्रोजन है, यहां से माइग्रेट कराओ, ये इधर मस्त तरीके से कर लेगा, मस्त तरीके से कर लेगा, क्लियर है। इस तरह से आपका टोटोमिज्म होता है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है टोटोमिज्म के अंदर कि ड्रॉ पॉसिबल इनॉल इंक्लूडिंग ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी दो आप करोगे। अब देखो, इस साइड से भी टोटोमर बन सकता है और इस साइड से भी टोटोमर बन सकता है, दोनों साइड से बन सकता है। अगर मैं उस साइड से बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये H यहां चल जाएगा, पाई यहां गिर जाएगा, ऐसा बनेगा। अगर इस साइड से बनाता हूं तो कैसा बनेगा, इस साइड से बनाता हूं तो H यहां चल जाएगा, पाई यहां गिरेगा, तो यहां OH, यहां पे डबल बॉन्ड।
अब यहां पर दोनों हाइड्रोजन आ गए तो ये तो जीआई शो कर नहीं सकता, तो इसका तो एक ही बनेगा, लेकिन ये जीआई शो कर सकता है, तो इसके दो बनेंगे सिसो ट्रांस। अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछो होते तो दो बनेंगे, ज्योमेट्रिकल को बोला है तो दो और एक तीन बनेंगे, और ऑप्टिकल बोला होता तो कोई कायरल सेंटर अगर होता तो देखते, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो कितने बन रहे हैं? तीन बन रहे हैं टोटल इंक्लूडिंग जीआई। दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें ईमानदारी से, कुछ नहीं है भाई, बना के देखो, पता करो कि जीआई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सारे अल्फा हाइड्रोजन से पॉसिबल जो भी बन सकते हैं बना के देखो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिनाइल है ना भाई, ये तो फिनाइल है ना। अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ ये वाला है, तो केवल एक ही साइड से बन सकता है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चल जाए, पाई बॉन्ड यहां गिर जाए, OH डबल बॉन्ड यहां CH और यहां CH3। इस कार्बन से OH अलग, PH अलग, इस कार्बन से हाइड्रोजन अलग, मिथाइल अलग, मतलब ये जीआई शो कर सकता है। और कितने बनेंगे? दो। इस साइड से तो बन ही नहीं सकता ना। फिर यहां देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आप इससे बनाओगे तो कैसे बनेगा? PH यहां से H यहां चला गया तो CH डबल बॉन्ड C, यहां पर OH और यहां पर CH3। अगर आप इससे बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये वाला H यहां, पाई बॉन्ड यहां, PH CH2, यहां पर OH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा ना इस तरह से। अब यहां तो दोनों हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गई, तो ये तो जीआई नहीं कर सकता, एक ही बनेगा। लेकिन ये जीआई कर सकता है, हाइड्रोजन अलग, फिनाइल अलग, इस पे OH अलग, मिथाइल अलग, तो ये जीआई शो कर सकता है, तो इसके दो बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए दोस्त? तीन बन गए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन आ सकता है इनॉल की स्टेबिलिटी पे, कि कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। ऐसे आपको इनॉल बना के दे, मतलब ये कीटोन फॉर्म दे देंगे और पूछेंगे कि इनॉल की स्टेबिलिटी बताओ, किसका इनॉल ज्यादा बनेगा, किसका कम बनेगा। ऐसे चार आइटम दे दिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल किसका ज्यादा होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। परसेंटेज इनॉल किस बात पर डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मेरे दोस्त यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के हम कंपेयर करेंगे सबसे बेस्ट। भाई अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी था, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा एसिडिक होगा। इधर से भी -M, इधर से भी -M। अरे भाई यहां से H निकालेगा तो यहां माइनस बनेगा, यहां से H निकालेगा तो यहां माइनस बनेगा, यहां से H निकालेगा यहां माइनस बनेगा, और यहां से निकालेगा तो यहां माइनस बनेगा। अब मेरे दोस्त ध्यान से देख, इसका क्या लग रहा है? -M, इसका क्या लग रहा है? -M, इसका लग रहा है -M, लेकिन एस्टर अपने आप में मस्त, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बताया था, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में भी बताया था, एस्टर अपने आप में मस्त रहता है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा होता है तो वो इसको एंटरटेन नहीं करता, सिर्फ -I लगाता है। यहां पर ये कीटोन है, फिर से -M, यहां पर ये एस्टर है, एस्टर अपने आप में मस्त -I। और माइनस को माइनस पसंद है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दो तरफ से -M, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका बी वाला एक -M और एक -I, फिर आपका सी वाला सिर्फ -I, और डी वाले में सिर्फ -I लग रहा है। इसमें -M लग रहा है और डी वाले में सिर्फ -I लग रहा है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ की, मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया ना, H+ की एसिडिक स्ट्रेंथ का। जिसका अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका इनॉल उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा इनॉल बनेगा उतना ज्यादा स्टेबल ही तो होगा, तभी तो बन रहा है। तो यही ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का हो जाएगा, यही ऑर्डर आपका परसेंटेज इनॉल का हो जाएगा। समझ गए आप बात को? एसिडिक स्ट्रेंथ से देखा। अब इस चीज को आइसोमेरिज्म में समझ ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां एसिडिक स्ट्रेंथ पड़ा ही नहीं था। कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स होते हैं जिसमें वो कीटो और इनॉल में कंपेयर करवा लेता है ना। एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं। जैसे आप देखोगे ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बनाऊंगा तो यहां से H निकाल के, ये H है ना, यहां से निकाल के इसको दूंगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला H है ना, ये इधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये इनॉल बनेगा। अब इन दोनों को ध्यान से देख, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। इन दोनों को कंपेयर करना है। ये कैसा दिख रहा है? एंटी एरोमेटिक। और आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, तो ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। दिस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल देखो, ये कीटो फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है। अब इसकी इनॉल फॉर्म को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, OH ऐसे करके।
आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन जब फोन से अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो एक तो यहां पर H बॉन्डिंग हो रही है इनॉल फॉर्म में। अरे भाई यहां से H इसको दिया, ये पाई बॉन्ड इधर गया तो इसका इनॉल ऐसा बनेगा ना। तो यहाँ पे मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर ये sp2 ये sp2 होने की वजह से दोनों प्लेनर होंगे, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, इनके लोन पेयर आमने सामने आएंगे, उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। जबकि वो रिपल्शन यहां पर नहीं है, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर से इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। और 100% इनॉल बनेगा, कीटो तो बहुत ही माइन्यूट सा बन जाएगा। 100% कीटो फॉर्म में रहेगा, इनॉल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। अब यहां पर भी वही दर्द है कि सर सीओ सीओ है तो इसके लोन पेयर में रिपल्सन लगेगा, तो इसका इनॉल फॉर्म जो है वो हाईली स्टेबल होगा। लेकिन होता क्या है, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल होता है तो ये इस तरह से रोटेट होके दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के एंटी चले जाते हैं। अब वो रिपल्सन ही खत्म हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना कि सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है। मतलब जब सी डबल बॉन्ड ओ बनता है तो 725 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, और जब सी डबल बॉन्ड सी बनता है तो 675 किलो जूल पर मोल सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है। टॉटोमेजम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये रियलिस्टिक मेथड है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है। रेजोनेंस फर्जीवाड़ा था, हाइपोथेटिकल था, सोच थी दिमाग की, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो अगर आप सी डबल बॉन्ड सी बनाते हो तो 675, ये 725, सीओ को सी डबल बॉन्ड सी में बदलोगे तो 50 किलो जूल का नुकसान होगा। और अगर ये एंटी फॉर्म में ऐसे चला जाता है तो रिपल्शन खत्म हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म में तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये एंटी फॉर्म में ही रहना पसंद करता है, इसलिए कीटो फॉर्म ही स्टेबल होती है। कीटो इज स्टेबल एज बोथ ई डबल बॉन्ड ओ एंड टी टू ईच अदर, नो रिपल्शन। तो ये किसमें रहना पसंद करेगा, कीटो फॉर्म में। मैं एकदम कड़क बात बता रहा हूं आपको, जो मतलब स्पेशल एग्जांपल्स है बिल्कुल, ठीक है ना, एकदम कड़क कड़क बात। इसको बोलते हैं फ्यूजन टाइप इनॉल। क्या बोलते हैं, फ्यूजन टाइप इनॉल। ये फ्यूजन टाइप इनॉल है, ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनॉल फॉर्म ये है। कैसे आई, ये पाई बॉन्ड यहां गया होगा, ये H यहां आया होगा, तो H यहां आएगा तो OH हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा तो यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, हमें कंपेयर करना है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इनॉल फॉर्म। पहली बात तो ये कार्बन बीच वाला कैसा है, sp3 है। ये कार्बन बीच वाला कैसा है, sp2 है। ये sp3 है, इस बेंजीन का इस बेंजीन से कनेक्शन कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि बीच में sp3 आ गया तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। इस पाई बॉन्ड का इस बेंजीन से कनेक्शन कट गया, पाई सिग्मा सिग्मा आ रहा है ना, तो रेजोनेंस कट गया, रेजोनेंस कट गया, मतलब सब इंडिविजुअली खेल रहे हैं। यहां पर क्या हुआ, पाई सिग्मा बेंजीन, पाई सिग्मा बेंजीन, मतलब मस्त रेजोनेंस चल रहा है। यहां पर क्या होगा, मस्त रेजोनेंस हो जाएगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। एक तो रेजोनेंस है, दूसरा ये क्या है, sp3 है, तो sp3 का बॉन्ड एंगल कैसा होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब ये बेंजीन और ये बेंजीन एक दूसरे से कहां होगी, 109 डिग्री 28 मिनट पे। जबकि ये sp2 है तो यहां कितने पे होगी, 120 डिग्री पे होगी। ये 120 पे, ये 109 डिग्री 28 मिनट पे। ये दूर चली गई तो इसमें और इसमें रिपल्शन भी कम लगेगा। ये पास है, ये पास है, रिपल्शन ज्यादा, दूर चली गई रिपल्शन कम। पास है यहाँ पे, यहां दूर चली गई रिपल्शन कम, प्लस लेस रिपल्शन, तो इसलिए इनॉल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। लगभग 95% यहां पर इनॉल फॉर्म बनता है, यहां 100% इनॉल फॉर्म बनता है, और यहां पे 100% कीटो फॉर्म ही रहती है, यहां पर भी 100% कीटो फॉर्म ही रहती है। बात समझ गया आप। एक और चीज यार मेरे दिमाग में आ गई, वो भी बता देता हूं आपको। जो एरोमेटिक पढ़ाया था ना मैंने आपको, उसमें एक दो एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे यहां पे बताया था आपको। इसमें अगर आपको इस तरह के एग्जांपल्स मिल जाएं, सॉरी, इसमें आपको इस तरह के एग्जांपल्स मिल जाएं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाए, टी डबल बॉन्डो और यहां पे पाई। इसके बारे में टिप्पणी करनी है कि एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, तो कैसे करोगे वो बता देता हूं। यहां पर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, पहले तो ये ब्रेक होगा, बताया था आपको सीओ ब्रेक होता है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन तो सीओ ब्रेक होता है। सीओ ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस और ये प्लस।
अब ये O पे माइनस जो गया है वो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि हम तो रिंग में खेलते हैं ना। रिंग के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है हमें मतलब नहीं है, रिंग के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है हमें कोई लेना देना ही नहीं है, रिंग के इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। रिंग साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। मान लो आपको ये दिया होता, यहां पाई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही सोचते जैसे इसको सोचा है कि सर यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे माइनस। अब हमें तो सिर्फ इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक, क्या होगा एंटी एरोमेटिक। समझ गया आप बात को? इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। 7 मेंबर की होती है ना, जैसे यहां पे बता देता हूं, इधर देखो, पाई पाई पाई, इस तरह से 7 मेंबर की होती मान लो। इसके बारे में क्या बोलते हैं आप, इसके बारे में क्या बोलते हैं? सर यहां से इस पाई को तोड़ देंगे, इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाता। अब इस रिंग को देख लो सर, तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है एरोमेटिक। मान लीजिए आपके पास इस तरह से आ जाता, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सर यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ से इसको तोड़ दो, मतलब ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। यहीं पे बता देता हूँ, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, पाई यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। समझ गए आप? अब आप यहाँ पे देखो ना, 1 2, इस रिंग को देखो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा इसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा एरोमेटिक, कैसा हो जाएगा एरोमेटिक। बात समझ गए? इस तरह के एग्जांपल्स हो जाए तो कैसे डील करना है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है दोस्त, एक बार ये देख लो आप, है ना, फिर पीवाईक्यू खेलते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू खेलते हैं, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ जी सेठ जी, पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं, चलो पीवाईक्यू कर लेते हैं आप। पहला सवाल है, देखो पीवाईक्यू आएंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा, आप पोज करना, उसको ट्राई करना, जितना टाइम लेना उतना टाइम लेना, मैं फटाफट डिस्कस कर दूंगा। अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बेसिक है वो बताना है। एक लिखा है एनिलीन, एनिलीन बोले तो बेंजीन पर NH2, पाई पाई पाई, इस तरह से NH2 आ जाएगा। ठीक है, एक लिखा है बेंजाइलमीन, बेंजाइलमीन की शक्ल कैसी होती है, पाई पाई पाई, यहां CH2 यहां NH2। फिर लिखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो आप एनिलीन बना लो और उसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा लो, NO2 लगा दो। फिर एक लिखा है एसिड एनिलाइट, एसिड एनिलाइट क्या होता है, एसिड एनिलाइट होता है बेंजीन, यहां NH और यहां COCH3। मैंने सबके डायग्राम बना दिए हैं, अब आप फटाफट से बता दीजिए कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जल्दी से। मैंने सबके डायग्राम बना दिए हैं, आप फटाफट से बता दीजिए कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जल्दी से बता दीजिए। देखो दोस्त, यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। यहां ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। यहां ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, sp3 है। तो सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी किसकी होगी, इसकी होगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एसिड्स विच हैज द लोवेस्ट पीके वैल्यू, हमें लोवेस्ट पीके पूछा है, जिसका लोवेस्ट पीके होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है ना भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। ठीक है, फिर यहां पे देखो H निकालोगे माइनस बनाओगे, H निकालोगे माइनस बनाओगे, H निकालोगे माइनस, H निकालोगे माइनस, सब में CO माइनस CO माइनस CO माइनस CO माइनस तो कॉमन है। यहां देखोगे तो पीछे प्लस आई लग रहा है, यहां पीछे प्लस आई लग रहा है, यहां पीछे प्लस आई लग रहा है, और माइनस को प्लस पसंद नहीं है, यहां हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा और उसकी पीके सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पोज करो, पोज करो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इज। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। भिखारी है ना वो तो। अब यहां पे देखो मेरे को पीएच दिख रहा है, 3 मिथाइल दिख रहे हैं, 2 मिथाइल दिख रहे हैं, सब में वही हो गए, है ना। तो सबसे पहले तो मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, तो इस कार्बन फ्री रेडिकल से 3 पीएच लगे हैं, एक पीएच, दूसरा पीएच, तीसरा पीएच। तो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है। फिर इस कार्बन फ्री रेडिकल से 2 पीएच लगे हैं, तो दोनों के दोनों रेजोनेंस कर रहे होंगे ना भाई, दोनों कर रहे होंगे। इस कार्बन फ्री रेडिकल से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल। अब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर देखोगे दोस्त, तो इससे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 मिथाइल के कितने अल्फा हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑर्डर आ गया है कि सबसे ज्यादा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है? डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है ना, यहां रेजोनेंस ज्यादा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है, अभी बताया था ना एलिफेटिक अमीन्स वाला, वैसा है। ट्राई मिथाइल अमीन, एनिलीन, डाई मिथाइल अमीन और मिथाइल अमीन। ठीक है, तो जब मिथाइल वाली बात चलती है तो मिथाइल छोटा है, तो छोटे के लिए छोटा नंबर, यानी कि 213 वाली बात चलेगी। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, तो 2 डिग्री में डाई मिथाइल अमीन जीत जाएगा। कैसा होगा? ऐसा होगा, CH3NH एनिलीन में तो डीलोकलाइज होगा ना। देखते क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग है, उस पे आपने NO2 ग्रुप को लगा दिया, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो एक्टिवेट करेगा रिंग को, रेंडर्स द रिंग बेसिक, डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुरंत जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये -M ग्रुप है, और -M जितने भी होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं बेंजीन के लिए, और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की बात करी थी अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द कार्बेनाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तुरंत करिए, पोज करके करिए, पोज करके करिए भैया जी, पोज करके। अब यहां पर देखो CCl3 भी दिख रहा है, PHCH2- भी दिख रहा है, और 3 मिथाइल वाला भी दिख रहा है। 3 मिथाइल तो कैसे हो सकते हैं? 2 ही मिथाइल होंगे ना यहाँ पे तो, है ना। एक हाइड्रोजन भी तो लग रहा है, और यहाँ 3 मिथाइल भी दिख रहे हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए भैया जी, जल्दी से बता दीजिए। तुरंत तुरंत तुरंत, जल्दी से। ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो आराम से देख के जल्दी से बता दीजिए दोस्त, जल्दी से बता दीजिए। देख भाई, यहां पर जो CCl3 है ना, मैंने बताया था तेरे को, Cl यहां माइनस, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये माइनस है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकता है। इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और इसी को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। और बैक बॉन्डिंग जो है वो नॉर्मल रेजोनेंस से तो ज्यादा ही स्टेबल होती है, तो इसलिए यहां सिर्फ रेजोनेंस है, यहां बैक बॉन्डिंग है। इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है। ये 2 प्लस आई लगा रहा है, ये 3 जगह से प्लस आई लगा रहा है, और हमारे माइनस को प्लस पसंद नहीं है, हमारे माइनस को प्लस पसंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी तो कोई ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा, देख लो आप। अगला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेटेड बेसिस। आर यहां पर मिथाइल है, कहीं आर लिखा होगा तो मिथाइल है। अच्छा, यहाँ आर लिखे है ना, ये तो मिथाइल है। तुरंत तुरंत पोज करके कर ले भाई। तो एक तो RCO- OP-, ये कार्बन sp, ये नाइट्रोजन sp3। कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3, बताया था, ठीक है ना। और ये नॉर्मल CH3-, R- मतलब CH3-। तो भाई जिसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को रख के अनस्टेबल फील कर रहा होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब यहां तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां sp कार्बन पे नेगेटिव है, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, और यहां कार्बन sp3 पे नेगेटिव है। तो अनस्टेबल कौन होगा? ये। स्टेबल कौन होगा? वो जो अनस्टेबल होगा, उसकी देने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, और हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। और तो कुछ ना दिख रहा।
ये आर माइनस तो सबसे आगे आना चाहिए ना। लड़ाई देखो इन दोनों की थी, तो मैंने आपको पहले बता दिया कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चार कंपाउंड दे रखे हैं, उनकी शक्ल बनानी है, शक्ल बनाने के बाद उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, शक्ल बनाने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है दोस्त। तो देख फिनॉल दे रखा है एक, तो ये बेंजीन और ये OH। एक दे रखा है पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल बोले तो यहां OH और यहां CH3। एक दे रखा है मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहां पर इस तरह से फिनॉल दे रखा है और मेटा पे नाइट्रो है। और एक दे रखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल दे रखा है, OH है NO2 है। सभी जगह पे OH 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 तो सेम है, ABCD भी लिख देता हूं ताकि तकलीफ नहीं आएगी। A है, ये B है, ये C है और ये D है। आप H प्लस यहां से यहां से यहां से और यहां से निकालोगे, माइनस 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 और माइनस ऐसे बनाओगे, ठीक है। खेल किसका चलेगा, ये CH3 क्या लगाएगा, प्लस H या फिर प्लस I लगाएगा। ये NO2 क्योंकि मेटा पे है तो माइनस I लगाएगा, ये NO2 पैरा पे है तो माइनस M लगाएगा। और माइनस को माइनस पसंद है तो सबसे ज्यादा D, फिर C। A वाला ना तो नुकसान कर रहा है ना फायदा कर रहा है, तो फिर A और अंत में B आ जाएगा। तो DCAAB आपका A ऑप्शन में मैच कर रहा है, DCAB। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। देखते ही खत्म है, जल्दी से बता दो। देख यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है, यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है और अच्छा खासा है, मतलब पूरी रिंग में जाएगा। यहां 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और यहां पे तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसलिए तीसरा सबसे पहले आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। 312 बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला सवाल, कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। स्मॉलेस्ट पीकेबी का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, ठीक है। जितना कम पीकेबी होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है आपसे, कौन ज्यादा बेसिक है। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है ना भैया, और मिथाइल 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 का गेम चल रहा है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले करा है। 213 वाला ऑर्डर फॉलो होगा और 2 डिग्री वाला जीत जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इनमें से कौन सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे कम है, मतलब रेजोनेंस सबसे कम किस में हो रहा है बेसिकली। देख भाई, इसमें रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है ना। इसमें रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, इसमें रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। पाई सिग्मा पाई पूरे घूम रहे, पाई सिग्मा पाई पूरे घूम रहे, पाई सिग्मा लोन पेयर पूरे घूम रहे। इन तीनों में रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है। लेकिन यहां पर देखेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है वो इसके साथ भी, ये पाई बॉन्ड जो है वो इसके साथ भी, मतलब ये भी करना चाह रहा है, ये भी करना चाह रहा है। इस तरह के कॉन्जुगेशन को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये कम रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। वैसे भी पूरी तरह से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, या इसको ऐसे भी कर सकता था, तीनों तो एरोमेटिक हो रहे हैं, ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है इस कार्बन की वजह से, तो सीधे सीधे सी हो जाएगा। दो तरह से बता दिया तेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है बेसिकली। बताइए बताइए। देख भाई, इसको देख के वो ग्वानिडीन वाली फील नहीं आ रही, ग्वानिडीन एमिडीन वाली फील आ रही होगी, ठीक है। इधर तो मिथाइल है, इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ठीक है ना। एक H ज्यादा बन गया इसमें बेसिकली, तो इस H को हटा लेना, ठीक है ना। अब देख तो इधर से तो प्लस M लग रहा है, इधर से प्लस I लग रहा है। ये एमिडीन वाला स्ट्रक्चर है, एमिडीन वाला स्ट्रक्चर बताया था, बहुत अच्छा खासा बेसिक होता है जैसे ग्वानिडीन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। ये भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा था, लोकलाइज था। ये तो वैसे ही एक्सेप्शनल हो गया कि ये तो बहुत ज्यादा ही आगे आएगा।
सी के बाद फिर यहां पर देखोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, और मिथाइल का इधर से भी प्लस आई लग रहा है, और इस इथाइल का इधर से भी प्लस आई लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस आई मिल रहा है। तो सी के बाद डी आएगा, डी के बाद फिर ए आएगा, और ए के बाद बी आएगा। ये भी लोकलाइज्ड है, लेकिन पंगा क्या है, ये sp2 वाला है ना, तो ये सबसे एंड में आएगा। तो सी डी ए बी ए, क्या पहले ही ऑप्शन में मिला ना सी डी ए बी। सर ये भी तो sp2 है, मानता हूं, लेकिन ग्वानिडीन और एमिडीन जो होते हैं वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, पीछे से प्लस एम प्लस आई लगने की वजह से, ठीक है ना। बाकी तो ये तो दिख ही रहा है आपको, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्त, क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। कौन मैक्सिमम इनॉल कंटेंट दिखाएगा, मतलब बताया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल वाली बात। तो जिसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका इनॉल उतना ज्यादा बनेगा ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन निकालने के बाद की कंडीशन बना रहा हूं, ये बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। ये बीच वाला कार्बन जो है ना, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, यहां से निकलता है आपका हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O CH3। और यहां पे देखोगे तो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां CH, यहां माइनस, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। यहां पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH माइनस, यहां से निकलेगा ना, यहां से C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है दोस्त, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर एक तरफ से माइनस एम लग रहा है, यहां पर इधर से भी माइनस एम लग रहा है, इधर से भी माइनस एम लग रहा है, दो तरफ से माइनस एम लग रहा है। यहां पे इस तरफ से तो माइनस एम लग रहा है, लेकिन एस्टर अपने आप में मस्त रहता है, बताया था आपको, तो यहां माइनस आई लग रहा है। यहां पर इस तरफ से तो माइनस एम लग रहा है। जिस तरह से एस्टर अपने आप में मस्त रहता है, वैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो वो भी इस कार्बन को एंटरटेन नहीं करेगा, तो ये भी आपको सिर्फ माइनस आई लगाता हुआ ही नजर आएगा। तो इन सब में सबसे बढ़िया फैक्टर कहां आ रहा है, कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां दो माइनस एम लग रहे हैं, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बी वाले का इनोल सबसे ज्यादा बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड की स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे चेक करते हैं, H+ निकालो, एनायन बनाओ, स्टेबिलिटी को चेक कर लो। देख भाई यहां पर क्या होगा, 3 Br लगे हैं, एक माइनस आएगा, यहां पर 3 आयोडीन लगे हैं, एक माइनस आएगा, यहां 3 क्लोरीन लगे हैं, एक माइनस आएगा, यहां 3 C ट्रिपल बॉन्ड N लगे हैं। और C ट्रिपल बॉन्ड N जो होते हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड N जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, सॉरी स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप होते हैं। इन तीनों का माइनस M बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण से सबसे ज्यादा D वाला होगा, है ना, सबसे ज्यादा D वाला होगा। द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। एल्काइन दे रखी है और एल्किन दे रखी है, बताओ। देख भाई, यहां से H निकालेगा माइनस बनाएगा, यहां से H निकालेगा माइनस बनाएगा, यहां से H निकालेगा माइनस। ये sp पे माइनस है, sp पे माइनस है, ये sp2 पे माइनस है, ये तो पीछे चला ही गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अब पंगा यहाँ क्या है, इस CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ कुछ नहीं लग रहा, और माइनस को प्लस आई पसंद नहीं है, बात समझ गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लग रहा और sp पे नेगेटिव, यहाँ sp पे नेगेटिव है लेकिन प्लस आई लग रहा है, थोड़ा सा दर्द आया। और यहाँ तो sp2 पे नेगेटिव है, पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज देखा, फिर उन दोनों में कंपैरिजन प्लस आई वाले से कर लिया, ऐसे कर लिया अपन ने क्वेश्चन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने, ऐसा क्वेश्चन बताया है मैंने आपको। एक ही कंपाउंड में 4 तरह के हाइड्रोजन दे रखे हो तो उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H है, तो यहां H निकालोगे माइनस आएगा। यहां वो फिनॉल वाले H हैं, यहां से H निकालेगा माइनस, यहां से H निकालेगा माइनस, यहां से H निकालेगा माइनस।
सबसे ज्यादा बढ़िया ये होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है, इसका O2O रेजोनेंस चल रहा है बी वाले का, तो सबसे आगे तो Hb आ जाएगा। लड़ाई Hc और Hd की है। ये जो Hc वाला है, अगर आप इसको छुपा दो थोड़ी देर के लिए, तो ये NO2 इस OH के कहां लगा है? पैरा पे लगा है। मतलब इस NO2 का इस OH पे कौन सा इफेक्ट आएगा? मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा, यानी कि यहां -M इफेक्ट लगेगा। जबकि ये OH के लिए NO2 कैसा है? मेटा पे है, तो यहां -I इफेक्ट लगेगा। तो ये Hc ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Hd से, और Ha सबसे अंत में आएगा क्योंकि वो तो कार्बन है ना। BCDA 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 पहले ही ऑप्शन। समझ गए कैसे करा? लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू देम। B is more likely to be crystalline than A. B has higher boiling point than A. B dissolve more readily than A in water. अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। एक्चुअल में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो इनके साथ क्या हो रहा होगा समझना ध्यान से। यहां पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा होगा खुद ही, अंदरूनी रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जब अंदरूनी रूप से होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो रहा होगा? OH COOH, एक और मॉलिक्यूल पकड़ते हैं। अब अंदरूनी तो हो नहीं सकती, दूर दूर आ गए, COOH और OH। तो आप यहां पर देखो, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये रही, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रही। मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग हो रही है, मतलब यहां इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहे होंगे। लिक्विड को गैस में लेके जाना होता है। लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए जो आग चाहिए होती है, उस आग, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल पास होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, तो मतलब मुझे यहां पर आग देनी पड़ेगी इन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए, तलाक कराना पड़ेगा। इनका भी मोहब्बत चल रही है, तो वो तलाक कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बॉइलिंग पॉइंट है। समझ गए आप? अब आप बताओ कि यहां तो इसका रिश्ता खुद से ही चल रहा है, हमें खुद से रिश्ता देखना है या खुद का किसी और के साथ? खुद का किसी और के साथ रिश्ता देखना है। यहां चल रही है एच बॉन्डिंग एक की दूसरे के साथ, तो इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट या उसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी, जबकि वो लिख रहा है बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देना है। ये बिल्कुल सही बात है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। जितनी बढ़िया से पैकिंग हो रखी होती है ना, उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, जितना बढ़िया पैक करोगे। और पैकिंग कब बढ़िया होगी? जब चीजें सिमेट्रिकल होगी या चीजें अनसिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल, यहां पर देखोगे ना, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल है, इनमें वॉइड्स कम छूटेंगे। जबकि आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स लोगे, जैसे आपने मान लो ये ले लिया OH, यहां COH, फिर अगला रखोगे अटैची के अंदर, तो यहां रखोगे OH, यहां रखोगे COH, फिर अगला रखोगे, तो इतना इतना गैप छूट रहा है, यानी कि इतने वॉइड्स छूट रहे हैं आपके इस वाले केस में, ए वाले में। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। तो बी इज मोर लाइकली टू बी क्रिस्टलाइन देन ए। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? सॉलिडिफाई ज्यादा कौन होगा? जिसकी पैकिंग अच्छी होगी। यानी कि ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, और एक ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें दोनों ट्रू हैं, बाकी तो है नहीं, है ना। बाकी तो बी एंड सी, ए एंड सी, ए एंड बी आर ट्रू। और सी भी देख लेते हैं, बी डिजोल्व मोर रेडिली देन ए इन वाटर। बी ज्यादा डिजोल्व होगा ए से। भाई बी क्यों डिजोल्व होगा? वो तो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा है, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। जबकि ए कैसा है? ए तो खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके बैठा है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। इसमें इंटर है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है, इसमें इंटरमोलिकुलर है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है। तो इसको डिसॉल्व करना आसान है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? डिसॉल्व करने के लिए इनको भी तो तोड़ना पड़ेगा ना।
एक को पहले दूसरे से जुदा करना पड़ेगा, उसके लिए अलग एनर्जी खर्चा होएगा। तो जल्दी कौन डिसॉल्व होएगा? जल्दी डिसॉल्व होएगा। समझ गए आप बात को? ये तो जोड़े में आएंगे तो सिंगल आएंगे, ठीक है ना। तो ए जल्दी डिसॉल्व होएगा बी के रिस्पेक्ट में। तो ए और बी ट्रू है, बाकी तो समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इसको कैसे करना है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन जब मैं AgNO3 से कराता हूं तो बेसिकली Ag जो है वो Cl के साथ प्रिसिपिटेट बना लेता है। Cl को माइनस के फॉर्म में ले जाएगा Ag, और यहां पे प्लस छोड़ देगा, और AgCl का आपका व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। और ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग जिस तरफ चीजें कम होती है उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो AgCl तो प्रिसिपिटेट हो गया, दोबारा पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है अगर Cl के निकलने के बाद जो बचा हुआ आइटम है उसको तकलीफ ना हो। जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी प्रिसिपिटेट बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये वही पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जो इस Cl के निकलने के बाद जितना खुश रहेगा, जितना स्टेबल रहेगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप Cl को माइनस के फॉर्म में निकालो, और जहां Cl लगा है वहां प्लस लगा दो, और फिर उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो यहां से Cl हटाओगे तो यहां क्या बचेगा? प्लस, और यहां पर OMe। यहां से Cl हटाओगे तो यहां क्या बचेगा? CH3CH प्लस CH3। यहां से Cl हटाओगे, यहां क्या बचेगा? CH3CH CH2 और NO2, और यहां पे प्लस। अब आप यहां पे देखोगे ना, ये कैसा है बेटा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये एरोमेटिक आ रहा है। पाई सिग्मा पॉजिटिव ये भी एरोमेटिक आ रहा है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खींच नहीं रहा, दे रहा है। दे किससे रहा है? प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस M होते हैं। तो एरोमेटिक भी है, और उसके अलावा प्लस M भी लगा रहा है। दो फैक्टर चल रहे हैं। यहां पर अल्फा अल्फा कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 6। यहां पर अल्फा अल्फा कितने आ रहे हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। ऊपर से NO2 का माइनस आई भी लग रहा। ठीक है, सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है? बी, फिर कौन लग रहा है? ए, फिर कौन लग रहा है? सी, फिर कौन लग रहा है? डी। तो BACD है क्या? BACD है ना? BACD है ना? क्लियर है बा? क्लियर बा भैया? क्लियर बा? चल बो आगे, अगला क्वेश्चन। समझ गया ना कैसे करा? मतलब AgNO3 के सॉल्यूशन में जब डालोगे तो जो Cl है वो AgCl के फॉर्म में बन जाएगा। Ag तो प्लस है, Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा। माइनस बनेगा तो वहां प्लस आएगा। इसी तरह से Br होता तो AgBr का पेल येलो कलर आता, AgI का डार्क येलो कलर आता, ऐसे आ जाता है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बताना अपने को किसका है। तो यहां देखो ना यार, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां पे क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। बाकी सब तो सिग्मा बॉन्ड ही नजर आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, शॉर्टेस्ट ही पूछिए ना अपन से, शॉर्टेस्ट पूछिए यहाँ। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी करवाया, मतलब अभी करवाया है, और अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आया है। करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। चलो चलो, शाबाश। करके बताओ फटाफट से। यहां पर देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है, और sp2 है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, डी लोकलाइज्ड है, और डी लोकलाइज भी किसमें? एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और साथ में sp3 है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर, ठीक है ना। फिर यहां पर देखोगे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो डी लोकलाइज्ड है, लेकिन इसमें एक और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला। जब एक ही एटम पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, तो मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड चलता है, लोन पेयर वहीं ठहर जाता है। तो ये लोन पेयर कैसा होगा? ये वाला लोन पेयर कैसा होगा दोस्त? ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा। ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, और sp2 होगा। सबसे आगे तो सी आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोकलाइज है और sp3 है। लड़ाई किसकी चल रही है? ए की और डी की। सबसे आखिरी में बी आ जाएगा, क्योंकि वो लोन पेयर तो डी लोकलाइज है, उसको तो क्या ही जज करेंगे, सबसे आखिरी में बी आ जाएगा।
वैसे तो ऑप्शन ही एक ही है रहा, सी और बी वाला लेकिन ऑप्शन से नहीं, थोड़ा समझ लो। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब मैं इस लोन पेयर को चला रहा हूं ना दोस्त, इस वाले को, तो ये यहां जाके यहां जा रहा है, समझ गए आप, यहां गया, फिर ये पाई बॉन्ड नेगेटिव में बदला, मतलब नाइट्रोजन पे इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी चढ़ी है, खुद की तो थी और माइनस एक्स्ट्रा और आया है। लेकिन जब आप यहां चलाओगे तो ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस नाइट्रोजन पे कभी माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा, वो लोन पेयर ही रहेगा बस। लेकिन इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, किसकी बड़ी है? इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है जब आप रेजोनेंस कराओगे, इसलिए डी पहले आएगा, फिर आपका ए आएगा, तो सी डी ए बी आपका आंसर हो जाएगा बेसिसिटी का। अगला सवाल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। भैया आप पोज करके करो, है ना, जितना हो पा रहा उतना करो, बाकी सॉल्यूशन देख लो। तो खुद ही बोल रहा है कि एसिडिटी बतानी है अल्फा हाइड्रोजन की, ऐसा क्वेश्चन भी करा दिया आपको। तो आप यहां से इस H को निकालोगे, निकाल के यहाँ क्या बनाओगे? माइनस। यहां से इस H को निकालोगे, निकाल के क्या बनाओगे? माइनस। यहां से इस H को निकालोगे, निकाल के क्या बनाओगे? माइनस। यहां से इस H को निकालोगे, निकाल के क्या बनाओगे? माइनस। यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस एम। यहां पर इधर से भी माइनस एम और इधर से भी माइनस एम। एस्टर है भैया, एस्टर, और एस्टर अपने आप में मस्त होता है, तो ये माइनस आई। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है ना, कर रहा है, तो ये भी क्या लगाएगा? माइनस आई लगाएगा इस एनायन पे। अब सबसे आगे तो बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, लड़ाई सी और डी की है, बी और ए, तो वैसे तो ऑप्शन ही एक ही है कि ये रहा बी ए। अब सीओ डी की लड़ाई है, यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई, यहां सीओ सीओ तक की लड़ाई तो सेम है। देख, जब माइनस आई में जिताना है तो यहाँ ऑक्सीजन खींच रहा है और यहाँ नाइट्रोजन खींच रहा है, कौन ज्यादा खींचेगा? ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, और हमें माइनस के इलेक्ट्रॉन को खिंचवाना है, तो सी ए के बाद, सॉरी बी ए के बाद सी और डी, बी ए सी डी। ठीक है दोस्त, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पीकेबी वैल्यूज की बात करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा करना है बेसिकली। अपन तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेते हैं, फिर देख लेंगे जो भी है ना। तो देख, ये मतलब ये और ये लड़ाई क्या है बेटा? यहां लड़ाई क्या है? यहां OCH3 का क्या लग रहा होगा? प्लस एम। यहां CN का क्या लग रहा होगा? माइनस आई, मेटा पे है ना, मेटा पे है। यहां OH का क्या लग रहा होगा? माइनस आई, मेटा पे है ना, मेटा पे है, मेटा पे है। तो जितनी ज्यादा यहां नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, भाई सब कर तो रेजोनेंस सभी रहे ना, डिलोकलाइज तो सारे हैं, पीछे से किसका सपोर्ट मिल रहा है वो देखना है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं, तो फर्स्ट तो सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि एक तो 2 मिथाइल और नीचे से प्लस एम भी मिल रहा, तो मजा आ गया उसके तो मजा आ गया। फिर थर्ड और फोर्थ में नुकसान करने वाले ग्रुप हैं। सेकंड में तो 2 मिथाइल लगे हैं जो उसको पीछे से प्लस आई लगा के सपोर्ट करेंगे इस नाइट्रोजन को, ये मिथाइल भी प्लस आई लगाएगा, दूसरा मिथाइल भी प्लस आई लगाएगा, तो फर्स्ट के बाद कौन आ जाएगा? सेकंड। अब CN और OH में माइनस आई को कंपेयर करना है कि CN का माइनस आई ज्यादा होता है कि आपके OH का माइनस आई ज्यादा होता है, वो सोचने वाली बात है, वो सोचने वाली बात है कि CN का माइनस आई ज्यादा होता है या OH का माइनस आई ज्यादा होता है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो माइनस आई सीरीज में पहले आता है, तो CN का माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा होगा OH के माइनस आई से, तो माइनस आई तो मुझे कम चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बरकरार रहेगी, तो फोर्थ आ जाएगा, फिर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 1 2 फिर 4, सॉरी 1 2 4 3, पहला दूसरा, ये नुकसान कर रहा है लेकिन थोड़ा कम कर रहा है, नुकसान कर रहा है थोड़ा ज्यादा कर रहा है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया 1 2 4 3, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी होती है, तो इसका उल्टा पीकेबी का हो जाएगा, है ना। और अपने को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी लिखना है, तो यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है पीकेबी का। पीकेबी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 4 2 1, उल्टा कर दिया मैंने, 3 4 2 1,
3421, 3421 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फटाफट से कर दो यार। पूछ रहा है नॉन एरोमेटिक कौन सा है, फटाफट कर दो ना भाई। नॉन एरोमेटिक ही तो पूछ रहा है। क्या क्या दोस्त, फटाफट। कैसे करे भाई? यहाँ पे लोन पेयर है, ये जा रहा है घूमने, तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सारा का सारा माल sp2 वाला है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी पेरीफ्री पे रेजोनेंस चलेगा ऐसे मस्त, है ना, पूरी पेरीफ्री पे रेजोनेंस चलेगा। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का चलेगा, ये भी एरोमेटिक है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर ये कार्बन देगी, ये sp3 आ गया, और अगर रिंग में एक भी sp3 आ जाए तो वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। प्लेनर होनी चाहिए ना भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। करेक्ट ऑर्डर बताना है, ध्यान से देखना, ये OH है, बाकी सब अलग है भाई। यहाँ पे COH है, COH है, COH है, ये तो कंफर्म है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा ना, ये तीन तो पहले आएंगे, ये बाद में आएगा, ये तो कंफर्म है। मतलब फर्स्ट तो हमेशा आखिरी में आएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट ही गया तेरा, बचे ये 2 ऑप्शन, ठीक है। ऐसे मत करना यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। यहाँ से H हटाया माइनस, H हटाया माइनस, H हटाया माइनस। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M, CH3 का +H एंड +I, या तो +H देख लो या +I देख लो, और माइनस को प्लस पसंद नहीं है। सबसे आगे आएगा सेकंड, क्योंकि वो माइनस को कम करने में लग रहा है। ये कैसा है, ना नुकसान कर रहा है ना फायदा, तो 2 के बाद 3 आ जाएगा। ये फायदा कर रहा है, फायदा तो नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है, लेकिन CO पे माइनस है, मतलब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस है। जबकि यहां पर जो रेजोनेंस है वो ऑक्सीजन टू कार्बन रेजोनेंस है, जब चलाओगे ना तब पता चलेगा। तो ये फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अरे भाई, ये C डबल बॉन्ड O- है ना, ये तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस है, और जबकि वहां ऑक्सीजन से कार्बन पे आएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, पहले ही ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त। फिनाइल मिथेन अमीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, बेंजीन अमीन। बेसिक नेचर बताना है इन अमीन्स का। सर वो तो बता देंगे, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर तो बना दो, फर दियो। फिनाइल मिथेन अमीन, बेंजीन, और ये CH2 और ये NH2। NN डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन तो ये रहा, इस पे 2 मिथाइल लगाना है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल। N मिथाइल एनिलीन, ये रहा बेंजीन, इस पे एक मिथाइल लगाना है, N मिथाइल एनिलीन। बेंजीन अमीन, ये रही बेंजीन, और ये रहा अमीन। बेंजीन अमीन मतलब एनिलीन ही है, बेंजीन अमीन मतलब एनिलीन। अब कंपेयर कर लो यार बस। ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन इसके पास सहारा है 2 +I का, इसके पास सहारा है 1 +I का। मतलब +I क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। तो A सबसे आगे आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर आपका C आ जाएगा, और D में तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दे रहे। ABCD है क्या यार कहीं पे? ABCD है तो सही है, ठीक है ना, ABCD है तो सही। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर। ABC का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सारे sp3, सारे sp3 बोलो, सारे सिग्मा sp3, एक पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और C वाला ये रहा, इसमें भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो sp2। मतलब A का sp3, B का sp2, C का sp2, sp3 sp2 sp2, पहला ही ऑप्शन आ रहा है, sp3 sp2 sp2। Among the following the aromatic compounds are, choose the correct answer from the following option।
अरे कर ले भाई यार तुरंत। भाई यहां पर ये sp3 आ गया, और अगर रिंग में एक भी एटम sp3 आ जाए तो वो तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात ही नहीं करेंगे, हमारी तरफ से ना है, मतलब नॉन एरोमेटिक है। फिर ये बेंजीन है, तो ये तो एरोमेटिक होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो कैटायन है ना, प्लस बन रहा है प्लस, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कौन सा, बी और सी, बी एंड सी ओनली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ यार। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, कौन सा लिस्ट बेसिक है वो बताना है दोस्त, कौन सा लिस्ट बेसिक है इनमें से। तो यहां पर बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, CH3CO NH CO CH3। ये बनाओगे तो कैसा दिखेगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH C2H5। यहां बनाओगे तो कैसा दिखेगा, N, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, और इधर भी इथाइल, C2H5 C2H5 C2H5। यहां बनाओगे तो NH, इधर इथाइल, इधर इथाइल। अब दोस्त इधर देख, ये कैसा है, लोकलाइज है, ये कैसा है, लोकलाइज है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है ना। तो इधर से भी -m, इधर से भी -m, दोनों तरफ से -m लग रहा है, तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज ए वाला हो रहा है, तो वो सबसे लिस्ट बेसिक होगा, क्योंकि देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, इनमें से कौन सा रेजोनेंस नहीं करता है वो बताना है। डायग्राम को जब तक चौड़ में नहीं लिखेगा तब तक नहीं पता चलेगा, पॉज करके करना है। तो यहां पर क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, और यहां लिखा है CH3 CH2 OCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ये पाई बॉन्ड अंदर ही अंदर रेजोनेंस कर रहे हैं, लेकिन इस पाई बॉन्ड का इस लोन पेयर से कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में sp3 कार्बन आ गया, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, इसलिए डी ऑप्शन आपका एग्जिबिट नहीं कर रहा रेजोनेंस। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे देखते हैं, H+ निकालो, NN बनाया, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो। तो यहां से H निकाल लूंगा, यहां से H निकालने के बाद माइनस, यहां से H निकालने के बाद माइनस, यहां से H निकालने के बाद यहां माइनस, और यहां पे तो कहीं से भी निकाल लो, है ना। ये आपका कैसा बन रहा है, एरोमेटिक, ये कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। ये सिंपल रेजोनेंस कर रहा है ना, नेगेटिव चार्ज सिंपल रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ए, मतलब निकलने के बाद, तो इसलिए ए वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सभी में, ABCD में। अरे एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस में एरोमेटिसिटी को जीता होगा ना भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायन इज, करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहां sp पे कार्बोकेटायन है, ठीक है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके रेस्पेक्ट में। यहां sp2 पे कार्बोकेटायन है, और यहां पाई सिग्मा पॉजिटिव का रेजोनेंस आ रहा है, तो डीलोकलाइज है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए है, फिर सी है, फिर sp2 पे कैटायन और sp पे कैटायन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं होता। फिर बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, ACBD। ACBD है क्या, ACBD AC ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, aniline is less basic than acetamide. In aniline, the lone pair of electrons on nitrogen atom is delocalized over benzene ring due to resonance and hence less available to a proton. देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन ये होता है ना, बेंजीन और उस पर NH2 लगा होगा इस तरह से, ठीक है ना, ये एनिलीन है। एसिटामाइड क्या होता है आपका, एसिटामाइड होता है ये CH3CO NH2, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब आप यहां पे देखो तो ये भी डीलोकलाइज है और ये भी डीलोकलाइज है, C डबल बॉन्ड OB -M लगा रहा है, ये बेंजीन भी इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के -M लगा रही है, लेकिन C डबल बॉन्ड O जो है उसका -M बेंजीन के -M से ज्यादा होगा।
और ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चूस लेगा, समझ रहे हो ना, ये सी डबल बॉन्ड हो। तो यानी कि देने की टेंडेंसी फिर भी किसकी ज्यादा रहेगी, एनिलीन की रहेगी। तो एनिलीन तो ज्यादा बेसिक होगा, लेस बेसिक तो नहीं होगा, एसिटामाइड से ज्यादा बेसिक होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई आपकी। हाँ, ये बात सही है कि एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन एटम पे डीलोकलाइज है पूरी बेंजीन रिंग में जब ये चलाओगे, ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू अ प्रोटॉन। ये बात तो समझ में आती है। ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है बेंजीन रिंग पे, सही बात है, इसलिए लेस अवेलेबल है प्रोटॉन देने के लिए, ये भी सही बात है। लेकिन इससे कम तो नहीं है बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है भाई, समझ गए। तो स्टेटमेंट वन फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक देखने के लिए साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यही पता अपने को। तो अब याद है आपको ये टब शेप का होता था, इतना तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इस तरह से टब शेप होती थी। तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता था, नॉन एरोमेटिक खत्म हो गया ना, ये तो एरोमेटिक होगा, 1 2 3 4 और ये नेगेटिव चार्ज के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेंजीन एरोमेटिक है ही सही, ये ट्रोपोलियम केटायन एरोमेटिक है ही सही, तो सब बता ही रखा है, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है वो बताना आपको। देख भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एरोमेटिक है। यहाँ ये sp3 आ गया, तो ये नॉन एरोमेटिक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक। तो ए और बी है बस, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी आपके एरोमेटिक हैं, बाकी ये नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। अरे 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 की टेबल में आते हैं ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाली बात आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, मे भी वही क्वेश्चन है। ये 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एरोमेटिक है। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। याद है 2 हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन आता था, नॉन प्लेनर हो जाती थी, याद आ रहा है, 2 हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन आता था, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, रिपल्शन बिटवीन 2 हाइड्रोजन, जिसकी वजह से प्लेनरिटी लूज हो जाती है। देखो, असर्शन लिखा है 6 एन्युलिन एट एन्युलिन एंड 6 10 एन्युलिन। एन्युलिन क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड आना, सुनना एन्युलिन बता रहा हूं, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, पहली बात तो, मतलब एक ही साइकिल होनी चाहिए, एक ही साइकिल होनी चाहिए, एक ही साइकिल होनी चाहिए। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आते हो पूरी कंप्लीट पेरिफेरी पे, उसको एन्युलिन बोलते हैं। और जितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नाम पड़ जाता है, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो उसका नाम पड़ गया 6 एन्युलिन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम पड़ गया 8 एन्युलिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका नाम पड़ गया 10 एन्युलिन। अब पता है आपको इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है, तो इसकी वजह से ये कैसी होती है, नॉन एरोमेटिक हो जाती है, नॉन प्लेनर होने की वजह से। आपको पता है ये वाला कंपाउंड जो है टब शेप का होता था, टब शेप, टब शेप का होता था, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये बेंजीन कैसी रहेगी, एरोमेटिक। अब कर ले तू, आर रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है, 6 एन्युलिन, नॉट एरोमेटिक 8 एन्युलिन। लेकिन सिस 10 एन्युलिन जो है, ये जो सिस 10 एन्युलिन है, ये भी कैसी होगी आपकी, नॉन एरोमेटिक होगी दोस्त, ये भी कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। प्लेरिनिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। हाँ, प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, यहां तक ही है। इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट, ये बताना है अपने को, प्लेनरिटी एक चेक करने का तरीका है, एक रिक्वायरमेंट है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया, रीजन करेक्ट है, तो ये हो गया ना, असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है ना भाई, दिस इज नॉन एरोमेटिक।
ये वाला क्वेश्चन देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? देखा था अपन ने सिग्मा पी कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा पी आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन आ जाएगा सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, ठीक है ना दोस्त। क्वेश्चन करता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करता है। द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल केटायन एंड 2-ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली आर। टर्शरी ब्यूटाइल केटायन क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल की बात चल रही है ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल केटायन है, और 2-ब्यूटीन क्या होगी? ये 2-ब्यूटीन है। तो यहां पर देखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी अल्फा अल्फा अल्फा, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से आ रही है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये अल्फा, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है ना, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां पर सिग्मा पी वाला होगा और यहाँ सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। एल्कीन में एंटी बॉन्डिंग वाला होता है और केटायन में सिग्मा पी होता है। सिग्मा पी एम्प्टी एंड सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, और तो कुछ लग नहीं रहा है भैया, है ना। सिग्मा पी वाला एम्प्टी होगा ना, सिग्मा पी एम्प्टी, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन। एक ये वाला क्वेश्चन और कर लो यार। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज आर। कौन कौन से एरोमेटिक है वो बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए भैया। देख ये तो नॉन एरोमेटिक है, अब शेप। फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये भी कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है? एरोमेटिक है। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका कैसा है? नॉन एरोमेटिक, sp3 आ गया इसमें। फिर 1 2 3 4 5 6, वो ट्रोपोलियम केटायन एरोमेटिक है। फिर ये एंटी एरोमेटिक है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर ये 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। अगर कोई एक पार्ट भी एरोमेटिक आ रहा है ना रिंग का, एक पार्ट भी, तो वो भी एरोमेटिक होता है। इसके लिए ये बाहर हो गया ना भाई, इसके लिए बाहर हो गया तो मतलब ही नहीं अपने को। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पूरी पेरिफेरी पे। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, पूरी इस तरह से। तो ये भी एरोमेटिक है। अब देख कितने एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक ये रहा, एक ये रहा, तो कलर चेंज ना हुआ क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, मतलब 5 आंसर हो गया, है ना। देख लेना भाई, है ना, 1 2 5। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका पूरा जीओसी समाप्त होता है। लगभग अपन ने काफी सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर मिजोमेरिक, पहले ये होता क्या है ये समझना, इसको चलाना आना चाहिए, और फिर उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी वाला पार्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपने देख भी लिए, ठीक है ना दोस्त, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत लंबा चैप्टर था, लेकिन कोशिश करिए है कि लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है वो कवर कर पाए, और वो कोशिश संभव रही है, मैंने लगभग कवर भी कर दिए हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद सेठ जी।